So I believe we are live. I believe we are live. हाँ जी मित्रों, बताओ कैसे हो? क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? एक बार जल्दी से अपने मुख से गुड मॉर्निंग तो बोल दो। एक बार प्रेम भरा गुड मॉर्निंग तो बोल दो, ताकि मुझे रियलाइज हो कि आपको मेरी आवाज आ रही है। चलो जी, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। आवाज बढ़िया से आ रही है अपनी। परफेक्ट बात है। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस स्पेशल सुपर 100 कॉन्सेप्ट मैराथन पार्ट 2। एक्चुअली इसका जो पार्ट 1 था ना, वो मैंने कल रिकॉर्ड किया था। कल हम लाइव आए थे, हमने 3 घंटे का रिकॉर्डिंग की थी, जहां पे ना हमने बेसिक टैक्स रेट्स, उसके अलावा कैपिटल गेन, पीजीबीपी, आईएफओएस, क्लबिंग सेट ऑफ एंड डिडक्शन चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर दिए थे, जो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। आज हम कंटिन्यू करने वाले असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी से वी विल ट्राई टू एंड इट अप इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। मस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो टाइम टेकिंग है, वी विल ट्राई टू कवर इट इन ब्यूटीफुल मैनर, ताकि आपको ढंग से उसका कवरेज मिल जाए। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? इतना अच्छे से सुनना है आपको कि जब आप उसको पढ़ने बैठो खुद से, तो आप कहीं पे भी परेशान नहीं हो। ऐसे बिल्कुल भर्राटे से पढ़ते चले जाओ, एंड आपका कॉन्सेप्ट वो बहुत जल्दी से हो जाए। अगर कभी भी कंसेप्ट में डाउट आता है, जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। लाइव बैठने का कुछ तो फायदा आपके पास होना चाहिए। ओके सर, हमारे बीच में प्रणव, गुड मॉर्निंग। ओके, क्या मैसेज किया है? सर कैन यू गिव द टाइम स्टैम्प्स ऑफ दिस वीडियो? एक बार कंप्लीट कर लूं प्रणव, आई विल शेयर द टाइम स्टैम्प। ओके परफेक्ट। यस यस यस, हर्षा हमारे बीच में, यस राकेश हमारे बीच में, सबको गुड मॉर्निंग। सर हमने कल तक जो पढ़ा वो सब तो ठीक है, उसको किनारे करते हैं। फिलहाल चालू कर रहे हैं सर असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में सबसे पहला टॉपिक आता है फर्म टैक्सेशन। फर्म टैक्सेशन में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है सर? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है सर रेम्यूनरेशन की लिमिट। सर क्योंकि फर्म टैक्सेशन में अमेंडमेंट आया सर, रेम्यूनरेशन की लिमिट में अमेंडमेंट आया, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रेम्यूनरेशन लिमिट। बट सर अगर पढ़ी रहे तो पूरा चीज देख लेते हैं ना। तो सुनो ध्यान से। सर एक गलती जो बच्चे सबसे ज्यादा फर्म टैक्सेशन में कर जाते हैं, वो है इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट में। इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट में गलती कर जाते हैं सर। कैसे? सुन लो सर, अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है सर, इंटरेस्ट किस पे सर? या तो लोन पे दे रही है, या तो कैपिटल पे दे रही है, या तो करंट अकाउंट पे दे रही है, किसी पे भी इंटरेस्ट दे रही हो। गुड मॉर्निंग पंकज। किसी भी चीज पे अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है ना, आपको 12% वाली लिमिट पे लेके चलना है। ध्यान देना सर, अगर डीड ऑथराइज नहीं करती है इंटरेस्ट, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं अलाउ होने वाला। लेकिन अगर डीड ऑथराइज करती है, मान लो 25% करती है, तो आपको मैक्सिमम 12% इंटरेस्ट अलाउड होने वाला है। सर रेम्यूनरेशन की बात करें, अगर डीड कुछ ऑथराइज नहीं करती, कुछ अलाउ नहीं होता। क्या बोलते हैं? कुछ अलाउ नहीं होता। लेकिन अगर डीड ऑथराइज करती है, तो सर एक लिमिट तक ही अलाउ होने वाला है, वो भी सारे के सारे वर्किंग पार्टनर्स को ही अलाउ होने वाला है। नॉन वर्किंग पार्टनर्स को आप इंटरेस्ट दे लो, कुछ अलाउ नहीं होगा। लेकिन अलाउ क्या होगा सर? एक लिमिट तक अलाउ होता है। कहता है सर जितना भी आपका बुक प्रॉफिट निकला, सर बुक प्रॉफिट क्या होता है सर बताएंगे। सर जितना भी बुक प्रॉफिट निकला, उसके पहले 6 लाख पे या तो 90% ले लो, या तो 3 लाख रुपए ले लो, विच एवर इज हायर ले लो। ठीक है सर, 90% और 6 लाख विच एवर इज हायर ले लेंगे। ठीक है सर, ले लिया। सर उसके अलावा बैलेंस बुक प्रॉफिट पे ना, जो भी सर 6 लाख के ऊपर का प्रॉफिट है, उस बुक प्रॉफिट पे 60% ले लेंगे। सर इससे हमारा रेम्यूनरेशन निकल आएगा। परफेक्ट बात है सर, समझ में आ गया। सर उसके अलावा कहते हैं बुक प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? सर कहता है जैसे भी आप पीजीपीपी के प्रोविजंस यूज करके पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सर पीजी टोटल इनकम निकालते हो ना, उसी को ही सर बुक प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब पीजीपीपी निकालते हो ना पार्टनरशिप फर्म का, उसी को बुक प्रॉफिट बोलते हैं। बस ध्यान क्या देने वाली बात है, उसमें रेम्यूनरेशन माइनस नहीं किया हुआ हो, और उसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस नहीं किए हुए हो। सर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ होगा तो इट इज अलाउड, इट इज अलाउड। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ ना, इज अलाउड। लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आप कभी माइनस नहीं करने वाले while calculating the book profit for the purpose of remuneration.
सर एक छोटी सी बात, 44 एडी एडी अगर कभी भी सोचने की बात आए तो हमको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म के लिए 44 एडी एडी अलाउ होता है, लेकिन एक एलएलपी के लिए सर ये सब अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है सर, इतना सही कॉन्सेप्ट मेजर सा था। इसके बाद सर एओपी वगैरह पे कुछ इतना ध्यान देने वाली बात नहीं। आ जाओ सर, आ जाओ मैट पे आ जाओ। सर मैट शुरू करें? ओके सर, शुरू कर लेते हैं। सर मैट पूरा आपने रखा है इंपॉर्टेंट में? हाँ जी सर, पूरा रखा है। इधर सुनो ध्यान से। सर कहता है कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, कोई एग्जाम्पशन नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी है, कोई एग्जाम्पशन नहीं कि फॉरेन कंपनी है, कोई एग्जाम्पशन नहीं कि प्राइवेट है, पब्लिक है, सर कुछ एग्जाम्पशन नहीं है। कहता है सर सारी की सारी कंपनीज को सर मैट भरना पड़ेगा। अब सर मैट होता क्या है? बुक प्रॉफिट पे सर 15% आपको देना पड़ेगा, या फिर सर जितना भी आपका इनकम टैक्स पेबल है, विच एवर इज हायर, आपको पे करना पड़ेगा। अब सर बुक प्रॉफिट क्या होता है? सर बुक प्रॉफिट कहता है, सर बुक प्रॉफिट आपको निकालना सिखाएंगे, लेकिन जब कोई 15% आप टैक्स भरोगे ना, तो उस 15% पे आपको सरचार्ज भी ऐड करना है, आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करना है, कुल मिला के इतना टैक्स आपको भरना पड़ेगा। सर सरचार्ज कितना लगेगा? सर प्रोविजन कहता कि अगर कभी आपका बुक प्रॉफिट सर 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ तक का है, तो सर 7% सरचार्ज लगेगा, और फॉरेन कंपनी के लिए 2% सरचार्ज हो गया। यही अगर आपका बुक प्रॉफिट 10 करोड़ से ज्यादा है, तो सर 12% सरचार्ज लगेगा, और फॉरेन कंपनी के लिए 5% सरचार्ज लग जाता है। सर जैसे रेगुलर प्रोविजन है सरचार्ज के, वैसे ही बुक प्रॉफिट में भी सरचार्ज के प्रोविजन लगते हैं। सर 4% इस कुतड़े को फेंक के तो मारने का, इस कुतड़े को कभी फेंक के कभी भी नहीं छोड़ने का, हमेशा फेंक के मारने का। एंड सर वन मोर थिंग टू पॉइंट आउट इन दिस, कि सर अगर कभी भी आप मैट पे करने में गलती कर देते हो, तो सर एडवांस टैक्स के भी प्रोविजंस वही लगेंगे आपके ऊपर। सर एडवांस टैक्स का जो इंटरेस्ट रेगुलर इनकम टैक्स पे लगता है ना, सेम वही प्रोविजंस मैट पे भी लग जाता है। ओके सर, अपने को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। सर अब बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? मुद्दा तो वही है। सर बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सर जो आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं, उसमें जो सर पीएनएल रहता है, उस पीएनएल के प्रॉफिट को उठाओ और यहाँ से चिपका लो, यहाँ पे चिपका लो। ठीक है, यहाँ पे चिपकाना है आपको प्रॉफिट। फिर उसमें 28 एडजस्टमेंट्स करने हैं। सर 28 एडजस्टमेंट जैसे ही आप करोगे, सर आपका बुक प्रॉफिट डन हो जाएगा। सर सर 28 एडजस्टमेंट कौन-कौन से? लाइन बाय लाइन सुनना, समझना और इग्नोर करना। सुनना, समझना और इग्नोर करना। सर कभी अगर पी&एल में आपने डेफर्ड टैक्स माइनस कर रखा है, अरे भैया डेफर्ड टैक्स इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंडिचर, उसको ऐड बैक कर लो। सर अगर डेफर्ड टैक्स से इनकम ऑफर कर रखी है, तो भैया दैट इज नॉट टैक्सेबल, उसको माइनस कर दो। सर अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, सर आपने पी&एल का प्रॉफिट जबरदस्ती कम करने के लिए कुछ हिस्सा रिजर्व में डाल दिया, अरे भैया इट इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंडिचर, इसको ऐड बैक कर दो। सर लेकिन अगर आपने जबरदस्ती रिजर्व्स में से पैसे वापस पी&एल में डाल दिए, तो प्रोविजन कहता है अरे भैया वो टैक्सेबल भी तो नहीं है, रिजर्व्स पे तो तुम पहले टैक्स भर चुके हो ना, तो इसको हटा दो। सर कहता है अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम आपने पी&एल में डाल रखी है, ऐसी इनकम जिस पे टैक्स लगता ही नहीं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम, जैसे पीपीएफ पे इंटरेस्ट, सर अगर आपने ये सब पी&एल में डाल रखा है, तो प्रोविजन कहता इसको हटा दो, इसमें थोड़ी टैक्स लगेगा, हटा दो। सर अगर इनकम को हटा रहे हैं, तो प्रोविजन कहता है कि अगर कोई खर्चा डाल रखा है एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड, भैया इसको भी हटा दो। फिर कहता है सर अगर कोई डेप्रिसिएशन डाल रखा है पी&एल में, तो हमको तो भैया डेप्रिसिएशन चाहिए ही नहीं तुम्हारा, तुम जो डेप्रिसिएशन डालोगे हम सब ऐड बैक करवाएंगे। कहते हैं कि सब ऐड बैक करो। सर आपको अलाउ क्या करेंगे? सर कहता है जितना भी रीवैल्यूड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन है ना, उसको हटा के डेप्रिसिएशन लेना है। मतलब कि सर अगर 100 रुपए का एसेट था, उस पे डेप्रिसिएशन बनता 10 रुपए, और आपने उसको रीवैल्यू करके सर 200 रुपए बन 300 रुपए बना दिया, और डेप्रिसिएशन ले लिया 300, तो कहता है 300 पूरा ऐड बैक कर दो, 30 पूरा ऐड बैक कर दो, और माइनस करोगे उतना जितना सिर्फ अदर देन रीवैल्यूड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन है। ओके सर, समझ में आ गया। उसके अलावा सर कहता कि सर अगर कोई भी आपकी ऐसी इनकम है जो कि सर 10% से टैक्सेबल है, फॉर एग्जांपल आप रॉयल्टी रिसीव कर रहे हो 115 बीबीएफ वाली, टैक्सेबल एट द रेट 10% होती है वो। अगर सर कोई ऐसी इनकम पी&एल में डली हुई है, तो उसको हटा दो वहां से, और सर माइनस कर दो, उसको हटा दोगे वहां से। प्लस सर अगर कोई खर्चा पी&एल में डाल रखा है, जो कि सर उस रॉयल्टी को पर्टेन करता है, तो प्रोविजन कहता है उस खर्चे को भी ऐड बैक कर लेंगे। सर और नहीं, यही नहीं, और सुनो, 7 पॉइंट पर रुकते हैं। सर कहता है अगर कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी मैट भर की, फॉरेन कंपनी कोई ऐसी इनकम है सर जो 15% से कम रेट से टैक्सेबल है, हो सकता है ना सर? फॉर एग्जाम्पल सर फॉरेन कंपनी को अगर इंफ्रा डेट फंड से अगर इंटरेस्ट मिलता है, 5% टैक्स रेट होता है। फॉरेन कंपनी को अगर बिजनेस ट्रस्ट से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, सर 5% टैक्सेबल होता है। फॉरेन कंपनी को अगर जीडीआर से कोई इनकम होती है, सर 10% टैक्सेबल होती है। सर ये सारी इनकम लेस देन 10% से टैक्सेबल होती है। प्रोविजन कहता है अगर कोई ऐसी इनकम इंक्लूडेड है पी&एल में, उसको किनारे करो, उसको माइनस करोगे, और अगर इस इनकम को कमाने के लिए कोई खर्चा कर रखा है, तो उस खर्चे को भी माइनस करना पड़ जाएगा, उस खर्चे को भी ऐड बैक करना पड़ जाएगा। प्लस इसके अलावा इधर आओ, एक एसपीवी का कॉन्सेप्ट आता है। सर कभी भी अगर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स है, फॉर एग्जांपल समझना, सर बिजनेस ट्रस्ट ही तब बनती है जब उसके पास कोई एक कंपनी होती है, ग्रेटर देन 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ अ कंपनी होती है, जिसको प्यार से हम एसपीवी बुलाते हैं।
वी ऑल नो दिस। सर इट इज पॉसिबल ना कि अगर बिजनेस ट्रस्ट 51% उस कंपनी में होल्ड कर रही है, तो कोई अदर पर्सन भी बाकी 49% होल्ड कर रहा होगा। लेट अस सपोज सर राहुल प्राइवेट लिमिटेड अदर 49% होल्ड कर रही है। ठीक है सर, इट इज पॉसिबल, इट इज करेक्ट। सर अब बात क्या आती है, सर बिजनेस ट्रस्ट बोलते हैं अरे राहुल भैया सुनो ना, मेरे को अपने सारे शेयर्स दे दो बिजनेस ट्रस्ट के, सॉरी अपने एसपीवी के सारे शेयर्स दे दो, जो 49% है ना शेयर्स मेरे को दे दो। अब बिजनेस ट्रस्ट बोलती है उसके बदले मेरे से मेरी यूनिट्स रख लो। सर प्रोविजन में हुआ क्या, राहुल प्राइवेट लिमिटेड से उसके पास 1 लाख रुपए के शेयर्स छीन लिए गए बिजनेस ट्रस्ट के, और रिटर्न में क्या मिला सर, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मेरी 1.25 लाख रुपीस की। सर अब सवाल आता है, राहुल के हाथ में जो नोशनल गेन हो गया, क्या इस पे मैट लगेगा? राइट आंसर इज सर इस नोशनल गेन पे मैट नहीं लगने वाला। अच्छा, राहुल ने इस 1.25 लाख की बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को ईयर एंड पे रिवैल्यू किया 1.5 लाख रुपीस पे, क्या इस पे मैट लगेगा इस रिवैल्यूएशन पे? प्रोविजन कहता है इस रिवैल्यूएशन पे मैट नहीं लगने वाला। फिर राहुल ने अगले साल जाके इस बिजनेस की यूनिट को 2 लाख रुपए में बेच दिया, सर क्या इस पे मैट लगेगा? राइट आंसर इज यस बाबा, इस पे मैट लग जाएगा, और 2 लाख माइनस 1 लाख की वैल्यू पे मैट लग जाएगा। यानी कभी भी अगर बिजनेसेस की यूनिट्स की बात करें, तो जब उस यूनिट को सर रिसीव करते हैं, या जब उस यूनिट को ईयर एंड पर रीवैल्यू करते हैं, तब सर मैट नहीं लगता। लेकिन मैट कब लगता है सर, जब उन यूनिट्स को सेल करते हैं, जब एक्चुअल सेल करते हैं तब मैट लगता है सर। प्रॉफिट के टाइम पे भी तब लगेगा, और लॉस के टाइम पे भी तभी लगने वाला है। यही प्रोविजन सर यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। कहता है नोशनल गेन अगर कभी भी आपको हो रहा है सर, कभी भी बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स देके, सॉरी शेयर्स देके, एसपीवी के शेयर्स देके अगर बिजनेस की यूनिट मिल रही है, तो उस यूनिट पे जो नोशनल गेन हो रहा होता है सर, उस पे हम मैट नहीं लेंगे, उसको यहाँ से माइनस कर लो। सर अगर कोई लॉस हो रहा है ना एक्सचेंज में, तो सर उस लॉस को भी ऐड बैक कर दो, हम उस लॉस को भी अलाउ नहीं करने वाले। सर कहता है एक्चुअल अगर गेन हो रहा है ना, एक्चुअल गेन को आप ऐड बैक कर दो, एक्चुअल गेन पे हम मैट ले लेंगे। और सर अगर कोई एक्चुअल लॉस है ना, उसको हटा दो, हम लॉस पे आपको डिडक्शन भी दे देंगे। सर बहुत सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन अगर पहले पढ़ा हुआ है तो आपको रिकॉल करने में आसानी होगी, अदरवाइज सर नया नया लग रहा होगा ये चीजें। सर जो नोशनल गेन है उससे मैट नहीं लेंगे, जो एक्चुअल गेन है उससे मैट लेने वाले, दिस इज व्हाट दिस प्रोविजन सेज। सर अगर कभी भी कोई डिविडेंड डाल रखा है पीएनएल में, अरे भैया तुमको इतनी अकल किसने दे दी कि डिविडेंड पीएनएल में जाता है? सरकार कहती है ऐड बैक कर दो, इसको ऐड बैक कर दो। कहता है अगर कभी भी सब्सिडरी कंपनी के लॉसेस आप अपने पीएनएल में लेके आ रहे हो ताकि कम से कम आपका मैट भरना पड़े, प्रोविजन कहता कि आपको उसको ऐड बैक करना, इट इज नॉट अलाउड। सर कहते हैं अगर आपने पीएनएल में कोई भी इंटरेस्ट कोई भी इनकम टैक्स का खर्चा डाल रखा है, सर इनकम टैक्स खुद का पेड है, इनकम टैक्स का प्रोविजन है सर, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट है सर, इनकम टैक्स का सरचार्ज है, एजुकेशन सेस है सर, सब कुछ अपने को डाल के चलना पड़ेगा। सारा का सारा इनकम टैक्स का खर्चा एड बैक करना पड़ता है यहाँ। सर उसके अलावा कोई भी प्रोविजन फॉर डिम्यूनेशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। सर अगर मान लो मेरे को लग रहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स है, मेरे पास सर आज के दिन में रिलायंस में इन्वेस्टमेंट्स है, मुझे लग रहा है मुक्कू भैया की तबियत सही नहीं है, मैंने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को डिम्यून कर दिया सर, डिक्रीज कर दिया। मैंने बोला 1 लाख के शेयर है, मानना पड़ेगा उसकी कीमत 50,000 ज्यादा नहीं है, जबरदस्ती सर डाउन कर दी वैल्यू। क्या वो मेरे को डिम्यूनेशन अलाउ होगा? क्या वो डिम्यूनेशन एज एन एक्सपेंस मेरे को अलाउ होगा? राइट आंसर इज ना बाबा ना। ऐसे थोड़ी कोई भी आप एसेट को कम कर सकते हो या डिम्यूनेशन कर सकते हो और प्रोविजन बना सकते हो। सरकार कहती है इट इज नॉट अलाउड, अगर कर रखा है तो एड बैक करना। सर अगर कोई भी अनअसर्टेड लायबिलिटी है या कंटिंजेंट लायबिलिटी आपके पीएनएल में, सर ये सब थोड़ी अलाउ होता है, इसको एड बैक कर दो। सर कोई भी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट का अगर प्रॉफिट आपके पीएनएल में डला हुआ है, सर इसको आपको हमेशा माइनस करना है, इस पे हम बैट नहीं लेते। उसके अलावा सर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है या फिर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो इन दोनों में से जो भी हायर वाला होगा, सॉरी इन दोनों में से जो भी लोअर वाला होगा ना, इसको हम अलाउ करने वाले हैं एज डिडक्शन। लेकिन कहता अगर कोई ऐसी कंपनी जिसके खिलाफ सर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में सर सेक्शन 7 और सेक्शन 9 में सीआईआरपी इशू हो चुका है, यानी सर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चालू हो चुकी है, प्रोविजन कहता है वो कंपनी या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड कर दिया गया सेक्शन 242 में, इन दोनों कंपनीज के लिए सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन व्हिचएवर इज लोअर नहीं लेना पड़ता, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस प्लस अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का टोटल आपको अलाउ हो जाता है एज डिडक्शन फ्रॉम मैट। समझ में आ गया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। एक पॉइंट आता है सर, कभी भी अगर आप कोई एसेट को बेचते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जितना भी रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है ना, उस रीवैल्यूएशन रिजर्व को आपको पीएनएल में लेके चले जाना पड़ता है। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व। सर कभी आप ऐसे ही बिना मतलब से रीवैल्यूएशन रिजर्व को पीएनएल में लेके आ रहे हो, रीवैल्यूएशन रिजर्व से पीएनएल में लेके आ रहे हो, तो हम उस पर मैट नहीं लेते, उस पर हमें आपको डिडक्शन देते हैं। सर कितना डिडक्शन देते हैं? कहता जितना आप रीवैल्यूएशन रिजर्व से लेके आए हो वो
या फिर जितना भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है रिवैल्यूएशन एसेट्स पे, वो विच एवर इज लोअर का आपको एक डिडक्शन देते हैं। सर एग्जांपल देखो इसका, फॉर एग्जांपल एग्जांपल सर आप अगर पीएनएल में रिवैल्यूएशन रिजर्व से 10 लाख लेके आए हो और आपका डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन एसेट्स 12 लाख है, तो आपको डिडक्शन डिडक्शन कितना मिलेगा? 10 लाख का मिल जाएगा। अगर आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से सर 20 लाख लाए हो, डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन एसेट्स कितना है? 12 लाख ही है, आपको फिर 12 लाख का मिल जाएगा। अगर आप डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन एसेट्स कितना है? अभी 12 लाख है, और सर पीएनएल में आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से कितना पैसा लेके आओ? सर फॉर एग्जांपल 100 लाख लेके आ गए हो, प्रोविजन कहता है फिर आपको 12 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। इसका इन डेप्थ लॉजिक मैंने रिवीजन में भी कवर करवा रखा है, इससे ज्यादा डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ले जाएगा ये पॉइंट। आपको बस ये याद रखना है, लर्न करना है कि कभी भी अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप पैसे निकालते हो और पीएनएल में डालते हो, तो उस अमाउंट पकड़ लो कितना पैसा लाए। दूसरा सर, रिवैल्यूएशन वाले एसेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर रखा है, उसको पकड़ लो। इन दोनों में से जो लोअर वाला है ना, इसको आप माइनस कर देना मैट में, आपका आंसर 110% केसेस में सही होने वाला है। इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ना टाइम देने की जरूरत है इस टॉपिक पे। गॉट इट सर? सर अपने को 28 एडजस्टमेंट तो समझ में आ गया, सर याद करवाओगे क्या 28 एडजस्टमेंट? चलो एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं। रिवीजन के मैराथन में हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। चलो ठीक है भैया, अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। चलो परफेक्ट, इतनी क्षमता नहीं होती मेरे अंदर की मैराथन में भी रिवाइज कर रहा हूँ, बट एक बार सुन लोगे तो फायदा तुम्हारा ही है। डेफर्ड टैक्स अगर डेबिट कर रखा है ऐड बैक कर देंगे, इनकम है तो माइनस कर देंगे। उसके अलावा सर अगर रिजर्व से ट्रांसफर कर रखा है ऐड बैक कर दो, रिजर्व से ट्रांसफर कर रखा है माइनस कर दो। उसके अलावा सर अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम डाल रखी है, हटाओ, सारे खर्चे भी उसके ऐड बैक कर दो। उसके अलावा सर डेप्रिसिएशन जितना डाल रखा है उसको ऐड बैक करो, जितना सर विदाउट रिवैल्यूएशन होना चाहिए सर उतना ऐड माइनस करना चाहिए। उसके अलावा सर अगर कोई एओपी बीओआई से इनकम मिल रही है, एओपी बीओआई वाली इनकम को, अच्छा सर इस पॉइंट ये पॉइंट रह गया, अगर एओपी बीओआई से कोई इनकम मिल रही है ना सर, उसको हटाना पड़ेगा अपने को, और जितना खर्चा है ना सर उसको डालना, उसको उस खर्चे को भी डिसअलाउ करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। कोई रॉयल्टी की इनकम आ रही है आपको 115 बीबीएफ में टैक्सेबल, तो उसको सर हटाना पड़ेगा, उसके जो खर्चे हैं सर उसको भी ऐड बैक करना पड़ जाएगा। उसके अलावा सर कहता है कोई अगर फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी की सर इनकम 15% से कम टैक्सेबल है, तो उसको हटाना पड़ेगा सर, जो खर्चे डाल रखे हैं उसको भी ऐड बैक करना पड़ जाएगा। सर अगर कभी भी आपने कोई एसेट को सेल किया है, तो सेल करते टाइम जितना भी रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस रहता है ना, वो आपको पीएनएल में लेके आना पड़ जाता है। जितना भी बैलेंस है पीएनएल में लेके आ रहे हो वो पकड़ लो। हाँ, सॉरी, जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस है पीएनएल में लेके आना पड़ता है, उसमें मैट देना पड़ता है। प्लस अगर कभी भी बिना सेल के ही आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को लेके आ गए, तो उस पे हम हमेशा मैट नहीं लेते, उसको लेके आ जाओ, और जितना भी रिवैल्यूएशन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन है उसको ले लो, व्हिचएवर इज लोअर का आपको डिडक्शन दे देंगे। उसके अलावा अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट है, बिजनेस ट्रस्ट से आप अपनी शेयर्स दे रहे हो, अपने किसी एसपीवी के शेयर्स दे रहे हो और उसके बदले बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट रिसीव कर रहे हो, तो उस एक्सचेंज पे जो भी गेन और लॉस होता है उसमें मैट नहीं लेते, एक्चुअल गेन और लॉस पे लेते हैं मैट। उसके अलावा सर अगर कोई सिक इंडस्ट्रियल यूनिट है तो उसके प्रॉफिट को हटा देंगे, कोई डिविडेंड पेमेंट में डाल रखा है उसको ऐड बैक कर लेंगे, कोई अनसर्टेन लॉसेस कंटिजेंट लायबिलिटीज है इसको ऐड बैक कर देंगे। सर प्रोविजन फॉर डिमिनिशन ऑफ एसेट्स अगर आपने डाल रखा है इसको भी ऐड बैक कर देंगे। सर उसके अलावा अगर कोई इनकम टैक्स अगर आपने पीएनएल में डाल रखा है तो इसको भी ऐड बैक कर देंगे। माइनस क्या करेंगे सर, एक अगर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है आपके पास बहुत साल का पड़ा हुआ है, या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पड़े हुए हैं, सर इन दोनों में से जो लोअर है वो लेने वाले हो। लेकिन अगर यही कोई ऐसी कंपनी है जिसके जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में जा चुकी है, तो इसमें आप क्या करोगे सर, इन दोनों का टोटल लेने वाले हो। आपको क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आती है। मैट निकालते टाइम सर कभी भी अगर प्रॉफिट लेना होता है अपने को, तो प्रॉफिट एज पर पीएनएल लिया जाता है। सर पीएनएल जो भी शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट बताता है उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। लेकिन सर अगर कभी भी कोई कंपनी है जो कि सर जो कि अपने एक्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी, फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग बनाती है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाती है, ऐसी कंपनीज के लिए उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉफिट हम उठा लेंगे। ठीक है सर। कभी भी अगर आपको पीएन मैट कैलकुलेशन के टाइम पे प्रोविजन फॉर वारंटी मिलता है, लीव सैलरी मिलता है, सर इसको आपको ऐड बैक नहीं करना। सर ये सब इनकम टैक्स के चोचले कि भैया हम ये सब नहीं अलाउ करते, मैट ये सब अलाउ कर देता है। अगर सर ये सब एक्चुअल वैल्यूएशन के बेसिस पे हुआ है, एक्चुअल वैल्यूएशन के बेसिस पे हुआ है, तो मैट अलाउ कर देता है। सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी डेप्रिसिएशन होता है, जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं ना, जो हमने ऊपर ऐड बैक किए, ये सारे के सारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, डेप्रिसिएशन, ये एज पर इनकम टैक्स नहीं होता, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है। आपको हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन और लॉस लेना है। इनकम टैक्स का जो डेप्रिसिएशन और लॉसेस है ना, वो जाए तेल लेने,
फॉर द पर्पस ऑफ दीज प्रोविजन वो जाए तेल लेने, हमारे काम का नहीं, हमारे लिए सिर्फ बुक प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट इंपॉर्टेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और कुछ भी अपने को नहीं देखना। सर ये करने के बाद हमारा मैट हो जाता है आधा अधूरा कंप्लीट। अब आते हैं सर इंडियस वाले मैट वाले प्रोविजन पे। 5 मिनट से ध्यान से सुनो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इंडियस में से दो चीजें ज्यादा आती है पीएनएल में। पीएनएल में दो कंपोनेंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, एक होता है सर ओसीआई और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विच इज रिक्लासिफाइबल टू पीएनएल। सर ऐसी इनकम जो आज पीएनएल में नहीं गई, पीएनएल के एक नीचे छोटे से एक लाइन में डली हुई है, आज नहीं तो कल पीएनएल में रिक्लासिफाई हो जाएंगी। सर ये एक कॉन्सेप्ट होता है और दूसरा होता है ओसीआई एनआर। जो पीएनएल के नीचे छोटी सी लाइन आइटम होता है, सर इसको कभी हम पीएनएल में लेके नहीं जाते, इसको हम कहाँ लेके जाते हैं सर, रिजर्व्स में लेके जाते हैं हर बार। जब कभी रिक्लासिफाई होती है वो पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं होती, उसको रिजर्व्स में ले जाते हैं। तो सर सिंपल सा है ना, मैट लेने की बारी आती है तो हम किसको पकड़ेंगे? प्रोविजन कहता है सर जो भी ओसीआई रिक्लासिफाइबल वाले पॉइंट्स है, ओसीआई रिक्लासिफाइबल वाले पॉइंट्स है, उनको तो आप इग्नोर करो। सर क्यों इग्नोर करो? क्योंकि जब वो पीएनएल में रिक्लासिफाई होंगे तब उनसे मैट ले लेंगे ना। जब ओसीआई रिक्लासिफाई होंगे तब उनसे मैट ले लेंगे। लेकिन सर ओसीआई एनआर वाले हैं मान लो, वो तो कभी पीएनएल में जाने ही नहीं है, तो उनपे अभी मैट लेंगे हम। तो प्रोविजन क्या कहता? जितने भी आइटम्स आपने ओसीआई नॉन रिक्लासिफाइबल में डाल रखे हैं ना पीएनएल में, उन सबको आप ऐड बैक कर दोगे क्योंकि उनपे अभी मैट चाहिए हमें। उनपे अभी मैट चाहिए क्योंकि कभी जाना ही नहीं हो पीएनएल, तो अभी मैट दो। कोई अगर एक्सपेंस है ना तो उसको भी आप माइनस कर दो क्योंकि वो कभी जाना ही नहीं, तो अभी उसका डायरेक्शन ले लो। अच्छा, तीसरा सर कहता है कि अगर कभी कोई दो आइटम्स है ना, उनको आप अभी मैट नहीं लेने वाले, दो आइटम्स पे अभी मैट नहीं लेने वाले। सर कौन से दो आइटम? सर कहता है जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस है फ्रॉम एसेट या फिर चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, 109 वाला। सर क्या बात चल रही समझना। हमने बोला ओसीआई एनआर के जितने आइटम्स हैं उन पे अभी मैट ले लेंगे, लेकिन दो ऐसे आइटम्स होते हैं जिन पे अभी मैट नहीं लिया जाता। कौन से दो आइटम्स? सर कहता है कि अगर कोई भी रिवैल्यूएशन सरप्लस है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पे वो, दूसरा सर 109 में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उस पे जो फेयर वैल्यू चेंजेस होते हैं ना, इन दो को हम वैसे तो ओसीआई एनआर से ट्रीट करते हैं, लेकिन हर साल इस पे मैट नहीं लेते। जब ये एसेट्स एक्चुअली सेल होते हैं ना, तब इनका जो बैलेंस रहता है उस पे हम तब मैट लेते हैं। तो आप देखोगे कि नॉर्मली सारे आइटम्स को ना ओसीआई एनआर वालों को हम हर साल पीएनएल से मैट ले लेते हैं, उनमें मैट ले लेते हैं। लेकिन जब ये एसेट होते हैं ना रिवैल्यूएशन, जब ये एसेट 100 इंडिया 16 वाले या 109 वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल होते हैं, तब उनपे मैट लिया जाता है। सेकंड पॉइंट यही कहता है। यानी सर दो बातें, सिर्फ दो बातें बोली मैंने। ओसीआई एनआर वाले सारे आइटम्स पे मैट उस साल में ले लेंगे जिस साल में वो जा रहे हैं ओसीआई एनआर में। दो आइटम्स को छोड़ देंगे। कौन से दो आइटम्स? सर रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन एसेट्स इंडिया 16 वाले एंड चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया 109 वाले। इन दोनों को अभी नहीं मैट नहीं लेंगे। इन दोनों पे कब मैट लेंगे? जब ये एक्चुअली सेल हो रहे होते हैं तब इन पे मैट लिया जाता है। यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? सर कभी भी डीमर्जर के टाइम पे कोई गेन और लॉस होता है तो उसका क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल सर रिलायंस है, रिलायंस का डीमर्जर हुआ और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निकला। रिलायंस के पास 100 करोड़ की प्लांटेड मशीनरी थी, जियो में आई। अब सर इंडियस कहता है कि भैया तुम्हारे पास जो 100 करोड़ की प्लांटेड मशीनरी आई है, इसको तुम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। सर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे 150 की वैल्यू हो जाएगी। तो सर कायदे बकायदे सर रिलायंस को फायदा हो गया। रिलायंस को फायदा हो गया क्योंकि सर कायदे बकायदे आप सोचो कि 100 करोड़ के एसेट्स गए रिलायंस के, लेकिन सर इसको मिला क्या? रिलायंस को मिला क्या? सर 150 करोड़ के वर्थ की सर शेयर्स मिल गए होंगे, क्योंकि उसने 150 करोड़ पे रिकॉर्ड किया तो शेयर कैपिटल भी 150 करोड़ की होगी और इसको 150 करोड़ के वर्थ के शेयर्स मिले होंगे। गए 100 करोड़ के एसेट्स, मिले 150 करोड़ के शेयर्स। सर कहीं ना कहीं रिलायंस को फायदा हो गया। ओह! सर क्या इस फायदे पे सरकार मैट ले लेगी? सरकार कहती है ना बाबा ना, मैट इस पे नहीं लगने वाला है, इस पे मैट अभी नहीं लगने वाला। जब इसको एक्चुअल बेचोगे शेयर्स को तब ले लेंगे ना मैट। जब आप एक्चुअल बेचोगे तब मैट ले लेंगे, अभी इस पे कोई मैट नहीं लगने वाला है। उसके बाद कहता है 1/5 ऑफ द ट्रांजिशन अमाउंट। सर अब ट्रांजिशन अमाउंट किस बला का नाम है? सर कहता है फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 से मैट कंप्लाई करना पड़ेगा। यानी 31 मार्च 2025 की जो बैलेंस शीट है वो, सॉरी इंडियस कंप्लाई करना पड़ेगा। तो 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट है सर, इस तारीख की बैलेंस शीट आपको एज पर इंडियस देनी पड़ेगी। हमको पता है सर इंडियस का 101 ये भी कहता है प्रोविजन कि आपको पिछले साल की बैलेंस शीट भी देनी पड़ती है इंडियस के अकॉर्डिंग। सर ये भी इंडियस के अकॉर्डिंग जाएगी। प्लस सर एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी देनी पड़ती है सर, 1 अप्रैल 2024 की बैलेंस शीट भी इंडियस के अकॉर्डिंग जाती है। अब सर जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं ना सर, इस ओपनिंग बैलेंस शीट में होते हैं। सर फॉर एग्जाम्पल अपने एएस के अकॉर्डिंग अगर कोई एसेट 100 रुपए का था, इंडियस के अकॉर्डिंग 150 होता है, तो इसमें जो चेंजेस होते हैं ना सर, इसको जनरल रिजर्व से एडजस्ट करते हैं। इसे हमने पढ़ रखा है।
जो चेंजेस रहते हैं सर, ये सब जनरल रिजर्व अदर इक्विटी से चेंजेस होते हैं। सर इस चेंजेस के कारण जो इम्पैक्ट पड़ता है अदर इक्विटी में, सर उसी को ही कन्वर्जेंस अमाउंट बोलते हैं। जिस डेट पे हम एडजस्टमेंट करते हैं उसी को ही कन्वर्जेंस डेट बोलते हैं। सर हो सकता है ना कि हमारे पास एएस के अकॉर्डिंग 100 रुपए का कोई एसेट दिख रहा हो, अब 150 का हो जाए। 100 रुपए की कोई लाइबिलिटी अब 150 की हो जाए। सर हो सकता है ना ये सब चीजें। तो कहता है उस टाइम पे जो चेंजेस के कारण गेन और लॉस हो रहा होता है ना, उस गेन और लॉस पे मैट कब देना पड़ता है? कहता है सर एक बार में नहीं लेंगे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लेने वाले हैं। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मैट लेने वाले हैं। कहता है अगर सर कोई ट्रांजिशन अमाउंट पे कोई प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उस पे ऐड करेंगे, लेकिन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ऐड करेंगे। अगर कोई लॉस हो रहा है ना, तो लॉस भी अभी अलाउ नहीं करेंगे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ करने वाले हैं। कन्वर्जेंस डेट मतलब क्या होता है? जिस दिन आप इंडेक्स पहली बार पढ़ रहे हो, जिस पहली बार अप्लाई कर रहे हो, उस डेट को पकड़ लेंगे। यानी अगर इस साल से एप्लीकेबल है, तो पिछले साल की 1 अप्रैल हमारे लिए बन जाता है। DVN साई कृष्ण वर्मा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब सर गुड मॉर्निंग कर लिया है आपने, तो इधर फोकस कर ले। इधर फोकस फोकस करो जल्दी जल्दी। और तुम लोग लाइक नहीं करते, वीडियो पे कमेंट नहीं करते, मेरे को आंसू आ जाते हैं। इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आज तो गला और थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन फिर भी तुम लोग कमेंट नहीं करते। इधर 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 बुरा लगता है मेरे को। कल रात को तो मैं ऑलमोस्ट रो दिया था। चलो परफेक्ट, कोई बात नहीं, ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई। सर क्या कहता है अदर इक्विटी में क्या क्या करना है अपने को? देखो अपने को कन्वर्ट ट्रांजिशन अमाउंट निकालना है। ट्रांजिशन अमाउंट निकालने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? सर अदर इक्विटी के बैलेंस को पकड़ेंगे। अदर इक्विटी क्या होता है? सर आपने पीएनएल पढ़ रखा, आपने अदर इक्विटी पढ़ रखा है, सोकी पढ़ रखा है, उसमें अदर इक्विटी में आ जाओगे आप। अदर इक्विटी के बैलेंसेस में आपको क्या करना है? सर कुछ चीजों को हटा देना है। कुछ चीजों को हटा देना है। सर किनको किनको हटाना है? कहता है जितना भी कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, इसको हटा दो, क्योंकि सर इस पे बैट वैसे भी कभी लगता नहीं, ना ही इसमें कभी एडजस्टमेंट होता है। दूसरा सर ऐसे आइटम जो कि सर ओसीआई आर वाले यहाँ डले हुए हैं, सर इनको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि इन पे तो मैट लग जाएगा ना, इस साल में रिक्लासिफाई होंगे। सर कभी भी अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस एसेट्स का डला हुआ है अदर इक्विटी में, तो सर इसको भी हटाओ ना, जब एसेट बेचेंगे तब इन पे मैट ले लेंगे। चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, सर कभी भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की जो फेयर वैल्यू चेंजेस है, सर इनको भी हटाना पड़ेगा, इस पे भी हम मैट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब इनको बेचेंगे तब इन पे मैट लग जाएगा। प्लस कहते हैं अगर कोई पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स पे एडजस्टमेंट है, इसको भी मत करो, क्योंकि इस पे भी मैट तब लगेगा जब बेच देंगे। सर कोई सब्सिडरी या फिर जेवी के चेंजेस है, सर इनके चेंजेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इन पे भी हम मैट नहीं लेते। प्लस कहता है ट्रांसलेशन डिफरेंस इन फॉरेन ऑपरेशन, सर इन पे भी मैट नहीं लिया जाता है। इन पे भी मैट नहीं लिया जाता है। दर्शित शाह, सर आई एम इनटू सेकंड रिवीजन ऑफ ग्रुप 2, बट कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करने में टाइम जा रहा है। हाउ कैन यू गाइड मी हाउ टू रिवाइज ग्रुप 2 इन 22 days? आई एम स्टक इन सी कैटेगरी टॉपिक, आई हैव नॉट डन येट। दर्शित मैसेज मी पर्सनली, आई विल टॉक टू यू। अगर सी कैटेगरी टॉपिक्स करने में दिक्कत आ रही है, तो वी डू हैव अ मैराथन फॉर दैट। बहुत ही बढ़िया मैराथन में हमने 9 चैप्टर्स 3 घंटे 4 घंटे में कवर कर लिए। यू कैन रेफर दैट टू कवर दैट इन फास्टर फॉर्मेट। बाकी अदरवाइज आप मेरे को मैसेज करें पर्सनली, आई विल मेक अ पर्सनलाइज्ड गाइड फॉर यू कि आपको कैसे करना चाहिए। आराम से हो जाएगा। मैसेज आपके नंबर आपके पास है, टेलीग्राम चैनल पे करो मैसेज। सर उसके बाद ये सब बातें हो गई। सर कभी भी ट्रांजिशन अमाउंट पे सर अपने को माइनस करना पड़ता है। माइनस क्या करना पड़ता है? सर 5 आइटम मैंने बोला, जो कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये सब माइनस कर देंगे। दैट्स इट, इतना सा बस पॉइंट है। सर कहता है अगर आप कोई फॉरेन कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, सर आईएफएससी में लोकेटेड हो। अगर आप आईएफएससी में लोकेटेड हो ना, प्रोविजन कहता है कि आपको मैट सर 15% से नहीं भरना पड़ेगा। सर आपको मैट सर 9% से भरना पड़ेगा, इतना कह के चलता है। सर अगर आप मैट भरे हो तो 100 आपको 234 ए बी सी इन सबको भी कंप्लाई करना पड़ेगा। सर मैट किनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता? दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, एमसीक्यू में पूछ सकता है। एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मैट नहीं लगता। एक कंपनी जो कि 115 बी बी ऑप्ट कर रही है, सर उसके ऊपर मैट कभी नहीं लगता। सर एक ऐसी कंपनी जो शिपिंग बिजनेस में है, 44 बी वाले, 44 बीबी वाले, 44 बीबीए वाले, 44 बीबीबी वाले और 44 बीबीसी वाले, इन सब पे भी मैट नहीं लगता। लास्ट में कहता है कोई अगर फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिस देश की कंपनी उस देश का इंडिया के साथ परमानेंट डीटीडब्ल्यू ही नहीं, डीटीडब्ल्यू है, मतलब क्या बोल रहा हूँ, एक ऐसी फॉरेन कंपनी है जिस देश की वो कंपनी उस देश का भारत के साथ डीटीडब्ल्यू है, और उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो उसमें मैट नहीं लगने वाला। सेकेंड चीज, अगर इंडिया का उस कंट्री के देश के साथ उस कंपनी के कंट्री के साथ डीटीडब्ल्यू नहीं है, और वो कंपनी को कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है इंडिया में, तो उस केस में भी मैट नहीं लगने वाला। सर आई विल मैसेज यू, बट एम आई लेट? कोई लेट नहीं हुआ अभी। आप अगर ग्रुप 2 कर रहे हो, कोई लेट नहीं हुआ। मैट क्रेडिट
अच्छा यार, बात अगर वीडियो देखते चल रहे हो ना, तो ज़रूर कोई दिल-दिल वाले, बॉम-बॉम वाले, आग-आग वाले कमेंट्स करते रहा करो, ताकि ना मुझे थोड़ा चियरिंग लगे कि यार सुन रहे हो, पता चले कि आ रहे हो, जा रहे हो, सुन रहे हो, सो रहे हो, गा रहे हो, पता ही नहीं चलता। कमेंट करते रहोगे, कमेंट सेक्शन को बिल्कुल स्पैम करते रहना, ताकि ना मुझे हमेशा अटेंटिव फील होना चाहिए कि भैया कोई मुझे सुन रहा है। कोई मुझे सुन रहा है, तो मैं अपने आप को उस हिसाब से तेज़ करूँ, उस हिसाब से धीरे करूँ। मैट क्रेडिट सर, कभी भी किसी भी वर्ष में अगर आपका सर मैट बहुत ज़्यादा बन जाता है, इनकम टैक्स बहुत कम बनता है, तो जितना भी सर ज़्यादा बन जाता है सर, उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। इस क्रेडिट का क्या करोगे? आगे चल के कभी अगर ज़्यादा आपको मैट भरना पड़ ज़्यादा इनकम टैक्स भरना पड़ जाता है, तो उससे आपको सेट ऑफ मिल जाता है। सर, इस मैट क्रेडिट को आप 15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आप कन्वर्ट करते हो, कंपनी से अगर एलएलपी में बन जाते हो, तो ये जो क्रेडिट होता है ना, ये लैप्स हो जाता है। क्रेडिट लैप्स हो जाता है। ओके सर, समझ में आ गया। सर, एओ अगर चाहे, असेसिंग ऑफिसर चाहे, तो सर ये जो हमने 28 एडजस्टमेंट पढ़े ना, ये एडजस्टमेंट कभी भी कर सकता है बुक प्रॉफिट में। लेकिन क्या सर एओ बोलेगा कि बुक प्रॉफिट वापस कंप्यूट करूँगा मैं? क्या एओ के पास इतना हक है कि बुक प्रॉफिट वापस कंप्यूट करे? ना जी सर, एओ इतना बड़ा इंसान नहीं होता कि आपका बुक प्रॉफिट वापस से कंप्यूट कर पाए। इतना दम नहीं एओ में, सिर्फ ये एडजस्टमेंट कर सकता है आपके लिए। ठीक है सर, ये सिंपल सा पॉइंट था। सर कहता है मैट क्रेडिट कभी भी अगर आपको मैट क्रेडिट में कभी अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल रही है, तो कहता है मैट क्रेडिट आपको कम करना पड़ेगा, जितना भी आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट एक्स्ट्रा मिल रही है, उतने से आपको मैट क्रेडिट कम करना पड़ जाता है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, टेक्निकल नहीं है, इसको क्वेश्चन देखोगे आराम से बन जाता है। क्वेश्चन आंसर पूरे डले हुए हैं, सुपर 100 पूरे डले हुए हैं, दिल से करो एंड इसको टॉपिक पे कॉन्फिडेंस लेके आ जाओ, बाकी इसमें कुछ इतना काम का नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं सर, एएमटी। तो मैट में किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे बाबा, बताओ ना, मैट में किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या मैट में तुमको कोई दिक्कत है? ओके सर, आगे आते हैं एएमटी पे। एएमटी क्या बोलता है? सर, जो कंपनियां मैट भरती है ना, उनके अलावा दुनिया में जितने एसएससी बन जाते हैं, उनको एएमटी भरना पड़ता है। अब एएमटी क्या बोलता है? एएमटी क्या बोलता है सर, आपकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम होती है ना, इसका 18.5% हमें दे दो, हमका दे दो, ठाकुर 18.5% हमका दे दो। और जितना भी नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स बनना है ना, व्हिचएवर इज हायर देना पड़ता है। अब सर सवाल आता है, सर एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है? एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए बोलता है सर, जितनी भी आपके नॉर्मल इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो टोटल इनकम बनती है ना, उसको पकड़ लो। इसमें आप क्या ऐड करोगे? सर, जो 10 AA का डिडक्शन है ना सर, उसको ऐड बैक कर दोगे। उसके अलावा सर 3580 का जितना डिडक्शन ले रखा है ना, उसको ऐड बैक कर दोगे। उसके अलावा चैप्टर 6A का पार्ट सी कौन सा? 80 आईए से लेके 80 आरआरबी वाला, ये डिडक्शंस ऐड बैक करोगे। सर, क्या 80 डबल से डबल ऐड कर लेंगे? हाँ सर, 80 डबल से डबल ऐड करेंगे। क्या 80 जीजीबी, गड़बड़ घोटाला कांग्रेस और गड़बड़ घोटाला बीबी, उस गड़बड़ घोटाला कांग्रेस और गड़बड़ घोटाला बीजेपी, सर अगर इनको अगर आता है तो क्या इनको ऐड बैक करेंगे? ना जी सर, ये 80 आईए और आरआरबी के बीच में नहीं आते। सर, क्या 80p ऐड करेंगे? सर 80p इज एन एक्सेप्शन, सर 80p को कभी भी ऐड बैक नहीं करते। सर ये सारे आप डिडक्शंस को ऐड बैक कर दोगे। इन डिडक्शंस को ऐड बैक करके सर माइनस क्या करोगे? सर माइनस करोगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करने वाले हो। सर कौन सा डेप्रिसिएशन माइनस होगा? प्रोविजन कहता है जो 3580 के एसेट्स पे आपने पूरा डिडक्शन ऐड बैक कर दिया, इन एसेट्स पे आपको कुछ डेप्रिसिएशन भी तो मिलेगा ना। ये डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे और क्या निकालोगे? इनका आप इनका आप क्या करने वाले हो? डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। इससे आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी। 115 जेबी इफेक्ट, 115 जेबी इफेक्ट, 115 जेबी इफेक्ट। राकेश, क्या पूछना चाह रहे हो फिर से? सर, जैसे ही आपने इसको माइनस कर दिया ना, माइनस करने के बाद आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी, इसका 18.5% देना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया बात क्या आती है पता? मैट और एएमटी दोनों अलग ही दुनिया में बात करते हैं। मैट तो चलो आपसे मेहनत करवाता है, एएमटी आपसे दिमाग मांगता है, मेहनत नहीं करवाता आपसे। सर एएमटी आपको तब पूछेगा जब आपके सामने सर 10 AA का डिडक्शन है। सर एक क्वेश्चन पूछेगा जहां फर्म टैक्सेशन आ जाएगी, जो सर 10 AA क्लेम कर रही है, सर उसमें वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी डालेगा, उसके अलावा और भी कचरा डालेगा। सर वो बोलेगा कि भैया 5th ईयर और 6th ईयर ऑफ ऑपरेशन है, तो 10 AA भी आधा मिलेगा। उसके बाद सर वो एएमटी भी डाल देगा उस क्वेश्चन में। सर ऐसे क्वेश्चन को पूछता है वो एएमटी का। एएमटी इज नॉट सिंपल टॉपिक। आपको दिख रहा है सर 2 मिनट का टॉपिक है, बट उसके अंदर जो गहराई है उस पर आपको थोड़ा सा ज्ञान देना है। एक क्वेश्चन है सर पीआर के एलएलपी वाला, पीआर के एलएलपी करके क्वेश्चन है। आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है, यू डोंट हैव अ चॉइस।
वो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर पेपर में आएगा तो लंका लगाएगा, इसलिए आपको ध्यान देके चलना है। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीआर के एलएलपी वाला क्वेश्चन सुपर 100 में भी करवा रखा है, क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी करवा रखा है। उस क्वेश्चन को जरूर देख के जाना है आपको। सर एएमटी नॉट एप्लीकेबल सर कहता है अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जिनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक की होती है तो उनके ऊपर एएमटी नहीं लगता। सर कोई स्पेसिफाइड फंड है जो 1040 में रेफर्ड है उसके ऊपर भी एएमटी नहीं लगता। सर कोई भी ऐसा एसएससी जो 10AA 3580 इन सब के डिडक्शंस नहीं क्लेम कर रहा तो इनके ऊपर भी सर एएमटी नहीं लगता। उसके अलावा कहते हैं कोई भी ऐसा एसएससी जो 115 बीएसी बीएई बीएडी इन सब में ऑप्ट कर रहा है तो इनके ऊपर भी एएमटी नहीं लगता है। गॉट इट? सर समझ में आ गया आपने को। सर अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके ऊपर एएमटी का रेट 18.5% ना लग के सर 15% लगता है। कोई आईएफएससी वाला एसएससी है तो सर 18.5% ना लग के सर उसके ऊपर 9% लगता है। और सर अगर आप एएमटी का अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको अपना एडवांस टैक्स का कंप्लायंस एएमटी के अकॉर्डिंग करना पड़ जाता है। इंटरेस्ट, लेट फीस सब कुछ एडवांस टैक्स की फॉर एएमटी लगने वाला है आपके ऊपर। एएमटी का रेट जैसा होता है वैसा मैट, जैसा मैट का रेट होता है वैसा एएमटी का रेट होता है। सर अब आती है बाय बैक की बात। बाय बैक, बाय बैक। सर बायबैक के प्रोविजन में थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी, कल मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि बायबैक जब कभी भी होता है, सर बायबैक में अपने को ये याद रख के चलना है कि कंपनी जो पैसा देगी, जो भी पैसा कंपनी देगी, वो पैसा सामने वाले के लिए डीम्ड डिविडेंड बन जाता है। दिस इज़ फर्स्ट थिंग आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर दिस। अब आगे समझते हैं एग्ज़ैक्टली है क्या? बायबैक का साल भर में डुअल ट्रीटमेंट होता है। डुअल ट्रीटमेंट एज़ इन सर 30/9/2024 से पहले अलग ट्रीटमेंट होता है और 30/9/2024 के बाद अलग ट्रीटमेंट होता है। यानी सर बायबैक अगर कंपनी ने पहले कर लिया, फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कर दिया, तो सर इस केस में क्या ट्रीटमेंट होता है? कहता है देखो कौन-सी कंपनी ने बायबैक किया हुआ है। अगर सर किसी डोमेस्टिक कंपनी ने या यूँ बोलो डोमको ने अगर बायबैक किया हुआ है, तो कहता है सर कंपनी के हाथ में ना सर एक डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे टैक्स लगने वाला है। कंपनी ने जितना पैसा बाँटा है ना, उस डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे टैक्स लगने वाला है। सर कितना? सर प्रोविज़न कहता है जितना भी बायबैक प्राइस है ना, माइनस जितना भी सर इश्यू प्राइस है, सर इन दोनों के डिफरेंस पे सर कंपनी टैक्स भरती है। कितना? 20% प्लस 12% प्लस 4% सर इतना कंपनी के हाथ में टैक्स लगता है। डोमको के हाथ में टैक्स लगता है अगर सर ये 30 से 2023 के पहले की बात है। अगर डोमको अगर बायबैक करे तो कंपनी के हाथ में टैक्स लगेगा और शेयर होल्डर के हाथ में जो भी होता है ना सर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। ऐसा डोमको के केस में होता है, डोमेस्टिक कंपनी केस में होता था। सर फॉरेन कंपनी अगर बायबैक कर रही है, फॉरेन कंपनी बायबैक कर रही है तो सर कंपनी के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगता था। सर शेयर होल्डर के हाथ में सर कैपिटल गेन आता था। जितना पैसा मिल रहा है माइनस जितना इश्यू प्राइस है सर उस हिसाब से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आता था। सर ये सब कहानी होती थी। फॉरेन कंपनी के लिए अलग ट्रीटमेंट, डोमेस्टिक कंपनी के लिए अलग ट्रीटमेंट। ये सब बायबैक के अलग-अलग ट्रीटमेंट्स का कहानी थी। अब सर सवाल क्या आता है, इसको रेशनलाइज़ करने की ज़रूरत थी। सर इश्यू प्राइस कैसे निकालते हैं ये आपको बनता है, ये आप खुद से मेहनत कर लोगे, इससे मेरा कोई टेक्निकलिटी नहीं चाहिए, चांसेस भी कम है पेपर में पूछने के। सवाल इसको पूछने के हैं। सर 1/10/2024 के बाद से ऐसा क्या बदला? 1/10/2024 के बाद पता है क्या बदला? उन्होंने प्रोविज़न को रेशनलाइज़ कर दिया। कहा कि भैया डोमेस्टिक कंपनी कुछ भी करती हो, फॉरेन कंपनी कुछ भी करती हो, कानून अंधा होता है सबके लिए। कानून सबके लिए अंधा होता है और बोलता है कि जो भी पैसा कंपनी बाँट रही है, वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। जो भी पैसा कंपनी बाँट रही है सर वो पैसा डीम्ड डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में बन जाएगा। ओह वाओ! सर वाओ! सर यानी जादूगरी तो समझो आप, जादूगरी तो समझो। मैंने अगर आज सुना कि बायबैक होने वाला है, मैंने आज सुना कि बायबैक होने वाला है और मैंने आज ही 10 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए। वाओ सर वाओ! फिर 10 करोड़ के शेयर्स बाय कर लिए, कंपनी ने बायबैक कर लिया सारे शेयर्स को 11 करोड़ में। तो भैया मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? सर 1 करोड़ का ही तो प्रॉफिट हुआ। सर कंपनी बोलती, गवर्नमेंट बोलती है भैया 11 करोड़ तुम्हारे लिए डीम्ड डिविडेंड है। 11 करोड़ तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल करवाएँगे। मैंने कहा ये क्या बात होती है? मैंने कहा व्हाट व्हाट इज़ दिस? व्हाट द डैश 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 इट इज़? मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा बोला। गवर्नमेंट बोलती है बस महा लाइफ महा रूल्स। गवर्नमेंट बोलती है महा लाइफ महा रूल्स। तो इस 11 करोड़ का आपको डीम्ड डिविडेंड मानना पड़ेगा। तो सर लेकिन मैंने तो कुछ जेब से भरा, मेरे को कुछ तो फायदा दो। कुछ तो फायदा दो मेरे को, मैंने अपने जेब से भरा है, कुछ तो फायदा दो। सरकार बोलती है 100 10 करोड़ पे किया ना, इसको एक काम करो, इसको एक काम करो, इसको एक काम करो, इसको एक काम करो, इसको एक काम करो। सर इसको आप एक कैपिटल लॉस मान लो। कहाँ गया वो? जो 10 करोड़ आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे किया ना, उसको कैपिटल लॉस मान लो। कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मान लो। अगर सर आपने कम टाइम के लिए होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मान लो, अगर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मान लो और आगे चल के कभी शेयर्स बेचोगे ना तो फिर इस लॉस को एडजस्ट कर लेना।
मैं कहा यार ये क्या ट्रीटमेंट किया सरकार ने बोला यही ट्रीटमेंट है, आपके पेपर में भी आता है तो आपको यही करना है। इधर देखो, any consideration received by the shareholders on account of buyback shall be only taxable under section 222F with effect from 1st 2024. No portion of distributed income shall be taxable for the company or capital gain will arise in the hands of the shareholders. सर शेयरहोल्डर के हाथ में कैपिटल गेन भी नहीं आएगा, कंपनी के हाथ में कोई टैक्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लॉसेज आएगा शेयरहोल्डर के हाथ में, एंड सर शेयरहोल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड बनेगा। सर कैसे कैलकुलेट करते देखना। सर बायबैक कंपनी के लिए सर एग्जाम्प्ट हो गया, अब शेयर होल्डर के लिए टैक्सेशन आ गया। कैसे आया? सर फॉर एग्जांपल राहुल के पास 100 शेयर थे रिलायंस के, 2000 ईच में खरीदे थे 1/4/2024 को। कंपनी ने सर 1 नवंबर को बायबैक कर दिया 2500 रुपए में। तो कहते हैं जितना पैसा राहुल को मिला उसको डीम्ड डिविडेंड मानो। कितना पैसा मिला सर? 2500 शेयर्स पे सर 100 शेयर्स पे 2500 रुपए मिला, यानी 2.5 लाख रुपीस सीधे सीधे IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा राहुल के हाथ में। लेकिन भैया 2 लाख रुपए राहुल ने तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में बियर की हुई है। सरकार कहती है रुको ना, व्हाई टू वरी, वी आर हियर। निर्मला ताई बोलती है मैं देख लेगी सब कुछ। वो उन्होंने क्या देखा, कहा कि आप कैपिटल गेन निकालो राहुल के हाथ में। सर फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितनी लोगे? सर 0 लोगे। ऐसा मान लो कि आपने 0 में बेचा हुआ है, तो जितनी भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप कैपिटल लॉस मान लोगे। उस लॉस को आपको सेट ऑफ करने दिया जाएगा किसी भी फ्यूचर के कैपिटल गेन के प्रॉफिट के साथ। दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ बायबैक दैट यू मस्ट डू। अब तक ना, कल से लेके आज तक में मैंने 2 टॉपिक पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया है जो एग्जाम में टेस्टेबल है। एक तो वो इंडेक्सेशन वाला पॉइंट जो मैंने बोला, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन में मिल सकता है। दूसरा ये वाला पॉइंट कौन सा? बायबैक वाला। आई रियली थिंक दिस इज द टॉपिक दैट मे कम इन एग्जाम। आरटीपी में दोनों ही टॉपिक्स को उसने टेस्ट किया हुआ है। इट इज पॉसिबल कि एग्जाम में भी सिमिलर चीज आ जाए। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बट अगर कुछ नया आता है, आपको परेशान कर सकता है, तो आपके पास ये है, उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर पाओगे, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं। समझो इस बात को, ठीक है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलो। सर एग्जाम के एक दिन पहले आप हमसे टनिस पढ़ने को बोल रहे हो। मैं कहा हाँ टनिस पढ़ने को बोल रहा हूँ, ये ऐसा टॉपिक है जो ऐसे आपसे पूछता ही नहीं है, तो इस बार पूछ लिया तो क्या करोगे? इस बार पूछ लिया तो क्या करोगे? सर इसलिए टनेस भी पढ़ना जरूरी है। सर कहते हैं अगर कोई भी एलिजिबल एसएससी है वो टनेस टैक्सेशन ऑप्ट कर सकता है। सर एलिजिबल एसएससी क्या होता है? कहते हैं ऐसी कोई इंडियन कंपनी जो शिप्स में ऑपरेट करती है और कम से कम एक क्वालिफाइंग शिप है उसके पास। क्वालिफाइंग शिप यानी मिनिमम 15 टन वाला क्वालिफाइंग शिप होता है। ठीक है, सर समझ में आ गया। सर टनेज, अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जिसके पास एक क्वालिफाइंग शिप है वो टनेज ऑप्ट कर सकती है। सर उसको क्या करना पड़ेगा? सर डेली जितना वजन उठाती है, डेली जितना टन वजन उठाती है, मल्टीप्लाई करेंगे सर जो टनेज इनकम का स्लैब है वो। सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज से। सर इससे मेरे पास ईयर एंड पे पीजीबीपी आ जाएगा, ईयर एंड पे पीजीबीपी आ जाएगा। जितना वजन उठाती है वो पकड़ना है, उसको टनेज स्लैब से मल्टीप्लाई करना है, उससे आपको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करना है, कुल मिला के आपके पास ईयर एंड का पीजीबीपी इससे आ जाएगा। अब सर टनेज स्लैब निकालते कैसे? सर कोई शिप अगर 35,000 केजी उठाती है तो क्या टनेज स्लैब लगने वाला है उसके ऊपर, ये समझो। सर कहता है अगर पहले 1000 टन के लिए ना 70 रुपीज पर 100 टन आपके लिए वो रहने वाला है प्राइस। 70 रुपीज पर 100 टन आपके लिए प्राइस रहने वाला है। सेकंड 1000 से लेके 10,000 तक जितना भी वजन उठा रहे हैं ना टन का, उसके ऊपर सर 53 रुपीज पर 100 टन लगता है, और पहले 1000 के लिए 700 फिक्स हो गया। फिर 10,000 से लेके 25,000 तक कितना लगता है? प्रोविजन कहता है सर 42 रुपीज पर 100 टन है, और उसके पहले वाले जो 10,000 तक है उनके लिए 470 फिक्स हो गया। फिर उसके अलावा कहता है 25,000 के ऊपर जितना है ना वेटेज, उसका कितना हो जाता है 29 रुपीज पर 100 टन फिक्स हो जाता है। सर अब याद कैसे करें? सर अब इसको याद कैसे करें? सर याद करने का कोई तरीका बताओ। तुम कहीं पे पढ़ के आए हो क्या? तुम कहीं पढ़ के आए हो क्या? कहीं सुना है तुमने 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? ये सुना सुना लग रहा है तुमको? 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? कहीं सुना सुना लग रहा है क्या तुमको? सर हमने तो सुना हुआ है, वो बुकी बाबा चल रहे हैं, इंटरनेट वाले बाबा, वो बताते थे ना, बिस्किट वो उसमें भर भर के विष है, विष की किट है वो, या विष कूट कूट के डाल रखा है, वो सुना तुमने? वैसे ही सिमिलर हमने पढ़ रखा है ना सर, क्या 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? सर कहता है 70 में -53 जोड़ोगे तो 17 हो जाता है, तो इसलिए सर सेकंड स्टेप 53 हो जाता है। सेकंड वाला स्लैब 53 बन जाता है, 70 के जस्ट नीचे 53 पर 100 टन। उसके नीचे क्या होता है सर? 11 हो जाता है, 11 माइनस करोगे तो 42 आ जाता है, और 11 के बाद तो सब 13, 13 तुझको अर्पण, सब कुछ 13 सा 13 माइनस कर दो इसमें तो 29 हो जाता है।
सर तो मैंने क्या बोला, 70 में 17 माइनस करोगे तो 53 आ जाएगा, उसमें 11 माइनस करोगे तो 42 आ जाएगा, उसमें सर 13 माइनस करोगे 29 हो जाएगा। ऐसे आपका टनेज का स्लैब निकल आएगा। ये पर 100 टन निकल के आता है, पर 100 टन का रेट है। बताओ बाबा, समझ में आया क्या? बताओ बताओ बताओ, क्या तुमको समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया। सर कहता है टनेज कभी भी आप निकालोगे ना तो नियरेस्ट 100 पे निकालने वाले हो। सर मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला उसने कि हमारी शिप ना डेली 36,520 kg वजन उठाती है, तो भैया आप इसको 36,500 मानो। आपको बोलता है सर 36,580 टन उठाती है, तो भैया आप इसको 36,600 मानो। सर ऐसा आपको नियरेस्ट 100 में लेके जाना है टनेज की वजह, टनेज को, उसके बाद स्लैब लगाना है, उसके बाद नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करना है। सर कोई खर्चा अलाउ नहीं होने वाला है इस टनेज के खिलाफ। सर क्या खर्चे अलाउ करोगे, वैसे इतना कम टैक्स ले रहे हैं। सर मैट भी नहीं अप्लाई होने वाला। सर कहता है एक बार आप 10 साल के लिए, आप एक बार आपने टनेज ऑप्ट किया, 10 साल के लिए आपको टनेज ऑप्ट करना पड़ेगा। एक साल भी ऑप्ट आउट कर दो तो अगले 10 साल के लिए टनेज नहीं मिलने वाला आपको। सर कहता है कभी भी अगर आपकी शिप है जिसमें सर मान लो 1 लाख टन लोड हो सकता है, तो आप मैक्सिमम सर 49 टन ही 49 लीटर 49 लाख टन ही करने वाले, 49,000 टन ही डालने वाले हो। यानी जो आपकी शिपिंग की ऑपरेटिंग कैपेसिटी है ना, 49% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा एंड ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। सर इसमें एक पॉइंट आता था, मेरी बुक में कवर्ड नहीं है, ना ही सर आपको बहुत जल्दी कहीं मिलेगा। सर अगर कोई ऐसी कंपनी है टनेज की जो आईएफएससी में लोकेटेड है, तो उसके ऊपर ये टनेज के प्रोविजन कब लगेंगे? सर आईएफएससी में लोकेटेड है तो 80 एलए भी ऑप्ट करती होगी। आईएफएससी में लोकेटेड है तो 80 एलए ऑप्ट करती होगी। तो प्रोविजन कहता है 80 एलए जब खत्म हो जाएगा ना, उसके 3 महीने के अंदर नोटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपके ऊपर टनेज के प्रोविजन लगेंगे। इतना सा पॉइंट है सर, ये हमारी बुक में नहीं है लेकिन काम का भी नहीं बहुत ज्यादा। तो कहता है क्वालिफाइंग शिप्स मतलब, सर अगर क्वालिफाइंग शिप मतलब सर ऐसी शिप जो सामान उठाती है, लेकिन कुछ शिप्स ऐसी होती है ना जो क्वालिफाइंग नहीं बनती। कौन कौन सी शिप? सर कहता है कोई भी सी गोइंग वेसल है। सी गोइंग वेसल मतलब सर ऐसी शिप जो सिर्फ सी में जा रही वापस आ रही, ठीक है, जिसका मेन पर्पस लैंड वालों के लिए है। सर यहाँ से लेके अगर मान लो अंडमान तक जा रही है वापस आ जा रही है, ऐसा करके वेसल है तो उसको नहीं मानेंगे। सर फिशिंग के लिए कोई वेसल लेके जा रहा है, सर फैक्ट्री के लिए कोई वेसल है, फर्क होगा, वहां पे कोई ऑयल फैक्ट्री है तो ऑयल फैक्ट्री के लिए अगर कोई वेसल जा रही है वो तो। सर हार्बर एंड रिवर फेरीज सर बंदरगाह से या फिर जो नदी के आसपास घुमाने वाली शिप्स है उसको नहीं लेते। प्लेजर क्राफ्ट सर मुंबई से लेके अलीबाग जो प्लेजर क्राफ्ट जाता है सर उसको भी हम नहीं लेते टर्निस के लिए। ऑफशोर इंस्टॉलेशन सर अगर यहाँ से लेके अगर अंडमान के लिए अगर कोई मशीन लेके जा रहा है शिप्स में, तो इसमें भी टर्नेज का स्कीम नहीं लगती है। सर अगर आपको टर्नेज ऑप्ट करना है तो क्या कहता है? सर जितना भी आपका सर साल भर का बुक प्रॉफिट होता है, उस बुक प्रॉफिट का सर 20% आपको एक टर्नेज रिजर्व अकाउंट में डालना पड़ता है। सर पैसा डाल के करेंगे क्या? कहता है 8 साल के अंदर आपको सर एक नया शिप खरीदना पड़ जाएगा। सर कहता है अगर आपने कभी भी कम पैसा डाला, फॉर एग्जाम्पल 20% डालना चाहिए था, आपने सर 15% डाला, तो जितनी भी उस साल की रेलेवेंट शिपिंग इनकम होती है सर, उतनी रेलेवेंट शिपिंग इनकम में जितना शॉर्टफॉल कर रहे हो ना, उस शॉर्टफॉल के अमाउंट को टैक्सेबल करवा देंगे। 20% डालना चाहिए था, 15 डाला, तो जितना शॉर्टफॉल है ना 5 लाख का, 5% का, उतना आपको टैक्सेबल करवाया जाएगा रिलेवेंट शिपिंग इनकम को। सर आपने टनेज रिजर्व अकाउंट में पैसे डाले और आपने पैसे यूज ही नहीं किए या मिस यूटिलाइज किए, तो प्रोविजन कहता है जितना भी अमाउंट आपने मिस यूटिलाइज किया वर्ष जितना भी सर टोटल रिजर्व था, उसको रेलेवेंट शिपिंग इनकम से मल्टीप्लाई करके सर हम क्या करने वाले हैं, टैक्सेबल आपके हाथ में करवा देंगे। सर इसके अलावा इस पॉइंट को आप काट सकते हो। सर कहते हैं अगर आपने 2 साल तक अगर टनेज में रिजर्व क्रिएट नहीं किया तो आपके लिए टनेज स्कीम इनवैलिड हो जाएगी, आपको मिलेगी ही नहीं। और सर कहता है कि जिस साल में आपने अक्वायर किया हुआ था ना शिप, उसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से सर 3 इयर्स के अंदर अगर आपने उसको सेल कर दिया, तो प्रोविजन कहता है आपको उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। सर अगर 3 साल के अंदर आप शिप ट्रांसफर कर देते हो तो टैक्सेबल करवा दिया जाता है। बहुत बेसिक सा प्रोविजन है, बट यस इट इज इम्पोर्टेंट। उफ, टनेज भी हो गया। टेनिस हो गया? अरे पापा बताओ ना, टेनिस हो गया क्या? आ रहा है क्या कॉन्फिडेंस? मैं जो इतना चीख चीख के आपसे बोल रहा हूँ, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को? अगर आ रहा है ना कमेंट में जरूर लिख के बताओ, बिकॉज योर कमेंट इज माई मोटिवेशन नाउ। आपका लाइक कमेंट सब्सक्रिप्शन ये सब मेरा मोटिवेशन ही है। आप जितना कमेंट करके मुझे बताओगे ना कि सर बिल्कुल मजा आ रहा है, हम तो एनर्जेटिक है, तो उतना मुझे और मोटिवेशन आएगा कि और मजा कर रहा हूँ आप लोगों को। आए नेक्स्ट टॉपिक पे। सर बिजनेस सर टॉप में सुपर इंपॉर्टेंट तो क्या, मैं सारे पूरे पूरे टॉपिक उठा रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। जिसका छोटा हुआ ना तो इस बार कंप्लीट हो सकता है पूरा। सर बिजनेस जस्ट क्या कहता है, टैक्सेशन ऑफ बिजनेस जस्ट।
सर बिजनेस ट्रस्ट में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? एक होता है बिजनेस ट्रस्ट, इसमें पैसे लगाने वाला कौन होता है? यूनिट होल्डर। और बिजनेस ट्रस्ट किसमें पैसे लगाती है? एसपीवी में। बिजनेस ट्रस्ट होता क्या है? सर इट कैन बी इधर रीट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इट कैन बी इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है या नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सर कहता है कि बिजनेस ट्रस्ट को ना सर बहुत सारी इनकम्स पॉसिबल है। सर एक एक इनकम को आराम से पढ़ेंगे। सर कभी भी अगर बिजनेस ट्रस्ट को एसपीवी से इंटरेस्ट इनकम मिलती है। जी जी कहते हैं सर। जी जी कहते हैं इफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हुई है देन आपका सुपर 100 मैराथन देख सकते हैं। यस बिल्कुल कॉन्फिडेंटली देख सकते हो, बहुत अच्छी कवरेज हो जाएगी उससे। सृष्टि सर इन वेरियस एंटिटीज रिवीजन लाइक आपने जितना करवाया है उतना ही करें। लाइक एओपी बीआई कैन बी लीव, आप एक बार रिव्यू कर लोगे ना, उसमें कुछ है नहीं ऐसा। एओपी बीआई में आप देख भी लोगे, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। मतलब मेजर मैं करवा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप अगर पन्ने पलटा लोगे ना आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस पन्ने पलटा लेना। ओके सर वापस आते हैं इस पे। सर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबिलिटी देख रहे हैं। बिजनेस ट्रस्ट को कभी भी अगर इंटरेस्ट इनकम मिलती है, किससे? एसपीवी से मिलती है। सर इट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इधर देखो डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये बीटी है, ये यूनिट होल्डर है, सर ये एसपीवी है। एसपीवी से अगर कभी भी अगर इंटरेस्ट इनकम मिल रही है ना, इट इज एग्जेम्प्ट। और नॉन रेसिडेंट के हाथ में, सर यहाँ यूनिट होल्डर अगर रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है, देखना नॉन रेसिडेंट है तो 5% टैक्स रेट होता है, 5% टीडीएस रेट होता है। रेसिडेंट है तो सर स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा और सर 10% टीडीएस रेट होगा। सर इंटरेस्ट में बड़ा ही सिंपल सा हिसाब है, बड़ा ही सिंपल सा हिसाब है कि सर इंटरेस्ट टैक्सेबिलिटी सर वैसे तो बिजनेस के हाथ में सर एग्जेम्प्ट हो जाती है, और सर यूनिट होल्डर के हाथ में अगर रेसिडेंट है तो सर स्लैब रेट से, नॉन रेसिडेंट है तो 5% से। सिंपल सा पॉइंट है। सर ऐसे ही डिविडेंड के लिए आते हैं। डिविडेंड के लिए आते हैं, फिर से अपना ये एसपी भी आ गई, फिर से अपना बिजनेस ट्रस्ट आ गया, फिर से अपना यूनिट होल्डर आ गए। इसमें रेसिडेंट भी हो गया और नॉन रेसिडेंट भी हो गया। अब सर डिविडेंड टैक्सेशन में ना दो एस्पेक्ट्स होते हैं। बोलता है सर देखो क्या एसपी भी 115 में टैक्स भर रही है या रेगुलर रिजीम भर रही है। अगर सर रेगुलर रिजीम में भर रही है ना तो बिजनेस के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, रेगुलर के केस में बिजनेस के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, यूनिट होल्डर के हाथ में भी सर एग्जेम्प्ट होगा। ओ सर ऐसा क्या? हाँ सर ऐसा होता है। लेकिन अगर 115 में भर रही है ना तो बिजनेस के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, यूनिट होल्डर के हाथ में सर क्या होगा? सर देखना पड़ेगा क्या रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। सर अगर रेसिडेंट हो तो स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, नॉन रेसिडेंट हो तो 10% टैक्सेबल होगा। बस बस इतना सा पॉइंट है, बस इतना सही तो पॉइंट है। कोई परेशान कर दिया क्या इसने? सर कुछ परेशानी वाली बात नहीं, आप तो आगे बढ़ो। फिर से हमारी एसपीवी, फिर से हमारे बिजनेस ट्रस्ट, फिर से हमारा यूनिट होल्डर। सर अब क्या है ना, बिजनेस इनकम हमारी कहां से? सर इसके पास सेल्फ ओन्ड प्रेमिसेस है, सेल्फ ओन्ड प्रेमिसेस है, सेल्फ ओन्ड प्रेमिसेस। सर कुछ कमा रही, कुछ तो कमा रही। सर ये सेल्फ ओन्ड प्रेमिसेस पे रेंट कमा रही है। सर कहता है ये भी बिजनेस के हाथ में एग्जाम्प्ट होगा। और यूनिट होल्डर के हाथ में क्या बनेगा? सर यूनिट होल्डर के हाथ में सर ये स्लैब रेट फ्लेक्सिबल होगा। टीडीएस कैसे कटेगा? सर रेसिडेंट के केस में सर 10% हो जाता है, नॉन रेसिडेंट के केस में सर ये स्लैब रेट से टीडीएस कटता है इसमें। आप चेक कर लो, यही मिलेगा। नॉर्मल रेटिंग फॉर 10%। ओह वाह सर बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हो आप, तो बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहे हो। सर उसके अलावा सर अगर कोई भी अदर इनकम है, बिजनेस ट्रस्ट है यहाँ पे, ईएसपी भी है और ये यूनिट होल्डर है। सर बिजनेस ट्रस्ट को और कौन कौन सी इनकम होती है? एलटीसीजी 112 हो सकती है। सर ये किस रेट से टैक्सेबल होगी? सर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में सर ये टैक्सेबल होती है 20% से या 12.5% से, डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम हो, बजट से पहले कि बजट के बाद में। ये इनकम अगर यूनिट होल्डर के पास आती है तो इट इज एग्जेम्प्ट। सर कोई अगर एसटीसीजी की इनकम, एसटीसीजी 111A वाली, तो ये सर 15% और 20% टैक्सेबल होती है। सर यही अगर यूनिट होल्डर के पास आती है तो एग्जेम्प्ट हो जाती है।
कोई भी अदर इनकम होती है सर, अदर इनकम लाइक 112A, कोई भी अदर इनकम होती है ना, तो सर इसका क्या करते हैं सर, ये बन जाती है सर एमएमआर से टैक्सेबल होती है। अदर कोई भी अदर इनकम सर एमएमआर से टैक्सेबल होती है, और ये यूनिट होल्डर के हाथ पे एग्जेम्प्ट हो जाती है। इट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। ओह सर ये पॉइंट था, हाँ सर ये पॉइंट था। सर अब लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बिजनेस में परेशान करता है, कौन सा पॉइंट है सर? अगर कोई एसपीवी है, बिजनेस ट्रस्ट है, और यूनिट होल्डर। सर हमने इंटरेस्ट पढ़ लिया, हमने डिविडेंड पढ़ लिया, हमने रेंटल इनकम पढ़ लिया, हमने अदर इनकम पढ़ लिया सर, लेकिन अगर एसपीवी कोई अदर इनकम बांट रही है, ये यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट है, सॉरी बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है। एसपीवी से कोई मिली इनकम एग्जेम्प्ट होती है, यस सर एग्जेम्प्ट होती है। सर यही इनकम यूनिट होल्डर के पास जा रही है, यही इनकम यूनिट होल्डर के पास जा रही है, और यही इनकम सर अदर्स के फॉर्म में है। सर प्रोविजन क्या था, इसको टैक्स करने का कोई प्रावधान था ही नहीं, ये यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जा रही थी, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जा रही थी। तो सर इसके लिए क्या प्रोविजन आया, इसके लिए प्रोविजन आया कि इसके लिए 56 टू 12 करके एक सेक्शन आ गया। 56 टू 12 पता है क्या बोलता है? बोलता है सर ऐसी इनकम जो बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिसपे ना तो बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स भरा हुआ है, ना ही यूनिट होल्डर ने टैक्स भरा हुआ है, वो इस यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी। जिस इनकम पे ना बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स भरा, ना यूनिट यूनिट होल्डर ने टैक्स भरा, सर वो इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी। सर इसको निकालने का एक फॉर्मूला बताया, कैसा फॉर्मूला बताया समझना। स्पेसिफाइड सम रिसीव्ड बाय यूनिट होल्डर, कुछ ऐसा पैसा जो यूनिट होल्डर रिसीव कर रहे हैं बिजनेस से ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी टैक्सेबल एज ए माइनस बी माइनस सी। यूनिट होल्डर कुछ पैसा रिसीव कर रहे हैं बिजनेस से, वो स्पेसिफाइड सम क्या होता है, वो टैक्सेबल होगा। सर स्पेसिफाइड सम मतलब क्या सर, बिजनेस सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सर, जो कि सर या तो टैक्सेबल है, जो कि सर टैक्सेबल मतलब ऐसा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो टैक्सेबल नहीं है, इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, रेंटल के फॉर्म में, या फिर सर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है। यानी सर ऐसा पैसा जो ना यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स लग रहा है, ऐसा पैसा जो ना बिजनेस के हाथ में टैक्स लग रहा है, सर ऐसा पैसा अगर कोई बांट रही है ना बिजनेस ट्रस्ट, तो वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स लगेगा। फिर से सुनो, ऐसा पैसा जो ना बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स भरा, ना यूनिट होल्डर टैक्स भरा, जो सीधे सीधे एक्स्ट्रा पैसा बांट दिया, दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। सर जैसे ही मान लो ये पैसा रिसीव्ड होता है ना, ये यूनिट होल्डर के हाथ में प्रोपोर्शनेट किया जाएगा, और फिर उसके हाथ में टैक्सेबल करवाया जाएगा। अब हियर इज अ कैच सर, इसमें एक रिडक्शन करने को दिया जाता है विच इज कॉस्ट ऑफ एसेट। सर शेयर होल्डर ने जितना, यूनिट होल्डर ने जितना पैसा लगा रखा है ना, उस कॉस्ट ऑफ एसेट को माइनस करने दिया जाता है। उसको माइनस करने के बाद जो फिगर आता है ना, दैट इज टैक्सेबल अमाउंट। सर इसको भी बहुत डेप्थ में हमने पढ़ रखा है, आई होप आपको रिविजिट हो रहा होगा ये पॉइंट ढंग से कि एग्जैक्टली कह क्या रहा है, रिविजिट हो रहा होगा कि कह क्या रहा है। सर कभी भी अगर बिजनेस ट्रस्ट अपने यूनिट होल्डर को पैसा बांटती है ना, तो सेम नेचर होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस ट्रस्ट के लिए इंटरेस्ट है, तो यूनिट होल्डर के भी इंटरेस्ट होगा। बिजनेस ट्रस्ट के लिए पीजीपी इनकम है, तो यूनिट होल्डर के लिए पीजीपी इनकम होगी। सर ऐसा सेम नेचर चलता है इनकम का। सर उसके अलावा बिजनेस ट्रस्ट को अपना रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करना पड़ता है 134E में। सर अगर कभी भी बिजनेस की यूनिट्स आप बेचते हो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, अगर आप कभी एक इंसान हो कि अगर यूनिट्स बेच रहे हो बिजनेस की, तो पहली बात तो शर्म आनी चाहिए, दूसरी बात सर क्या उसका टैक्सेशन होता है। सर कहता है अगर 23 जुलाई 2024 से पहले बेच रहे हो, तो आपको ना सर पीरियड ऑफ होल्डिंग देखनी पड़ती है 36 मंथ्स की। अगर 36 मंथ्स अगर आप होल्ड कर लेते तो आप लॉन्ग टर्म कहलाते, और सर आपके ऊपर 1.25 लाख के ऊपर 10% का टैक्स लगता, 1.25 लाख के गेन के ऊपर 10% टैक्स लगता। लेकिन सर अगर यही आप अगर आप 36 मंथ से कम के लिए होल्ड कर रहे होते हो, तो आप एसटीसीजी कहलाते थे। सर उस केस में आपके ऊपर 15%, 111 में टैक्स लगता। लेकिन सर नहीं, आप तो बाद में बेचोगे, आप तो बड़े आदमी हो, बजट के बाद बेचोगे, तो प्रोविजन कहता है कि उसके टाइम पे ना आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने की चेक करनी है, और एक बार वो लॉन्ग टर्म बन गया तो 1.25 लाख के ऊपर सर 12.5% टैक्स लगेगा। अगर वो शॉर्ट टर्म बन गया तो सर 111A में 20% टैक्स लगेगा। ये तो तब जब लिस्टेड सिक्योरिटीज की बात कर रहे हो। सर अगर कभी लिस्टेड नहीं है तो क्या होगा सर, कहता है पहले 20% मिलता था, बाद में 12.5% हो गया। और सर अगर पहले था तो नॉर्मल टैक्स रेट पहले भी लगता था, अभी भी नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा ही लगेगा अगर शॉर्ट टर्म है तो। सिंपल सी बात थी, छोटा सा पॉइंट था। आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पे, आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट फंड का टैक्सेशन। इन्वेस्टमेंट फंड का टैक्सेशन समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट अपने को बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, कौन सा? पीआईटी, पीआईटी, पीआईटी। ऐसे मेरे साथ याद करो ना, थोड़ा सा याद करो ना, देयर इज रीजन बिहाइंड।
इट, PIT ऐसे याद करो, PIT, PIT, PIT ऐसे 2-3 बार रिपीट करो। सर PIT क्या होता है? वील अंडरस्टैंड इट। सर इन्वेस्टमेंट फंड 3 टाइप के होते हैं नॉर्मली। एक होता है सर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1। सर ये क्या करता है? सर ये लगाता है स्टार्टअप में पैसा, एसएमईज में पैसा, सोशली और वायबल प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा। जैसे सर वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, एसएमई फंड्स होते हैं, सोशल वेंचर फंड, इंफ्रा फंड, एंजल फंड्स, ये सब हमारे कैटेगरी 1 वाले होते हैं। कैटेगरी 2 कौन से होते हैं? सर कैटेगरी 2 वाले जो इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी वाले होते हैं, डेट मार्केट में लगाते हैं, यानी सर जो शेयर मार्केट में लगाते हैं। 1 वाले जो रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, 2 रिलेटिवली थोड़ा सिंपलर इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं। सर और 3 वाला क्या होता है? सर 3 वाले तो हेज फंड्स होते हैं। 3 वाले तो हेज फंड्स होते हैं। ये सर आईएफएससी में लोकेटेड कई बार होते हैं। सर फॉरेन फंड्स होते हैं, इंडिया में तो नॉर्मली कैटेगरी 3 होते भी नहीं है। आईएफएससी में लोकेटेड होते हैं, आईएफ 3 वाले होते भी है तो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, इनका टैक्सेशन अलग तरीके से कवर हो जाता है। याद है सर हमने इंटरनेशनल टैक्सेशन में सर पढ़ा हुआ एफआईआई का टैक्सेशन। एफआईआई के ब्रैकेट में लिखा रहता था सर स्पेसिफाइड फंड में भी सेम टैक्सेशन लगता है। तो जो स्पेसिफाइड फंड होते हैं ना वो एआईएफ 3 होते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर कैटेगरी 2 वाले का क्या होता है? कैटेगरी 1 और 2 का टैक्सेशन कैसे होता है? सर एक फंड के लिए सर कौन-कौन सी इनकम पॉसिबल है? फंड के लिए सर बिज़नेस इनकम पॉसिबल है, अदर सोर्सेज़ की इनकम पॉसिबल है, कैपिटल गेन पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है? सैलरी तो पॉसिबल है नहीं। हाउस प्रॉपर्टी कमाएँगे नहीं क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट फंड है, प्रॉपर्टी में थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे। यानी सर एक इन्वेस्टमेंट फंड के लिए सर 3 ही इनकम पॉसिबल है, या तो अदर सोर्सेज़ कमा ले, या तो कैपिटल गेन कमा ले, या तो सर बिज़नेस इनकम कमा ले। सर एक इन्वेस्टमेंट फंड के लिए पीजीबीपी इनकम इज़ टैक्सेबल। एक इन्वेस्टमेंट फंड के लिए पीजीबीपी इनकम ना टैक्सेबल होती है। किस रेट से टैक्सेबल होती है सर? प्रोविजन कहता है अगर एक इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है तो 25 और 30% डिपेंडिंग अपॉन सर टर्नओवर कितना। एक एलएलपी या फर्म के फॉर्म में ऐसा 30% या फिर कोई भी और एसएससी है तो उस केस में एमएमआर से टैक्सेबल हो जाता है इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। सर ये बात तो बड़ी सिंपल हो गई। सर लेकिन यही पीजीपी इनकम जो यूनिट होल्डर के हाथ में ना एग्जेम्प्ट हो जाती है। सर क्योंकि फंड ने टैक्स भर दिया तो जो पैसा आया यूनिट होल्डर के पास दैट इज एग्जेम्प्ट। बट सर अदर इनकम की अगर कोई बात करूं, अदर इनकम की बात करूं सर वो फंड के हाथ में सर एग्जेम्प्ट हो जाती है और यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। और किस रेट से टैक्सेबल होती है सर? रेट इन फोर्स से टैक्सेबल हो जाती है। यानी सर अगर आपको याद करना हो तो आप सिर्फ एक चीज याद करोगे, पीजीबीपी इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फर्म। यानी शॉर्ट पे पीजीबीपी यानी पी इनकम फॉर आई एंड टैक्सेबल फॉर टी, यानी पीआईटी इज टैक्सेबल फॉर फर्म। यदि पीजीबीपी इनकम इज टैक्सेबल फॉर इन्वेस्टमेंट फंड। इतना आपको याद रखना है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा पीजीबीपी फंड के लिए टैक्सेबल है तो पीजीबीपी यूनिट होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट होगी। पीजीबीपी फंड के लिए टैक्सेबल है तो अदर इनकम यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल होगी और अदर इनकम फंड के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एक बार आपको फिक्स हो गया ना कि पीजीबीपी इनकम इज टैक्सेबल फॉर फंड, इतना याद कर लोगे तो आपको बाकी इनकम्स एग्जेम्प्ट पता चल जाएंगी और यूनिट होल्डर के हाथ में क्या टैक्सेशन है वो भी समझ में आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा बात क्या कहना चाह रहा हूँ। सर फंड को भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 104F में। सर जो नेचर फंड के हाथ में होगा इनकम का, सेम वही नेचर यूनिट होल्डर के हाथ में होगा। सर उसके अलावा कहता है सर अगर कभी भी आपको पैसा नहीं दिया गया आखिरी आखिरी में तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपको पैसा रिसीव हो गया। सर फॉर एग्जांपल फंड को इनकम हुई डिविडेंड की, फंड के हाथ में टैक्सेबल आ जाए हो जाएगा। लेकिन फंड बांट ही नहीं रहा, फंड पैसा बांट ही नहीं रहा। सर इस केस में प्रोविजन कहता है कि ऐसा मान लिया जाएगा कि फंड ने 31 मार्च को आपको पैसा बांट दिया है, फंड ने आपको नहीं बांटा, इससे आपकी टैक्सेबिलिटी डिफर नहीं होने वाली। इसलिए सर प्रोविजन कहता कि अगर फंड के पास कोई पैसा रिसीव हो रहा है, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया हो या ना किया हो, ऐसा मान लिया जाएगा 31 मार्च को फंड ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपके हाथ में, सेम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। उसके अलावा सर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड कहता है इन्वेस्टमेंट फंड के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का तरीका। सर जो बिजनेस इनकम है ना, बिजनेस लॉस है सर, वो तो सिर्फ फंड लेके जा सकता है। इन्वेस्टमेंट फंड का जो पीजीबीपी लॉस है वो तो सिर्फ फंड लेके जाएगा ना। ऑब्वियस सी बात है जब फंड टैक्स भर रहा है, फर्म फंड के लिए पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल थी तो लॉस भी उसी को मिलेगा ना, मेरे को थोड़ी मिलेगा। मेरे लिए तो वैसे ही इनकम एग्जेम्प्ट है तो लॉस भी तो काम का नहीं है मेरे लिए, यूनिट होल्डर के लिए काम का तो नहीं पीजीबीपी लॉस, सिर्फ फंड को ही मिलेगा। अदर लॉसेस सर बाकी इनकम तो फंड के लिए एग्जेम्प्ट है तो सर बाकी इनकम का लॉसेस भी तो फंड करेगा क्या, मेरे को बांट देगा ना। सरकार कहती है बांट लो। कहता है लेकिन तभी बांटोगे आप सर जब वो लॉस 1/4/2019 के बाद का है। दूसरा सर अगर आपने कम से कम 12 मंथ्स के लिए वो यूनिट होल्ड कर रखी है, अगर 12 मंथ्स के लिए यूनिट होल्ड कर रखी है तो ही आपको फंड का लॉस मिलेगा। अदरवाइज अगर कम कर रखी है तो आपको लॉस उसका हिस्से का नहीं मिलने वाला। सिक्योरिटाइजेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज चैरिटेबल ट्रस्ट का टैक्सेशन। बताओ अरे बाबा, 1 घंटे में असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज के पूरे कॉन्सेप्ट रिविजिट कर लिए, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है?
मेन अभी मेहनत तो अपने को असेसमेंट में करनी है, असली मेहनत असेसमेंट में करनी है। बताइए, आगे बढ़े? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सर चैरिटेबल ट्रस्ट पे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? सर वैसे तो ये सब इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर में आप कुछ भी नहीं छोड़ना। बट मेरे लिए आपको बताने की वाली क्या बात है, सर चैरिटेबल की मीनिंग आप एक बार खुद से देख लेंगे, इसमें कुछ इतना है नहीं। एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में कुछ भी ऐसा नहीं है। आप इसको एक बार खुद से देखिए, समझ में आ जाएगा। मेरे लिए आपको क्या बताना है सर, सेक्शन 11(1) के एक्सप्लेनेशन, दीज आर इंपॉर्टेंट। सर कहता है कभी भी अगर आपके पास एक ट्रस्ट चला रहे हो और ट्रस्ट चलाते हैं बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया, आप अप्लाई ही नहीं कर पा रहे। सर अप्लाई किन कारण से नहीं कर पा रहे? सर देयर आर टू मेजर रीजन जिस कारण से आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। पहला, सर बहुत पैसा आखिरी आखिरी मिल गया, मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, मार्च मंथ में लोग फीस देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे, इतनी फीस दे रहे हैं मार्च में कि भैया मैं सेम ईयर में यूज ही नहीं कर पा रहा, बहुत आखिरी आखिरी में मिला है पैसा, यूज नहीं कर पा रहा। तो प्रोविजन कहता है भैया आप फॉर्म 9A में एओ को एक डिक्लेरेशन दे दो कि जिस नेक्स्ट ईयर में यूज कर लूंगा। आखिरी आखिरी में इस साल में बहुत पैसा आ गया है, मैं नेक्स्ट ईयर में यूज कर लूंगा ये पैसा, ऐसा एओ को डिक्लेरेशन दे दो फॉर्म 9A में। आपका एओ आपको एक मोहलत दे देगा। एओ बोलेगा चलो ठीक है अगले साल यूज कर लो, एओ एक मोहलत दे देगा आपको। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा, सर अगर मेरे को ना, मैं एक ट्रस्ट और एक अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा होता हूँ, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा होता हूँ, तो प्रोविजन कहता है सर हो सकता है ना कई बार कि आपने इनकम ऑफर कर रखी हो लेकिन इनकम रिसीव नहीं हुई हो, और अगर ऑफर कर दिया आपने इनकम ऑफ तो आपको यूज भी करना पड़ जाएगा 85% कम से कम। तो कहता है कहां से यूज करोगे? इसके लिए प्रोविजन कहता है कि कोई बात नहीं बच्चा, अगर कोई ऐसी इनकम है कि आपको मिली ही नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, तो आप क्या करोगे? फिर से असेसिंग ऑफिसर को आरओआई से 2 मंथ प्रायर सर एक फॉर्म 9A दे दोगे, ऐसा बोलते हुए कि जिस साल में मिलेगा उस साल में यूज कर लूंगा, ऐसा एक डिक्लेरेशन दे दो। सर एओ आपको डीम्ड अप्लाई का एक वो दे देगा, स्टैम्प वो दे देगा पेपर, और आपको अगले साल में यूज करने की परमिशन दे देगा। तो अगर आप ये नहीं करते तो आपके हाथ में सर जिस साल में आपने रिसीव करोगे उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा, जिस साल में आप मतलब आप अगर अगले साल में यूज नहीं करते तो आपके हाथ में टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है सर? एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है अगर आपके पास कुछ पैसा है, आप दूसरे लोगों को डोनेट करना चाहते हो, तो डोनेशन इज अलाउड, डोनेशन इज अलाउड। बस 2 बातों का ध्यान देना। पहली बात तो किसी भी सर कॉर्पस में डोनेशन मत करना किसी को भी, आप रेगुलर डोनेशन कर दो। दूसरा सर जितना डोनेशन कर रहे हो ना, उसका 85% रिडक्शन मिलेगा। और एक और छोटी सी बात ध्यान दे देना, जितना डोनेशन कर रहे हो ना सर, वो सिर्फ और सिर्फ 12AB रजिस्टर्ड ट्रस्ट को करना या 1023C रजिस्टर्ड ट्रस्ट को करना। दिस इज व्हाट दिस पॉइंट सेज। एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 3 क्या बोलता है? सर कभी भी कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हो आप, तो एप्लीकेशन करते टाइम 3 कंडीशंस का ध्यान दे देना। कौन सी 3 कंडीशन? सबसे पहला सर कोई भी एप्लीकेशन करोगे तो सर कैश पेमेंट मत कर देना बहुत ज्यादा। अगर कभी पेमेंट 10,000 के ऊपर कर रहे हो ना कैश में, तो दैट विल नॉट बी अलाउड एज एप्लीकेशन। यहाँ पे 40A3 आ जाएगा रोल प्ले में। दूसरा 40A3A क्या बोलता है सर? अगर पिछले किसी साल में आपने अक्रूवल बेसिस पे खर्चा बुक कर रखा है और सर इस साल में आप उसका पेमेंट कर रहे हो, पिछले किसी साल में आपने अक्रूवल बेसिस पे खर्चा बुक कर रखा है, इस साल में आप पेमेंट कर रहे हो ना, तो प्रोविजन कहता है सर इस साल में अगर आप कैश पेमेंट कर दोगे ना, तो आपके लिए वो इनकम बना दिया जाएगा। दैट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, आपके लिए उसको इनकम बना दिया जाएगा। ठीक है सर। तीसरा सेक्शन आपको जो ध्यान देना है, सर कहता है 40AI और 40AI सर क्या बोलता है? ये बोलता है अगर कभी भी आपने कोई खर्चा किया जिसपे टीडीएस काटना चाहिए था, और टीडीएस काट के आपने पेमेंट नहीं किया, टीडीएस नहीं काटा या काट के पेमेंट नहीं किया, तो कहता है 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाता है, 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। समझ में आया? ऐसा समझ में आ गया। एक्सप्लेनेशन 3 है सर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट नो व्हाई बट आई थिंक इट इज रेलेवेंट। आई डोंट नो व्हाई इट इज रेलेवेंट। सर क्या बोलता है ये? सर कहता है अगर अगर आप कोई ऐसे ट्रस्ट हो जो कि 80G में रजिस्टर्ड है, 80G में रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, ठीक है। कहते हैं सर आपको कोई डोनेशन मिल रहा है जो कि रिपेयर्स और रेनोवेशन के लिए है, कोई वैसा डोनेशन मिल रहा है जो कि रिपेयर्स और रेनोवेशन के लिए है। प्रोविजन क्या कहता है सर? अगर आप चाहो ना तो उस रिपेयर्स के लिए मिले हुए डोनेशन को, उस रेनोवेशन से मिले हुए डोनेशन को सर आप ना कॉर्पस मान सकते हो, कॉर्पस डोनेशन मान सकते हो। जो बेनिफिट आपको कॉर्पस डोनेशन को मिलता है ना, वो सारा का सारा बेनिफिट आपको मिल सकता है। बस ध्यान देना सर, वो जो रिपेयर्स का लिए पैसा है ना, वो आप यूज भी रिपेयर्स के लिए करना, उसको सर किसी को डोनेट मत करना, सर उसको सेपरेटली आइडेंटिफाइबल रखना,
उसके अलावा सर उसको 11/5 की सेफ इन्वेस्टमेंट में जमा करवा देना, जहाँ आपने चारों कंडीशन को फुलफिल करा ना, रिपेयर्स के डोनेशन को हम कॉर्पस डोनेशन मान लेंगे। सर कॉर्पस होने कितने सारे फायदे हैं यार, पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है। सर कोई वायलेशन करवाते हो, जिस साल वायलेशन करवाओगे उस साल में टैक्सेबल करवा देंगे। एक्सप्लेनेशन 4 क्या बोलता है सर? एक्सप्लेनेशन 4 बोलता है अगर आपने कभी भी सर कॉर्पस से पैसा निकाल के खर्चा किया, पैसा का खर्च करने के लिए पैसा है ही नहीं, आपने क्या किया? कॉर्पस से पैसा निकाला। या फिर सर आपने सर लोन लेके खर्चा किया, तो प्रोविजन क्या था? जिस साल में आप खर्चा कर रहे हो ना, उस साल में आपको एप्लीकेशन नहीं देंगे उस खर्चे का। जिस साल में या तो आप कॉर्पस का रीपेमेंट कर रहे हो या फिर लोन का रीपेमेंट कर रहे हो ना सर, उस साल में आपको एप्लीकेशन देंगे। दैट विल इन दैट ईयर ओनली इट विल बी अलाउड। कॉर्पस का रीपेमेंट करो, कॉर्पस को डिपॉजिट बैक कर दोगे और लोन को रीपे कर दोगे, उस साल में हम आपको एप्लीकेशन दे देंगे। सर जिस साल में खर्चा करे उस साल में एप्लीकेशन नहीं देंगे। दिस इज अ बेनिफिशियल क्लॉज। सर इसमें ध्यान क्या देने वाली बात है? सर 5-6 कंडीशंस आपको ध्यान देनी पड़ेगी। कौन-कौन सी? सर कहता है कभी भी ना आप एप्लीकेशन इंडिया के बाहर नहीं करने वाले इस केस में। इंडिया के बाहर किसी में एप्लीकेशन नहीं करने वाले। सर डोनेट नहीं करने वाले किसी को कॉर्पस के फॉर्म में। सर डोनेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन डोनेट किसी कॉर्पस फॉर्म में नहीं करने वाले आप। उसके अलावा से जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जो भी खर्चा कर रहे हो सर 40A3 यानी कैश पेमेंट वाला कंप्लायंस कर लेना, ईडीएस डिडक्शन वाला कंप्लायंस कर लेना। लास्ट ईयर कैश में कर, लास्ट ईयर अक्रूवल बेसिस पे ले लिया, इस साल कैश में मत करना, ऐसा भी ध्यान दे देना। फिर कहता है सर कोई भी रिलेटेड पार्टी के लिए खर्चा मत करना। और चौथा कहता है सर कॉर्पस में 5 साल के अंदर डिपॉजिट बैक करवा देना या लोन में 5 साल के अंदर रीपेमेंट करवा देना। जिस साल में अप्लाई कर रहे हो ना उसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 5 साल के अंदर आपको सर या तो डिपॉजिट बैक करवा देना चाहिए या तो रीपेमेंट कर देना चाहिए लोन का। इतना बस छोटा-सा ध्यान दे देना। बताओ समझ में आ रहा है क्या? सर यस सर समझ में बढ़िया से आ रहा है। सर एक्सप्लेनेशन 5 क्या कहता है? सर आप कभी भी ना एक्सेस एप्लीकेशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन है ना सर, वो आपको इस साल में यूज़ करना पड़ेगा। यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड दैट एप्लीकेशन। आपको उसको लैप्स करवाना पड़ेगा। लास्ट में एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन है विद इफेक्ट फ्रॉम 21/22 आया है। सर ये क्या बोलता है? बड़ी अच्छी बात बोलता है। बोलता है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन है ना, वो सिर्फ पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा सर, अक्रूवल बेसिस पे नहीं होने वाला। जब कभी भी पेमेंट करोगे ना खर्चे का तब अलाउ होगा। आप सोचो कि पीएनएल में खर्चा डेबिट कर दो आपको अलाउ हो जाएगा। ना बाबा ना, इट विल नॉट बी अलाउड। वो सिर्फ पेमेंट बेसिस पे आपको अलाउ होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेक्शन 11(2). 11(2) क्या बोलता है सर? 11(2) बोलता है अगर मेरे को खर्चा करना ही नहीं तो, अगर मैं किसी फ्यूचर पर्पस के लिए पैसा सेट अपार्ट करना चाहता हूँ, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ पैसा, तो क्या कर नहीं सकता? प्रोविजन कहता है कर सकते हो। सर 4 चीजों को बस कंप्लाई कर लेना, आपको सेट अपार्ट करने दे देंगे पैसा। सर कौन सी 4 चीजों को कंप्लाई करना पड़ेगा? सर कहता है अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो ना, तो पहली बात तो आरओआई से 2 महीना पहले, आरओआई से 2 मंथ प्रायर एक फॉर्म 10 जमा करवा देना। ठीक है सर? प्लस मैक्सिमम सर 5 साल के लिए आपको एक्यूमुलेट करने दिया जाएगा। मैक्सिमम 5 साल के लिए एक्यूमुलेट करने दिया जाएगा। प्लस 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 उसके अलावा आपको उसको 11/5 की सेफ इन्वेस्टमेंट जमा करवाना है और उसके अलावा किसी ट्रस्ट को डोनेट नहीं करने वाले। 4 बातें ध्यान देनी पड़ेंगी आपको। कौन-सी? सर पहली बात तो आपको 5 साल के लिए करने एक्यूमुलेट दिया जाएगा। 11/5 की सेफ इन्वेस्टमेंट जमा करवाना है। डोनेट नहीं करना अपने को। और सर उसके अलावा कहता है कि जिस पर्पस के लिए ना उसी पर्पस के लिए एक्यूमुलेट करना है। सॉरी पर आप फॉर्म आप ये को डिक्लेरेशन दोगे कि आपने जिस पर्पस के लिए करना है उस डिक्लेरेशन में पर्पस मेंशन कर दोगे। सर एग्जामिनर इसमें फिर की लेता है, सवाल पूछता है कि मैंने डिक्लेरेशन दिया है कि मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन दिया है कि मैं पैसे किनारे कर रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन और मैंने सर रेनोवेशन करवाया। तो सर क्या एओ मना कर सकता है मेरे को? राइट आंसर इज मना नहीं कर सकता। तोड़-फोड़ करके करवाना इन इटसेल्फ इज अ वर्क। तोड़-फोड़ के करवाना इन इटसेल्फ हाँ, तोड़-फोड़ के करवाना इन इटसेल्फ इज अ वर्क। तो अगर कंस्ट्रक्शन बोल के रेनोवेशन करवा रहे हो, रेनोवेशन बोल के कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, इट इज अलाउड। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आती है सर? अगर आप जनरल पर्पस में स्पेसिफाई करते हो ना कि मैं गरीब भला के लिए करना है, दान करने के लिए करना है, तो आगे चल के जो कर रहे हो ना इट इज अलाउड। अगर आप स्पेसिफिकली नहीं बता रहे कि क्या करना है, जनरल फॉर्म में कुछ बता रहे हो ना, इट विल स्टिल बी अलाउड एज़ डिडक्शन। आपको फिर भी उसका एक्यूमुलेशन अलाउ किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो व्हाट आई वाज़ सेइंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आवाज़ आ रही है क्या? हेलो, हेलो, हेलो। मैं क्या बोल रहा था कि अगर कभी भी आपको एक्यूमुलेट करना है पैसा, तो आपको ना फॉर्म 10 जमा करवाना पड़ेगा 2 मंथ्स प्रायर। उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा प्लस 5 साल के लिए आपको एक्यूमुलेशन मिलेगा।
प्लस आपको 11.5 की सेफ इन्वेस्टमेंट रखना है, प्लस आपको ना उसको डोनेट नहीं करना। ये कुछ कंडीशन को जैसे ही आप अप्लाई कर लोगे ना, आप बढ़िया मुफ्त तो आपको पैसा एक्यूमुलेट करने दे दिया जाएगा। सर ध्यान देना, इसमें एक छोटा सा रिलीफ मिलता है अगर आप 2 मंथ्स प्रायर टू आरओआई नहीं करवा पाते, लेकिन प्रायर टू आरओआई कभी भी अगर आप फॉर्म जमा करवा देते हो ना, उस केस में आपको फिर भी एक्यूमुलेशन करने दे दिया जाएगा। सर बस ध्यान क्या देना कि आरओआई आपको टाइम पे फाइल कर ही देना है। आपको आरओआई टाइम पे फाइल कर ही देना है। अगर आरओआई आपने लेट फाइल किया तो उस केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला आपको। फिर नेक्स्ट कहता है विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन इन सर्टेन केसेस। सर कहते हैं अगर आपने 11(2) की कुछ कंडीशंस थी, कहता है जो आपने पर्पस स्पेसिफाई किया था, आपने पर्पस स्पेसिफाई किया था सर, उस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भैया मैं दान करवाऊंगा, मैंने क्या किया, मैंने उसका कोई स्टेट मैच खेल लिया, मैच खिला लिया, मैंने सट्टा लगा दिया, मैंने सर उसका कोई कंस्ट्रक्शन करवा लिया। प्रोविजन कहता है मिस यूटिलाइज कर रहे हो ना, तो जिस साल में मिस यूटिलाइज करोगे उस साल में टैक्सेबल करेंगे। दूसरा, सर अगर मैंने 11.5 की सेफ इन्वेस्टमेंट से निकाल दिया तो जब निकाला उस साल में टैक्सेबल करवा देंगे। मेरे को डोनेट करने के लिए मना किया था, मैंने डोनेट किया तो टैक्सेबल करवा देंगे। मेरे को बोला गया था कि आपको 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर यूटिलाइज कर लेना है। अगर मैं यूटिलाइज नहीं कर पाता तो 5th ईयर में उसको टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। सर किसमें 115 बीबीआई में 30% से उन सबको टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है सर, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें सब पता है अपने को। सर बिजनेस इनकम ऑफ ट्रस्ट के लिए क्या बोलता है सर, कहता है कोई भी इनकम, कोई भी अगर ट्रस्ट है, कोई भी अगर ट्रस्ट है ना सर, वो बिजनेस भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सर फॉर एग्जांपल मैं मंदिर चला रहा हूँ, मंदिर के बगल में एक मिठाई की दुकान खोल सकता हूँ ना, ताकि कोई और कहीं और से मिठाई नहीं लेके आ जाए। मंदिर के बगल में चुनरी की दुकान खोल सकता हूँ ना, कि माता की चुनरी कोई और कहीं से नहीं खरीदे, नारियल की प्रसाद की दुकान खोल सकता हूँ, इट इज अलाउड। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एक बहुत बड़ी 10,000 स्क्वायर फुट में दुकान खोल के बैठे हुए हो एंड आप छोटा सा मंदिर लगा दो कि भैया इस मंदिर के लिए दुकान है। ये तो उल्टी बात हो गई ना, दुकान के अंदर मंदिर बना है और आपने बोला कि पूरी दुकान में एग्जेम्पशन चाहिए आपको, इट इज नॉट अलाउड। अच्छा इसमें एक बात का और ध्यान देना, कहता है सर जो बिजनेस है ना, दैट शुड बी अटेनमेंट ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द ट्रस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक मंदिर खोल के बैठे हो और मंदिर के बगल में आपने एक कपड़े की दुकान खोल ली, ये बोल के कि भैया ये तो मेरा बिजनेस मंदिर का ही है। ऐसा अलाउड नहीं होता। मंदिर के बगल में प्रसाद जमता है, स्कूल के बगल में स्टेशनरी जमता है, ऐसा सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स चल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप मंदिर के बगल में जूते की दुकान खोल लो और बोलो कि मंदिर के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल हो रहा है, ऐसा अलाउड नहीं होता। ध्यान देना सर, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर लेना, जो अपनी बिजनेस है ना उसकी बुक्स को अलग से मेंटेन कर लेना। सर अगर अलग से मेंटेन नहीं करोगे या कोई इनकम छुपाने की कोशिश करोगे तो एओ आपकी पूरी इनकम को टैक्सेबल करवा देगा। 11.5 सेफ इन्वेस्टमेंट, सर बस ध्यान देना है कि शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी आर नॉट सेफ इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी सब सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं होते, बाकी सब चीजें जो आ जाएगा ना सब सेफ इन्वेस्टमेंट ही मिलने वाला है आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 13, सॉरी 115 बीबीआई। 115 बीबीआई क्या बोलता है? 115 बीबीआई बोलता है सर टैक्स ऑन स्पेसिफाइड इनकम ऑफ द ट्रस्ट। ये बोलता है कि सर अगर कोई ट्रस्ट कुछ वायलेशंस करती है तो ना उसकी कुछ इनकम पे हम टैक्स लगा देंगे। कौन कौन से वायलेशंस कहता है? सर याद है वो एक्सप्लेनेशन 11.1 के एक्सप्लेनेशन 5 एक्सप्लेनेशन हमने पढ़े थे। उसमें पहला एक्सप्लेनेशन ये पढ़ा था कि अगर सर ट्रस्ट को लास्ट लास्ट में पैसा मिलता है या फिर सर अक्रूवल बेसिस फॉलो करते तो मिला ही नहीं, तो हमने एओ को डिक्लेरेशन दिया था कि नेक्स्ट ईयर में यूज कर लेंगे। सर हम नेक्स्ट ईयर में यूज नहीं कर पाए तो कहता है 115 बीबीआई में टैक्सेबल करवाएंगे। फिर हमने पढ़ा होगा सर सेक्शन 11(2) में आपको फंड एक्यूमुलेट करना पड़ता है, एक्यूमुलेट करना पड़ता है। एक्यूमुलेट करने के लिए आप एक डिक्लेरेशन देते हो। सर एक्यूमुलेशन करने के कुछ प्रेमिसेस रहते हैं कि भैया आप उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करने वाले हो, 5 साल के अंदर यूज कर लेना। सर किसी पर ट्रस्ट को डोनेट मत करना। सर उसके अलावा एक और कंडीशन रहती है सर, ये 4 कुछ प्रेमिसेस रहते हैं, उसके बेसिस पे आपको एक्यूमुलेशन अलाउ होता है। अगर सर आप इन चारों में वायलेशन करते हो, यानी 11(3) का कोई वायलेशन करते हो ना, मिस यूटिलाइज कर देते हो, सर उस केस में क्या होगा, ये इनकम आपके हाथ में 115 बीबीआई में टैक्सेबल होगी। आपने कोई खर्चा किया आपने रिलेटिव के लिए, आपने कोई खर्चा किया अपने रिलेटिव के लिए, प्रोविजन कहता है भैया ऐसे कैसे 115 बीबीआई जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आपने डिपॉजिट नहीं किया सेफ इन्वेस्टमेंट में, अगर आपने सेफ इन्वेस्टमेंट में डिपॉजिट नहीं किया सर क्या करेंगे? सीधे सीधे 115 बीबीआई। सर आपने किसी को कॉर्पस डोनेशन था, आपको कोई कॉर्पस डोनेशन मिला, सर आपने सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं रखा वो, प्लस या फिर आपने कोई इंडिया के बाहर अप्लाई किया, इंडिया के बाहर अगर कोई एप्लीकेशन करते हो ना, तो फिर वो भी 115 बीबीआई में टैक्सेबल होता है। सर ये आपके लिए ना फ्लैट 30% टैक्सेबल होगा और कोई डिडक्शन भी आपको इसमें अलाउ नहीं होने वाला है। 115 बीबीआई ये सब बातें करके चलता है। बोलो तो भैया आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एनोनिमस डोनेशन। भैया एक बार थम्स अप दे दो ना मेरे को कि सर आप लोग सुन रहे हो, एक बार थम्स अप दे दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, आगे बढ़ सकूं। 115 बीबीआई, टैक्सेशन ऑफ एनोनिमस डोनेशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन क्या कहता है?
एनोनिमस डोनेशन मतलब होता है गुप्त दान, हुंडी में डोनेशन। सर आपने देखा होगा बड़े-बड़े मंदिरों में दान पेटी होती है। उस दान पेटी में पैसे डालते हैं, उसको एनोनिमस डोनेशन बोलते हैं। सर इस एनोनिमस डोनेशन का टैक्सेशन क्या होता है? इसके लिए ना अपने को फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस चैप्टर अपने को डिफरेंस समझना पड़ेगा एक चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट वही जो चैरिटेबल होती है सेक्शन 215 के अकॉर्डिंग। लेकिन सर रिलीजियस ट्रस्ट क्या होती है? जो सर रिलीजन से रिलेटेड हो। कोई मंदिर हो गया, कोई गुरुद्वारा हो गया, कोई चर्च चर्च हो गया, कोई दरगाह हो गई। ये सब हमारे रिलीजियस प्लेसेस कहलाते हैं। प्रोविजन कहता है अगर कोई भी ट्रस्ट अगर सर रिलीजियस है, कोई भी ट्रस्ट अगर रिलीजियस है, तो उसको जितना भी एनोनिमस डोनेशन मिलेगा, जितना भी गुप्त दान मिलेगा, जितना भी हुंडी में दान मिलेगा, सर वो सारा का सारा एक नॉर्मल डोनेशन की तरह आप मानोगे। उसका 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लोगे और बैलेंस को यूज कर लोगे, आपके लिए पूरा एग्जाम हो जाएगा। जितना भी एनोनिमस डोनेशन है उसको आपको नॉर्मल ट्रीट करके चलना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सर क्या बोलता है अगर कभी भी आपको एनोनिमस डोनेशन मिला और आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, फॉर एग्जांपल आप स्कूल चला रहे हो और आपको कोई एनोनिमस डोनेशन देके जा रहा है, भैया आप स्कूल के लिए आपको एनोनिमस डोनेशन क्यों देगा? आप स्कूल चला रहे हो, स्कूल चलाने के लिए एनोनिमस डोनेशन कौन देता है? प्रोविजन कहता है अगर स्कूल चलाते टाइम कोई एनोनिमस डोनेशन आपको दे रहा है ना, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा 115 बीबीसी में। और कितना टैक्सेबल होगा? सर सरकार कहती है छोटे से अमाउंट को ना हम कहते हैं अलाउड, छोटे से पॉइंट को अलाउड कहते हैं। सर क्या कह रहे हैं समझ में? प्रोविजन कहता कि जितना भी आपको टोटल डोनेशन मिल रहा है ना, टोटल डोनेशन कितना होगा? टोटल डोनेशन कोई नॉर्मल डोनेशन मिल रहा होगा, सर कोई कॉर्पस डोनेशन मिल रहा होगा, सर उसके अलावा कोई एनोनिमस डोनेशन मिला होगा, सब डोनेशन मिला लो सर, सब डोनेशन मिला लो, इसका 5% ले लो। क्या गवर्नमेंट ग्रांट लेंगे? सर गवर्नमेंट ग्रांट को मत लो, ऐसे ही नहीं लेता है, गवर्नमेंट ग्रांट को मत लो। सर क्या बात चल रही है? अपने को एनोनिमस डोनेशन निकालना है। ये था 5% ऑफ द टोटल डोनेशन पकड़ लो या फिर 1 लाख रुपए विच एवर इज हायर, सर इसको ना हम नॉर्मल मान लेंगे। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टोटल डोनेशन का 5% आपका नॉर्मल हो सकता है एनोनिमस, सर इसको हम नॉर्मल मान लेंगे। इसके बियॉन्ड सर, इसके बियॉन्ड जितना भी एनोनिमस डोनेशन है ना, इसके बियॉन्ड सर उसको हमको क्या करना पड़ेगा? 115 बीबीसी में टैक्सेबल करवाना पड़ेगा 30% से। यानी मैंने बात क्या बोली समझो ना, थोड़ा ध्यान से सुनो ना। मैं बात सिर्फ इतनी सी कह रहा हूँ कि आपको जितना एनोनिमस मिलेगा ना, एक रिलीजियस ट्रस्ट के लिए पूरा का पूरा नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए, अदर ट्रस्ट के लिए ना, उसका कुछ हिस्सा ही नॉर्मल होता है। कुछ हिस्सा ही नॉर्मल होता है, बाकी सारा अपने को टैक्सेबल कराना पड़ता है। तो नॉर्मल कितना बनता है? नॉर्मल बनता है 5% ऑफ द टोटल डोनेशन के बराबर या 1 लाख व्हिचएवर इज हायर। टोटल डोनेशन कैसे निकालते हैं? सर आप कॉर्पस पकड़ लो, आप रेगुलर डोनेशन पकड़ लो, आप एनोनिमस डोनेशन पकड़ लो। क्या इस 5% के लिमिट में गवर्नमेंट ग्रांट लोगे? सर लेना चाहो ले सकते हो, ऐसे अल्टरनेटिव में देता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि मत लो, क्योंकि ऐसे ने पुराने क्वेश्चंस में नहीं लिया हुआ है। आईटीआर यूटिलिटी कहती है बहुत सारी चीजें, लेकिन कई बार ना एग्जामिनर आईटीआर यूटिलिटी को नहीं मानता, वो अपने हिसाब से सॉल्यूशन देता है। आपको एडवाइस करूंगा कि उसको मत लो। गॉट दिस पॉइंट? ये सर समझ में आ गया आपने को? सर उसके अलावा आगे जाऊंगा तो क्या सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आते हैं। सर ट्रस्ट को ना 12 एबी में रजिस्टर करवाना पड़ता है। सर 12 एबी में रजिस्टर करवाने का फॉर्मेट क्या रहता है? या तो सर आप एक कोई एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हो, या तो आप एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हो, पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड हो 12 AA में या 12A में रजिस्टर्ड हो। अब आपको ट्रांसफर करवाना है 12 AB के अंदर। तो भैया कहता है ट्रांसफर करवाने के लिए लास्ट डेट कौन सी थी? 30 जून 2024 थी। इसके बाद सर आप नए में नहीं करवा सकते, आपको फिर पूरा फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा। कन्वर्ट नहीं करवा सकते पुराने प्रोविजन से नए प्रोविजन में। सर कितने टाइम के अंदर? 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द अमेंडमेंट टिल 30 जून 2021। सर जिस दिन अमेंडमेंट हुआ था ना, अमेंडमेंट कब आया था सर? 1/4/2021 में अमेंडमेंट आ गया था कि भैया आपको नए एक्ट में रजिस्टर होना है, नए प्रोविजन में। उस डेट के आने के 3 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन करना चाहिए था। वो डेट बढ़ा-बढ़ा के आपके लिए ड्यू डेट आई थी 30 जून 2024। सर इस तारीख तक आपको टाइम था एप्लीकेशन करने का। अगर आपने इस तारीख तक एप्लीकेशन किया, तो आपको पुराने प्रोविजन से नए प्रोविजन में रजिस्ट्रेशन दे देंगे। अदरवाइज सर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कितने साल के लिए मिलेगा सर? 5 साल के लिए मिलेगा। जिस साल से अप्रूवल मिल रहा है सर, उस साल से 5 साल के लिए मिलेगा और सर बिना इंक्वायरीज के लिए दिया जाएगा, विदाउट इंक्वायरीज। कोई सीआईटी, पीसीआईटी इंक्वायरी नहीं करने वाला। लेकिन सर नहीं, मैंने कोई ट्रस्ट का काम अभी नया-नया चालू किया, मैं नया-नया ट्रस्ट खोल रहा हूँ। प्रोविजन कहता है सर उसके लिए ना आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, पहले आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लो। प्रोविजनल के लिए क्या होगा सर? जिस दिन आपको सर प्रीवियस से चालू हो रहा है, उसके सर 1 मंथ प्रायर ले लो आप। और जिस मंथ में आप एप्लीकेशन करो ना, उसके एंड ऑफ मंथ से
एंड ऑफ मंथ से 1 मंथ के अंदर आपको ना सर एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा सर, विदाउट इंक्वायरीज दिया जाएगा और सर 3 इयर्स के लिए दिया जाएगा। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, कभी भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सीआईटी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकता। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही मिलेगा आपको, ये कोई वो नहीं है आपके ऊपर, ऑप्शन नहीं है, सीआईटी को देना पड़ेगा प्रोविजनल, विदाउट एनी इंक्वायरीज देना पड़ेगा, इंक्वायरीज करके रिजेक्ट नहीं कर सकता प्रोविजनल। सर फिर जैसे ही प्रोविजनल मिला ना उसको आपको फाइनल करवाना पड़ेगा। फाइनल कितने टाइम में होगा ये समझना। सर कहता है जैसे ही आपने प्रोविजनल लिया उसके बाद सर जिस दिन आपने अपनी एक्टिविटी चालू कर रहे हो ना उसका 6 मंथ्स की डेट पकड़ लो, या जब ये प्रोविजनल एक्सपायर हो रहा है ना एक्सपायरी के 6 मंथ्स पहले की डेट पकड़ लो। इन दोनों में से जो डेट्स पहले आ जाए ना उससे पहले आपको अप्रूव, उसके पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, रिक्वेस्ट फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। और सर जिस मंथ में आप रिक्वेस्ट करो ना मंथ में, आप उसके एंड ऑफ क्वार्टर से 6 मंथ्स के अंदर आपको अप्रूवल दिया जाएगा, वो भी विथ इंक्वायरीज। प्लस जो पुराना टाइम था प्रोविजनल का उसको भी इंक्लूड किया जाएगा फाइनल की टाइम लिमिट के अंदर। सर अब बात क्या चल रही है, थोड़ा एक एक नंबर के साथ समझाओ ना, अब थोड़ा नंबर के साथ सुनो, बहुत कम टाइम में कोशिश करूंगा, थोड़ा ध्यान ज्यादा देना। सर फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 24-25 से मेरे को एप्लीकेशन चाहिए, प्रीवियस ईयर 24-25 से एप्लीकेशन चाहिए। सर मैंने मान लो एप्लीकेशन कब किया, सर एप्लीकेशन किया प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए सर 1/10/2024 को एप्लीकेशन दिया, एंड ऑफ मंथ से 1 मंथ के अंदर मेरे को एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। यानी सर 1 अगस्त को अगर मैंने दिया तो इसके एंड ऑफ मंथ से 1 मंथ के अंदर, यानी कहना है सिंपली से कि 30 नवंबर तक मेरे को सर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। 30 नवंबर 2024 तक मेरे को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। ठीक है सर, दे दिया जाएगा। सर ये वैलिड कब के लिए रहने वाला है, प्रीवियस 24-25 के लिए वैलिड होगा, 25-26 के लिए वैलिड होगा और 26-27 के लिए वैलिड होगा, 3 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। ओके सर, बड़ी सिंपल सी बात है। सर अब मेरे को एप्लीकेशन कब तक करना है, सर मान लो मैंने ट्रस्ट ने एक्टिविटीज कमेंस की सर 1 जैन 2026 को ट्रस्ट ने अपनी एक्टिविटीज कमेंस की, तो या तो यहां 6 मंथ्स पकड़ लो, यानी सर 1 जुलाई 2026, या तो जब इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है, सर खत्म कब हो रहा है 31 मार्च 2027 के 6 मंथ्स पहले, सर कितना होता है 1 अक्टूबर 2026। इन दोनों में से जो भी डेट पहले आ रही है, इन दोनों में से जो डेट पहले आ रही है ना प्रायर, इस डेट को आप पकड़ लोगे और इस डेट के पहले आपको फाइनल एप्लीकेशन देना पड़ेगा। सर हमारी डेट कौन सी आ रही है, सर 1 जुलाई 2026, इसके पहले अपने को देना पड़ेगा एप्लीकेशन। सर मान लो मैंने एप्लीकेशन दे दिया, मान लो एप्लीकेशन दे दिया सर 25 मई को दे दिया, 25 में 2026 को एप्लीकेशन दे दिया। सर 25 में 2026 को अगर मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं ना तो कहता है एंड ऑफ क्वार्टर। एंड ऑफ क्वार्टर कब हो रहा है सर, मई वाला क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर होता है सर, इसका एंड ऑफ क्वार्टर कब हो रहा है 30 जून 2026 को क्वार्टर खत्म हो रहा है, इसके 6 मंथ्स के अंदर मेरे को फाइनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। यानी यू बोलूं सर 31 दिसंबर 2026 तक मेरे को फाइनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। और फाइनल कितने के लिए दिया जाएगा पता, प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए मिलेगा, 25-26 के लिए मिलेगा, 26-27, 27-28 और 28-29। इसमें से पहले 3 साल का तो प्रोविजनल था ही, उसी को ही फाइनल अभी किया जाएगा, प्लस 2 साल के लिए और दिया जाएगा, और इसके लिए मेरे को फ्रेश नए साल के लिए नई एप्लीकेशन करनी पड़ जाएगी। ये छोटी सी टाइमलाइन थी, थोड़ा जल्दी हुआ होगा बट आई नो इतना टेक्निकल नहीं कॉन्सेप्ट है, इतना भी टेक्निकल जितना आप सोच रहे हो। अगर सुनना चाहो तो इसको वापस से एक बार थोड़ा स्पीड अप करके सुनना, यू विल रियलाइज कि ना बहुत बढ़िया तरीके से टाइमलाइन समझ में आ गई। सर अगर कभी रिन्यूअल करवाना चाह रहे हो आप, फॉर एग्जाम्पल आपका 5 साल बाद खत्म हो गया रजिस्ट्रेशन, पहले भी 5 साल के लिए मिलता है, अब आपको 5 साल के लिए नहीं, वो खत्म हो गया, फिर क्या कहते हैं जब आपका एक्सपायर होने वाला था ना उसके 6 मंथ पहले, 6 मंथ जो होता है ना उससे पहले आप अप्रूवल कर लो, उसके पहले रिक्वेस्ट कर लो। जिस मंथ में आप रिक्वेस्ट करोगे ना उसके एंड ऑफ क्वार्टर, सर एंड ऑफ क्वार्टर, पहले मंथ हुआ करता था, अब एंड ऑफ क्वार्टर से सर 6 मंथ्स के अंदर आपको अप्रूवल दे देगा सर, उसके बाद आपसे इंक्वायरीज भी करेगा और 5 साल के लिए देने वाला है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात चल रही। सर उसके अलावा कहता है सर ट्रस्ट ने ना कुछ मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं, तो कहता है जिस दिन मॉडिफाई करो उसके 3 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन कर लो।
जिस मंथ में आप एप्लीकेशन करो ना, उसके एंड ऑफ क्वार्टर से 6 मंथ्स के अंदर आपको 5 इयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, वो भी विद इंक्वायरीज मिलेगा। सर ट्रस्ट अगर इनऑपरेटिव बन जा रहा है, तो जिस मंथ में आपको वापस ऑपरेट होना है, उसके 6 मंथ्स प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ दैट असेसमेंट ईयर, आप क्या करोगे? आप एप्लीकेशन कर दोगे। एंड ऑफ मंथ 6 मंथ्स के अंदर आपको अप्रूवल दे देंगे, 5 साल के लिए अप्रूवल देने वाले हैं। सर पहले होता था कि असेसिंग ऑफिसर ना, अगर आप डिले कर देते थे, 1-2 दिन डिले कर देते थे, 1-2 हफ्ता डिले कर देते थे, तो असेसिंग ऑफिसर ना आपको कंडोन नहीं करता था, बोलता था कि भैया तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्टेड है, तुमको नहीं देंगे, और फिर पूरी इनकम को टैक्सेबल करवा देता था। तो फाइनेंस एक्ट 2024 में आया कि 1 अक्टूबर के बाद अगर कोई भी असेसिंग ऑफिसर चाहे तो कंडोनेशन भी दे सकता है, इट इज अपॉन हिम, कंडोनेशन दे सकता है। ठीक है। सर क्या कह रहा है, 1/10/2023 के बाद से ये कहानी है। अगर कोई ट्रस्ट है ना, जो अपनी एक्टिविटीज कमेंस कर चुका है, एक्टिविटीज कमेंस है, तो सर उसके लिए क्या एक ऑप्शन है, वो चाहे ना तो प्रोविजनल नहीं ले, वो डायरेक्टली फाइनल ले सकता है। वो चाहे ना तो डायरेक्टली फाइनल ले सकता है। लेकिन सर अगर ट्रस्ट है जिसने एक्टिविटीज नॉट कमेंस है, नॉट कमेंस, तो फिर उसको प्रोविजनल के रास्ते जाना पड़ेगा। लेकिन एक्टिविटीज चालू कर चुके हो तो फाइनल होगी, अगर नहीं तो फिर आप प्रोविजनल पे जाना पड़ जाएगा। सर कैंसिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आई डोंट थिंक इट इज दैट इंपॉर्टेंट, बट सर 1023C इज 1023C इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्या बोलता है? सर अगर कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई एसोसिएशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, जो कि सर शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में है, मेडिकल पर्पस के क्षेत्र में है, उनको हम एक स्पेशल रेजीम देंगे। 12 ए भी जो बातें बोलता है ना कि भैया जो कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 15% स्टैंडर्ड एक्शन ले लो, प्लस 11(1) के एग्जाम्पशन ले लो, 11(2) के एग्जाम्पशन ले लो, सर इतने एग्जाम्पशन जो मिल रहे हैं, ये सिमिलर बेनिफिट्स हम 1023C रिजीम में रजिस्टर्ड एंटिटीज को भी देने वाले हैं। सर आईसीआई 1023C में ही टैक्स भरता है, 1023C में ही रजिस्टर्ड है आईसीआई। सर उसमें क्या क्या बेनिफिट है समझना। सेम जो बेनिफिट हम आपको देते हैं ना, कहाँ पे 12 AB में, 12 AB में रजिस्टर्ड ट्रस्ट को सेम टू सेम बेनिफिट्स हम 1023C वालों को भी देंगे। सर 1023C में कौन कौन रजिस्टर हो सकता है? सर अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो गवर्नमेंट फाइनेंस है, होलली और पार्टली गवर्नमेंट फाइनेंस है, सर इसको हम यहाँ करवाएंगे 1023C में रजिस्टर्ड। और इनके सारे के सारे इनकम को हम फुल्ली एग्जाम करवा देंगे, भैया जो इनकम कमा रहे हो सब एग्जेप्ट है, जो इनकम कमा रहे हो सब फुल्ली एग्जेप्ट है। लेकिन सर दूसरी एंटिटी, एक और एंटिटी को मिलता है ऑप्शन, कहता है अगर आप कोई स्कूल चला रहे हो, आप कोई हॉस्पिटल चला रहे हो, एंड सर आपकी टोटल रिसीट्स सर 5 करोड़ तक की है, तो भैया आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, एंड सर आपको कोई अप्रूवल भी नहीं लेना पड़ेगा। उसके अलावा सर जो इनकम होगी सर वो भी एग्जाम्प्ट होगी, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी। स्कूल चला रहे, हॉस्पिटल चला रहे, सर मैं स्कूल चला रहा हूँ उसमें 4.9 करोड़ कमा रहा हूँ, हॉस्पिटल चला रहा हूँ उसमें 4.9 करोड़ कमा रहा हूँ, सर क्या मेरी इनकम एग्जाम्प्ट होगी? राइट आंसर इज ना बाबा ना। टोटलिटी में अपने को देखना है। टोटलिटी में सर एक अगर मेरा ही स्कूल है, मेरा ही हॉस्पिटल है, तो टोटल मिला के देखो क्या 5 करोड़ है। अगर टोटल मिला के 5 करोड़ क्रॉस कर रहा है ना, तो फिर अपने को टैक्सेबल करवाना पड़ जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। सर इनके अलावा कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन हो सर, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन, सर इनके लिए कहता है इनको अप्रूवल लेना पड़ता है। सर इनको भी सिमिलर एग्जाम्पशन मिलती है 11 वाली, लेकिन सर इन लोगों के लिए एक छोटा सा चेंज आया। इन लोगों के लिए एक छोटा सा चेंज आया। सर क्या चीज है ये समझना। सर एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल इज टू बी मेड बिफोर 1/10/2024। नो अप्रूवल शैल बी ग्रांटेड टू द एप्लीकेशन मेड ऑन और आफ्टर 1/10/2024 को। सर क्या कहता है? सर इन तीन टाइप के लोग कवर्ड है 1023C में। 1023C में 3 टाइप के लोग कवर्ड है। एक तो सर ये वाला जो होली गवर्नमेंट फाइनेंस है, इसमें कोई अप्रूवल ही नहीं लगता। एक है स्कूल कॉलेजेस जिनकी 5 करोड़ तक की फीस है, इनमें भी कोई अपने को अप्रूवल लगता ही नहीं है। सर लेकिन इनमें अप्रूवल लगता है। प्रोविजन कहता है अगर इन लोगों को, ये लोग चाहे ना, तो 1023 में रजिस्टर होने के लिए अप्रूवल लास्ट टाइम सर 1 अक्टूबर से पहले कर सकते हैं। इसके बाद से ना इन लोगों के लिए ये स्कीम बंद है। इन सबको कहाँ जाना पड़ेगा? 12 AB में जाना पड़ जाएगा। इन सबको 12 AB में जाना पड़ जाएगा, क्योंकि सर अप्रूवल देना बंद कर दिया उन्होंने। अप्रूवल 1 अक्टूबर के बाद देना बंद कर दिया। अब आप वो अप्रूवल देंगे ही नहीं। जबकि इनके पास तो अप्रूवल चाहिए नहीं, तो ये लोग तो 1023 में कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इनको अप्रूवल लेना पड़ जाएगा, और ये लोग अप्रूवल इनको मिलेगा ही नहीं। 1 अक्टूबर के बाद से 1023 में कोई भी नया अप्रूवल मिलेगा ही नहीं। आप एप्लीकेशन करते रहो, कोई अप्रूवल नहीं मिलने वाला। ऐसा अमेंडमेंट आया। इनको जहां पे इनका रजिस्ट्रेशन खत्म होगा, इनको जाना पड़ जाएगा कहां पे? इनको जाना पड़ेगा कहां पे? जाना पड़ जाएगा 12 AB में। आई होप आई मेड दिस पॉइंट रियली वेरी क्लियर, एग्जाम में टेस्टेबल है। एग्जिट टैक्स, सर एग्जिट टैक्स में वैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट। किस रेट पे वैल्यू किया जाता है, क्या एसेट्स की एफएमवी होती है, वो अपने को समझना है यहाँ पे।
सर एग्जिट टैक्स कभी पढ़ते हैं तो अपने को एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए। सर एग्जिट टैक्स पे एमएमआर कितना लगता है? 30 प्लस 12 प्लस 4% से एग्जिट टैक्स लगता है। सर ये याद कैसे करेंगे? सर याद ही नहीं होता, ये याद ही नहीं होता, कैसे याद करेंगे? तो देखो तुमको एक नंबर याद होता है 1 2 3 4। क्या तुमको 1 2 3 4 याद होता है? हाँ सर 1 2 3 4 तो याद होता है। तो आपको क्या 1 2 का 12 नहीं याद होता? 3 का 30 नहीं याद होता? 4 का 4 का नहीं याद होता? सर 30% टैक्स है, 4 12% सरचार्ज है, 4% एजुकेशन जैसे, क्या ये नहीं याद होता तुमको? 1 2 3 4 तो याद हो जाता है ना, तो फिर 30 प्लस 12 प्लस 4 भी तो याद हो ही जाएगा ना। तो सिंपल ऐसा आपको याद रखना है, एग्जिट टैक्स में 30 प्लस 12 प्लस 4% से टैक्स लगता है। सर अब वैल्यूएशन कैसे करते हैं? अल्टीमेटली एग्जिट टैक्स का क्वेश्चन आएगा तो मेन क्वेश्चन आएगा वैल्यूएशन का कैसे करेंगे? सर जितने भी एसेट्स है ना, एसेट्स हैं उनकी सर एफएमवी कैसे निकालते हैं समझना। एसेट्स की एफएमवी पकड़ेंगे, लेकिन सर कुछ एसेट्स को नहीं पकड़ते हम। सर कोई ऐसा एसेट है जो हमने एग्रीकल्चर इनकम से खरीद रखा है, सर उस एसेट को हम नहीं पकड़ते कभी भी। कोई ऐसा एसेट सर जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ट्रस्ट डिसॉल्व होने के सर 12 मंथ्स के अंदर अगर मैंने डिसॉल्व कर लिया तो उसको भी नहीं लेता। तो सर कोई ऐसा एसेट है जो रजिस्ट्रेशन के पहले ले रखा है, बिफोर रजिस्ट्रेशन ले रखा है, सर इसको भी मैं एग्जिट टैक्स की कैलकुलेशन नहीं लेने वाला। सर कोई भी डिफर्ड टैक्स है या फिर टीडीएस है, सर इन सबको सर नेट ऑफ करके लेना है। कोई अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर इसको भी मैं नहीं लेने वाला। बाकी एसेट्स तो कैसे उठाता हूँ? सर कहता है कोई कोटेड शेयर्स है ना, तो इनकी एवरेज ट्रेडिंग प्राइस ले लो वैल्यूएशन डेट की, जिस दिन वैल्यूएशन करो उस दिन की ट्रेडिंग प्राइस ले लो। उस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं हुई तो पिछले वाले ट्रेडिंग डे की एवरेज ट्रेडिंग प्राइस ले लो। सर कोई अगर अनलिस्टेड कोट अनकोटेड शेयर्स है, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स है, तो उस केस में क्या करेंगे? सर ए प्लस बी माइनस एल डिवाइडेड बाय पी इंटू पीवी। इसका मतलब क्या होता है? सर कहता है कोई बुलियन है, कोई ज्वेलरी है, कोई प्रेशियस स्टोन है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई शेयर्स है, कोई सिक्योरिटीज है, कोई मोल प्रॉपर्टीज है, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी है, सर इसकी एफएमवी पकड़ लोगे। और बाकी सारे के सारे एसेट्स की ना आप क्या करने वाले हो? सर बुक वैल्यू पकड़ने वाले हो। इसमें से माइनस क्या करोगे? सर लायबिलिटीज माइनस करने वाले हो। सर लायबिलिटीज में क्या होता है देखना। सर लायबिलिटीज माइनस करोगे, लेकिन कुछ चीजों को लायबिलिटी माइनस नहीं करने वाले। सर पेड अप शेयर कैपिटल माइनस नहीं करोगे। लायबिलिटी सॉरी पेड अप शेयर कैपिटल लायबिलिटी नहीं बनती। उसके अलावा डिविडेंड जितना सेटअप करेगा ये भी लायबिलिटी नहीं है। सर रिजर्व सरप्लस लायबिलिटी नहीं है। सर प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी नहीं है। सर अनसर्टेन लायबिलिटीज लायबिलिटीज नहीं है। सर कंटिजेंट लायबिलिटी भी लायबिलिटी नहीं है। ध्यान देना सर, डिप्रिसिएशन रिजर्व इज योर लायबिलिटी। सर इसको आपको लेके चलना है लायबिलिटीज में। जैसे ही आपके पास सर नेटवर्थ आ जाएगी सामने वाले अनलिस्टेड कंपनी की, सर इसमें से डिवाइड करोगे टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, मल्टीप्लाई करोगे पेड अप इक्विटी आपके पास है, उन दोनों को ले लोगे। इससे आपका अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। एक राम नारायण ट्रस्ट वाला क्वेश्चन है, हमने करवा रखा है सुपर 100 में, आपको उसको देख के जाना है, उसको जरूर देखना है। राम नारायण ट्रस्ट, अनकोटेड शेयर्स और सिक्योरिटीज। सर कहते हैं कोई भी अगर अनकोटेड शेयर्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सर अनलिस्टेड शेयर्स है किसी ट्रस्ट के पास, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स है, सर कोई भी ऐसे शेयर्स है, सॉरी अदर देन इक्विटी शेयर्स, अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, कोई भी अनलिस्टेड बॉन्ड्स है ये सब। तो कहते हैं इन सब की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर वैल्यूएशन डेट पे ना वैल्यूएशन रिपोर्ट पकड़ोगे आप मर्चेंट बैंकर की या चार्टर्ड अकाउंटेंट की, इसको आप ले लोगे, आपका आंसर इससे क्लियर हो जाएगा। इमूल प्रॉपर्टी में क्या करेंगे सर? या तो एसडीबी या तो एफएमवी विचएवर इज हायर करेंगे, एसडीबी और एफएमवी विचएवर इज हायर। सर की पॉइंट टू नोट हियर इज, यहाँ पे ना सर बुक वैल्यू नहीं लेते कभी भी। इट मे पॉसिबल कि एसडीबी आपकी 10 लाख रुपए की हो, एफएमवी सर 12 लाख रुपए की हो, और सर बुक वैल्यू आपकी 20 लाख रुपए की हो, सर फिर भी बुक वैल्यू को अपने को इग्नोर करना है, अपने को एसडीबी और एफएमवी पे ही जाना है। सर अगर किसी ट्रस्ट के पास कोई बिजनेस अंडरटेकिंग है, बिजनेस अंडरटेकिंग म्हणजे सर एक ट्रस्ट है, उसके पास दूसरी बिजनेस बिजनेस है, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट का मंदिर है, मंदिर के पास क्या है? मंदिर के पास एक प्रसाद की दुकान है, तो इट इज अ बिजनेस अंडरटेकिंग ना। तो उसके लिए कहता है सर क्या करोगे आप? ए प्लस बी माइनस एल करने वाले, उस बिजनेस अंडरटेकिंग की सारे एसेट्स लायबिलिटीज एडजस्ट करने के बाद उसकी नेटवर्थ निकालोगे। प्रणव नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखा है, उसके अलावा उस पर व्हाट्सएप नहीं करने वाले, टेलीग्राम करने वाले हो आप। कमेंट सेक्शन दे रखा है, उस पर टेलीग्राम करने वाले हो आप। कोई भी और एसेट है ना, उसकी आप वैल्यूएशन डेट की एनआरवी और ओपन मार्केट वैल्यू पकड़ने वाले हो, और कुछ भी नहीं पकड़ने वाले। ठीक है सर, ये बात अपना एग्जिट टैक्स का हो गया। एग्जिट टैक्स का इतना सही पॉइंट था जो अपने को ध्यान देने वाला था, इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। बताओ सर, आए चालू करें टीडीएस में? टीडीएस चालू करें? टीडीएस तो भाई साहब देखो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे जो टेक्निकलिटीज है उसको मैं कवर करवा रहा हूँ।
आए टीडीएस में? हाँ सर। सर टीडीएस में 194 ए, देखो बाकी सारे सेक्शन इजी है, खुद से पढ़ सकते हो आप परेशान नहीं होंगे। जिन सेक्शन से परेशान होते हो उन सेक्शंस को मैं यहाँ कवर करवा रहा हूँ। सर कह रहा है अगर कभी भी इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो टीडीएस कौन काटेगा? टीडीएस पेयर काटता है सर। कौन सा पेयर? सर देखो, पेयर के लिए ना हाईजैकर यहाँ लगता है। हाईजैकर मतलब सर एक इंडिविजुअल को पकड़ो, एक एचयूएफ को पकड़ो, ठीक है। इनकी बिजनेस रिसीट्स अगर 1 करोड़ से कम की है, 1 करोड़ से बिजनेस रिसीट 1 करोड़ से कम की है, एंड ऐसा होता है बिजनेस रिसीट्स 1 करोड़ से कम की, हाँ बिजनेस 1 करोड़ से कम की है। प्रोफेशनल रिसीट्स लेसर देन 50 लाख है, इंडिविजुअल एचयूएफ की। इनके अलावा दुनिया में जो लोग बच जाते हैं ना, ये लोग इस सेक्शन में टीडीएस काटेंगे। यानी छोटे छोटे लोगों को हटाया, बाकी सारे लोग इस सेक्शन में टीडीएस काटेंगे। छोटे छोटे लोगों को हटा दिया उन्होंने। ये कभी भी अगर पेमेंट करें किसी को, रेसिडेंट पर्सन को, किसका? इंटरेस्ट का, अदर देन सिक्योरिटीज पे, तो सर कितना 10% टीडीएस काटने वाले हैं। 10% टीडीएस काटने वाले हैं। समझ में आता है सर? समझ में आ रहा है सर? नोट, कुछ नोट्स। सर कहता है सेविंग्स अकाउंट पे अगर इंटरेस्ट पेमेंट होगा उस पर टीडीएस कभी नहीं कटता। सर इनकम टैक्स रिफंड अगर आपको मिल रहा है तो उसके इंटरेस्ट पे कभी टीडीएस नहीं कटता। सर अगर पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को दे रही है इंटरेस्ट तो उस पर कोई टीडीएस नहीं जाता। सर कभी भी अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस सर अगर ये पेमेंट कर रहे हैं किसी एफडी पे, किसी आरडी पे, तो सर 40,000 तक के अमाउंट पे आपका 40,000 तक का जो पेमेंट होता है ना, उस पर टीडीएस नहीं काटा जाता। सर अगर यही कोई सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक के अमाउंट पे कोई टीडीएस नहीं काटा जाता। सर अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है तो 5,000 तक के पेमेंट पे टीडीएस नहीं काटना होता। सर अगर यही जीरो कूपन बॉन्ड पे इंटरेस्ट होता है, टीडीएस नहीं काटा जाएगा। सर यही अगर कोई, अगर आप बैंक को पेमेंट कर रहे हो, बैंक को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस नहीं काटोगे। कोऑपरेटिव बैंक को पेमेंट कर रहे हो नहीं काटोगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट कर रहे हो टीडीएस नहीं काटोगे। सर लेकिन अगर एनबीएफसी को पेमेंट कर रहे हो ना तो टीडीएस काटना पड़ सकता है। एनबीएफसी को पेमेंट करते हैं टीडीएस काटना पड़ सकता है। सर ध्यान देना, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, कितना 50, कितना कितना भी इंटरेस्ट पेमेंट करे सर टीडीएस नहीं लगता। लेकिन हियर इज अ कैच, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। कहता है सर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रीवियस ईयर 23-24 में सर टर्नओवर अगर ग्रेटर देन 50 करोड़ का है तो जो कोऑपरेटिव है ना, 40,000 के ऊपर वाले इंटरेस्ट पे ना टीडीएस काटेगी। 40,000 के ऊपर अगर पेमेंट करेगी ना तो टीडीएस काटेगी। और यही अगर सीनियर सिटीजन को पेमेंट कर रही है तो 50,000 के ऊपर पेमेंट पे टीडीएस काटेगी। उसके अलावा सर कहता है अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक अगर सोसाइटी को पेमेंट कर रहा है तो उस पर टीडीएस नहीं लगता। अगर कभी भी आपको इससे मिल रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे? सर कॉम्पनसेशन फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पे कंपनसेशन मिल रहा है, उस कंपनसेशन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है सर उस इंटरेस्ट पे कोई भी टीडीएस कंपोनेंट नहीं होता है। कभी भी सर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है किस कारण से? सर मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए। देखो बैंक लोग क्या करते हैं समझो, बैंक के पास आपका एक रेगुलर अकाउंट होता है, उस पे हर क्वार्टर में, हर ईयर पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, बैंक लोग आपके अकाउंट में रोज क्रेडिट करते हैं इंटरेस्ट। आपका एक प्रोविजन अकाउंट बना देते हैं और रोज का रोज उसमें इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं, ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ कितना रहा है। तो रोज इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे, रोज इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे, लेकिन ईयर एंड पे या क्वार्टर एंड पे आपके अकाउंट में एक्चुअल क्रेडिट होता है। तो प्रोविजन सवाल पूछा जाता है कि जो रोज का रोज मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा रहा है आपके प्रोविजन अकाउंट में, क्या इस पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा? इस पे क्लैरिफिकेशन आया सीबीडीटी का कि भैया इस पे रोज आपको इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटना। इस पे टीडीएस आपका सिर्फ तब काटा जाएगा जब एक्चुअली अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सिर्फ रोज का रोज मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा रहा है, इस पे कोई टीडीएस नहीं आता। सर कहता है अगर कभी भी सीजीएस अकाउंट है, सर आपको याद है सर कैपिटल गेन में अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए होती है तो आपको सर सीजीएस में डिपॉजिट करवाना पड़ता है पैसा। सर 2 साल के अंदर खरीद लो या तो 3 साल के अंदर घर कंस्ट्रक्शन करा लो, 3-3 साल तक आपका पैसा सीजीएस में पड़ा रहता है। तो सीजीएस में आपको मिलता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? भैया जिसका अकाउंट है उसके हाथ में टैक्सेबल होगा ना। जिसका अकाउंट है उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन यहाँ पे कहता है अगर जिस पर्सन का अकाउंट है उसकी डेथ हो जाती है तो किसके हाथ में जाएगा? प्रोविजन कहता है उसके लीगल हायर के हाथ में जाने वाला है, लीगल हायर के हाथ में जाने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, सर अगर आप ना, आपका क्या हुआ फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, अगर दो भाई आपस में लड़ रहे थे, दो भाई आपस में किसी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे, प्रॉपर्टी के लिए लड़ते टाइम ना
किसी एफडी के लिए मान लो लड़ रहे थे, किसी पैसे के लिए लड़ रहे थे, किसी एसेट के लिए लड़ रहे थे। अब जब तक वर्डिक्ट नहीं आता, कोर्ट के पास पैसा रखा हुआ है, कोर्ट के पास पैसा रखा हुआ है, कोर्ट ने कहा कि भैया मेरे को पैसा दो, जब तक तुम लोग आपस में लड़ रहे हो ना, तब तक मैं तुम्हें कि भैया पैसा किसी को नहीं देने वाला। तो कोर्ट के पास पैसा रखा हुआ है, जितना टाइम कोर्ट के पास पैसा रखा हुआ है उतना टाइम कोर्ट को इंटरेस्ट मिल रहा है। अब सवाल आता है, कोई अगर पर्सन कोर्ट को पेमेंट कर रहा है तो क्या उसका टीडीएस काटेगा? राइट आंसर इज नहीं काटता, क्योंकि इस केस में ना कोर्ट जो है वो पे की डेफिनेशन में फॉलो नहीं कर रहा। पे यानी रेसिपिएंट नहीं होता सर, एक्चुअली जो एसेट ओन करता है, जो ही इज लायबल टू रिसीव द इंटरेस्ट। सर यहाँ पे कोर्ट इज नॉट लायबल टू रिसीव द इंटरेस्ट, इसलिए सर कोर्ट पे की डेफिनेशन में नहीं फॉलो करता। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट का टीडीएस नहीं काटना पड़ता है सेक्शन में। उसके अलावा सर कहता है कभी भी अगर आप इंटरेस्ट डिडक्ट करोगे ना, तो इंटरेस्ट हैज टू बी सर बैंक वाइज एंड नॉट दी ब्रांच वाइज। सर अगर मेरे एक ही मतलब अगर दिल्ली के अंदर रोहिणी में एक बैंक है, सर रोहिणी में एसबीआई बैंक है, उसमें 3 लाख की एफडी है। सर उसके अलावा मेरे पास फॉर एग्जाम्पल चांदनी चौक में एक और एसबीआई की ब्रांच है सर, इसमें भी 3 लाख की एफडी है। उसके अलावा सर मेरे पास कनॉट प्लेस में एक और एसबीआई है सर, उसमें भी 3 लाख की एफडी है। प्रोविजन कहता है सर इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, आपको टोटल करके देखना है 40,000, ऐसा नहीं कि ब्रांच वाइज आपको देखना है, आपको बैंक वाइज देखना है। नेक्स्ट सेक्शन 194C आ जाता है। 194C क्या बोलता है? सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। 194C क्या बोलता है? अगर कभी भी एसएससी कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहा है, सर एसएससी कौन? सर वही हाईजैकर वाला, बड़े बड़े लोग। अगर सर कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहे हो ना किसी रेसिडेंट पर्सन को, तो आपको टीडीएस काटना है। सर टीडीएस कितना काटेंगे? सर कहता है अगर आप किसी इंडिविजुअल एचएफ को पेमेंट करो तो 1% और अदरवाइज 2% टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है सर, कब कब टीडीएस नहीं काटना पड़ता? प्रोविजन कहता है अगर 30,000 तक का पेमेंट कर रहे हो ना, 30,000 तक का पेमेंट कर रहे हो कितना, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का, तो टीडीएस नहीं काटना। अगर सर साल भर में एग्रीगेट में मिला के 1 लाख तक का पेमेंट कर रहे हो ना, तो भी टीडीएस नहीं काटना। सर अगर आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 के ऊपर चला गया, टीडीएस काटना पड़ जाएगा। साल भर में 1 लाख के ऊपर चला गया ना, तो भी टोटल पे टीडीएस काटना पड़ जाएगा। बस ध्यान देना पड़ेगा आपको, इंडिविजुअल भी लिमिट कंप्लाई करनी पड़ेगी और एग्रीगेट भी कंप्लाई करनी पड़ेगी। सर अगर कभी भी आप ज्यादा पेमेंट भी कर रहे हो लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हो, ज्यादा पेमेंट कर रहे हो लेकिन सर पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हो, सर इस केस में टीडीएस काटना पड़ता है। राइट आंसर इज नहीं काटना पड़ता। सर फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ राहुल, मेरा बिजनेस है 5 करोड़ 10 करोड़ का टर्नओवर है, मैं हाईजैकर वाले प्रोविजन में फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन जब पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो सर उस केस में अपने घर के लिए पेमेंट कर रहा हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे अपना घर बनवाने के लिए दिया, तो क्या इस पे टीडीएस काट के पेमेंट करूंगा? सरकार कहती है नहीं काटना पड़ेगा। अगर पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करो तो 194C में नहीं काटना टीडीएस। सर किस पे टीडीएस काटूंगा? इस सेक्शन में कहता है इस सेक्शन में आप टीडीएस काटोगे वर्क पे। वर्क मतलब क्या होता है? कोई एडवर्टाइजमेंट का काम है उस पे, कोई ब्रॉडकास्टिंग का काम है उस पे, कोई टेलीकास्टिंग का काम है, सर इन सब पे टीडीएस काटना पड़ता है। सर कोई एडवर्टाइजमेंट हो गया, कोई केटरिंग का काम हो गया, कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स हो गया। सर रेलवे को हटा दो, रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन कभी 194C में कवर नहीं होता, बाकी सारे ट्रांसपोर्टेशन आपको 194C में देखना है। मैंने अपनी शादी के लिए बस करवाई, तो उस बस करवाने में भी टीडीएस 194C में कटता है। सर सबसे इंपॉर्टेंट इस सेक्शन में वो है जॉब वर्क वाला, यानी सर समझना होता क्या है। ये राहुल है, राहुल ने बोला कि भैया आपसे जो पहनेंगे कपड़े सब कोई फास्ट के पहनेंगे, फास्ट के कपड़े पहनेंगे, फास्ट के ही कपड़े पहनेंगे। तो मैंने क्या किया सर, छोटू को बोला, राहुल ने बोला छोटू को, ए छोटू, ए छोटू, ए छोटू, तुम ना मेरे को 1000 शर्ट सिल के दो। अब सब फास्ट की शर्ट्स पहनेंगे, फ्री में मैंने शर्ट बिकवाना चालू कर दिया, सब कोई फास्ट की शर्ट्स पहनेंगे। छोटू ने क्या किया, सामान खुद से खरीदा और मेरे को शर्ट सिल के दे दी। खुद से खरीदा और शर्ट सिल के दे दी। सर क्या इस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा? राइट आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज नॉट जॉब वर्क, इट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सर मैंने उसको बोला शर्ट सिल के दे दो, उसने सिल के दे दी मेरे को। सर अपना मटेरियल खरीदा, अल्टीमेटली मेरे को शर्ट्स बेची उसने, अल्टीमेटली उसने मेरे को शर्ट्स बेची। तो इस केस में इसको जॉब वर्क नहीं बोलते। लेकिन सर इसी में कैच है, सर राहुल ने बोला छोटू को, ए छोटू सिल के दो, छोटू को बोला ए छोटू सिल के दो 1000 शर्ट्स, कपड़ा मुझसे खरीदो या फिर सर मेरे किसी रिलेटेड पार्टी से खरीद लो। रिलेटेड पार्टी कौन सा? सर 40A2 का रिलेटेड पार्टी, इनसे खरीद लो। प्रोविजन कहता है अगर मैं या मेरा कोई रिलेटेड पार्टी सामान सप्लाई कर रहा है छोटू को, इस केस में जो भी सर पेमेंट मैं छोटू को करूंगा ना सर 194C में कॉन्ट्रैक्ट में, सर जॉब वर्क वाली सर्विसेज कहलाई जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली सर छोटू सामान सामान नहीं बेच रहा मेरे को,
छोटू मेरे को सर सर्विसेज बेच रहा है एंड सर्विसेज बेचने में 194C में कॉन्ट्रैक्ट वाले टर्म्स में जॉब वर्क में टीडीएस कट जाएगा, क्योंकि मेरे सामान पे अगर कोई वर्क कर रहा है तो इट इज जॉब वर्क, और जॉब वर्क पे 194C में टीडीएस कटता है। सर अगर आप किसी ऐसे ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो जो कि 44AE में फॉल होता है तो उस पर टीडीएस आपको नहीं काटना पड़ता, नो टीडीएस। सर कहते हैं कोई भी जॉब वर्क है, अगर कोई भी जॉब वर्क है, ठीक है सर, जिसमें मटेरियल की वैल्यू सर स्पेशली इनवॉइस में दे रखी है, तो सर मटेरियल वाले कंपोनेंट में आपको टीडीएस नहीं काटना, लेकिन मटेरियल आपको दे नहीं रखा, आपको सीधे 10 लाख का बिल दे दिया, उसमें मटेरियल भी इंक्लूडेड है, सर्विसेज भी इंक्लूडेड है, प्रोविजन कहता है फिर आपको ना फुल वैल्यू पे टीडीएस काटना पड़ जाएगा। सर पेमेंट बाय टीवी चैनल टू प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोग्राम। सर हुआ क्या, स्टार प्लस वालों को लगा कि भैया अब स्टार प्लस में कुछ तो अच्छा चलना चाहिए। ये गोपी बहू देख देख के लोग थक गए, ये रिश्ता क्या कहलाता है देख देख के लोग थक गए हैं। तो इन्होंने क्या किया पता, इन्होंने किया कि इन्होंने तारक मेहता वालों के पास गए, नीला टेलीविजन के बाद के पास गए, बोला कि भैया हमको एक नया चैनल शो बना के दो, हमको एक नया शो बना के दो, हमारे अकॉर्डिंग होने वाला है वो शो, तारक मेहता का सीधा चश्मा बना के दो। तो जो पेमेंट किया है ना तारक मेहता का सीधा चश्मा बनाने के लिए, सर इट इज फॉर न्यू प्रोग्राम एज पर देयर स्पेसिफिकेशन, इसलिए सर यहाँ पे 194C में टीडीएस काटना पड़ जाएगा स्टार प्लस को। लेकिन सर यही नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तारक मेहता वालों को बोला कि भैया तुम सब टीवी से हटा के मेरे पास आ जाओ, पूरा टाइम स्टार प्लस को बेच दो अपने राइट्स। प्रोविजन कहता है इस केस में 194C एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को खरीदने की बात होगी, ये तो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को खरीदने की बात हो गई सर, यहाँ पे 194C में टीडीएस नहीं आता है, यहाँ 194C में टीडीएस नहीं आता है। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? हाँ सर समझ में आ गया। सर कोई भी इवेंट मैनेजर होता है ना, उसकी सर्विसेज 194C में कवर होती है। सर अगर वो स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर है तो 194J में होती है, बाकी सारी सारी 194C में होती है। अगर आप कभी भी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी का पेमेंट कर रहे हो, जहां पे सर कुछ पैसा आप रेफ्रिजरेशन के लिए दे रहे हो, कुछ पैसा आप स्टोरेज के लिए दे रहे हो, सर कुल मिला के कंबाइंड सर्विसेज के लिए दे रहे हो, तो 194C यहाँ लग जाता है, 194I नहीं लगता है, इसका ध्यान देके सर मैं अपने को। सर कभी भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस की बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस की बात करूं, तो सर अगर गैस आपने फॉर सेल खरीद रखा है, मतलब सर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस कर रहे हो, गैस बेच रहे हो साथ में ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हो, तो यहाँ पे सर 194C नहीं लग रहा। लेकिन सिर्फ आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हो, तो उस केस में जो सर्विसेज दोगे ना सर उसमें 194C लग जाएगा, अदरवाइज 194C नहीं लगने वाला। सर कहता है अगर कोई भी एयरलाइंस कंपनी है, कोई भी एयरलाइंस कंपनी है, एयरलाइंस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सर कभी भी अगर लैंडिंग चार्जेस पे कर रही है, लैंडिंग चार्जेस, तो क्या उसमें 194I में टीडीएस कटेगा? राइट आंसर इज 194I में टीडीएस नहीं कटने वाला। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर एयरलाइंस कंपनी एयरलाइंस लैंडिंग चार्जेस पे करती है तो वहां पे ना मल्टीपल चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं सर, ट्रैफिक सर्विसेज है, ग्राउंड सेफ्टी है, सर्विस है, मेंटेनेंस है, सर मल्टीपल बंच ऑफ एक्टिविटीज पे उनको पेमेंट करना पड़ता है। सर दिस इज नॉट जस्ट सिंगल सर्विस, इसलिए सर यहाँ पे 194I में टीडीएस ना कट के 194C में काटना पड़ जाता है। टीडीएस और इंश्योरेंस कमीशन हमारे काम का कम है। 194DA सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी, सर आपको देखना पड़ेगा, पहले 5% था, बाद में 2% हो गया। 194E हमारे काम का कम है थोड़ा। जी में भी सर चेंज हो गया, पहले 5% था, अब 2% हो गया। एच में भी पहले 5 था, अब 2 हो गया। सर एच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सर अब इंपॉर्टेंट आता है आईए, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आईए आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। न जाने क्यों लग रहा है कि 194 आईए इज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। कैसे? सर कहता है कभी भी अगर इमूवल प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, सर एग्रीकल्चर लैंड के अलावा कोई भी इमूवल प्रॉपर्टी बेच रहे हो, खरीद रहे हो, वट एवर द केस में, प्रोविजन कहता है जो बायर है ना, जो बायर, उस बायर को खरीदते टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं मूल प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ ना और उस मूल प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा की है, या एसडीवी 50 लाख ज्यादा की है, जो भी सर 50 लाख ज्यादा की है ना, तो प्रोविजन कहता है कि जो भी हायर वैल्यू है ना उस पर 1% टीडीएस काट के मेरे को खरीदना है। 1% टीडीएस काटना पड़ेगा मेरे को, उसके बाद उसका पेमेंट करूंगा। और सर ध्यान क्या देने वाली बात है, सर अगर मैं कभी भी घर खरीद रहा हूँ ना, तो जो बाइंग प्राइस होता है ना घर का, उसमें सर कुछ चार्जेस को ऐड करना पड़ेगा। मान लो मैंने सर 48 लाख का घर खरीदा, प्लस मेरे से बोला गया कि भैया 2 साल का मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ेगा, 1-2 लाख रुपए का, ये भी ऐड करना पड़ेगा। सर पार्किंग लॉट भी तुमको खरीदना पड़ेगा, उसके लिए 1 लाख और देना पड़ेगा, वो भी मेरे को देना पड़ेगा। सर उसके अलावा वाटर चार्जेस, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस, कुछ इनिशियल चार्जेस मिला के सर 3 लाख और देना पड़ेगा। कुल मिला के जितना पेमेंट पहली बार में किया जाता है ना, वो सब इंक्लूड किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कंसिडरेशन। और सुनो, थोड़ा सा और सुनो। सर फॉर एग्जाम्पल, दो लोग मिलके घर खरीद रहे हैं, दो लोग मिलके घर खरीद रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ एक ही घर खरीद रहे हैं। घर है कितना? 1 करोड़ का, 1 करोड़ नहीं बोलू, घर है 99 लाख रुपीज का।
मेरी वाइफ का हिस्सा कितना है सर? मेरी वाइफ 49.5 लाख रुपीस का ओन करती है और मैं भी 49.5 लाख रुपीस का बायर हूँ। सर अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं तो मैं घर खरीदते टाइम तो 50 लाख से कम का घर खरीद रहा हूँ। क्या मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा? आइडियली नहीं काटना पड़ेगा। क्या मेरी वाइफ को टीडीएस काटना पड़ेगा? आइडियली नहीं काटना पड़ेगा। बट सर फाइनेंस एक्ट 2024 में अमेंडमेंट हुआ, 1/10/2024 से क्या चेंज हुआ? से चेंज करके बोला इन्होंने कि अगर कोई भी एसएससी है जो कि सर घर खरीद रहा है, तो जो 50 लाख की लिमिट है ना, तो 50 लाख की लिमिट पर बायर नहीं लेके चलनी है, आपने को टोटलिटी में लेके चलनी है। इवन इफ सिंगल बायर 50 लाख से कम का खरीद रहा हो, लेकिन अगर टोटलिटी में घर 50 लाख से ज्यादा खरीदा जा रहा है ना, तो भी 50 लाख की लिमिट लग जाती है। क्या समझ में आता है क्या? ये ऐसा समझ में आ जाता है। 194J इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। LAM ओके ठीक है। 194N पे आ जाओ। एन क्या बोलते हैं सर? अगर बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो सेक्शन में रेट्स भूल जाते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप कभी भी विड्रॉवल कर रहे हो बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, ठीक है, कहता है ये लोग अगर कभी पैसा निकालते हैं ना तो इनका क्या लगता है? टीडीएस लगता है। कितना टीडीएस लगता है? कहता है अगर 1 करोड़ तक निकाल रहे हो ना, 1 करोड़ तक तो कोई टीडीएस नहीं है। ग्रेटर देन 1 करोड़ जितना निकाल रहे हो ना, उस पर 2% टीडीएस लेंगे। यानी सर अगर 1.5 करोड़ निकाल रहा हूं तो 50 लाख रुपीज वाले कंपोनेंट में 2% टीडीएस काटेंगे मेरा ही। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। लेकिन कहता है अगर प्रीवियस ईयर 24-25 की बात उठा लूं, प्रीवियस ईयर 24-25 की बात उठा लूं, अगर एसएससी ने प्रीवियस ईयर, सुनना, प्रीवियस ईयर 22-23, 21-22 और 20-21 इन तीनों साल का आरओआई नहीं फर्निश किया, आरओआई नॉट फर्निश्ड, उस केस में कहता है ना कि आपके लिए 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं होगा। 20 लाख से 80 लाख जितना भी लिमिट, 20 लाख से 1 करोड़ जितना भी विड्रॉ करोगे ना, उस पर 2% टीडीएस लेंगे। और 1 करोड़ के ऊपर जितना विड्रॉ करोगे ना, उससे 5% टीडीएस काटने वाले हैं। अगर आपने पिछले 3 साल का आरओआई नहीं फर्निश किया हुआ ना, तो आपके लिए इतनी लिमिट बढ़ जाएगी। टीडीएस आपको, टीडीएस कम लिमिट पे कटेगा। अच्छा एक बात का और ध्यान देना सर, क्या कहता है? क्या कहता है सर? अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो जहां जहां 1 करोड़ लिखा हुआ है ना, 1 करोड़ की लिमिट 3 करोड़ बच जाएगी आपके लिए। यानी अप टू 3 करोड़ नो टीडीएस, और ग्रेटर देन 3 करोड़ जो अमाउंट है उसपे 2% होगा। और अगर कोऑपरेटिव हो और 3 साल से रिटर्न नहीं फाइल किया तो 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं। 20 लाख से लेके 3 करोड़ तक अपना 2% बन जाएगा, और ग्रेटर देन 3 करोड़ हमारा 5% बन जाता है। सर ऐसा प्रोविजन है अपना। सर कुछ कुछ केसेस में आपको कैश, आपको टीडीएस नहीं काटना। सर कौन कौन से केसेस? सर कभी भी गवर्नमेंट अगर पैसा विड्रॉ कर रही है, कोई बैंक पैसा विड्रॉ कर रहा है, कोई कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज अगर पैसा विड्रॉ कर रही है, क्या कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज पैसा अगर विड्रॉ कर रही है, कोई रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट्स है, ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, सर ये ऑथराइज डीलर हो गए, फुल फ्लेजेड मनी चेंजर हो गए, या फिर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन है, ये लोग अगर पैसे निकाल रहे हैं तो इनके ऊपर भी हमारे प्रोविजंस नहीं लगते। इनके ऊपर 194 एन में टीडीएस नहीं काटा जाता। सवाल क्या पूछा? हे कैन एनीबडी टेल दिस दैट मैराथन इंक्लूड्स पीजीपी कांसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस? पीजीपी के कांसेप्ट्स इंक्लूडेड थे, कल वाले दिन में हमने कवर किए हुए थे। उसके क्वेश्चन आंसर हमने इसमें नहीं किए हुए। क्वेश्चन आंसर हमने अलग से पूरे सुपर 100 डाल रखा है, पूरा वीडियो भी डाल रखा है, वो आप रेफर कर सकते हो। 194 ओ, 194 ओ इज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट। 194 ओ क्या बोलता है? 194 ओ बोलता है कि अगर कभी भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है ना, उस पर आपको टीडीएस काटना पड़ जाता है। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पे टीडीएस काटना पड़ेगा। सर कैसे? कहता है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये जब कभी भी सेलर को पेमेंट करेगा ना, सर टीडीएस काटेगा। कितना? सर अगर कभी भी पेमेंट सर 30/6 30/9/2024 के पहले पेमेंट की गई है ना, तो सर 1% टीडीएस काटेगा। बाद में पेमेंट की गई ना, 0.1% टीडीएस काटने वाला है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर ध्यान देना, अगर कभी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, किसी ऐसे सेलर को पेमेंट करा है जो कि इंडिविजुअल और एचयूएफ है, और उसका टोटल टर्नओवर सर 5 लाख रुपए तक का, और उसने अपना पैन और आधार फर्निश कर रखा है, तो भैया टीडीएस लगेगा ही नहीं। अच्छा। ओ। सर उसके अलावा कहता है कि टीडीएस आपको ना ग्रॉस सेल्स पे काटना है। ग्रॉस सेल्स बोले तो, सर ग्रॉस सेल्स बोले तो सर फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स ऑपरेटर ने पेमेंट किया किसको? क्रॉस पेमेंट किया, मान लो राहुल को, राहुल सेलर है। पेमेंट कितना किया सर? पेमेंट किया मान लो 10 लाख रुपए का, प्लस जीएसटी का भी कुछ कंपोनेंट होगा 1.8 लाख रुपीस का। तो कहता है सर जीएसटी कंपोनेंट टीडीएस मत काटो आप।
प्लस जो कमीशन है ना, कमीशन वाले कंपोनेंट टीडीएस मत काटो सर। सर कमीशन कंपोनेंट को आप रिड्यूस मत करो टीडीएस पर्पस के लिए। ऐसा नहीं करना कि 10 लाख में से अपना 25% कमीशन काटने के बाद 7.5 लाख पे टीडीएस काटो। ऐसा नहीं करना। सरकार कहती है कि भैया जितना ग्रॉस अमाउंट है ना, ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस काटना है। ठीक है, चलो ये बात भी समझ गए। सर ऐसा भी कई बार होता है, फॉर एग्जाम्पल ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है और ये राहुल है। सर यहाँ से ना, ये है, मान लो यहाँ पे है नेहा। मैंने नेहा को गुड्स सेल की ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। सर नेहा ने डायरेक्टली मेरे को पेमेंट कर दिया, डायरेक्टली मेरे को पेमेंट कर दिया। तो प्रोविजन कहता है सर कई बार ऐसा होता है कि सेल ई कॉमर्स ऑपरेटर करवाता है, लेकिन सर पेमेंट डायरेक्टली राहुल के पास रिसीव हो जाता है। सर इस केस में ना ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर इस ट्रांजैक्शन पे भी टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाती है। अगर सेल ई कॉमर्स ऑपरेटर फैसिलिटेट करवा रहा है लेकिन पेमेंट डायरेक्टली बायर सेलर को दे देता है, इस केस में भी ना इस अमाउंट पे भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटना पड़ जाता है। इस अमाउंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर कहता है 194 ओ का ना एक ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है। 194 ओ का एक ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है सर, बाकी सारे सेक्शंस के ऊपर 194 ओ जाता है। सर कहता है अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई टेक्निकल सर्विसेज अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड करवा रहा है ना, तो भी सेक्शन में कवर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल राहुल है, अब राहुल सिर्फ राहुल नहीं रहा, राहुल डॉक्टर राहुल बन गया है। और सर यहाँ पे एक प्रैक्टो करके ऐप है, प्रैक्टो करके ऐप है, प्रैक्टो के थ्रू यहाँ पे कंसल्टेंसी दे रहा है किसी पेशेंट को। तो प्रोविजन कहता है जो प्रैक्टो मेरे को पेमेंट करेगा ना, 194 जे में टीडीएस ना काट के 194 ओ में टीडीएस काटेगा राहुल का। ओ ऐसा। हाँ सर ऐसा। इंश्योरेंस एजेंट एंड एग्रीगेटर ये क्या बोलता है? सर फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ पॉलिसी बाजार है, पॉलिसी बाजार है, और यहाँ पे स्टार हेल्थ और ये राहुल। सर राहुल को पॉलिसी खरीदनी थी, पॉलिसी बाजार पे गया और स्टार हेल्थ की पॉलिसी खरीद ली। राहुल ने पेमेंट किया, पॉलिसी बाजार ने स्टार हेल्थ को पेमेंट किया, सर 194 ओ में टीडीएस काट दिया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा सर? स्टार हेल्थ और राहुल के बीच में आपस में एग्रीमेंट हो गया है। सर राहुल अब डायरेक्टली स्टार हेल्थ को पेमेंट करेगा और स्टार हेल्थ डायरेक्टली कवर देगा। सर अब यहाँ पे पॉलिसी बाजार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो प्रोविजन कहता है सर पहले साल में तो पॉलिसी बाजार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है 194 ओ में टीडीएस काटने की। नेक्स्ट ईयर से 194 ओ में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। नेक्स्ट ईयर से 194 ओ में टीडीएस नहीं काटना पॉलिसी बाजार को, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो पॉलिसी बाजार का कोई रोल ही नहीं है। यही ये पॉइंट कह के चलता है। सर अगर कोई पेमेंट गेटवे आता है, यानी सर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर आते हैं, तो आपको बेस्ट सूटेड ई कॉमर्स ऑपरेटर पे टीडीएस काटना है। वो आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख के बेहतर समझ पाओगे। बेस्ट सूटेड ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस काटना है। प्लस सर कहता है 194 ई ऑक्शन सर्विसेज पे नहीं लगती। सर अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बाइक बेचनी है और बाइक बेचने के लिए मैंने एक ऑक्शन पोर्टल पे अपनी बाइक डाल दी। सर मैं बाइक डाल तो रहा हूँ, लेकिन सर प्राइस डिस्कवरी के लिए डाल रहा हूँ। मैं बाइक जो जिस प्राइस पे डिस्कवरी हो रही है, जरूरी नहीं उस प्राइस पे बेचूं मैं। सर एक्चुअल ट्रांजैक्शन पोर्टल के बाहर हो रहा है, सर पेमेंट पोर्टल के बाहर हो रही है, और सर मैंने ई ऑक्शनियर सर्विसेज के लिए ऑक्शनियर का पेमेंट पे टीडीएस काट लिया है। अगर मैं ये कंडीशन फुलफिल करा रहा हूँ ना, तो जो ई ऑक्शनियर की सर्विसेज है, इन सर्विसेज पे 194 ओ पे वो मेरा टीडीएस नहीं काटने वाला है। दिस वाज 194 ओ। 194 आर पे आ जाओ। 194 आर क्या बोलता है? 194 आर बोलता है सर अगर कभी बिजनेस प्रोफेशन के दौरान आपको कोई परक्विजिट्स मिल रहे हैं, यानी सर फॉर एग्जांपल मेरे पापा हैं, मेरे पापा क्या काम करते हैं सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक ट्रेडर है, एजेंसी होल्डर है। सर उनके पास ना हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से कई बार आता रहता है, ऑफर्स आते रहते हैं। कई बार बोलेंगे सिंगापुर ट्रिप चले जाओ, कई बार बोलेंगे दुबई ट्रिप चले जाओ, कई बार बोलेंगे कुल्लू मनाली होके आ जाओ, कई बार गोवा बोलेंगे, कई बार हरिद्वार की ट्रिप्स आती रहती है। एक बार सोने की चेन भी आ गई थी। प्रोविजन कहता है अगर कोई भी बिजनेस प्रोफेशन के दौरान आपको परक्विजिट मिल रहा है ना, कोई सेल्स टारगेट अचीव करने के कारण, कोई भी टारगेट अचीव करने के कारण अगर परक्विजिट मिल रहा है ना, तो उस परक्विजिट पे हिंदुस्तान यूनिलीवर या कंपनी टीडीएस काट के पेमेंट करने वाली है। कैसे टीडीएस काटेगी? कहता है सर हाईजैकर जो लोग होते हैं ना, वो कभी रेसिडेंट पर्सन को परक्विजिट का पेमेंट कर रहे हैं बिजनेस के दौरान, उस केस में 10% टीडीएस काट के पेमेंट करने वाले हैं। सर कहता है कोई भी परक्विजिट अगर 20,000 तक की प्रीवियस ईयर में, तो नो टीडीएस। सर अगर फ्री टिकट्स बांट रहे हैं, फ्री सैंपल्स बांट रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पापा को ओल्ड प्ले के कॉन्सर्ट की टिकट मिल गई, बोलता है वो भी परक्विजिट है। फ्री टिकट मिली सर, सिंगापुर के लिए ट्रिप मिल गई, फ्री टिकट्स। बस मेरी ट्रिप स्पॉन्सर कर दी उन्होंने, मेरी मालदीव्स की ट्रिप स्पॉन्सर कर दी। सर कहता है ये भी परक्विजिट बनेगा। सर कोई इंसेंटिव्स है डिस्ट्रीब्यूटर्स है डीलर्स के, सर ये सभी मेरे परक्विजिट बन जाते हैं। कहता है अगर बेनिफिट होलली और पार्टली काइंड में है ना, सर फॉर एग्जांपल मेरे पापा को उन्होंने कार दे दी, मेरे पापा को उन्होंने कार दे दी, कहा कि भैया आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, लो ऑडी रख लो हमारे लिए, हमारी तरफ से।
अब ऑडी उन्होंने दे तो दी मेरे पापा को, लेकिन ऑडी को देने में दिक्कत क्या है सर? अगर वो टीडीएस काटना चाहते 10% तो कैसे काटेंगे? प्रोविज़न कहता है कि अगर 10% टीडीएस काटा तो क्या चक्के-वक्के निकाल लेंगे? राइट आंसर इज़ नहीं, 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 नहीं। इसमें 3 कंडीशंस लग जाती हैं। कहता है या तो वो अपने जेब से भर दें, कंपनी वाले अपने जेब से भर दें कि भैया हम कार भी दे रहे हैं, टीडीएस भी अपने जेब से दे रहे हैं, या तो ये कर लें। या तो मेरे पापा को बोले कि भैया पापा जी दो मेरे को इतना पैसा दो, टीडीएस का हिस्सा मेरे को जमा करो ताकि मैं जमा करवा सकूँ। या फिर सर एक और चीज़ कर सकते हैं वो लोग एडवांस टैक्स मेरे पापा को भरने को बोल सकते हैं। मेरे पापा को बोलेंगे कि रा भैया जी आप एडवांस टैक्स भरो, मेरे को रिसीट दे दो। सो जैसे ही मेरे पापा एडवांस टैक्स भरेंगे ना, उनकी टीडीएस कंप्लायंस कंप्लीट हो जाएगा। फॉलोइंग आर नॉट ट्रीटेड एज़ परक्विजिट, नो टीडीएस ऑन फॉलोइंग। सर इनको परक्विजिट हम नहीं मानते। सर किनको? सर कोई भी सेल्स डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, रिबेट टू कस्टमर। सर सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट टू कस्टमर इनको हम परक्विजिट नहीं मानते कभी भी। सर बाय 5 गेट 4 फ्री। सर इसको परक्विजिट नहीं मानते, ये सिर्फ प्राइस आपका कम हो जाता है, बाकी आपका क्या होता है सामान उतना ही मिलता है आपको। सर कभी बोनस और राइट शेयर मिल रहा है, सर इसको परक्विजिट नहीं मिलते। सर बैंक ने लोन वेव ऑफ कर दिया, सर इसको परक्विजिट नहीं मानते। सर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मैंने अगर कोई एसेट बाँटा, सर फॉर एग्जांपल हमारे बीच में रिबेलकेड है, अपूर्वा माखीजा। मैंने बोला कि अपूर्वा जी आप इस समय इतनी पॉपुलर है। ये मैंने नया मोबाइल लॉन्च किया हुआ है। इसको आप प्रमोट करो अपने चैनल पे। अपूर्वा पाकीज़ा ने अपने चैनल पे प्रमोट किया। भाई साहब उसने फ़ोन यूज़ किया ही नहीं था, उसको पसंद आ गया, बिल्कुल एक तरफ़ा पसंद आ गया। प्रोविज़न कहता है कि अगर वो पसंद आने के बाद रख लेती है, तो जितना भी मोबाइल फ़ोन की एफएम भी है ना, वो परक्विज़िट मानी जाएगी, उस पे टीडीएस मुझे काटना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मुझे वापस कर देती है ना, तो फिर कोई परक्विज़िट बचता ही नहीं है। सर इस केस में क्या होगा, कोई टीडीएस का इम्प्लीकेशन आएगा ही नहीं अपने पास। सर अगर आप कोई गवर्नमेंट स्कूल को कोई फीस कोई अगर फैसिलिटी दे रहे हो, बेंचेस लगा के दे रहे हो, इट इज़ नॉट परक्विज़िट। सर कोई प्योर एजेंट अगर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो और उसमें क्रेडिट भी आप क्लेम कर रहे हो, तो इस केस में आपके लिए वो परक्विज़िट नहीं कहलाई जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक ब्रांच है कंसाइनमेंट बेसिस पे मैंने ब्रांच खोल रखी है। वहाँ पे पूरा एक मेरा ही एजेंट बैठता है। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, वहाँ पे मैंने कोई खर्चा करवा लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ एक पार्टी करवा दी। पार्टी करवा के पूरा क्रेडिट भी मैं ले रहा हूँ, पूरा खर्चा भी मैं क्लेम कर रहा हूँ। प्रोविज़न कहता है सर अगर मैं अपने एजेंट को या अपने प्योर एजेंट को कोई सर्विसेज़ कुछ दे रहा हूँ, कुछ बेनिफिट्स दे रहा हूँ, तो क्या ये मेरे लिए उसके लिए परक्विज़िट बनेगा? राइट आंसर इज़ ना बाबा, जब खर्चा मेरा, जीएसटी क्रेडिट भी मेरा, सब कुछ मेरा है, तो ये परक्विज़िट बनेगा ही नहीं ना। अगर मैं अपने ही किसी प्योर एजेंट के ऊपर खर्चा करूँ, इट इज़ नॉट परक्विज़िट, सिंपल सा पॉइंट है ये। सर कहता है अगर आप कोई कैपिटल एसेट बाँट रहे हो, तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर को फ्री सैंपल बाँट रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में बैठता है, उसको फ्री सैंपल दे रहा हूँ। तो प्रोविज़न कहता है सर अगर डॉक्टर एम्प्लॉयी है ना, तो आप हॉस्पिटल का 194 आवर में टीडीएस काटने वाले हो और फिर जो हॉस्पिटल है ना 192 में डॉक्टर का टीडीएस काटेगा, ठीक है? अगर डॉक्टर एक सिटिंग प्रोफेशनल है, ऐसा डॉक्टर बैठता है अपने आराम से अपने क्लिनिक में, आप वहाँ जाके उसको कुछ फ्री में बाँट के आ गए, तो कहता है 194 आवर में उसका टीडीएस काटना पड़ जाएगा अपने को। रीइंबर्समेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बाय द एजेंट। सर कहता है जो भी एजेंट होता है ना, उसको अगर रीइंबर्समेंट मिल रहा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है थोड़ा ध्यान से सुनना। सर फॉर एग्ज़ाम्पल ये राहुल है। ये राहुल है सर, राहुल क्या है सर, राहुल प्राइवेट लिमिटेड है, इसके ऑडिट के लिए कौन आता है? डेलॉयट आता है। तो डेलॉयट आया मुंबई और होटल ताज में रुका हुआ है, होटल ताज में। प्रोविज़न कहता है होटल ताज में रहने के बाद सर खर्चा होता है। खर्चा मान लो सर डेलॉयट अपने नाम पे करवाता है, अपने नाम पे इनवॉइस लेता है और सर खर्चा मैं बियर कर रहा हूँ, राहुल बियर कर रहा है। प्रोविज़न कहता है भैया जब इनवॉइस उसके नाम का और खर्चा तुम बियर कर रहे हो, तो इस केस में 194 आर टीडीएस के लिए लायबल हो जाएगा वो। खर्चा डेलॉयट का, लेकिन अगर बियर मैं कर रहा हूँ ना, तो फिर 194 आर में टीडीएस परक्विजिट मानोगे। लेकिन नहीं भैया, इन खर्चा भी उसके नाम पे, पेमेंट भी उसने किया, तो भाई क्या 194 आर में टीडीएस कटेगा? नहीं जी सर, खर्चा भी वही कर रहा है, पेमेंट भी वही कर रहा है, टीडीएस थोड़ी लगेगा इसमें। सर मान लो अगर इनवॉइस ही राहुल के नाम पे है, खर्चा कोई भी कर ले सर, कहता है 194 आर में टीडीएस नहीं लगने वाला, आप ही का खर्चा है, आपका ऑडिट एक्सपेंस है, आप 194 आर में टीडीएस नहीं काटोगे इसमें। सर ट्रैवल, फूड, स्टे, सर ये क्या बोलता है? सर फॉर एग्जांपल बिज़नेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में कई बार डीलर्स लोगों को लेके जाना पड़ता है। मेरे पापा को कई बार बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है, दुबई वगैरह बुलाया जाता है। प्रोविज़न कहता है कि अगर आप किसी पर्सन को बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला रहे हो, कहीं पे बाहर लेके जा रहे हो, जहाँ पे आप उसको ट्रैवल भी करवा रहे हो, आप उसको स्टे भी दे रहे हो, उसको फूड भी दे रहे हो। प्रोविज़न कहता है सर इस केस में ना हम इसको परक्विजिट मानेंगे नहीं, इसको नहीं परक्विजिट मानेंगे। लेकिन अगर आप उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरे पापा को दुबई बुला के बोलते जाओ यहाँ से बुर्ज खलीफा भी घूम के आ जाओ। लीजर ट्रिप का स्पेंड कर रहे हो, सर दिस इज़ कंसिडर्ड एज़ परक्विजिट, इसको परक्विजिट मानना पड़ेगा। या फिर सर 5 दिन की बिज़नेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे पापा को 15 दिन दुबई घुमाया जा रहा है। रोशन कहता है इसको भी हम क्या मानेंगे? इसको भी हम परक्विजिट मानेंगे।
कहता जितने दिन बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, उसके 1 दिन पहले और उसके 1 दिन बाद तक हम अलाउ करते हैं। उसके बियॉन्ड जितना भी ज़्यादा आप घूमते हो ना, उन सभी को हमको क्या मानना पड़ेगा? उन सभी को अपने को परक्विज़िट मानना पड़ेगा। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। सर कहता है मेरे पापा के लिए अगर ट्रिप है और मेरे पापा के अलावा और भी लोग जा रहे हैं उस ट्रिप में, तो प्रोविज़न कहता है उन सबके लिए जो पेमेंट हुआ ना, वो सब परक्विज़िट माना जाएगा। सर ये 3 चीज़ें माननी पड़ेंगी अपने को। सर कभी भी अगर परक्विज़िट अपने को मिल रहा है ना, कभी भी अगर अपने को परक्विज़िट मिल रहा है ना, तो परक्विज़िट में ध्यान क्या देने वाली बात है? सर अगर परक्विज़िट को एफएमवी कितना माना, कि एफएमवी की उसकी वैल्यू क्या माननी है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पापा बिज़नेस कर रहे हैं। मेरे पापा को कार मिली। प्रोविज़न कहता है अगर कार सामने वाले ने खरीद के दी है ना, अगर कार खरीद के दी है, तो जिस प्राइस पे खरीदी है, उस प्राइस को मेरे लिए परक्विज़िट माना जाएगा और उस प्राइस पे टीडीएस काटना पड़ेगा। सर अगर कार मैन्युफैक्चर कर रखी है, मारुति सुजुकी ने कार गिफ्ट दे दी मेरे पापा को परक्विज़िट के फॉर्म में, तो प्रोविज़न कहता है अगर आपने मैन्युफैक्चर कर रखी है ना कोई ऐसा एसेट, तो जो प्राइस आप बाकी दुनिया वालों से चार्ज करते हो ना, उस प्राइस को मेरे हाथ में परक्विज़िट माना जाएगा और टीडीएस काटा जाएगा। तीसरा, सर कोई ऐसा रैंडम चीज़ है, एक कंपनी का मालिक है, कंपनी के मालिक को रोड पे पड़ती पड़ी हुई कार मिल गई, बिल्कुल चल रहा था, एक चाबी लगी हुई कार मिल गई, चुरा के ले आया। वो मेरे पापा को परक्विज़िट के फॉर्म में दे रहा है। प्रोविज़न कहता है अगर ऐसा कोई एसेट मिल रहा है ना, जो ना परचेज़ किया है, ना मैन्युफैक्चर किया हुआ है, इस केस में जो एफएमवी ऑफ दैट प्रोडक्ट है ना, वो हमारे लिए परक्विज़िट की वैल्यू मानी जाती है। 194 क्या बोलता है? वर्चुअल डिजिटल एसेट का ट्रांसफर। सर कहता है कभी भी अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीद रहे हो, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। कैसे? सर अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ है जिनका बिज़नेस टर्नओवर 1 करोड़ तक का है, ग्रॉस 50 लाख तक की है, तो उनको 50,000 तक टीडीएस नहीं काटना। 50,000 तक टीडीएस नहीं काटना। लेकिन अगर आप अदर्स में आते हो, तो उससे 10,000 तक टीडीएस की लिमिट है, 10,000 तक टीडीएस नहीं काटना, 10,000 के ऊपर वाली सेल्स पे आपको टीडीएस काटना ही पड़ेगा, परचेज़ पे टीडीएस काटना पड़ेगा। सर कहता है 194 ओ कभी भी लग रहा हो, एस लग रहा हो, हमेशा एस प्रिवेल करेगा। क्यों लग रहा हो, एस लग रहा हो, एस प्रिवेल करेगा। सर कभी 194 एस में टीडीएस काटोगे ना, तो जिस डेट पे डिडक्ट कर रहे हो ना, उसके एंड ऑफ मंथ से 30 डेज़ के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फॉर्म 26 क्यूई जमा कराना पड़ता है, फॉर्म 26 क्यूई। अब सर ट्रांज़ैक्शन चलता कैसे समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये राहुल है। राहुल इज़ अ बायर और ये प्रीति है, ये सेलर है। सर प्रीति ने अपना क्रिप्टो करेंसी मेरे को दिया, उसके बदले मैंने उसको 10 लाख रुपए दिए। प्रोविज़न कहता है 10 लाख रुपए का पेमेंट करूँगा ना, इस पे 1% टीडीएस काटूँगा। 1% टीडीएस काटूँगा। अच्छा। सर कहता है लेकिन नहीं, राहुल और प्रीति के बीच में कोई दूसरे लोग आ गए। जैसे राहुल है और ये प्रीति है। राहुल है बायर और ये सेलर। कहता है राहुल प्रीति हमारे बीच में आ गया एक्सचेंज। तो जब कोई राहुल पेमेंट करेगा ना एक्सचेंज को, तो टीडीएस नहीं काटेगा, यहाँ एक्सचेंज टीडीएस काटेगा प्रीति का 1% से। एक्सचेंज की सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सर यही अगर बीच में कोई ब्रोकर आता है, तो ब्रोकर भी अपने सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, होता है। सर क्या टीडीएस कंपोनेंट पे, क्या जीएसटी कंपोनेंट टीडीएस काटेंगे? राइट आंसर इज नहीं काटने वाले। कभी अगर पेमेंट गेटवे आ गया तो भी टीडीएस नहीं काटने वाले। सर कहता है अगर कभी भी एक्सचेंज हो रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट का, फॉर एग्जांपल ये है राहुल, ये प्रीति। सर राहुल ने प्रीति को दिया बिटकॉइन वर्थ रुपीज 40 लाख रुपीज। प्रीति ने राहुल को क्या दिया? सर प्रीति ने राहुल को फॉर एग्जांपल दिया था इथीरियम। तो सर इस केस में ना आपस में दोनों एक दूसरे का टीडीएस काटेंगे, दोनों एक दूसरे का टीडीएस काटेंगे। सर यही अगर राहुल ने प्रीति को दिया बिटकॉइन एक्सचेंज के थ्रू, राहुल ने बिटकॉइन दिया और प्रीति को बिटकॉइन रिसीव हो रहा है, तो सर एक्सचेंज क्या करेगा? बिटकॉइन का जो 1% है टीडीएस काट के प्रीति को देगा। और प्रीति अगर इथीरियम दे रही है एक्सचेंज के थ्रू, तो इथीरियम का पेमेंट करते टाइम इथीरियम का 1% टीडीएस काटने के बाद पेमेंट करने वाला है। एक्सचेंज क्या करेगा? तुरंत उसको 1% के बराबर बेचेगा और जो पैसा रियलाइज हो रहा है उस रियलाइज पैसे को क्या करेगा? उस रियलाइज पैसे को सीधे सरकार को पे कर देगा 194 में टीडीएस के फॉर्म पे। इतना सा पॉइंट था टीडीएस का, इतना ध्यान देने वाली बात है। एक सेक्शन और है 206 एबी और ए। सर ये क्या बोलता है? सर टीडीएस आपको हायर रेट से डिडक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली टीडीएस का जो भी रेट हो ना सर, वो किनारे करना है अपने को, यहाँ पे हायर रेट से डिडक्ट करना पड़ेगा। सर कहता है अगर मैं टीडीएस काटने वाला था सामने वाले पर्सन का, अगर मैं टीडीएस काटने वाला था सामने वाले पर्सन का, सर कहता है सामने वाले पर्सन ने अगर पैन ही फर्निश नहीं किया मेरे को, पैन नॉट फर्निश्ड,
पैन ही फर्निश नहीं किया तो सर क्या करेंगे इस केस में? सर कहता है आप या तो रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन पकड़ लो या फिर सर 20% पकड़ लो। सर 194 ओ के लिए, 194 क्यू के लिए सर मैक्सिमम 5% आप लेने वाले हो। सर इसके अलावा बाकी सब में 20% या रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन व्हिचएवर इज हायर ले लोगे आप। इस रेट से टीडीएस काटने वाले हो आप। ओह! 206 ए भी क्या बोलता है? सर अगर कोई एसएससी है प्रीवियस ईयर 24-25 में खड़े होके प्रीवियस ईयर 22-23 का रिटर्न नहीं फाइल किया, आरओआई नहीं फाइल किया, प्लस उसका जो टीडीएस डिडक्टेड है ना ग्रेटर देन 50,000 का है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर 22-23 का रिटर्न भी नहीं फाइल किया, प्लस 50,000 का टीडीएस डिडक्टेड भी है, उस केस में आप क्या करने वाले हो? ट्वाइस द रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन या फिर सर 5% व्हिचएवर इज हायर से टीडीएस काटने वाले हो, व्हिचएवर इज हायर से टीडीएस काटने वाले हो। अच्छा, सर देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ना कि आप सामने वाले को पेमेंट कर रहे हो, उसने पैन भी नहीं फर्निश किया, प्लस 22-23 में रिटर्न भी नहीं फाइल किया, प्लस उस साल में टीडीएस डिडक्टेड भी ज्यादा है, तो किस रेट से काटोगे? सर कहता है फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रा का पेमेंट किया, हमारे बीच में मान लो है प्रणव है, राहुल है, प्रणव है। प्रणव ने कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दी 1 करोड़ की, मुझे 1 करोड़ का 1% टीडीएस काटना है, 1% टीडीएस काटना है। सर प्रणव ने पैन भी फर्निश नहीं किया, प्रणव ने आरओआई भी फर्निश नहीं किया प्रीवियस सर 22-23 का, प्लस उसका सर टीडीएस डिडक्टेड है सर वो भी मिला के 50,000 ज्यादा का है, तो किस रेट से टीडीएस काटूंगा? प्रोविजन कहता है सर 206 डबल ए बोलता है रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन, सर प्रणव में 1% रेट होता है या रेट 20%, सर 20% हो जाता है, सर विचएवर इज हायर देन 20% कहता है 206 डबल ए। आगे क्या कहता है? आगे कहता है सर 206 ए बी, सर ट्वाइस द रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन, 1% रेट है इंटू 2 यानी 2% रेट कहता है ये, या 5% व्हिचएवर इज लोअर, सर यानी 5% यहाँ आ जाता है। अब सर बात क्या आई? 206 डबल ए बोलता है कि भाई 20% से काटो टीडीएस, और ए बी बोलता है कि 5% से काटो, मैं किसकी बात सुनूंगा? कहते हैं अगर दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं ना, तो जो हायर बोलता है ना उसकी बात मान लो। हायर कौन सा सेक्शन बोल रहा है? 206 डबल ए बोल रहा है ना, इसकी बात आप मान लो, इसको आप फॉलो करने वाले हो। इतनी सी बात होगी टीडीएस की। टीसीएस भी कर लें, या एक काम करते हैं अभी ब्रेक ले लेते हैं। इट इज 12:21, आप 12:35 तक ब्रेक लो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है जिस कोर्स में बोल रहा होता हूँ। 40 मिनट्स ब्रेक है, रेज्यूम करेंगे। ब्रेक के बाद टीसीएस कंप्लीट कर लेंगे और सीधे मैं असेसमेंट चालू करने वाला हूँ, एंड असेसमेंट में बहुत सारी चीजें अपने को पढ़नी है, तो इसलिए ना अच्छे से ब्रेक लो आप। वील कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक।
ओके, सो वेलकम बैक। क्या सभी ब्रेक से वापस आ गए हो? लेट मी मैसेज इन द ग्रुप। चलो ठीक है। ओके जी, ओके जी, परफेक्ट बात है। क्या आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? एक मिनट, लग रहा है आवाज नहीं आ रही है। ओके, परफेक्ट, चलो ठीक है। कंटिन्यूइंग फर्दर, सर टीसीएस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सर टीसीएस सबसे पहला सेक्शन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलतियां सबसे ज्यादा ऐसी में होती है। 206C1 ये क्या बोलता है? सर बोलता है कि अगर कभी भी आप कुछ प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, कौन से कुछ प्रोडक्ट्स? सर इट कैन बी अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसपे 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सर स्क्रैप बेच रहे हो, उससे 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। कोई मिनरल बेच रहे हो, लाइक कोल है, लिग्नाइट है, सर इस पे 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। सर कोई टिम्बर है या फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, सर 2.5% टीडीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड लास्ट में कहता है, सर तेंदू लीव्स कोई बेच रहे हो, सर इस पे 5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। सर जो सेलर है ना, वो टीसीएस कलेक्ट करता है, सेलर टीसीएस कलेक्ट करता है, सेलर टीसीएस कलेक्ट करता है बायर से। सर सेलर कौन होता है? सर यहाँ पे कहता है कोई भी पर्सन जो हाईजैकर वाला पर्सन होता है ना, हाईजैकर वाला पर्सन ही सेलर होता है। यानी सर टर्नओवर 1 करोड़ ज्यादा होना चाहिए, प्रोफेशनल रिसीट्स 50 लाख ज्यादा होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए सब। सर टीसीएस किससे कलेक्ट करोगे? सर सबसे टीसीएस कलेक्ट करोगे, लेकिन जो पर्सन पर्सनल कंजम्पशन के लिए सामान खरीद रहा है, उससे टीसीएस मत लेना। कोई पीएसयू आ रही है सर, उससे मत लेना। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की एंटिटी है, उनसे भी टीसीएस मत लेना। सर ऐसा पॉइंट कह के चलता है ये। सर क्या बातें समझ में आती है? हाँ सर समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। सर ध्यान देने वाली कुछ कुछ बातें, थोड़ा सा ध्यान से सुनना ना, कुछ कुछ बातें ध्यान देने वाली। सबसे पहले बोलता कि स्क्रैप मतलब वो सामान होता है विच इज नॉट यूजेबल एज सच। सर मतलब अगर मेरे सामने कैलकुलेटर रखा हुआ है, ये कैलकुलेटर है, मैंने बोला कि ये कैलकुलेटर तुम लोग रख लो, फ्री में रख लो, और तुम लोग सेम टू सेम इसी कैलकुलेटर को एज इट इज यूज कर सकते हो, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाने, इस पे कुछ भी नहीं करना, तो क्या मैं इस कैलकुलेटर को भंगार बोल लूंगा? सोच के बताओ। अगर कोई सामान एज इट इज यूज हो सकता है, तो क्या ये स्क्रैप बनेगा? बताओ, क्या ये स्क्रैप बनेगा? राइट आंसर है सर, ये स्क्रैप नहीं बनता। अगर कोई सामान इट इज यूजेबल एज इट इज, तो ये स्क्रैप नहीं होता। यानी सर अगर किसी सामान में मॉडिफिकेशंस करवाने पड़ रहे हैं ना, तो ही वो स्क्रैप बनता है, अदरवाइज वो स्क्रैप नहीं बनता। अगर ये कैलकुलेटर में आपको कुछ मॉडिफिकेशन करवाने पड़ेंगे, बैटरी चेंज करानी पड़ेंगी, थोड़ा सा बटन चेंज करवाने पड़ेंगे, देन इन दिस सिचुएशन इट इज स्क्रैप, इसको स्क्रैप मानेंगे। बाद में फिर जब ठीक हो जाएगा तब वो प्रोडक्ट कहलाएगा, बट अदरवाइज मैं सेल ऑफ स्क्रैप करूंगा इफ इट इज नॉट यूजेबल एज सच। अगर सामान एज एज सच यूजेबल नहीं है ना, तो फिर ये स्क्रैप है। सर इसलिए कहा जाता है कि इफ इट इज नॉट यूजेबल एज सच, तभी वो स्क्रैप है, अदरवाइज सर वो स्क्रैप नहीं बनता कभी। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर कहता है अगर कभी भी आप क्या खरीद रहे हो, सर कोल खरीद रहे हो, सर आप स्क्रैप खरीद रहे हो, सर इस केस में जो अगर बायर है ना, बायर खरीदने वाला, सर ये डिक्लेरेशन दे दे, किस चीज का? सर डिक्लेरेशन दे देता है, सर डिक्लेरेशन दैट सर ये जो कोल है या स्क्रैप है, सर ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होने वाला है या पावर जनरेशन के लिए यूज होने वाला है। इस केस में जो सेलर है ना, ये टीसीएस नहीं कलेक्ट करने वाला, 206C1 में टीसीएस नहीं कलेक्ट करने वाला। अच्छा यही नहीं, एक बात और सुनना, टीसीएस तो कलेक्ट नहीं करेगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सर दूसरे सेक्शन में भी टीसीएस नहीं कलेक्ट करने वाला, 206C1H जो होता है ना, उसमें भी टीसीएस नहीं कलेक्ट करने वाला। लेकिन सर अगर ये बायर एलिजिबल बायर है 194Q वाला, तो इसको टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाती है। ही कैन डिडक्ट टीडीएस, बट इनमें कभी भी टीसीएस नहीं लगने वाला। अगर कभी मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए कोल सेल हो रहा है या स्क्रैप सेल हो रहा है ना, इस पर टीसीएस नहीं लगने वाला है। इस बात का अपने को ध्यान लेके चलना है। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? ये सर समझ में आ गया अपने को। सर मैन्युफैक्चरिंग में टीसीएस नहीं होगा, पर्सनल कंजम्पशन में भी टीसीएस नहीं होगा। सिर्फ जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए कोल और स्क्रैप और लिग्नाइट ये सब खरीद रहे हैं, इन सब पे टीडीएस टीसीएस लग जाता है। सर ये बात अपने को समझ में आ जानी चाहिए।
206C1C क्या बोलता है सर? C1C सर, अगर आप कोई बड़े बड़े पार्किंग लॉट्स, टोल प्लाजा ये सब अगर दे रहे हो किस पे, लीज पे, लंबी लीज पे दे रहे हो, तो सर जब कभी भी अगर कोई जो गिवर है ना, गिवर है वो रेसिपिएंट को अगर लीज पे देगा, तो सर उससे जब अपफ्रंट लीज पेमेंट लेगा ना, लीज पेमेंट उस पे 2% टीसीएस कलेक्ट करने वाला है। ध्यान देना सर, पीएसयू से मत लेना कभी भी, बाकी अदरवाइज किसी पर्सन को अगर आप लीज पे देते हो तो 1-2% आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। 206C1F ये क्या बोलता है सर? 206C1F बोलता है कि अगर आप कभी भी सर क्या बेच रहे हो, आप मोटर व्हीकल बेच रहे हो, मोटर व्हीकल बेच रहे हो जिसकी वैल्यू सर 10 लाख रुपीज ज्यादा है। सर 10 लाख कौन सी सर? जो अपना एक्स शोरूम प्राइस रहता है ना, एक्स शोरूम प्राइस सर, एक्स शोरूम के बाद सर कुछ टैक्सेस ऐड होते हैं सर, जीएसटी ऐड होता है सर, इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद अपना बनता है ऑन रोड प्राइस। सर ऑन रोड प्राइस नहीं देखना अपने को, क्या जो एक्स शोरूम प्राइस है सर, अगर वो 10 लाख से ज्यादा का है किसी गाड़ी का, तो जो डीलर है ना, वो डीलर टीसीएस कलेक्ट करने वाला है, टीसीएस कलेक्ट करेगा उस गाड़ी पे। टीसीएस ध्यान से कलेक्ट करवाना पड़ेगा 1% का। सर इसमें अब कैच क्या है सर? अगर कोई डीलर है, फॉर एग्जाम्पल किया मोटर्स वाला है, किया मोटर्स वाला अगर राहुल को गाड़ी बेच रहा है, तो सर ये 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा राहुल से, अगर 10 लाख के ऊपर की कार है तो। लेकिन सर किया मोटर्स वाले ने मेरे को नहीं बेची, किया मोटर्स वाले ने ना सर किसी दूसरे मोटर्स वाले को बेची। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राहुल मोटर्स है, मैं भी कार बेच रहा हूँ, मैं भी कार बेच रहा हूँ, तो प्रोविजन कहता है इस केस में टीसीएस प्रोविजन नहीं लगने वाले यहाँ पे। अगर कभी भी 206C1F में टीसीएस कलेक्ट करना है आपको, तो आप किसी नॉर्मल पर्सन को सेल करोगे, वो भी 10 लाख के ऊपर की कार सेल करने वाले हो। अगर किसी डीलर को सेल कर रहे हो तो डीलर के केस में 206C1F नहीं लगता। इस केस में अपने को फिर 194Q 1H वाले प्रोविजन लगाने पड़ जाते हैं, बाकी 1F यहाँ पे नहीं लगने वाला। एफ फॉर फरारी, फरारी से गाड़ी। ठीक है सर, समझ में आ गया। 206C1G क्या बोलता है सर? 1G दो बातें करता है। पहली बात करता है सर एलआरएस के बारे में। एलआरएस बोलो तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। अगर कोई भी एसएससी इंडिया के बाहर पैसा भेज रहा है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर में, तो सर पहले 7 लाख तक तो उससे पूछेंगे ही नहीं तुमसे कि क्यों भेज रहे हो, कोई टीसीएस नहीं, तुम एजुकेशन के लिए भेजो, किसी पर्पस के लिए भेजो, हमें फर्क नहीं पड़ता। 7 लाख तक के लिए बिना किसी टीसीएस के आप भेज सकते हो पैसा। अच्छा। ओ सर, लेकिन दूसरा देयर इज अ कैच। 7 लाख के ऊपर अगर आप पैसा भेजना चाह रहे हो ना, 7 लाख के ऊपर पैसा भेजना चाह रहे हो, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप एजुकेशन के लिए बेच रहे हो, तो आप एजुकेशन स्पेसिफाई करके 5% आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। और किसी भी और पर्पस के लिए भेज रहे हो ना, किसी भी और पर्पस के लिए भेज रहे हो, तो उस पे कितना 20% टीसीएस लिया जाएगा आपसे। अच्छा। ओ, क्या बात कर दी सर। सर अगर मैंने 7 लाख की जो लिमिट है ना, उसमें किसी भी चीज के लिए रेमिटेंस कर लूं, किसी भी चीज के लिए रेमिटेंस कर लूं, सर वो 5% ही होगा। 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं होगा, 7 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे 5% होगा एजुकेशन के लिए। और उसके ऊपर अगर कोई और पर्पस के लिए पेमेंट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ के लिए या ट्रैवल के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए, मेरे बच्चे को बिजनेस करना है उस देश में और यहाँ से पैसे चाहिए, तो प्रोविजन कहता है कि 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा आपसे। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? 1G क्या बोलता है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में अगर आप कभी भी फॉरेन रेमिटेंसेस करते हो, तो 7 लाख तक एजुकेशन के लिए करो, अदर पर्पस के लिए करो, फर्क नहीं पड़ता, सब में कोई भी टीसीएस नहीं आने वाला। लेकिन जहां 7 लाख की लिमिट क्रॉस हुई, चेक करो क्या एजुकेशन है, अदर पर्पस है। अगर एजुकेशन है 5%, अदर पर्पस है 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा आपसे। सर ये बात क्लियर हो गई अपने को। सर कौन कलेक्ट करेगा सर? जो ऑथराइज डीलर जिससे आप फॉरेक्स खरीद रहे हो सर, वो आपका टीसीएस कलेक्ट करने वाला है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है ये। सर अगला पॉइंट आता है इसमें ओटीपीपी। ओटीपीपी सर, आप ओटीपी सुनते हो ना, ओटीपी ओटीपी, बस इसमें एक पी और जुड़ जाता है, विच इज ओटीपीपी। सर कहते हैं ओवरसीज टूर्स एंड पैकेज प्रोग्राम। कभी भी अगर आप कहीं घूमना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मेरा दिल रात रात को मन किया कि पाकिस्तान घूमने जाऊंगा, ये न्यूज चैनल वाले इतनी बातें बताते हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में आग लग गई, पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान में वो, मेरे को एक बार जाके देखने का मन कर रहा है पाकिस्तान। तो मैंने बोला भैया मैं भी जाऊंगा पाकिस्तान, आई वॉन्ट टू गो टू पाकिस्तान, ऐसा मैंने बोला। तो मैंने एक पैकेज प्रोग्राम खरीदा और बोला कि उसने उसने पैकेज प्रोग्राम वाले ने बोला कि भैया बहुत खर्चा है, 10 लाख रुपए लगेगा पाकिस्तान जाने का। प्रोविजन कहता है कि सर पहले 7 लाख तक का जो अमाउंट होगा ना, उसमें 5% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, और उसके बियॉन्ड जो अमाउंट होगा ना, उसमें सर कितना 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा सर, इतना टीसीएस, इतना टीसीएस, ये तो लूट खाएंगे मेरे को। यस सर, ऐसा ही लूट खाएंगे। प्रोविजन कहता है पहले 7 लाख पे सर, पहले 7 लाख पे 5% और नेक्स्ट जितना भी ऊपर का अमाउंट है उस पे 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। और कौन करेगा? जो ओटीपीपी बेच रहा है ना सर, वो टीसीएस कलेक्ट करने वाला है। समझ में आ गया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया।
सर अगर फॉर एग्जांपल मेरी मौसी है, मैं उस मौसी रहती है कनाडा में, मौसी कनाडा में रहती है, ठीक है, कनाडा, कनाडा से आई इंडिया, अब इंडिया में आई हैं, बैठी हुई हैं, उनका बेटा बोलता है कि मम्मी 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 मेरे को फीस भरनी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा में पढ़ता है और उसको फीस भरनी है, फीस भरने के लिए मेरी मौसी यहाँ इंडिया से रेमिटेंस कर रही हैं, तो यार एक नॉन रेजिडेंट इंडिया से अगर रेमिटेंस कर रहा है तो क्या उसके ऊपर भी टीसीएस लगा दोगे? भाई साहब उस पर टीसीएस नहीं लगता। अगर नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया से रेमिटेंस कर रहा है ना, तो उस पर ये ट्रीटमेंट नहीं लगता। एनआरआई है, इंडिया विजिट कर रहा है, तो फिर उस केस में ये टीसीएस नहीं लगता। ठीक है, सर कहते हैं अगर किसी और सेक्शन में टीडीएस कट जाता है तो फिर इस सेक्शन में टीसीएस भी नहीं लगता। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 1H देखो आपको पहले से ही बनता है, इसमें ज्यादा मेरा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, जिसमें स्ट्रेस देना चाहिए था उसमें मैंने दे दिया। 206 सीसी क्या बोलता है? अगर सर आप सामने वाले का टीसीएस कलेक्ट करने गए, आपने बोला कि भैया कार बेचनी है, दो टीसीएस दो, सॉरी कार बेचनी है, तुम्हारा टीसीएस कलेक्ट करना है तो भैया अपना पैन दो, सामने वाला पैन ही नहीं दे रहा मेरे को, मना कर रहा है कि नहीं दूंगा, जो करना है वो कर लो। भाई उस केस में उसका ज्यादा रेट से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। कहता है उस केस में ट्वाइस द रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 5% विचएवर इज हायर से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें भी सर 206C1H में मैक्सिमम 1% टीसीएस रेट रहता है, मैक्सिमम 1%। ओह, आई सी। एक 206 CC ए करके सेक्शन होता है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है सर अगर आप किसी पर्सन का टीसीएस कलेक्ट करना चाहते हो एंड उसने प्रीवियस ईयर 22-23 का आरओआई नहीं फर्निश किया हुआ, प्लस उसका जो टीडीएस डिडक्टेड और टीसीएस कलेक्टेड है ना सर 50,000 का है, प्रीवियस ईयर 22-23 का है, उससे ज्यादा का है, तो भैया उसका आप हायर रेट से टीसीएस कलेक्ट करने वाले हो, और हायर रेट कितना? ट्वाइस द रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 5% विचएवर इज हायर बन जाता है। बस ध्यान देना इन दोनों ही सेक्शन में मैक्सिमम टीसीएस है ना वो 20% हो सकता है, भैया टीसीएस 20% आप कलेक्ट नहीं कर सकते किसी का। सर क्या बात समझ में आती है? हाँ सर, सिंपल सी बात है, कोई इतनी कोई टेक्निकल बात नहीं है। बस सर इतना ही है, और क्या? और क्या सर, टीसीएस में और कुछ ध्यान देने वाली बात है क्या? सर एक बार रिफंड वाला पॉइंट देख लो। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इन्होंने रिफंड कभी पूछा नहीं, कभी पूछ लेंगे तो फिर दिक्कत करेगा। सर कभी भी अगर आपका जो एक्चुअल टैक्सेस है ना वो बहुत ज्यादा हो गए, सर एक्चुअल टैक्सेस पेड इट्स वे मोर देन आपकी टैक्स लायबिलिटी। मतलब सर क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरी टैक्स लायबिलिटी से 10 लाख रुपए की है, और मैंने साल भर मेरा एडवांस टैक्स टीडीएस टीडीएस सब कटने के बाद सर 15 लाख रुपए पेड है, तो कहते हैं 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे हो गया ना मेरा, तो इस 5 लाख का क्या होगा सर, ये मेरे को रिफंड आता है। सर रिफंड तो आता ही आता है सर, इस रिफंड पे इंटरेस्ट भी आता है, और इंटरेस्ट कैसे आता है वो अपने को इस पॉइंट में देखना है। सर कहता कि कभी भी अगर आपको ना इस टेबल पे आ जाओ, इस टेबल पे आ जाओ, अगर कभी भी आपको रिफंड मिल रहा है, कितना सर, एडवांस टैक्स से, टीडीएस से या सेल्फ असेसमेंट टैक्स से, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 0.5% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ मंथ। अगर पार्ट ऑफ मंथ है ना तो उसके लिए भी इंटरेस्ट मिलेगा। सर लेकिन कब से कब तक इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखना है? कहता है सर अगर आपने एडवांस टैक्स से या टीडीएस से इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हो ना, तो उसके लिए देखो क्या आपने आरओआई टाइम पे फाइल किया, क्या आपने रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पे भरा हुआ है? अगर हाँ, तो 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लेके ग्रांट ऑफ रिफंड की डेट तक का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर आपने आरओआई टाइम पे फाइल नहीं किया तो सर आपने जिस दिन आरओआई फाइल किया हुआ है उस दिन से लेके ग्रांट ऑफ रिफंड की डेट तक पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अच्छा, सर अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स का आपको रिफंड चाहिए, तो कहता है जिस दिन आपने या तो टैक्सेस भरे हैं या तो जिस दिन आरओआई भरे हैं, जो भी लेट है सर उस डेट को पकड़ो और ग्रांट ऑफ रिफंड तक की डेट पकड़ो, इस दिन तक आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, इस दिन तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ओके सर, समझ में आ गया। सर क्या बोलता है देखना। सर अगर कभी भी अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को लग रहा है कि आपको रिफंड देने से कोई नुकसान हो रहा है, या फिर सर रिफंड आपका सेट ऑफ किया जा सकता है अपनी पुरानी लाइबिलिटी से, तो या तो वो सेट ऑफ कर लेंगे या तो विथहोल्ड कर लेंगे रिफंड। उसके अलावा कहता है एक और पॉइंट कि सर अगर कभी भी आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है ना, टैक्स लायबिलिटी से 10% से भी कम का रिफंड है, यानी सर फॉर एग्जांपल आपकी टैक्स लायबिलिटी 10 लाख रुपए निकली और रिफंड आपका बन रहा है सिर्फ सिर्फ 50,000 रुपीज, तो प्रोविजन कहता है अगर टैक्स लायबिलिटी का 10% से भी कम का रिफंड है ना, तो कहता है इस केस में नो इंटरेस्ट, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देने वाले। सर आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यानी कोई भी इंटरेस्ट इस केस में नहीं आने वाला है। गॉट इट सर? हाँ सर, समझ में आ गया, मस्त समझ में आ गया। बताओ डियर, क्या टीडीएस टीसीएस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए? आगे आए क्या इनकम टैक्स अथॉरिटीज वाले टॉपिक में?
सर इनकम टैक्स अथॉरिटीज में आईटी अथॉरिटीज, यू ऑलरेडी नो देयर इज नॉट देयर इज नॉट टू मच ऑफ एम्फेसिस रिक्वायर्ड इन दिस केस। आपको एम्फेसिस करने की जरूरत नहीं है, को पहले से ही पता है। एक बार ब्रीफिंग दे देता हूँ यहाँ पे कौन कौन होता है आईटी अथॉरिटी में, कौन कौन होता है। एक होता है सबसे ऊपर तो अपने पीसीसीआईटी आते हैं, उसके नीचे सीसीआईटी, उसके नीचे पीसीआईटी और फिर सीआईटी। इसके नीचे सर एडिशनल सीआईटी आता है या जॉइंट कमिश्नर आता है। इसके नीचे सर एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर। इसके नीचे सर आईटीओ आता है। इसके नीचे सर टैक्स रिकवरी ऑफिसर। इसके नीचे इंस्पेक्टर। उसके बगल में सर पीडीजीआईटी आता है। यहाँ पे सर आता है डीजीआईटी, यहाँ पीडीआईटी, यहाँ डीआईटी, यहाँ एडिशनल डीआईटी, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, और यहाँ कुछ और होता नहीं है सर। इन सबको मिला लो तो असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं हम, इन सबको प्यार से असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है सर, ये सबको पता है। इन्हीं की लेवल पे एक पर्सन होता है सर जॉइंट कमीशन ऑफ अपील्स, और इसी के बगल पे एक और अथॉरिटी रहती है विच इज सीता, जिसको हम प्यार से सीता बुलाते हैं, विच इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। ये सब बगल में हायर अथॉरिटीज रहती है। ठीक है सर, ये सब तो हाईटी अथॉरिटीज हो गई। अब सर मुद्दा क्या है हमारा, सर पावर्स के बारे में। सर सबसे मुश्किल पॉइंट लगता है पावर्स का। सर सारी की सारी पावर्स हम एक बार में चर्चा करते हैं। सर एक बार ना इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ एक कॉपी में ना, थोड़ा सा कॉपी में नहीं, कहीं पे ना छोटा सा वो बनाओ मेरे साथ सिर्फ फोकस करना। सर सेक्शन नंबर में फोकस करना कि एग्जैक्टली पावर्स होती कौन कौन सी हैं। अगर पावर्स की बात करूं आईटी अथॉरिटी के पास, सबसे पहले सेक्शन 131 ना एक जनरल पावर्स के बारे में बात करता है। जनरल पावर्स, भैया ये पावर तो सबके पास है ही है। कौन कौन सी जनरल पावर होती हैं सर? चार होती हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इंस्पेक्शन की, उसके अलावा सर आपको ओथ पे लेने की, सर आपसे शपथ बुलवा से आप शपथ करवा सकते हैं। प्लस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड करने की पावर्स होती हैं। उसके अलावा लास्ट में सर समन इशू करने की पावर होती है। आपको कहीं पे भी बुलावा दे सकते हैं, कमीशन भी बोलते हैं इसको प्यार से। सर ये जनरल पावर्स होती ही होती है, हर आईटी अथॉरिटी के पास होती ही होती है। ठीक है, चलो ये बात तो क्लियर हो गई। सर ये तो जनरल पावर्स हो गई। सर अब स्पेशल पावर्स की बात कर रहा हूँ। स्पेशल पावर्स, स्पेशल पावर्स को ना तीन हिस्सों में बांट सकता हूँ मैं, दो हिस्सों में एक्चुअली। एक होती है सर इंफॉर्मेशन कलेक्शन की पावर। सर आईटी अथॉरिटी आपके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे कैसे निकलवा सकती है? सर दो तरीके होते हैं। एक होता है सर 133(6) में, ये बोलता है भैया आपके बारे में आप किसी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मांग सकती है आईटी अथॉरिटी। सर कब कब मांग सकती है, कैसे कैसे मांग सकती है, विल डिस्कस। बट अभी ये समझो कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से मांग सकती है। अच्छा, योर इंफॉर्मेशन विथ थर्ड पार्टी। अच्छा, 133(6) के बाद क्या बोलता है सर? एक और पावर होती है सर, ये बोलता है सर 133(C) की। सर जो इन्वेस्टिगेशन विंग होती है ना, ये योर इन्फॉर्मेशन विथ यू मांग सकती है। योर इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकती है। ठीक है सर, ये पावर्स तो होती है। सर ये तो हो गई पावर्स इंफॉर्मेशन कलेक्शन की। सर आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्शन वाया विजिट भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन बाय विजिटिंग। अब आपके यहाँ विजिट करके भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सर इसकी पावर ना सर 5 अलग अलग सेक्शंस में है। सबसे पहला सेक्शन आता है सर 133(B). सर आपके यहाँ पे जब आईटी अथॉरिटी चाहे उनका मूड ऑन आपके यहाँ विजिट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पावर। इसके अलावा सर 133(B) के बाद सर 133(A) में सर आपके यहाँ सर्वे किया जा सकता है। सर्वे किया जा सकता है। ठीक है भैया। इसके अलावा सर 133(A)(2)(A) टीडीएस सर्वे किया जा सकता है। 132 में आपके यहाँ पे सर्च हो सकती है, और उसके अलावा 132(B) में आपके यहाँ पे रिक्वेजिशन हो सकता है। 132(A) होता है रिक्वेजिशन। 132(A) में आपके यहाँ पे रिक्वेजिशन हो सकता है। इसके अलावा एक और स्पेशल सेक्शन होता है विच इज 132(B), जो बताता है कि अगर कभी सर्च हो गई आपके यहाँ पे तो एसेट्स का रिलीज कैसे किया जाता है। एसेट्स का
रिलीज कैसे किया जाता है, अगर आपका एसेट सर्च के दौरान एसेट लेके चले गए और कैसे छुड़ाओगे वापस, वो यहाँ पे पता चलता है। एक बार ब्रॉडली बताओ, क्या ये समझ में आया कि एग्जैक्टली कौन कौन से सेक्शन है अपने पास, कौन कौन सी पावर सही, क्या ब्रॉडली समझ में आया? क्योंकि अगर ब्रॉडली भी समझ में आ रहा है ना, तो मेरे लिए उन डॉट्स को कनेक्ट करना आसान बनेगा। एक बार जल्दी से बताओ, मैं कमेंट में वेट कर रहा हूँ आपका कि क्या ब्रॉडली समझ में आया कि नहीं आया, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। उफ 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 उफ। बताओ ना यार। सर जनरल पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज कौन कौन सी होती है? सर डिस्कवरी इंस्पेक्शन कर सकता है, आपको ओथ में बुला सकता है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से पाउंड कर सकता है मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज के लिए, और कम समन्स इशू कर सकता है। सर इंस्पेक्शन कमिश्नर अटेंडिंग इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दिस इज सिंपल मेमोरी टेक्निक। सर फिर स्पेसिफिक पावर्स में आते हैं। स्पेसिफिक पावर्स में आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की पावर्स आती है। कहाँ से आती है सर? पहली बात तो कहता है 133 में, कहता है आपके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन किसी और से मांग सकता है, यानी सर आपके डेटर से मांग सकता है इंफॉर्मेशन आपकी, आपके क्रेडिटर से इंफॉर्मेशन मांग सकता है आपकी, आपके बैंक के पास से आपकी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, आपके स्टॉक ब्रोकर के पास इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, आपने प्रॉपर्टी बेची उसके रजिस्ट्रार से मांगी जा सकती है, आपने कोई अगर आईपीओ में शेयर खरीदे हैं तो आपके आईपीओ के टाइम पे जो रजिस्ट्रार था उससे मांगा जा सकता है, आपका एम्प्लॉयर उससे मांगा जा सकता है। सर आपकी इंफॉर्मेशन किसी से मांग सकते हैं और सामने वाले को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सर ये पावर दे रखी है 133(6) में, आपकी इंफॉर्मेशन मांगने की पावर। सर कहता है लेकिन इस ये पावर ना आप मिसयूज नहीं कर सकते, मिसयूज नहीं कर सकते। सर ये पावर कब कब एक्सरसाइज हो सकती है देखना। सर देखो, क्या आपका असेसी का असेसमेंट पेंडिंग है, असेसमेंट इज पेंडिंग, पेंडिंग है क्या? अगर असेसमेंट आपका पेंडिंग है, चल रहा है ना, तो एनी आईटी अथॉरिटी कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी। किसी भी थर्ड पार्टी से मेरी इंफॉर्मेशन कोई भी आईटी अथॉरिटी मांग सकती है, बड़े आराम से मांग सकती है 133(6) में। लेकिन सर असेसमेंट पेंडिंग ही नहीं भैया, मेरा कोई केस पेंडिंग ही नहीं चल रहा, फिर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन क्यों जाननी है? तो प्रोविजन कहता है उस केस में कौन कौन आपके बारे में मांग सकता है इंफॉर्मेशन। कहता है सुनो 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 सुनो, इन्वेस्टिगेशन विंग जो होती है ना, इन्वेस्टिगेशन विंग, विंग, इसमें जो लोग होते हैं पीडीजीआईटी ये मांग सकता है इन्फॉर्मेशन, डीजीआईटी मांग सकता है आपके बारे में इन्फॉर्मेशन, पीडीआईटी मांग सकता है आपके बारे में इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा ज्वाइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर सब मांग सकते हैं आपके बारे में इन्फॉर्मेशन। जो असेसमेंट विंग होती है उसमें सर पीडीजीआईटी मांग सकता, सॉरी पीसीसीआईटी मांग सकता है, सीसीआईटी मांग सकता है, पीसीआईटी मांग सकता है, सीआईटी मांग सकता है, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, सर ये लोग इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते मेरे बारे में अगर कोई असेसमेंट पेंडिंग नहीं है तो। अगर ये लोग मांगना चाहते हैं इनको सीआईटी या इन बड़े बड़े लोगों का अप्रूवल लगेगा तभी मांग सकते हैं, अदरवाइज नहीं मांग सकते मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन अगर असेसमेंट पेंडिंग नहीं है तो। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 133(6). क्या एक एक करके सेक्शन क्लियर हो रहा है? इधर देखो, इधर देखो। इंफॉर्मेशन कलेक्शन की पावर थी, यस सर पावर समझ में आ गई। एक और सेक्शन, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, पावर टू कलेक्ट कॉल फॉर इंफॉर्मेशन बाय इन्वेस्टिगेशन विंग। If no proceedings are pending against SSC, investigation wing may, for the purpose of verification of the document, call information from the SSC. Investigation wing चाहे तो आपकी information collect करने के लिए आपको notice भेज सकता है, आपको information देना पड़ेगा। This is the power under section 133(C). क्या मैं ऐसा मान लूं कि आपको समझ में आ गया 133(C? यस सर मान सकते हो आप, कॉन्फिडेंटली आ रहा है। अब आते हैं सर बाकी पावर्स पे। एक और पावर होती है सर सेक्शन 133(B) में, पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। सर मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ना सर आईटी अथॉरिटी चाहे तो मेरे घर में घुस सकती है, मे एंटर प्लेस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। सर अगर 133(B) में अगर मेरे यहाँ घुसना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आवर्स में घुस सकते हो, ऐसे ही कभी भी नहीं आ जाओगे मुंह उठा के।
सर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड कर सकते हो? ना जी सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड नहीं कर सकते। सर क्या प्रायर अप्रूवल किसी का लगता है? सर प्रायर अप्रूवल भी नहीं लगता है इस केस में। सर 133 बी में सिर्फ आपके यहाँ घुस के सिर्फ इंस्पेक्शन करने की पावर रहती है। ठीक है सर, समझ में आया। सर 133 बी के बाद आता है सर्वे वाली पावर। सर आईटी अथॉरिटी अगर चाहे ना तो आपकी बिजनेस प्रेमिसेस में या कोई भी प्रेमिस में घुस सकती है सर्वे करने के लिए। बस ध्यान देना, सर्वे के लिए ना पहले सीसीआईटी या डीजीआईटी से आपको प्रायर अप्रूवल ले लेना है। सीआईटी भी नहीं, किसी बड़े अधिकारी से आपको अप्रूवल लेके चलना है। सर एक बार आपके यहाँ घुस गए ना तो उसके पास 6 पावर्स होती हैं। 6 पावर्स कौन कौन सी 6 पावर्स होती है देखना। कैश, स्टॉक, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स। सर इसको चेक कर सकता है। इसका क्या कर सकता है, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकता है। इन पे आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकता है कि भाई ये चेक हो गए। इनकी इन्वेंट्री बना सकता है कि भैया एग्जैक्टली मैंने क्या क्या चेक किया, इन्वेंट्री। उसके अलावा सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सर इंस्पेक्ट कर सकता है, प्लस इंपाउंड कर सकता है, प्लस किसी पर्सन को स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड कर सकता है। कैन रिकॉर्ड एनी पर्सन ऑन अ स्टेटमेंट, कैन रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन। सर तो कैश अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स को क्या कर सकता है सर, चेक भी कर सकता है, इंपाउंड भी कर सकता है और उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी लगा सकता है। उसके अलावा सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड भी कर सकता है, चेक भी कर सकता है एंड लास्ट में सर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है किसी पर्सन का। ये सर सर्वे के दौरान पावर्स होती हैं। सर्वे के टाइम पे जो एंट्री रेस्ट्रिक्शन होता है सबसे इंपॉर्टेंट खेला यही है। जो असली खेला हॉबे होता है ना, खेला हॉबे, वो इसी में होता है। सर कभी भी अगर आईटी अथॉरिटी आपके यहाँ सर्वे करना चाहती है तो घुसने के लिए ना जगह देखनी पड़ेगी। क्या बिजनेस प्रेमिसेस में घुस रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आवर्स में घुसने वाले हो, अदरवाइज आप नहीं घुस सकते। यू आर नॉट अलाउड। अदर देन बिजनेस प्रेमिसेस देख रहे हो, अदर देन बिजनेस प्रेमिस, उस केस में आप क्या करने वाले हो सर, सनराइज पकड़ो और सनसेट पकड़ो। सर इसके बीच में जा सकते हो सर, ये अलाउड है। इसके बियॉन्ड जाते हो, इट इज नॉट अलाउड। अच्छा सर अगर चाहे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को लग रहा है मेरे घर पे सर्वे हुआ और आईटी अथॉरिटी को लग रहा है कि यार राहुल की इन्फॉर्मेशन कहीं और पड़ी हुई है, तो वो उस जगह को भी सर्वे में कवर कर सकते हैं। सर दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सर्वे। प्लस आईटी अथॉरिटी चाहे तो किसी सेरेमनी वगैरह पे भी घुस सकती है, जहां पे सर कंक्लूड हो चुकी है सेरेमनी, तभी घुस सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी है तो शादी में घुस सकती है कि आईटी अथॉरिटी? कहता है ऐसे नहीं घुस सकती, शादी को पहले कंप्लीट हो जाने देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो घुस सकते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। 133A2A कहता है टीडीएस सर्वे से जो सर्वे हुआ उसी का ही छोटा भाई टीडीएस सर्वे। कहता है आईटी अथॉरिटी टीडीएस सीसीएस की जांच करने के लिए आपके यहाँ घुस सकती है। सर ध्यान देना, कभी भी आपके यहाँ घुसेगी तो सर सेम टू सेम पावर्स होती है, बस बुक्स इंपाउंड नहीं कर सकती और स्टेटमेंट नहीं बना सकती चीजों का। लास्ट में कहता है टीडीएस सीसीएस सर्वे सिर्फ और सिर्फ सनराइज सनसेट के बाद ही बीच में ही होता है। सर यहाँ पे ना एंट्री रेस्ट्रिक्शन अलग है, एंट्री रेस्ट्रिक्शन अलग है। सर कैसा एंट्री रेस्ट्रिक्शन है सर, यहाँ पे देखना, सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ पे ना आपको बिजनेस आवर्स नहीं देखने हैं, यहाँ पकड़ना है सनराइज और यहाँ पकड़ना है सनसेट, इसके बीच में। यहाँ पे आप बिजनेस आवर्स नहीं देखने वाले, यहाँ पे आप देखने वाले सनराइज और सनसेट के बीच में। सेक्शन 132 क्या बोलता है सर, पावर टू सर्च एंड सीजर। सर ये इंपॉर्टेंट पावर है, आपके यहाँ आके सर जब्तीकरण कर सकती है। सर जब्तीकरण, आपके यहाँ रेड पड़ सकती है। सर रेड के लिए अप्रूव के पहले ऑथराइजेशन किससे चाहिए होता है सर, सीआईटी डीआईटी या हायर अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए होता है। सर लेकिन अगर आपका शहर मुंबई जैसा है तो एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर भी अप्रूवल दे सकता है। बट ध्यान देना, इनको प्रायर अप्रूवल लगता है सीबीडीटी का, या एम्पावरमेंट चाहिए होती है सीबीडीटी से। अगर सीबीडीटी ने जॉइंट कमिश्नर को अगर पावर दे रखा है ना कि भैया तुम भी सर्च ऑथराइज कर सकते हो, तो ये लोग सर्च ऑथराइज कर सकते हैं। सर एक बार सर्च ऑथराइज हो गई, मान लो सर राहुल क्या सर्च होनी है, फॉर द टाइमिंग पूरे चैप्टर में मानो कि राहुल क्या सर्च होनी। अगर सर इन्होंने ऑथराइज कर दी कि राहुल क्या सर्च होनी चाहिए, तो सर इस केस में क्या होगा समझो। सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि क्यों सर्च हुई है? ऐसा क्या उनको मिला है कि मेरे यहाँ सर्च हो जाए? ऐसा क्या मिला है, ऐसा क्या मिला हुआ है? सर कहता है ये चीज आपको डिस्क्लोज नहीं की जाती। अगर किस कारण से सर्च हो रही है ना, वो कारण कभी आपको बताया नहीं जाता। और इवन अगर सीआईटी पूछता है ना तो भी नहीं बताया जाएगा, आईटीटी पूछता है ना तो भी आई डिपार्टमेंट नहीं बताएगा। सिर्फ हाईकोर्ट के पूछने पता चलेगा आपको कि सर्च हुई क्यों है, बाकी अदरवाइज सर आपको कभी कारण नहीं बताया जाएगा। सर सर्च होती क्यों है, देयर आर 3 रीजंस टू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आईटी अथॉरिटी को लग रहा है कि आपको 142(1) का जब नोटिस इशू किया जाएगा, 142(1) यानी सर इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट का, या 131 में आपको समन इशू किया कि आप अपीयर नहीं हुए, नॉट अपीयर्ड। अच्छा सर सर्च हो सकती है आपके यहाँ पे।
या फिर डिपार्टमेंट को लग रहा है कि आपको 142(1) का नोटिस इशू किया जाएगा, 131 का समन इशू किया जाएगा, एंड यू विल नॉट अपीयर, आप अपीयर नहीं होने वाले, विल नॉट अपीयर। सर इस केस में भी सर्च हो सकती है आपके यहाँ पे। प्लस डिपार्टमेंट को लग रहा है कि आपके पास आपने कोई ऐसा एसेट है, एक्सपेंस है, कोई ऐसा मनी है जो सर डिपार्टमेंट में जिसमें आपने टैक्स नहीं भरा हुआ, डिपार्टमेंट पे टैक्स नहीं भरा हुआ, तो उस कारण से आपके यहाँ सर्च ऑथराइज की जा सकती है। सर एक बार सर्च ऑथराइज हो जाती है ना, तो जो ऑथराइज ऑफिसर रहते हैं उसके पास 6 पावर्स रहती है। कौन सी? सबसे पहले आपके घर में आ सकते हैं, ताला तोड़ सकते हैं। दूसरा, जो भी पर्सन है ना वहाँ उनको सर्च कर सकते हैं। तीसरा, सर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना उसको ओपन चाहिए उनको। उसके अलावा सर चाहे तो कोई चीज को सीज कर सकते हैं, सर मनी को, ज्वेलरी को, बुक्स को सब सीज कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक एंड ट्रेड को सीज नहीं करने वाले। कहता है सर उसके अलावा अगर कोई प्लेस पे घुसना चाहे ना दूसरी प्लेस पे भी घुस सकते हैं सर, किसी छत पे, किसी टंकी में, किसी शिप में, किसी एयरक्राफ्ट में, किसी गोडाउन में, कहीं पे भी, किसी वेयर हाउस में, किसी फैक्ट्री में, जहां घुसना चाहे घुस सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। प्लस उनको अगर किसी ऑफिसर की जरूरत पड़ी, पुलिस ऑफिसर की जरूरत पड़ी, तो उसकी भी हेल्प मांग सकते हैं, लेकिन इसके लिए सीसीआईटी डीजीआईटी का अप्रूवल लग जाता है, तभी पुलिस वाले हेल्प करेंगे, अदरवाइज आपकी हेल्प नहीं करने वाला कोई भी। अच्छा, सर सर्च के दौरान अगर कोई ऐसा एसेट मिल जाता है उनको, डिपार्टमेंट वालों को, आईटी अथॉरिटी वालों को, ऐसा एसेट मिल जाता है जिसको वो सीज नहीं कर पा रहे, जैसे ज्वेलरी, मनी तो लेके चले जाएंगे, लेकिन अगर मेरे घर के नीचे कुआं मिल गया फिर क्या करेंगे? मेरे घर के नीचे कुआं मिल गया जहां पे भर भर के ऑयल है, इतना ऑयल है कि हमारा देश 4 दिन तक बिना तेल के चल सकता है, इतना तेल है मेरे घर के नीचे। सर इसको सीज कैसे करेंगे ये लोग? तो प्रोविजन कहता है कि सर अगर आपका घर नॉट पॉसिबल टू टेक पोजीशन है ना, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, वेट और नेचर, तो ऑथराइज ऑफिसर एक ऑर्डर पास कर देगा, ऐसा ऑर्डर पास करेगा जिससे आप 60 दिन तक के लिए ना आप उसको यूज नहीं कर सकते, 60 दिन तक के लिए आप उससे कोई डील नहीं कर सकते, डीलिंग नहीं कर सकते। अच्छा, ओ, सर फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के आसपास एक हवा चलती है, उस हवा में सोना है, अरे बाप रे, मेरे घर के आसपास हवा चलती है और हवा में गोल्ड पार्टिकल्स हैं। सर इस कारण से ना मेरे घर को सीज करना चाहता है वो। सर कैसे सीज करेगा? सर बिकॉज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ वॉल्यूम ही कैन सीज, नॉट बिकॉज़ ऑफ नेचर इट ही कैन सीज, नॉट बिकॉज़ ऑफ वेट इट कैन सीज, बिकॉज़ ऑफ सम अदर रीजन ही कैन नॉट सीज दैट एयर। वो सीज नहीं कर सकता एयर को। तो प्रोविजन कहता है उस केस में एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट पास करेगा। फिर से मैं 60 डेज तक उस हवा में सांस नहीं ले पाऊंगा, उस घर को यूज नहीं कर पाऊंगा। बस ये ध्यान देके चलना है। अगर कभी भी सर्च होता है ना तो कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं। क्या प्रिजम्पशंस? सर जो भी सामान मिला मेरा है। फॉर एग्जांपल मेरे घर गले में सोने की चेन टंगी हुई है, मैंने बोला कि यार देखो ये सोने की चेन मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की है, सिर्फ पहनने के लिए मैंने ले रखी है। डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं भैया तुम्हारी चेन मानेंगे और इसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। दूसरा, कंटेंट्स ऑफ बुक एंड डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू। क्या मतलब निकलता है? सर फॉर एग्जांपल अगर कोई डायरी मिली, डायरी में लिखा हुआ है 9827655761, ऐसा लिखा हुआ है, एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उसके बगल में लिखा हुआ है पेएबल टू रजनी। तो देख के अगर डिपार्टमेंट समझे इसको ऐसा कि भैया 9 करोड़ रुपए रजनी को पेमेंट करना है, तो भैया ऐसा डिपार्टमेंट अज्यूम कर सकता है इस चीज को। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 982752, ये लिखा हुआ है, तो डिपार्टमेंट के रीजनेबली अज्यूम कि 9,82,000 रुपीज पेमेंट करना है। तो ये डिपार्टमेंट कहता है कि जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको ट्रू माना जाता है। जो साइन किया जाता है ना, साइन किया जाता है, वो मान लिया जाता है जिस पर्सन क्या सर्च हो रही है उसी पर्सन की साइन है। और जो डॉक्यूमेंट साइन किए हुए हैं ऐसा मान लिया जाएगा कि इसी पर्सन की अथॉरिटी में साइन हुए हैं। ये चारों प्रिजम्पशंस होते हैं। सर फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे मुंबई में प्रेमिसेस है, इंदौर प्रेमिसेस है, दिल्ली, गुड़गांव, सब जगह प्रेमिसेस है। अब सब जगह साथ में सर्च होती है, हो सकती है सब जगह साथ में होती है। प्रोविजन कहता है अगर सब जगह साथ में सर्च हुई, अगर सब जगह साथ में सर्च हुई, तो उस केस में डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे इकट्ठे होने चाहिए ना, जहां पे प्रॉपर असेसमेंट होना है। सर अगर मान लो मेरा असेसमेंट कहाँ मुंबई में नहीं होता, सिर्फ इंदौर में होता है, तो प्रोविजन कहता है आपको ना इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के लिए सर सब जगह, सारी जगह से इन्फॉर्मेशन 60 डेज के अंदर पहुंचानी पड़ेगी। कहता है जो ऑथराइज ऑफिसर जिसका जुरिडिक्शन नहीं है ना, वो 60 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करेगा, किसको? जिस जगह पे जुरिडिक्शन है। अच्छा, सर कहता है 60 दिन तक तो आप एसेट सीज कर सकते हो, या यूं बोलूं प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास कर सकते हो, प्रोहिबिटरी ऑर्डर, या ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट ऑर्डर पास कर सकते हो, या सर कंस्ट्रक्टिव सीजर कर सकते हो। सर 60 दिन तक के लिए अलाउड होता है ये सब। अगर 60 दिन से ज्यादा कुछ करना है ना, प्रोविजन कहता है 60 दिन के बाद आपको सर प्रोविजनल अटैचमेंट करना पड़ जाएगा एसएससी का, उस प्रॉपर्टी का प्रोविजनल अटैचमेंट करना पड़ जाएगा। वो प्रोविजनल अटैचमेंट कितने टाइम के लिए वैलिड रहने वाला है? कहता है 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहने वाला है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली विकेट होने वाला है।
ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगा। ओह! ऐसा? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर रिक्विजिशन का। 132 ए रिक्विजिशन के बारे में बात करता है। सर रिक्विजिशन एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। बोलता है सर मेरे यहाँ पे इनकम टैक्स में सर्च नहीं हुई, मेरे यहाँ फेमा में सर्च हो गई या मेरे यहाँ पीएमएलए में सर्च हो गई। पीएमएलए में सर्च तो होती रहती है सब जगह। मेरे यहाँ किसी भी एक्ट में सर्च हो गई और सर पीएमएलए वालों को पता चला कि भैया इसने तो इनकम टैक्स भी बहुत चुरा रखा है। तो सर वो लोग चुगली करेंगे इनकम टैक्स वालों की, अरे क्या कर रहे हो तुम, देखो इसके यहाँ पे बहुत इनकम टैक्स चोरी किया हुआ रखा है। दिस इज कॉल्ड रिक्विजिशन। अब सर इनकम टैक्स वाले बुक्स मंगाएंगे और बुक्स मंगा के चेक करेंगे और जैसे ही बुक्स इनकम टैक्स वालों तक पहुंचेगी ना, उस दिन को बोला जाएगा कंक्लूजन ऑफ सर्च। जिस दिन बाकी एक्ट से हमारे इनकम टैक्स एक्ट में बुक्स रिसीव हो जाती है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, उस दिन रिक्विजिशन का कंक्लूजन माना जाता है। कंक्लूजन ऑफ सर्च जिस दिन पंचनामा ड्रॉ होता है, कंक्लूजन ऑफ रिक्विजिशन जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एसेट रिसीव किए जाते हैं। बताओ समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया। सर अब मेरे एसेट्स सीज कर चुके हैं। ये लोग ना इतने छोटे लोग हैं कि सर मेरे एसेट्स सीज कर दिए, अब बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं? सर मैं वापस मांगूंगा ना एसेट अपने। सर अगर एसेट चोरी होते हैं, मेरे सीज हो जाते हैं, तो वापस मांगने पड़ेंगे ना मेरे को। सर कैसे मांगते हैं देखो, कहता है सर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके लेके चले गए ना, बोलता है भैया पहले असेसमेंट हो जाने दो, क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे आपका असेसमेंट करेंगे ये लोग। तो असेसमेंट हो जाने दो, असेसमेंट होने के बाद 30 डेज के अंदर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वापस मांग लेना। सर नॉर्मली इनको रिलीज कर देना चाहिए, बट ध्यान देना सर अगर ज्यादा लंबा रोकना चाहते हैं तो सीआईटी डीआईटी या हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लगेगा। Sure. सर अगर कभी भी लोग मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर एसेट्स अगर आपके छीनना चाहते हैं, तो छीन गए मतलब छीन के ले गए, वो वापस चाहिए। वापस कैसे मांगोगे? सरकार कहती है पहले तो भेदभाव करो कि जो एसेट आपके लेके गए उनमें से कितने एक्सप्लेन्ड एसेट्स और कितने अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स हैं। मतलब मेरा सर्च हुई, बहुत सारी ज्वेलरी मिली उनको, पूरी दीवार भर के ज्वेलरी मिली। अब इस दीवार भर की ज्वेलरी में से ना कुछ ज्वेलरी तो मैंने बैंक से खरीद रखी है, तो कुछ ज्वेलरी का मेरे पास बिल्स भी हैं। तो दैट इज एक्सप्लेन्ड एसेट्स। सरकार कहती है जितने भी एक्सप्लेन्ड एसेट्स है ना वो रिलीज कर दिए जाएंगे कितने दिन के अंदर? सर जिस दिन सर्च कंप्लीट हुई ना, जिस दिन सीज किए गए ना, उसके एंड ऑफ मंथ से 30 डेज के अंदर आप एप्लीकेशन कर लो, आपके एसेट रिलीज करने की रिक्वेस्ट चली चली जाएगी। और डिपार्टमेंट कब तक रिलीज करेगा? देखो इधर देखो, इधर देखो। मान लो सर्च स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हुई। मान लो एंड कब हो रही है? सर एंड हो रही है 28 अप्रैल को। कह रहा है सर 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ। सर एंड ऑफ मंथ कब हो रहा है? सर 30 अप्रैल हो रहा है। इसके 30 डेज के अंदर 30 मई तक आप रिक्वेस्ट करो, 30 मई तक आप रिक्वेस्ट कर लो, हम आपको एसेट रिलीज करवा देंगे। कितने टाइम करवाएंगे? सर एंड ऑफ मंथ से सर 120 डेज के अंदर, सर 120 डेज के अंदर आपका एसेट रिलीज कर दिया जाएगा। दिस इज फॉर एक्सप्लेन्ड एसेट्स। जो एसेट का प्रूफ है आपके पास, जो एसेट का सोर्स है आपके पास, सर वही एसेट्स आप यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन सर अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स का क्या करेंगे? सर उसके लिए पहले असेसमेंट खत्म हो जाने का वेट करने वाले हैं। जैसे असेसमेंट खत्म होगा सर पहले एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा। जितना कैश कंपोनेंट है उससे एग्जिस्टिंग लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी। जितना सर कैश कंपोनेंट अगर इनसफिशिएंट बचता है तो फिर एसेट्स को बेच दिया जाएगा। जो नई लायबिलिटी है वो सब इसी एसेट से चुकती की जाएगी, इसी एसेट से चुकती की जाएगी। जो बचेगा वो सारा का सारा एसएससी को दे दिया जाएगा। सर फॉर एग्जांपल एसएससी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एसेट एक्सप्लेन्ड एसेट है कि नॉन एक्सप्लेन्ड एसेट्स है। प्रोविजन कहता है 120 दिन के बाद जितना डिले हम करेंगे ना, जितना डिले करेंगे ना असेसमेंट की डेट तक में, उतना टाइम तक आपको 0.5% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ मंथ का इंटरेस्ट दिया जाएगा। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट योर सर्च, सीजर एंड असेसमेंट। बताओ क्या सर्च, सीजर एंड असेसमेंट समझ में आया? या सर्च, सीजर एंड सर्च सीजर वाले, सर्च सीजर एंड उसके बुक्स एप्लीकेशंस वाला पोर्शन इतना ही था। दैट्स इट। कॉन्सेप्ट नंबर 56 क्या बोलता है? रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट क्या बोलता है? सर 131 बात करता है किसको किसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। सबसे पहले तो सर एक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और एक एलएलपी को मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना ही करना पड़ेगा। 1 रुपया भी कमाओगे सर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, लॉस करोगे तो भी करना पड़ेगा। सर अगर बिजनेस में हो तो रिटर्न फाइल करना ही करना पड़ेगा। इन तीनों के लिए तो मैंडेटरी आरओआई है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है सर बाकी एसएससी सर जिनकी इनकम सर सेक्शन 54 का एग्जामेशन लेने से पहले बेसिक एग्जामेशन लिमिट से ज्यादा है ना, उनको आरओआई फाइल करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे से मेरे से छोटे छोटे लोग होते हैं जिनकी सर बेसिक एग्जामेशन लिमिट से ज्यादा होती है सर, लेकिन नॉन टैक्सेबल होती है। हम जैसी इनकम होती है 4,99,000 की इनकम है सर, उतनी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए सर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है जिनकी बेसिक एग्जामेशन से ज्यादा है इनकम।
एंड सर बेसिक एग्जामिशन चेक करने के लिए भी ना अपने सेक्शन 54 के एग्जामिशन की पहले देखनी पड़ती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे सर एक लैंड थी, मेरे पास एक लैंड थी 50 लाख रुपए की कॉस्ट, मैंने 55 लाख में बेच दी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया सर 5 लाख रुपए का। इस पे एग्जामिशन क्लेम कर ली मैंने सर 5 लाख रुपए की, जीरो हो गया। और अदर इनकम कितनी हो गई सर? अदर इनकम हो गई 2 लाख रुपए की। प्रोविजन कहता है सर अदर इनकम 2 लाख की है तो आरओआई मैंडेटरी नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं देखना। एग्जाम्पशन हटाओ इसकी, और एग्जाम्पशन हटा के कितनी इनकम होती है सर? 7 लाख इनकम होती है ना। 7 लाख इनकम क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन ज्यादा किया तो इसको आरओआई फाइल करना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट दिस पॉइंट सेज। मान लो सर मैं कोई कंपनी भी नहीं हूँ, कोई पार्टनरशिप भी नहीं हो, कोई एलएलपी भी नहीं हो, कोई ऐसा एसएससी भी नहीं हो जिसके पास कोई इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ज्यादा की हो, ऐसा भी नहीं है। फिर क्या करूंगा? प्रोविजन कहता है सुनो, इस केस में देखो क्या तुम्हारे पास कोई फॉरेन एसेट है? क्या तुम किसी फॉरेन एसेट के बेनिफिशियल ओनर हो, या किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट बोले तो किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो क्या, या इंडिया के बाहर तुम्हारे पास कोई बैंक अकाउंट है, या किसी भी एसेट में साइनिंग अथॉरिटी है, तो सर उस केस में तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? तुमने एसेट अपने लिए खरीद रखा है, तुमने पार्टनरशिप में खुद से इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर कोई बैंक अकाउंट तुम्हारे पास है। सर इन सब केसेस में आप बेनिफिशियल ओनर कहलाते हो, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से कम क्यों नहीं। फास्ट तो नहीं लग रहा आप लोग को? मुझे बताओ क्या फास्ट तो नहीं लग रहा? फास्ट तो नहीं लग रहा? तो कोई दिल की बात बताऊं, दिल की बात बताऊं, एक मिनट ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, जो रिकॉर्डेड देख रहा है वो भी सुनना, स्किप मत करना। अभी मेरे को ना 6 घंटे हो गए बोलते हुए। कल के 3 आवर्स थे, आज के भी 3 आवर्स हैं, हो गए। आपकी खुद की भी कोई स्पीड होती है, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको ग्रेस्प करना है। जो 6 घंटे कंटेंट मैंने बोला है ना, इसको ग्रेस्प करने में अपने आप नहीं करके आपको 10 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन आंसर करने जाओगे आराम से, उसमें 5-6 घंटे लगेंगे, 15-16 घंटे तो यहीं चले गए। मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जाम में जब आप आओगे ऑडिट का पेपर लिख के, ऑडिट के बाद आपके पास होंगे सर 25 से 30 आवर्स, इससे ज्यादा होते भी नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, यही आपके 15 घंटे ले जाएंगे। जस्ट इमेजिन आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपको मेरी बातें फास्ट लग रही है ना, तो इट इज नॉट फास्ट, इट इज नॉट फास्ट। मैं बहुत ही जेन्युइन स्पीड में बोल रहा हूँ। और ऐसे जैसे अभी आप लोग को समझाते टाइम धीरे हो गया ना, अगर समझाते टाइम ऐसे धीरे इसी स्पीड में बोलूंगा ना, यही मैराथन 15 घंटे खिंच जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? अरे बताओ ना बाबा, समझ पा रहे हो इस बात को? हाँ सर, समझ में आ रही बात। यू हैव टू बी फास्ट। कोई अगर बोल देना कि आखिरी दिन पे पूरा मैराथन में पढ़ के चले जाओ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ के चले जाओ, भाई उससे कुछ नहीं होता। ये कंसेप्ट मैं आपको मेरा एग्जाम वाले दिन नहीं करवा के अभी करवा रहा हूँ, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप देख पा रहे हो, अभी आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो, उस टाइम पे नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे ना आपके दिमाग में कुछ भी नई चीज नहीं आ पाएगी। अभी मैं हैवी हैवी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, उस टाइम पे नहीं आने वाली आपके दिमाग में। उस टाइम पे ना जो बनता है सिर्फ वो रिविजिट हो पाएगा। इसलिए ना बड़े ही दिल से बात बोल रहा हूँ कि अगर तेज लग रहा है ना, तो यू नीड टू वर्क अपॉन योर स्पीड, थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा आपको भी। गेटिंग इट? और एक्टिवली बैठ के सुनना है अपने को, ऐसे बिल्कुल फां होके, बिल्कुल लेटे लेटे काम करते हुए, खाना खाते हुए, ऐसे नहीं सुनना। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो मेरे साथ। बिलीव मी, थिंग्स विल बी वर्थ इट। आप टाइम दे रहे हो मेरे को, उस टाइम को वर्थ इट बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आपको हर वो चीज केटर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी फालतू केटर करने की कोशिश नहीं कर रहा मैं। इसलिए वैल्यू योर टाइम, वैल्यू योर एफर्ट्स, एंड वैल्यू भी उतना करो जिससे आपका आउटपुट निकले। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सर बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? बेनिफिशियल ओनर वो एसएससी होता है जो एसेट खरीदता है।
बेनिफिशियरी क्या होता है सर? बेनिफिशियरी जिसके नाम पे एसेट खरीदा जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं खरीद रहा हूँ एसेट, तो मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ। लेकिन मैं अपने नाम पे नहीं खरीद के अपनी वाइफ के नाम पे खरीद रहा हूँ, अपनी मम्मी के नाम पे खरीद रहा हूँ। तो प्रोविजन कहता है मेरी मम्मी और मेरी वाइफ ना बेनिफिशियरी बन जाती है। प्रोविजन कहता है अगर आप किसी फॉरेन एसेट के बेनिफिशियल ओनर हो, तो आपको आरओआई फाइल करना मैंडेटरी है। अगर बेनिफिशियल ओनर नहीं हो, आप बेनिफिशियल हो, तो भी आरओआई फाइल करना मैंडेटरी है। सर इज इट पॉसिबल क्या कि एक ही एसेट के लिए कोई एक जना बेनिफिशियल ओनर हो, एक जना बेनिफिशियरी हो, तो क्या दोनों को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? अगर बेनिफिशियल ओनर ने कर दिया तो फिर बेनिफिशियरी को नहीं करना पड़ेगा। दैट इज द बॉटम लाइन। सर मान लो कोई मेरे पास फॉरेन एसेट भी नहीं है, कोई फॉरेन एसेट भी नहीं, ना मैं इंडिविजुअल एच, ना मैं कोई कंपनी हूँ, ना मैं कोई फर्म हूँ, एलएलपी हूँ, ना मेरी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट ज्यादा की है, ना मेरे पास कोई फॉरेन एसेट है। सर उसके बाद भी मेरे को आरओआई फाइल करना मैंडेटरी हो सकता है अगर मेरा साल भर का करंट अकाउंट में सर जितना भी डिपॉजिट्स है वो 1 करोड़ से ज्यादा के हैं, 1 करोड़ से ज्यादा के हैं, या मेरे सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट 50 लाख या उससे ज्यादा के हैं। अब सर देखो, हियर इज द कैच। जो करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स है ना, वो एक्सीडिंग 1 करोड़ है, और जो सेविंग्स अकाउंट के ना एक्सीडिंग और इक्वल टू 50 लाख है। सर यू हैव टू बी क्यूरियस इन दिस पॉइंट, यू हैव टू बी सीरियस। आपको पता होगा तब, देखा हुआ होगा तभी याद होगा, अदरवाइज जल्दी जल्दी में इग्नोर हो जाता है ये पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट सर, अगर आपने फॉरेन ट्रैवल के लिए खर्चा कर रखा है, फॉरेन ट्रैवल के लिए खर्चा कर रखा है 2 लाख के ऊपर का, तो सर इस केस में क्या माना जाएगा सर? इसको सर आपको आरओआई मैंडेटरी हो जाएगा। सर कहते हैं अगर आप साल भर में बिजली का बिल 1 लाख ज्यादा का भर रहे हो, यार 1 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल भर रहे हो, तो तुम 3 लाख कमाते नहीं होगे क्या? 3 लाख 5 लाख कमाते नहीं होगे क्या? सर इस केस में आरओआई मैंडेटरी हो जाएगा। सर एसएससी की टोटल से जिस साल में 60 लाख ज्यादा किया ना, आरओआई मैंडेटरी। प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल रिसीट्स 10 लाख ज्यादा किया तो आरओआई मैंडेटरी हो जाता है। कहता है एसएससी नॉट कवर्ड अबव से, कहता है हाँ ठीक है, तो हमने कर दिया। सर प्लस कहता है कि अगर किसी एसएससी का टीडीएस डिडक्टेड 50-25 हजार ज्यादा का प्रीवियस ईयर में, या सीनियर सिटीजन के केस में 50 हजार ज्यादा का टीडीएस डिडक्टेड है, तो इनको भी आरओआई मैंडेटरीली फाइल करना पड़ जाता है। सर ड्यू डेट ऑफ आरओआई कहता है सर अगर एसएससी ऑडिट वाला है, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला, तो 30 नवंबर। अगर सर बाकी कोई और एसएससी है, कंपनी टाइप, या ऐसा कोई एसएससी जिनका किसी भी लॉ में ऑडिट हो रहा है, सर इनकम टैक्स एक्ट हो, एलएलपी एक्ट हो, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हो, इन सब में ऑडिट हो रहा है ना, क्योंकि 31 अक्टूबर हो जाती है। और बाकी सारे तुम्हारे जैसे छोटे छोटे एसएससी के लिए 31 जुलाई हो जाती है। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? यस सर, समझ में आ गया। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 139(1). अब बताओ सर, लॉस रिटर्न पे जाए, 139(4), 139(3) पे जाए। सर इसमें अमेंडमेंट है, देयर इज अमेंडमेंट एंड देयर इज ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में ये पूछ ले आपसे। इसलिए बताओ क्या आए नेक्स्ट टॉपिक पे? ओके सर, आते हैं। सर कहता है कभी भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ना आपको रिटर्न 139(1) में फाइल करना पड़ता है। जो डेट दे रखी है ना ऊपर, उसी डेट में फाइल करना पड़ेगा। सर कहता है अगर कोई बिजनेस लॉस है, स्पेक्युलेटिव लॉस है, या फिर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, सर फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लॉस होगा ना सर, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको 139(1) का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सर कोई कैपिटल गेन का लॉस है, कोई हॉर्स रेसिंग लॉस है, सर इसको भी आपको 139(1) में ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तभी लॉसेस अलाउ होंगे, अदरवाइज आपको लॉसेस अलाउ नहीं होते। हाँ ध्यान देना, हाउस प्रॉपर्टी का और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉसेस सर आप बाद में भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इवन दो अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो आपको लॉसेस मिल जाएंगे। सर उसके अलावा क्या बोलता है अगला पॉइंट? सर कहता है अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो, मान लो सर 139(1) की डेट निकल गई, आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो क्या आपको लॉसेस सेट ऑफ मिलेंगे? राइट आंसर है सर, सेट ऑफ मिल जाता है अपने को। आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे लॉसेस को, लेकिन सर सेट ऑफ तो फिर भी मिल जाएगा ना। क्या मैं बिजनेस हेड के लॉस को क्या मैं किसी और हेड से सेट ऑफ कर सकता हूँ? राइट आंसर इज कर सकता हूँ। मेरे पास सेट ऑफ अभी भी अलाउड है, सेट ऑफ पे कोई दिक्कत नहीं सर, सेट ऑफ इज अलाउड। सर मेरे को कैरी फॉरवर्ड के लिए बस कंडीशन आ जाती है, बाकी सेट ऑफ इज स्टिल अलाउड। अच्छा, ये सारे प्रोविजन ना करंट ईयर लॉस में लगते हैं हमेशा। सर फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मैंने बिजनेस किया, लास्ट ईयर मैंने रिटर्न टाइम पे फाइल किया था, लास्ट ईयर लॉस भी था। सर इस साल में आया, इस साल में बिजनेस में फिर से लॉस है, और इस साल में फिर से मैंने रिटर्न लेट फाइल किया, लेकिन लास्ट ईयर टाइम पे किया था, इस साल लेट फाइल किया। प्रोविजन कहता है जो करंट ईयर लॉस है ना, सिर्फ वही डिसअलाउ होगा इस साल में,
जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है ना उसको आप अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले साल के लिए और अगले साल सेट ऑफ कर सकते हो। यानी सर जो करंट ईयर लॉस है ना सिर्फ उसके लिए प्रोविजन लगता है, अदरवाइज किसी और पे के लिए ये प्रोविजन नहीं लगता। फिर कहता है अगर आप कभी जेन्युइन रीजन से सर कभी अगर नहीं रिटर्न फाइल कर पाए, फॉर एग्जाम्पल आप पहले के जमाने में होता था कि आप फिजिकली रिटर्न जमा कराने जाते थे, तो इस कारण से आप नहीं करवा पाए, किसी कारण से वहां पे खिड़की में बाबू ने देर कर दिया, या फिर यहाँ पे आपकी साइट नहीं काम कर रही, या फिर सर क्लाइंट की दिक्कत है, कोई बहुत बड़ा हैजार्ड आ गया है उस एरिया में, तो कहता है कि अगर आपका लॉस बहुत ज्यादा है और आप रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल कर पाए, तो आपको कॉन्डोनेशन मिल जाता है। कॉन्डोनेशन बोले तो सर आपको ना एक रियायत मिल जाती है कि भैया अगर लॉस है ना तो हम आपको कैरी फॉरवर्ड करने दे देंगे। सर ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? सर पहले होती थी एक अलग अथॉरिटी, अब इसको अमेंड कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2024 को ना सर ये अथॉरिटीज बदल गई हैं, आपको नई अथॉरिटीज याद रखनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट, नई अथॉरिटीज काम की है। सर कहता है अगर 1 करोड़ तक का लॉस है, 1 करोड़ तक का लॉस है तो आप किसके पास जाओगे? सीआईटी के पास जाओगे, पीसीआईटी के पास जाओगे? सिट या पीसिट, सीआईटी या पीसीआईटी, इनके पास जाने वाले हो आप। सर 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक का लॉस है ना तो आप सीसीआईटी के पास जाओगे, और 3 करोड़ के ऊपर का लॉस है ना तो आप पीसीसीआईटी के पास जाओगे। पीसीसीआईटी, पीसीसीआईटी, ठीक है? ओके जी। तो यानी अल्टीमेटली वही है, पहले 50 लाख हुआ करता था, अब 50 लाख को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया सीआईटी पीसीआईटी में। फिर पीसीसीआईटी को नीचे कर दिया और 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक का सीसीआईटी को दे दिया। अच्छा, हियर इज अ कैच। सर कहता है कि पहले ना आपको जो कॉन्डोनेशन होता था ना 6 साल के अंदर फाइल कर लेना चाहिए था, तब आपको 5 साल की लिमिट कर दी गई। अब 5 साल के अंदर आपको कॉन्डोनेशन फाइल कर लेना है। जिस साल का लॉस है उसके एंड से 5 साल के अंदर आपको कॉन्डोनेशन फाइल करना पड़ता है। देखो बी रेटेड रिटर्न हमारे काम का नहीं है, रिवाइज रिटर्न में कोई ऐसा टेंशन नहीं है। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा आ जाता है अपना? असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर, असेसमेंट प्रोसीजर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन ना एक नोटिस होता है आईबीए वाला, इनका इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट वाला। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मैंने सुपरिटेंडेंट में मार्क नहीं किया लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर कर लेते हैं। सर कहता है कभी भी अगर आपके बारे में अगर आपके बारे में आपने रिटर्न फाइल कर रखा है, पर रिटर्न नहीं फाइल किया, आपने रिटर्न नहीं फाइल किया किस साल का, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज चाहे ना तो आपसे रिटर्न फाइल करने के लिए बोल सकती है उस साल का। ठीक है, ध्यान देना सर, अगर आप रिटर्न नहीं फाइल किया तो रिटर्न फाइल करने के लिए बोलेंगे, लेकिन रिटर्न फाइल करने के बाद आपके असेसमेंट के दौरान कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो कहता है सर आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकते हैं। जिस प्रीवियस ईयर के लिए असेसमेंट चल रहा है उस प्रीवियस ईयर के बियॉन्ड भी मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हैं, मैक्सिमम 3 इयर्स। अच्छा, जिस साल के लिए चल रहा है उसके पिछले 3 साल के मंगा, जिस साल का असेसमेंट चल रहा है उसके पिछले 3 साल के लिए मंगा सकते हैं। हाँ सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकते हैं। सर आपसे और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, आपके चाचा चाची दादा दी फूफा फूफी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उनके एसेट्स भी मांग सकते हैं। हाँ सर, मांग सकते हैं। सर कहता है अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन चाहिए विच इज बियॉन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसके लिए आपको जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लग जाता है। मतलब सर क्या होता है? सर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ बिजनेस की बुक्स मेंटेन करता हूँ, बुक्स सिर्फ बिजनेस की मेंटेन होती है, मेरे पास पर्सनल में घर है, गाड़ी है, सर ये सब बिजनेस का है नहीं तो मैंने बुक्स में लाया ही नहीं। प्रोविजन कहता है अगर असेसमेंट के दौरान एओ को लगता है आपको कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए या ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो बुक्स में है ही नहीं, तो उसके लिए आपको आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। बट इस केस में ना आपको प्रायर अप्रूवल लगता है, किसका? जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लग जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्पेशल ऑडिट या इन्वेंटरी वैल्यूएशन। सर कभी भी असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट के दौरान कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ भेजे में नहीं घुस रहा, कुछ गलतियां लग रही हैं, उस केस में क्या करेगा? वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलेगा या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को बोलेगा कि भैया आप आओ और इसका स्पेशल ऑडिट करो, देख के बताओ कि भैया इसने क्या गलत कर रखा है बुक्स में। सर ये सब चीजें आप करोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के, मतलब असेसिंग ऑफिसर करवाएगा काम। सर जो भी डायरेक्शंस होगी ना वो प्रायर अप्रूवल ऑफ सीआईटी हायर अथॉरिटी के द्वारा दी हुई होंगी। मतलब जो भी डायरेक्शंस एओ इशू करेगा ना, ये प्रायर अप्रूवल के बाद ही होने वाली है, सीआईटी और हायर अथॉरिटी के प्रायर अप्रूवल के बाद ही इनको डायरेक्शंस इशू होंगे। उसके अलावा सर कभी भी एसएससी को ना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। सर एसएससी के खिलाफ ऐसे ही ऑडिट नहीं करवा सकते आप, एसएससी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि भैया क्यों ऑडिट करवा रहे तुम्हारा, क्यों ना करवाए तुम्हारा ऑडिट, ये सब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। उसके अलावा कहता है सर रेम्यूनरेशन कितनी होगी? सर कहता है नॉमिनेट करता है सीआईटी पीसीआईटी पीसीआईटी पीसीसीआईटी और सीसीआईटी, लेकिन इसकी रेम्यूनरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। और सर कभी भी 3750 ज्यादा नहीं हो सकती,
सॉरी कम नहीं हो सकती, और 7500 रुपीज पर आवर से ज्यादा नहीं हो सकती है। सर कहता है अगर किसी और एक्ट में आपका ऑडिट हो चुका है ना, तो यहाँ पे दोबारा आपका ऑडिट हो सकता है। उसके अलावा सर 180 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट फर्निश करनी चार्टर्ड अकाउंटेंट को। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाता, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 10,000 रुपीज की पेनल्टी। एंड एसएससी के 272A में अलग से प्रावधान है, अलग से प्रावधान है 272A में। 143(2) नोटिस ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट। सर ये क्या बोलता है? ये बोलता है कभी भी अगर आपका असेसमेंट करना है, कौन सा 143(3) वाला, तो आपको ना नोटिस भेजना जरूरी है, नोटिस फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट। अगर आप कभी नोटिस नहीं भेजते ना स्क्रूटनी असेसमेंट का, इट विल नेवर बी अ वैलिड असेसमेंट। स्क्रूटनी का नोटिस असेसमेंट आना इज अ मस्ट थिंग, इट इज अ मस्ट थिंग, ये होना ही होना चाहिए, इसके बिना सर असेसमेंट वैलिड ही नहीं होता। अच्छा, फॉर मेकिंग असेसमेंट AO is required to serve notice under section 143(2). Notice has to be served within 3 months from the end of the financial year in which ROI was filed. जिस साल में आप ROI फाइल करें उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 3 महीने के अंदर आप नोटिस भेज दो। एंड इट इज मैंडेटरी फॉर स्क्रूटनी अंडर सेक्शन 143(3). 143(3) की स्क्रूटनी करने के लिए आपको नोटिस भेजना इज मैंडेटरी, यू डोंट हैव अ चॉइस। सर ऑर्डर पास होगा सर, जो भी एविडेंसेस मिले, जो भी बातें हुई, जो भी लेन देन हुआ, उस बेसिस पे ऑर्डर पास होगा। अगर एओ को लग रहा है कोई स्पेसिफाइड वायलेशन है, तो वो कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन को। एओ को लग रहा है कि नहीं कैंसिल करना चाहिए, तो कैंसिल भी कर सकता है ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन, और सर एग्जामेशन भी डिनाई कर सकता है। ध्यान देना सर, कभी भी अगर ऑर्डर देना होगा तो सर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 12 मंथ्स के अंदर फाइनल ऑर्डर पास कर देगा ये, 12 मंथ्स के अंदर एओ फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। अच्छा, तो ट्रस्ट के केस में क्या होता है, ट्रस्ट के केस को एक बार रिविजिट करवा रहा हूँ, सुनो। अगर कभी ट्रस्ट के साथ स्पेसिफाइड वायलेशन होता है ना, तो एओ रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकता, एओ के पास पावर ही नहीं। एओ को ये केस लेके आना पड़ता है, सीआईटी पीसीआईटी के पास लाना पड़ता है, और फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चेक करते हैं क्या स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर स्पेसिफाइड वायलेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। लेकिन सर अगर अगर स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं मिलता तो ऑर्डर पास करेंगे, ऑर्डर पासिंग नॉन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन नहीं कर रहे ऐसा ऑर्डर भी पास करेंगे, जो भी होगा ऑर्डर पास किया जाएगा। सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। ये क्या बात बोलता है देखना सर, एसएससी चार बातें कर रहे हैं। ठीक होता है सर 142(1), आरओई मांगा गया, इंफॉर्मेशन मांगी गई, आपने फर्निश ही नहीं की, आपने इंफॉर्मेशन दी ही नहीं। अच्छा सर, आपने 139(1) में रिटर्न भी नहीं फाइल किया, 139(4) में भी नहीं किया। अच्छा सर, आपको 143(2) का स्क्रूटनी का नोटिस भेजा गया, आपने नो रिस्पॉन्स, आपने रिस्पॉन्स भी नहीं किया। अच्छा सर, उसके अलावा 143, 142 2A, आपके यहाँ स्पेशल ऑडिट हो रहा था, आपने सर कोऑपरेट नहीं किया। सर इन चार केसेस में डिपार्टमेंट आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के लिए ना आपको एक शो कॉज नोटिस दिया जाना चाहिए कि भैया क्यों ना तुम्हारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करे, तुम इन्फॉर्मेशन हमें कुछ दे ही नहीं रहे हो, क्यों ना तुमको शो कॉज नोटिस भेज के तुम्हारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाए। सच नॉर्मली सारे केसेस में नोटिस भेजा जाता है, लेकिन अगर इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट वाला केस है ना, इस केस पे नो शो कॉज नोटिस। क्यों सर नो शो कॉज नोटिस? क्योंकि सर इंक्वायरी कर रहे हो तो इंक्वायरी इन इटसेल्फ इज एन शो कॉज नोटिस ना। तो इस केस में यहाँ पे कोई भी शो कॉज नोटिस 142(1) में नहीं जाता, बाकी सब में डालना पड़ेगा। सर कभी भी इसमें इनकम डिटर्मिनेशन आर्बिट्री नहीं हो सकता, एडहॉक नहीं हो सकता, इट हैज टू बी ऑन सर्टेन एविडेंसेस। सर कभी भी 144 में आपके बेनिफिट नहीं हो सकता, 144 में इनकम बेस्ड जजमेंट असेसमेंट में आपके बेनिफिट के लिए नहीं हो सकता, इट हैज टू बी ऑलवेज फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपार्टमेंट। उसके अलावा कहता है सर 145(3) बताता है कभी अगर आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, कभी कैश में स्विच कर रहे हो, कभी मर्केटाइल पे चले जा रहे हो, या फिर सर आप आईसीडीएस फॉलो नहीं कर रहे, या फिर सर ईओ सेटिस्फाइड नहीं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से कंप्लीटनेस से, तो क्या होता है सर इस केस में आपका डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। ऑर्डर 144 में ही होगा, लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ओनली। अच्छा, जॉइंट कमिश्नर की पावर्स इंपॉर्टेंट नहीं है सर, डीआरपी की पावर्स पे आ जाते हैं, डीआरपी पे आ जाते हैं, क्या कहते हैं? डीआरपी क्या बोलता है? डीआरपी बोलता है सर अगर कभी भी कोई फॉरेन कंपनी का ऑर्डर है, अगर कभी फॉरेन कंपनी है या नॉन रेजिडेंट है,
इसका ऑर्डर है डिमांड ऑर्डर। या फिर सर एक और एसएससी होता है, वो है सर किसी ऐसे एसएससी का जहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर इन्वॉल्व है, इसका ड्राफ्ट ऑर्डर है। सर इस ड्राफ्ट ऑर्डर से कि पहले ना एक छोटा सा कंप्लायंस करना पड़ता है एओ को। सर इन दो केसेस में ना ड्राफ्ट ऑर्डर पहले आपको एसएससी को भेजना पड़ता है, आप डायरेक्टली फाइनल ऑर्डर नहीं बना सकते ड्राफ्ट को। यहाँ पे ना आपको एसएससी को देना पड़ेगा, और एसएससी को देने के बाद सर एसएससी के पास दो तीन ऑप्शन रहते हैं। एक होता है सर तो एक्सेप्ट कर ले कि भैया जो ड्राफ्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है यही फाइनल है, यही फाइनल है, जो ड्राफ्ट में लिखा है यही फाइनल है, एसएससी एक्सेप्ट कर सकता है। जिस दिन एक्सेप्टेंस दिया ना उसके एंड ऑफ मंथ से 1 मंथ के अंदर, एंड ऑफ मंथ से 1 मंथ के अंदर ड्राफ्ट ऑर्डर को फाइनल बना देगा एओ। सबसे बढ़िया एओ को चाहिए कि ड्राफ्ट को ही फाइनल बना दे। लेकिन सर नहीं, यहाँ पे बहुत सारे एसएससी ना किचपिच करते हैं, बोलते हैं नहीं भैया हम एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे। सर बाकी एसएससी क्या करेंगे, सर रिजेक्ट कर लेंगे एंड सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास चले जाएंगे। ये क्या करेगा, सर जिस दिन एप्लीकेशन किया गया ना उसके 9 महीने के अंदर आपको गाइडलाइंस इशू किया जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। असेसिंग ऑफिसर गाइडलाइंस इशू किया जाएगा करना क्या है, फिर असेसिंग ऑफिसर उस गाइडलाइंस के बेसिस पे 1 महीने के अंदर असेसमेंट कर देगा। ठीक है सर, एसएससी के पास एक और चॉइस रहती है कि इग्नोर करें। भैया ऐसा बोले कि मेरे पास तो कोई आया ही नोटिस, ऐसा इग्नोर करके बोले कि मेरे पास तो कोई नोटिस आया ही नहीं, उस केस में क्या करेंगे सर, फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा, फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा और फाइनल ऑर्डर के खिलाफ वो अपील कर सकता है। कहाँ पे, सर सीता के पास अपील कर सकता है, सीता के पास अपील कर सकता है। सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की अगर कोई ऑर्डर आता है उसके खिलाफ अपील हो सकती है क्या, हाँ सर अपील हो सकती है, लेकिन आईटीआईटी में होती है। लेकिन सर अगर इग्नोर करके फाइनल ऑर्डर बन गया ना, इस बेस में जो अपील होती है वो सीता के पास हो जाती है। सर देयर इज अ डिफरेंस, डिफरेंस मस्ट बी अंडरस्टूड। अगर डीआरपी से ऑर्डर पास हो रहा है अपील आईटीआईटी में जाएगी, डीआरपी पर के पास हम गए ही नहीं, जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उसी को फाइनल बनने दे दिया, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम अपील सीता के पास कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक्सेप्टेंस दे दिया ना तो फिर आप कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते। भैया जब आपने एक्सेप्ट ही क्यों किया, आपने एक्सेप्ट ही क्यों किया, अगर एक्सेप्ट ही नहीं एक्सेप्ट कर लिया मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अपील नहीं कर सकते उसके बाद। सर ये पूरे डीआरपी के प्रोविजन, पूरे डीआरपी के प्रोविजन 1 सितंबर 2024 के बाद से सर्च के केसेस में नहीं लगते, सर्च रिक्वेजिशन में नहीं लगने वाले। क्यों नहीं लगने वाले, अरे बड़ी सिंपल सी बात है ना, उनके लिए असेसमेंट ही बदल गया, उनके लिए असेसमेंट ही ब्लॉक असेसमेंट हो गया, तो भैया उनके लिए फिर डीआरपी में बनाने का सेंस क्या बनता है। अब तुम इतने बड़े बड़े सर्च वाले केसेस को तुम किससे कंपेयर करोगे, तुम आईटी डीआरपी के पास भेजोगे, सरकार कहती है नहीं भैया डीआरपी के प्रोविजन लगेंगे नहीं, आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जा ही नहीं सकते, जो ऑर्डर होगा वही फाइनल होगा। सर अब बात कर रहे हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के बारे में। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना सुनते चलना है हमें, जितना बता रहा हूँ उतना सुनते चलना है। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के 3 स्टेप्स होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अगर टाइम लग रहा है पहले पानी पी लो, पानी पी के कंटिन्यू करना, लेकिन इसको सुन लोगे ना बताओ, इससे तो कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जितना मैं बोलूँ उतना बस सुनते चलना है आपने। सर कहता इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करना है ना, तो 148A में एक शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। शो कॉज नोटिस में पूछा जाएगा कि क्यों ना तुम्हारा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट किया जाए। इसके बाद 148 का एक और एक एक्चुअल नोटिस भेजा जाएगा कि भैया देखो अब तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो रहा है, प्लस आरओआई फाइल करने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद सर गिव एंड टेक ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, आपको दी जाएगी, ली जाएगी, दी जाएगी, ली जाएगी, दी जाएगी, ली जाएगी, दी जाएगी। इसके बाद सर 147 में ऑर्डर पास होगा। बड़ा ही सिंपल सा मुद्दा है, बड़ा ही सिंपल सा मुद्दा है। कहता है कि 147 148A में शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा, शो कॉज नोटिस के बाद नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस के बाद फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा, बस सिंपल सा है। सर अब 147 का नोटिस कैसे भेजा जाएगा, सर मैं आपको नया वाला पढ़ा रहा हूँ, पुराना वाला कुछ भी नहीं बता रहा। सर कहता सर 148 का नोटिस भेजने से पहले सर पहले तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली इसका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करना है कि नहीं करना। उसके बाद सर एक बार नोटिस भेजा जाएगा कि क्यों तुम्हारा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट ना किया जाए।
बताओ एसएससी क्यों तुमको 148 का नोटिस नहीं इशू किया जाए, ऐसा एसएससी को बोलेंगे हम। अच्छा, एसएससी को अपना स्पेसिफाइड टाइम के अंदर रिप्लाई देना है कि भैया देखो ऐसा ऐसा है कि मैं गरीब इंसान हूँ, कमाई है नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं कमाता, भले मर्सिडीज में घूमता हूँ लेकिन कमाता कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा एसएससी रिप्लाई फर्निश करेगा। एओ देखेगा रिप्लाई को, बोलेगा अच्छा 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 अच्छा। फिर ऑर्डर पास कर देगा, दिस केस इज सिलेक्टेड फॉर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। यहाँ पे सर प्रायर अप्रूवल लगेगा। सर प्रायर अप्रूवल किसका लगेगा, वील स्टडी लेटर। बट यहाँ पे समझो कि एक बार सर एओ को लगता है कि इस ये दिस केस इज सिलेक्टेड फॉर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, वो प्रायर अप्रूवल लेगा और ऑर्डर पास कर देगा, सर ये केस सिलेक्ट हो गया इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में। अच्छा सर, एक केस में एओ नोटिस इशू नहीं करने वाला, एक केस में एओ नोटिस इशू नहीं करने वाला, शो कॉज नोटिस नहीं इशू करने वाला, वो है सर अगर एओ को 135 ए में फेसलेस कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन में एसएससी के बारे में कुछ पता चल गया कि भैया इसने कुछ ना कुछ चुरा रखा है, उस केस में ना एओ नोटिस इशू नहीं करने वाला, डायरेक्टली सर 148 इशू कर देगा, डायरेक्टली 148 इशू कर देगा। कौन सा, 135 ए वाला। बाकी हर केस में शो कॉज नोटिस आएगा। सर एक बार शो कॉज नोटिस आ गया उसके बाद क्या होगा, अगर एक बार शो कॉज नोटिस आ गया तो उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद देखना पड़ेगा 148 का नोटिस इशू करना पड़ेगा एओ को। AO has to issue 148 का नोटिस। सर अब ना AO को ना कुछ चीजें चाहिए, AO ऐसे ही 148 का नोटिस इशू नहीं कर सकता, AO ऐसे ही 148 का नोटिस इशू नहीं कर सकता। सर कहता है उसके लिए ना AO के पास प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रायर इंफॉर्मेशन which suggest that income has escaped assessment, which suggest that income has escaped assessment। ऐसा AO के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन जो बताए कि भैया इनकम एस्केप, इनकम असेसमेंट एस्केप हुआ है, मतलब इनकम हैज बीन एस्केप्ड असेसमेंट, ऐसा एओ के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सर इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है, सर कहता है कोई इंफॉर्मेशन मिली है कहां से, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ सीबीडीटी से। अच्छा, कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन रेस किया गया है सर, जो गवर्नमेंट ऑडिट्स होते हैं सर उनमें कोई ऑब्जेक्शन रेस किया हुआ। सर कोई डीडीडबल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, फ्रांस वाला बता रहे कि भैया देखो तुम्हारे यहाँ का जो राहुल है बहुत पैसा चुरा के बैठा है, कोर्ट ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि भैया राहुल के पास बहुत पैसा है। सर कहता है अगर मेरे बारे में फेसलेस सिलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है सर, फेसलेस सिलेक्शन से, इस केस में भी सर एओ के पास प्रायर अप्रूवल है, प्रायर इंफॉर्मेशन है, प्लस अगर कोई सर्वे हो रहा है ना मेरे यहाँ पे, तो भी सर ऐसा मान लिया जाएगा कि डिपार्टमेंट के पास प्रायर इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है, ऐसा मान लिया जाएगा कि डिपार्टमेंट के पास प्रायर इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है, सर्वे के केस में मान लेंगे वो लोग। यानी मैंने क्या बोला, पहले तो शो कॉज नोटिस भेजा, फिर उसके बाद 148 का नोटिस भेजा, इतना सा बस इन्होंने किया मेरे से। 148 का नोटिस भेजने के लिए बस एक प्रायर इंफॉर्मेशन चाहिए इनको। सर प्रायर इंफॉर्मेशन है प्लस 148 ए कंप्लाइड है सर, इसके बाद क्या करेंगे ये लोग, सर सीधे सीधे गिव एंड टेक ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे। इधर इधर देखो, इधर देखो, फिर गिव एंड टेक ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। एओ क्या करेगा, असेस करेगा, रीअसेस करेगा, कंप्यूट करेगा, लॉस अलाउ करेगा, उसके बाद सर ऑर्डर पास कर देगा। अगर उसको लगता है सर इस बीच में कि सर और भी इनकम एस्केप्ड है और इनकम एस्केप्ड है, तो सर फिर से 148 का फ्रेश इशू नहीं करेगा सर, वो कंटिन्यू करता रहेगा उसी असेसमेंट में, फिर से फ्रेश नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। अच्छा, यानी सर ये बातें अपने को समझ में आ गई, बहुत बड़ी बात समझ में आ गई अपने को। सर यानी इतना ही इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, इससे तो कुछ भी नहीं, इतना ही है। सर इसमें एक बस छोटी सी टेक्निकलिटी है कि जो 135 वाला केस होता है ना, 135 में यहाँ पे आपको शो कॉज नोटिस आएगा नहीं, 148 ए का शो कॉज नोटिस तो यहाँ पे आने से रहा, क्योंकि सर यहाँ पे मना कर रखा है 148 ए का शो कॉज नोटिस नहीं आएगा। तो जब 148 का आपको नोटिस भेजा जाएगा ना, इससे पहले एक प्रायर अप्रूवल जरूर ले लेना, क्योंकि प्रायर अप्रूवल तो चाहिए ना यार, एक प्रायर अप्रूवल ले लेना। जैसे आप प्रायर अप्रूवल लोगे ना, आप डायरेक्टली 148 का नोटिस भेज सकते हो। इस नोटिस का रिस्पॉन्स सर रिटर्न फाइल करके देना पड़ता है। रिटर्न कितने टाइम में फाइल करना पड़ेगा सर, 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द नोटिस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर पहले एसएससी रिटर्न फाइल कर चुका ना, तो भी आपको 148 में तो रिटर्न फाइल करना ही करना पड़ेगा। और उसके बाद सर 148 का नोटिस तभी इशू होता है जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो, उसके अलावा सर आपने 148 का प्रोसेस फॉलो कर रखा हो। यू गेट दिस पॉइंट और नॉट। यानी मैंने शॉर्ट में बोला क्या, मैंने सिर्फ 3 बातें बोली। मैंने बोला 148 ए का शोकॉज नोटिस आएगा, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा, फिर उसके बाद 148 का नोटिस भेजना है, 148 का नोटिस भेजने के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए,
प्रायर अप्रूवल 6 चीज़ों से पता चलता है। प्रायर अप्रूवल है 148 ए कंप्लाइड है, भैया खत्म, सीधे 148 भेजो, रिटर्न फाइल करेगा 3 महीने के अंदर और उसके बाद ऑर्डर पास हो जाएगा। दैट इज़ ओनली द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। लेकिन इसमें एक छोटा-सा कैच है, जो 135 ए वाला क था ना, उस केस में आपके पास शो कॉज़ नोटिस नहीं आता। शो कॉज़ नोटिस नहीं आता, तो उस केस में क्या होता है, 148 इश्यू करने से पहले आपको एक प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है बड़ी अथॉरिटी से। अथॉरिटी से अप्रूवल कौन-सी अथॉरिटी से लेना पड़ेगा, वो पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मानो कि प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। 148 भेजने से पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर कब तक आपके खिलाफ नोटिस इश्यू किया जा सकता है? क्या डिपार्टमेंट चाहे 100 साल पुराना केस खोल सकती है? क्या? राइट आंसर इज़ नहीं खोल सकती। कहता है सर टाइम लिमिट फॉर इश्यूइंग नोटिस। सर कहता है नोटिस इश्यू करने का टाइम लिमिट क्या है? सर कहता है जो शो कॉज़ नोटिस है ना, वो कब तक इश्यू हो जाना चाहिए? कहता है सर अगर कभी भी इनकम एस्केप्ड 50 लाख से ज़्यादा लग रही है, अगर इनकम एस्केप्ड 50 लाख से ज़्यादा की है, तो उस केस में सर 5 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में आप भेज सकते हो। जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है, मान लो प्रीवियस ईयर 24-25 है। प्रीवियस ईयर हो गया, इसका असेसमेंट ईयर कब खत्म हो रहा है? 25-26। असेसमेंट ईयर खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है। इसके 5 इयर्स बाद यानी सर 31 मार्च 2031 तक इस साल का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का 148 ए का नोटिस भेजा जा सकता है। ओह! सर अगर इनकम एस्केप्ड ग्रेटर देन 50 लाख है तो, लेकिन सर अगर अदरवाइज़ केस है तो सर सिर्फ 20 लाख की इनकम एस्केप्ड है, तो फिर कहता है 3 इयर्स के अंदर, यहाँ पे आपको सिर्फ 3 इयर्स लेने हैं और 31 मार्च 2029 पे ड्यू डेट बन जाएगी 148 ए भेजने के लिए। अच्छा, हुँ। सर उसके अलावा नोटिस अंडर सेक्शन 148 ये क्या बोलता है? ये बोलता है सर आपने शो कॉज़ नोटिस तो टाइम पे भेजा, प्लस जो मेन नोटिस है वो भी टाइम पे ही भेजना। कहता है इनकम एस्केप्ड अगर 5 लाख 50 लाख से ज़्यादा की है, तो 148 का नोटिस ना 5 इयर्स एंड 3 मंथ्स के अंदर भेज देना पड़ेगा आपको। 5 इयर्स एंड 3 मंथ्स के अंदर भेज देना पड़ेगा आपको। और यही अगर आपका इनकम एस्केप लेसर देन 50 लाख की है ना, उस केस में 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स के अंदर आपको मेन नोटिस भेजना पड़ेगा। यानी मेन नोटिस के लिए सॉरी शो कॉज़ नोटिस के लिए आपको टाइम लिमिट है 3 साल, 5 साल। शो कॉज़ नोटिस के 3 महीने के अंदर आपको मेन नोटिस भी देना पड़ जाएगा। दिस इज़ व्हाट द टाइमलाइन सेज। सर कहता है एक और सेक्शन सर किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? अभी हमने पढ़ा ना किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? अभी हमने बोला था ना 148 ए का इश्यू करने के लिए आपको एक प्रायर अप्रूवल लगता है और 135 ए के केस में आपको 148 इश्यू करने के लिए एक प्रायर अप्रूवल लगता है। सर प्रायर अप्रूवल किसका लगता है? सर यहाँ कहता है अगर सर प्रायर अप्रूवल आपको चाहिए ना तो किससे लोगे? जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर से लेने वाले हो प्रायर अप्रूवल। 1/9/2024 के बाद इनसे अप्रूवल लोगे। अगर पहले का केस है ना, तो पहले केस में होता था कि यार आप बड़े-बड़े लोगों से सीआईटी, पीसीआईडी से अप्रूवल लेते थे, लेकिन अब चेंज करके आपके लिए सिर्फ जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर ये सब लग गए हैं। ये सब लोगों का अप्रूवल बस आपको चाहिए। एक सेक्शन होता है, कितने टाइम में आपको असेसमेंट कंप्लीट करना है। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट चालू तो कर दोगे, लेकिन कब तक खत्म करना है? या कोई भी असेसमेंट कब तक खत्म करना है? सर सुनो, जो 144 का असेसमेंट होता है या 143 का असेसमेंट होता है, कहता है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के बाद से 12 मंथ्स के अंदर आप कंप्लीट कर लो। नोटिस भेजने का टाइम कितना होता है? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के बाद 3 महीने। उसके बाद रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के बाद 12 मंथ्स के अंदर आप फाइनल ऑर्डर पास कर दो। ठीक है। सर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए क्या होता है? सर जिस साल में नोटिस सर्व हुआ ना, नोटिस सर्व हुआ, सर इस साल के एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 12 मंथ्स के अंदर आपको फाइनल ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा। अच्छा। सर कभी अगर अपडेटेड रिटर्न का केस आ गया तो 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तो कर नहीं पाएँगे। तो फिर कहता है 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ सर फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच रिटर्न वाज़ फर्निश्ड। जिस साल में रिटर्न फर्निश करो ना उसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 12 मंथ्स के अंदर ऑर्डर पास कर लेना। अपडेटेड रिटर्न का अलग केस होता है। सर कभी इस बीच में आपका असेसमेंट चल रहा था, उस बीच में सर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास रेफर करना पड़ गया, तो सर 12 महीने का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम 12 महीने मिलेगा। सर कभी भी अगर असेसमेंट सर्च के दौरान हो रहा था, सर अगर सर्च के मतलब आपके असेसमेंट हो रहा था, बीच में सर्च हो गई, आपके यहाँ पे सर्च हो गई, तो प्रोविज़न कहता है आपको एडिशनल 12 मंथ्स दिए जाएँगे। कभी असेसमेंट हो रहा था, एक ट्रस्ट है उसका असेसमेंट हो रहा था, कोई स्पेसिफाइड वायलेशन मिल गया, तो कहते हैं जितना टाइम आपके स्पेसिफाइड वायलेशन ढूँढने में लग गया ना, उतना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा असेसमेंट के लिए। सर अगर बीच में स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट कर दिया गया, तो जिस दिन ऑडिट डायरेक्ट किया गया वर्सेस जिस दिन रिपोर्ट आ गई, सर जितना टाइम वेस्ट हुआ, इतना टाइम एक्स्ट्रा मिलने वाला है। सर कभी अगर सर्च के दौरान आपको वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करना पड़ गया, तो कहते हैं जितना जिस दिन वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया और जिस दिन उसने रिपोर्ट फर्निश की, इस दिन में जितने गैप्स हुए ना, इतने दिन के लिए इतने दिन के लिए इतने दिन के लिए क्या हो जाएगा, इतने दिन के लिए आपको एडिशनल एडिशनल टाइम मिल जाएगा।
अगर कभी आपको आपका केस बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास चला गया, उस केस में क्या होता है सर, उस केस में जिस दिन एप्लीकेशन किया गया और जिस दिन ऑर्डर पास किया गया, उस दिन का एडिशनल टाइम मिल जाएगा। सर बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास केस जा सकता है क्या? मेरा सवाल है, क्या बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास केस जा सकता है क्या? अगर हमारा असेसमेंट कहीं पेंडिंग है, तो बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है? एंड आंसर इज सर जा सकता है। सर एपेलेट अथॉरिटी के पास पेंडिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन सर आईटी अथॉरिटी के पास तो हो सकता है ना। अगर कभी एपेलेट अथॉरिटी के पास अगर आर्ग्यूमेंट चल रहा है ना, तो फिर वो बोर्ड के पास नहीं आ सकता, लेकिन अदरवाइज तो जा सकता है ना सर। ये तो मेरा असेसमेंट एओ के पास पेंडिंग है, तो ये वाले केसेस जा सकते हैं एडवांस रूलिंग के पास। सर मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन लंदन से मांगने गए हैं, मेरे बारे में अगर लंदन से इन्फॉर्मेशन मांगने गए, तो जितना टाइम वेस्ट हो रहा है ना लंदन से इन्फॉर्मेशन मांगने में, उतना टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। सर अगर कभी कोर्ट ने स्टे दे दिया, तो कहता है जितना टाइम स्टे कोर्ट का दे रखा है ना, उतना टाइम को एडिशनल मिलेगा, असेसिंग ऑफिसर को एडिशनल मिलेगा। प्लस कहते हैं सब काटने के बाद अगर 60 डेज से भी कम का टाइम मिल रहा है, तो 60 डेज मिनिमम देने पड़ जाएंगे, मिनिमम 60 डेज तो देने ही पड़ेंगे आपको। दिस वाज ऑल अबाउट योर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, टाइम लिमिट्स, देयर पावर्स, किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, एंड कब तक उसको खत्म करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, कुछ टेक्निकलिटी नहीं, अब तो बहुत सिंपल कर दिया डिपार्टमेंट ने। सर अब आता है रेक्टिफिकेशन। सर रेक्टिफिकेशन क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? सुनना सर, अगर डिपार्टमेंट को कभी भी लगता है कि उन्होंने कोई गलती कर रखी है अपने ऑर्डर में, और गलती भी कोई ऐसी वैसी गलती नहीं कर रखी सर, गलती विच इज मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, यानी सर देख के समझ में आ रहा है कि भाई 2+2 4 करना चाहिए था, उन्होंने 2+2 5 लिख दिया है, सर ऐसी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ने कर रखी है, तो प्रोविजन कहता है सर ऐसी गलती को करेक्ट कर सकते हैं वो लोग। चाहे तो सर ओन मोशन कर दें, या तो सर किसी और तरीके से कर ले सर, या तो ओन मोशन करें या तो एसएससी के रिक्वेस्ट पे करें, सर किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सर अगर ओन मोशन करना चाहते हैं ना, ओन मोशन करना चाहते हैं, तो 4 साल तक कर सकते हैं, 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच ऑर्डर कंटेनिंग मिस्टेक वाज पास्ड। जिस साल ऑर्डर पास हुआ ना मिस्टेक वाला, उस साल के एंड से 4 साल के अंदर रेक्टिफिकेशन डिपार्टमेंट खुद से कर सकता है। अच्छा ठीक है। सर अगर एसएससी एप्लीकेशन करता है, फॉर एग्जांपल एसएससी ने एप्लीकेशन किया, तो एसएससी कितने टाइम में कर सकता है? प्रोविजन कहता है सर जिस दिन ऑर्डर पास हुआ ना, उसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से सर 4 years के अंदर एसएससी एप्लीकेशन कर सकता है। डिपार्टमेंट को कितने टाइम में करना पड़ेगा ऑर्डर पास? डिपार्टमेंट कहता है सर 6 months के अंदर ऑर्डर पास करना पड़ेगा। और सीआई अगर सर एसएससी के बेनिफिट के लिए, तो 6 months की टाइम लिमिट को हम 4 साल भी बढ़ा सकते हैं, 4 साल तक में डिपार्टमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। अब सर यहाँ पे ना आती दिक्कत, दिक्कत क्या आती है समझना। सर फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑर्डर में एक गलती है, देख के समझ में आ रहा है गलती है, टीडीएस क्रेडिट कम दिया हुआ है डिपार्टमेंट ने, मैंने रेक्टिफिकेशन सीख करने के लिए डिपार्टमेंट के पास गया, ठीक है। अगर सर रेक्टिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, डिपार्टमेंट ने 4 साल तो लगा दिया रेक्टिफिकेशन करने में, रेक्टिफिकेशन किया उसने, रेक्टिफिकेशन के बाद एक ऑर्डर पास किया उन्होंने, और उस रेक्टिफिकेशन वाले ऑर्डर में ना एक गलती निकल आई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो, सर एक ऑर्डर था 10 लाख रुपए पेबल था, 10 लाख रुपए पेबल था, बिकॉज सर मान लो 10AA का डिडक्शन मेरे को दिया, 10AA का डिडक्शन दिया उसने, 50 लाख का ही दिया सर, 50 लाख का 10AA का डिडक्शन दिया है। मैंने रेक्टिफिकेशन करने गया, रेक्टिफिकेशन सीख किया 154 का, और बोला कि भैया देखो 60 लाख तो मिलना ही मिलना चाहिए, मेरा ऑर्डर जीरो होना चाहिए, मेरा ऑर्डर जीरो होना चाहिए, ठीक है। एओ ने कहा हाँ ठीक है सही बात बोलो, सही बात बोल रहे हो, उन्होंने 50 लाख बोला ही था सब कुछ असेसमेंट के दौरान, बोला चलो ठीक है 50 लाख हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सर ऑर्डर पास करते रहे, फिर से 50 लाख के साथ ऑर्डर पास कर दिया, और डिमांड अभी भी खड़ी है 10 लाख की। 4 साल 5 साल जो भी टाइम लिमिट है ना वो बीत गया। अब सर एसएससी चाह रहा है इसकी आवाज वापस रेक्टिफिकेशन करना, ये जो असेसिंग ऑफिसर ने मना कर दिया ना, ये जो मेरा ऑर्डर उसने पास किया था कि डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन गलती कर दी पास कर लिखने में इसने 10 लाख रुपए भी पेबल लिख दिया, तो जो मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है सर, इसके लिए वापस रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, यस वापस रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इसी के दौरान सर एसएससी को लगता है कि भैया एक और मिस्टेक है, क्या इस मिस्टेक के लिए सर क्या कर सकते हैं क्या रेक्टिफिकेशन? सर 4 साल वाली टाइम लिमिट जा चुकी है, लेकिन रेक्टिफाइड ऑर्डर तो अभी अभी आया है ना, क्या इस नई मिस्टेक के लिए क्या रेक्टिफिकेशन सीख कर सकते हैं क्या? राइट आंसर इज राइट आंसर इज राइट आंसर इज नहीं सीख कर सकते। सर अगर कोई ओरिजिनल ऑर्डर है उसमें 5 मिस्टेक्स हैं, 5 मिस्टेक्स है, और आपने एक के लिए रेक्टिफिकेशन सीख कर लिया 4 साल के अंदर, ठीक है।
तो बाकी 4 मिस्टेक्स के लिए ना आप रेक्टिफिकेशन सीख ही नहीं कर सकते। उस जो एक मिस्टेक में अगर फिर से कोई गलती मिली है ना, तो उसके लिए फ्रेश 4 इयर्स की लिमिट मिलेगी आपको। लेकिन सर ये बाकी 4 मिस्टेक्स अब आप सीख नहीं कर सकते कि गलती हो गई तो यही फाइनल है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर समझ में आ गया, मस्त समझ में आ गया। सर रेक्टिफिकेशन करने के लिए कोई फीस नहीं लगती। उसके अलावा सर हर रेक्टिफाइड ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर होता है, हर रेक्टिफिकेशन वाले ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हो। सर डिमांड नोटिस में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट ईयर तक नहीं था, एक अमेंडमेंट आया है इसमें छोटा सा। सर कहता है कभी भी अगर 156 में आपके खिलाफ डिमांड ऑर्डर पास हो जाता है, मतलब किसी भी सेक्शन में डिमांड ऑर्डर पास होता है, इट कैन बी 154, इट कैन बी 143(3)(1), 143(1), इट कैन बी एनी काइंड ऑफ असेसमेंट, कभी भी असेसमेंट में आपके खिलाफ डिमांड आ गई, तो सर यू हैव टू पे दैट डिमांड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। नोटिस आई उसके 30 दिन के अंदर पे करना पड़ेगा। अगर पे नहीं करते हो तो क्या होता है? सर पे नहीं करते तो फिर रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो जाती है। रिकवरी प्रोसीडिंग्स एज इन कि सर अब आपका घर बेचेंगे, घर नीलाम करेंगे, मल्टीपल चीजें करते हैं। सर कहता है, ध्यान से सुनना, सर एसएससी अगर फेल कर जाता है तो उसको एसएससी डिफॉल्ट भी बना सकते हैं, एसएससी डिफॉल्ट भी बना सकते हैं उसको। ठीक है सर, सुनना, इफ एसएससी डज नॉट पे द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, ही शैल बी लायबल फॉर इंटरेस्ट पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द नेक्स्ट डे कमेंसिंग फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस। सर कहते हैं अगर 30 दिन तक के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं कर देते ना, तो फिर उसके बाद अगले दिन से 31st डे से आपके ऊपर 1% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट भी लगेगा। सर कहता रिडक्शन वेवर ऑफ इंटरेस्ट पेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 4/11/2024 सीबीटी वाइड सर्कुलर नंबर डेटेड। क्या कहता है? सर कहता है अगर आपके पास कभी भी इंटरेस्ट है या फिर पेनल्टी है, लगती जा रही है, आप पे ही नहीं कर रहे, मान लो 156 में डिमांड आई, 30 डेज के अंदर पे करना है 30 लाख रुपए, 30 डे के अंदर 30 लाख रुपए पे करना है, आप पे नहीं कर रहे, सर 1 साल के बाद अब आप पे करना चाह रहे हो, 1 ईयर के बाद पे करना चाह रहे हो, तो 1 ईयर के लिए तो आपका सर 12% का इंटरेस्ट भी लग गया होगा ना। सर इस इंटरेस्ट को वेव ऑफ करने के लिए एक स्पेशल आपके पास पावर आई है। आप चाहो ना तो रिक्वेस्ट कर सकते हो किसके पास? सर पीसीआईटी के पास या सीआईटी के पास। अगर सर इंटरेस्ट का अमाउंट 50 लाख तक का है ना, तो आप पीसीआईटी सीआईटी के पास रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो आपका इंटरेस्ट वेव ऑफ कर सकते हैं। या फिर सीआईटी के पास जाओ, सर वो 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का इंटरेस्ट वेव ऑफ कर सकते हैं, या पीसीसीआईटी 1.5 करोड़ के ऊपर का इंटरेस्ट भी आपका वेव ऑफ कर सकता है। अगर आपको जरूरत है ना, आप जाओ, आपका इंटरेस्ट वेव ऑफ किया जाएगा। यानी सर 156 का ऑर्डर के बाद 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट अगर पे नहीं कर रहे तो उसके लिए वेव ऑफ मिल जाता है, अगर इनसे अप्रूवल लेते हो तो। दैट इज व्हाट दिस पॉइंट सेज। प्रोटेक्टिव असेसमेंट कहता है सर अगर कभी भी इनकम एस्केप नहीं, अगर कभी भी इनकम नहीं डिटरमाइन की जा पा रही कि किसके हाथ में टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल एक घर है, घर की मालकिन कौन है? हेमा भी हो सकती है, रेखा भी हो सकती है, जया भी हो सकती है, सुषमा भी हो सकती है। समझ ही नहीं आ पा रहा कौन मालकिन है। तो प्रोविजन कहता है कि आप चारों के हाथ में इनकम लगा दो, चारों के हाथ में इनकम टैक्सेबल बना दो। सर इट में भी पॉसिबल कि हेमा, इट में भी जया, इट में भी रेखा, इट में भी सुषमा, कोई भी हो सकती है। सर आप चारों के हाथ में मानो, सर आगे चल के जब ओनरशिप एस्टेब्लिश हो जाएगी ना, उस केस में उसके हाथ में टैक्सेबल करवा लेना, अभी तो आप चारों के में मान लो आप। ठीक है सर, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव असेसमेंट। 292 BB ऑर्डर रिटर्न नोटिस डिमांड। सर क्या बोलता है ये सेक्शन बोलता है कभी भी अगर आपको नोटिस भेजा गया है, कभी भी अगर आपको नोटिस भेजा गया हुआ है, उस नोटिस में छोटी सी ग्रामेटिकल एरर है, छोटा सा क्लेरिकल एरर है। फॉर एग्जांपल नोटिस भेजना चाहिए था प्रणव के नाम से, प्रणव शर्मा है, अगर प्रणव शर्मा के बदले प्रणव गुप्ता हो गया गलती से, पैन नंबर सही है, सब कुछ सही है, एड्रेस भी सही है, सब सही है, ईयर भी सही है, सब कुछ डिटेल सही है, लेकिन सर प्रणव शर्मा के बदले गुप्ता हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो क्या इसका मतलब ये मान लूं मैं कि जो नोटिस है वो इनवैलिड है? क्या मैं नोटिस ये मान लूं? राइट आंसर इज नो। अगर किसी ऑर्डर में, किसी नोटिस में कोई क्लेरिकल एरर है ना, तो ये क्लेरिकल एरर अपने आप में नोटिस को इनवैलिड नहीं बनाता। ये अपने आप में कौन सा सेक्शन बोलता है? 292B बोलता है। बट हियर इज अ कैच, हियर इज अ कैच। व्हाट कैच सर? सर आपको क्लेरिकल एरर के लिए क्योर दिया गया है, क्लेरिकल एरर छोटी मोटी गलती करो इसके लिए क्योर दे दिया, लेकिन सर अगर आप कोई बिलंडर कर रहे हो, अगर आप कोई अपराध कर रहे हो ना, तो इस केस में आपके पास कोई क्योर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर सर एक नॉन एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम पे आप नोटिस भेज दे रहे हो तो इट इज नॉट वैलिड ना। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है हीरो होंडा, हीरो होंडा एक कंपनी है, कंपनी थी। सर अब आगे चल के क्या हुआ
हीरो होंडा नहीं बोलो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो राहुल पिंकी राहुल है, राहुल राहुल प्राइवेट लिमिटेड। अब सर राहुल प्राइवेट लिमिटेड मर्ज हो रहा है किसके पास, राहुल पिंकी प्राइवेट लिमिटेड के पास हो रहा है, मर्ज हो गया। अब सर बात क्या आई यहाँ पे कि राहुल प्राइवेट लिमिटेड की जो इन्फॉर्मेशन है, राहुल प्राइवेट लिमिटेड की ये इन्फॉर्मेशन सबको बताई राहुल ने कि भैया देखो मैं तो मर्जर करने वाला हूँ सर, सेबी को बताई है, उसके अलावा इनकम टैक्स को बताई है, उसके अलावा आरबीआई को बतानी पड़ती है सर, अल्टीमेटली 11-12 स्टेक होल्डर्स को बतानी पड़ती है कि भैया दो कंपनियां मर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो जब मर्ज हो गई और आप आगे चल के नोटिस भेजना चाहते हो राहुल को, तो भैया कैसे भेज सकते हो, कंपनी तो मर्ज हो गई ना। हाउ कैन यू सेंड अ नोटिस टू अ पर्सन विच इज नॉट एग्जिस्टिंग, कंपनी तो अमलगमेंट होकर नई कंपनी बन चुकी, पुरानी कंपनी तो गई अब, तो आप पुरानी कंपनी नाम में नोटिस कैसे भेज सकते हो सर, दिस इज नॉट क्योरेबल। आप छोटी मोटी गलती कर रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि आपके किसी गुनाह को हम माफी दे दें, दिस इज नॉट क्षम्य गुनाह, इसकी क्षमा नहीं है। ठीक है, दूसरा कहता है प्रोसीडिंग्स डीम्ड टू बी वैलिड, सर ये क्या बोलता है, सर अगर कभी असेसिंग ऑफिसर ने आपको कोई नोटिस भेजा, नोटिस टाइम बार्ड था या अपराध था, नोटिस में कोई अपराध था, टाइम बार्ड हो गया, टाइम से लेट भेजा, पैन नंबर भी गलत है, कोई बड़ी गलती हो रखी है, लेकिन सर अगर एसएससी कोऑपरेट कर देता है, अगर एसएससी कोऑपरेट कर देता है उसमें, तो प्रोविजन कहता है ना, प्रोविजन कहता है अगर जो भी व्हाट आई वाज सेइंग कि एसएससी अगर कोऑपरेट कर देता है तो इट विल बी वैलिड प्रोसीडिंग्स, इसको वैलिड प्रोसीडिंग्स मानेंगे। यदि सर अगर लेट नोटिस मेरे पास आया, उसके बाद अगर मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूं ना, तो फिर वो वैलिड प्रोसीडिंग बन जाएगा। बट आई हैव अ क्योर कि ऑर्डर पास होने से पहले मैं ऑब्जेक्ट कर लूं, अगर ऑर्डर पास होने के बाद तक अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं करता ना, ऑर्डर पास होने के बाद तक अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं करता ना, तो फिर सारा का सारा प्रोसीडिंग्स वैलिड हो जाएंगी, भले नोटिस इनवैलिड था, भले लेट नोटिस भेजा गया, भले इट वाज इनवैलिड, बट वो वैलिड बन जाएगा, इट विल बी वैलिड, वो प्रॉपर्ली वैलिड माना जाएगा अगर मैंने उसमें कोऑपरेट किया है और ऑर्डर पास होने तक ऑब्जेक्ट भी नहीं किया हुआ है। गॉट दिस पॉइंट और नॉट, ये सर अपने को समझ में आ गया। प्राची क्या बोलती है, सर एक मैराथन थ्योरी चैप्टर्स के लिए करा दो आईटी अथॉरिटी से ब्लैक मनी तक। प्राची हम ले चुके हैं, सी कैटेगरी टॉपिक का मैराथन एक यूट्यूब पे डला हुआ है, जहां पे हमने इन अपील्स, डीआरसी, उंगार, उसके अलावा मिसलिनियस प्रोविजंस, ब्लैक मनी लॉ, टैक्स ऑडिट, उसके अलावा क्लबिंग, सेट ऑफ, ये सब हम करवा चुके हैं। डू चेक दैट, उसमें सब कुछ डिटेल्स कवर करवा रखी है, विद क्वेश्चन आंसर करवा रखा है आपने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च एंड रिक्वेजिशन, जो अमेंडमेंट आया ना ब्लॉक असेसमेंट वाला, ये है चैप्टर 14 बी का असेसमेंट। आ जाए, आ जाए क्या इसमें, अरे भैया बताओ ना, आ जाए क्या असेसमेंट में, देखो असेसमेंट में थोड़ा अटेंशन चाहिए मेरे को, थोड़ा सा थोड़ा सा अटेंशन चाहिए मेरे को, आ जाए क्या सर, चलो चलो आ जाते हैं। सर दो तीन बातें पहले समझ लो। ओके सर, थैंक यू, चलो परफेक्ट। ब्लॉक असेसमेंट समझने से पहले समझना पड़ेगा ब्लॉक पीरियड क्या होता है। सर फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 24-25 में आपके यहाँ सर्च हुई, कब सर्च हुई सर, एप्लीकेबल कब से आई है सर, 1 सितंबर 2024 से। सर अगर पहले कभी नहीं भी सुना ना आपने, तो भी आप इतना सुन लोगे, आपका पूरा काम हो जाएगा पेपर के लिए, जितना बता रहा हूँ उतना भी सुन लोगे, पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, 1/9/2024 के बाद कभी सर्च होती है तो असेसमेंट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगने वाला। सर मान लो मेरा सर्च हुई 1/11/2024 को, तो सर इसमें से ना पहले तो ब्लॉक पीरियड समझना पड़ेगा, ब्लॉक पीरियड कौन सा होता है, ब्लॉक पीरियड मतलब सर कहता है ईयर ऑफ सर्च पकड़ो, ईयर ऑफ सर्च पकड़ो, ईयर ऑफ सर्च कौन सा हो गया सर, प्रीवियस ईयर 24-25 प्लस 6 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर पकड़ो, प्रीवियस ईयर 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, ये 6 साल जो होते हैं ना, प्लस करेंट ईयर ऑफ सर्च, इसको बोला जाता है ब्लॉक पीरियड, इसको बोला जाता है ब्लॉक पीरियड। जो 6 साल का पीरियड होता है ना, इसको ब्लॉक पीरियड बोलते हैं, दिस इज फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। सेकेंड चीज सर, एक होता है अनडिस्क्लोज इनकम, अनडिस्क्लोज इनकम मतलब सर ऐसी इनकम, ऐसा एसेट, ऐसा एक्सपेंडिचर सर जो आपने इनकम टैक्स वालों को बताया नहीं करते टाइम। सर फॉर एग्जांपल आपने घर खरीद रखा, लेकिन इनकम टैक्स को पता ही नहीं है वो। सर आपने घर बेचा, कहाँ से बेचा कुछ नहीं पता, कोई इनकम टैक्स में डिटेल्स नहीं है। सर ये सब चीजें जो आपको बता देनी चाहिए डिपार्टमेंट को ना, वो आपने नहीं बताई है, वो चीजें यहाँ पे
टैक्स होंगी, अनडिस्क्लोज इनकम उसको बोलते हैं। तीसरी चीज सर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, कंक्लूजन ऑफ सर्च कब बोला जाता है, कंक्लूजन ऑफ रिक्वेजिशन कब बोला जाता है? सर सर्च कब कंप्लीट हुई ये मान लो, ये कौन सी डेट होती है? सर कहते हैं जिस दिन आपका पंचनामा ड्रॉ हो गया ना, जिस दिन आपका पंचनामा ड्रॉ हो गया ना सर, उस दिन कंक्लूजन ऑफ सर्च बोला जाता है। सर पंचनामा ड्रॉ होना मतलब क्या होता है? सर जिस दिन वो जो लिस्ट बना दी गई ना कि भैया राहुल के पास ये एसेट है, राहुल के पास ये लायबिलिटीज है, सर उसको पंचनामा ड्रॉ करने की डेट बोला जाता है। तो दिस इज कंक्लूजन ऑफ सर्च। रिक्वेजिशन मतलब का, रिक्वेजिशन का कंक्लूजन कब होता है? जिस दिन मेरी इंफॉर्मेशन सर बाकी एक्टर से इनकम टैक्स वालों को मिल गई ना, उस दिन कंक्लूजन ऑफ रिक्वेजिशन माना जाता है। सर ये एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। एक मैंने ब्लॉक पीरियड बोल दिया, एक अनडिस्क्लोज इनकम बोल दिया, और एक बोल दिया कंक्लूजन ऑफ सर्च। ये तीन चीजें अपने को पता होनी चाहिए। सर अब इसमें कुछ और छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। सर देखो, ब्लॉक कभी भी अगर असेसमेंट होगा ना इस चैप्टर में, तो इन 6 सालों का साथ में होता है, प्लस करंट ईयर का भी साथ में होता है, साथ में होता है, सब साथ में होता है। प्रोविजन कहता है कि हो सकता है ना कि इन पिछले 6 सालों में किसी साल का असेसमेंट आपका पेंडिंग चल रहा हो सकता है ना आपका असेसमेंट पेंडिंग चल रहा हो सकता है किसी साल का आपका रिवीजन चल रहा हो 263 का, हो सकता है किसी साल की अपील्स चल रही हो सकता है ना। प्रोविजन क्या कहता है? अगर किसी साल का असेसमेंट पेंडिंग है ना, तो वो अबेट कर जाएगा। अबेट कर जाएगा मतलब वो ढीला पड़ जाएगा, वो ढीला पड़ेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, उसको किनारे करना पड़ेगा। असेसिंग ऑफिसर उसका असेसमेंट कंप्लीट ही नहीं करेगा जब तक ब्लॉक असेसमेंट फाइनल नहीं हो जाता। वो किनारे करना पड़ेगा। ब्लॉक असेसमेंट हो गया ना तो फिर किनारे करना पड़ेगा। यानी देयर में भी पॉसिबिलिटी कि 22-23 का असेसमेंट पेंडिंग हो, चल रहा हो, अभी असेसमेंट चल ही रहा होगा, लेकिन सर वो किनारे करना पड़ जाएगा। इट शैल अबेट। क्या सर अपील अगर चल रही होगी, मान लो 22-23 का असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील चल रही है, क्या अपील अबेट हो जाएगी? सर अपील किनारे नहीं होती, अपील इज इंपॉर्टेंट, अपील अबेट नहीं होती है, अपील चलती रहेगी। तो सर क्या कहता है देखो, अगर असेसमेंट चल रहा है, अगर असेसमेंट चल रहा है, तो कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है ना, वो अबेट कर जाएगी। कोई टीपीओ का ऑर्डर अगर आने वाला है ना, तो वो अवेट कर जाएगा। लेकिन कोई अपील है या कोई रिवीजन है ना सर, वो अवेट नहीं करने वाला, वो चलता रहेगा। अच्छा, सर फॉर एग्जांपल अब क्या हुआ सर, 24-25 का मेरा इस तारीख को सर्च हुई, 1/11/2024 को सर्च हुई, तो मेरा सर 6 साल का असेसमेंट हो रहा है, प्लस करंट ईयर का भी असेसमेंट हो रहा है। सर अब क्या हुआ सर, इसका असेसमेंट चल ही रहा था, चल रहा था, अभी नवंबर की बात है, चल रहा था। 1 मई आया नहीं, 1 मई 2025 आ गया, और इस तारीख को सर एक न्यू सर्च हो गई, एक और मेरे यहाँ सर्च हो गई। अब सर जब नई सर्च हुई तो वापस नए प्रोविजन लगेंगे, तो सर प्रीवियस ईयर ऑफ सर्च कितना हो गया, 25-26 हो गया, प्लस 6 साल उठाऊंगा, तो 6 में से 5 साल तो यही साल हो गए ना, 6 में से 5 साल तो यही साल हो गए। तो कहता है इस बार फिर से ब्लॉक असेसमेंट करना पड़ेगा इसका। प्रोविजन कहता है सर अगर कभी पहली सर्च चल रही थी, पहली सर्च हुई ही थी अभी रिसेंट में, और उसका ऑर्डर पास भी नहीं हुआ अब तक, तो कहता है कि पहली सर्च कंप्लीट होगी, इसका ऑर्डर पास होगा, इसके बाद ही सेकेंड सर्च का ऑर्डर पास होने वाला है। दिस इज दी बेसिक कंडीशन, कुछ बेसिक बातें। यानी सर अब समझ में आ गया, सर्च हुई, ब्लॉक पीरियड, ब्लॉक इनकम समझ ली, ब्लॉक पीरियड क्या होता है, अनडिस्क्लोज इनकम समझ ली, कब कंप्लीट होती है समझ ली। अब सर्च कंप्लीट हो चुकी है, एओ को इन्फॉर्मेशन मिलनी है। अब एओ आपके खिलाफ असेसमेंट करना चाह रहा है, कैसे करेगा? सर कहता है सबसे पहले तो जहां पे भी आपकी बुक्स ले ली गई है ना, सर्च में डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं, सर एसएससी को एक नोटिस इशू किया जाएगा, पूरे ब्लॉक पीरियड का एक नोटिस इशू किया जाएगा कि भैया बताओ हमें जो इन्फॉर्मेशन मांगनी है वो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। आपको एक रिटर्न भी फर्निश करना पड़ेगा 158 बीसी का, 158 बीसी का एक रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना पड़ जाएगा पूरे 6 साल का, जिसमें आपके पास चॉइस होगी कि जो आपने डिस्क्लोज कर रखी है उस इनकम को वापस डिस्क्लोज करना है, जो डिस्क्लोज नहीं किया ना उसको भी डिस्क्लोज कर दो अभी। सर एक रिटर्न आपको 158 का फाइल करने के लिए दिया जाएगा, और सर ये 60 डेज का टाइम लिमिट दिया जाएगा आपको, 60 डेज के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, सर कहता है अगर आपने 60 डेज के अंदर फाइल कर लिया ना, तो इसको 139(1) का रिटर्न मान लेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं किया ना, तो सर इसको 139(1) का रिटर्न नहीं मानने वाले, 139(1) का रिटर्न नहीं मानने वाले। सर कोई भी रिटर्न मान लो, सर 139(1) नहीं मानने वाले हम इसे। अच्छा, सर उसके अलावा कहता है आपको स्क्रूटनी नोटिस भेजा जाएगा, एक बार आप रिटर्न फाइल करते हो ना, फिर स्क्रूटनी नोटिस भेजा जाएगा। अगर आप देखोगे ना, तो 158 बीसी में जब कभी अभी आपका सर्च प्रोसीडिंग्स होती है ना, तो ऑर्डर पास होते टाइम सर 143(3) के साथ ऑर्डर पास होता है, चैप्टर 14 रेड विद सेक्शन 143(3) ऑर्डर पास होता है, आपको स्क्रूटनी नोटिस भेजा जाएगा। आपसे और इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, सर उसके बाद सर इस चैप्टर में कभी 148 का नोटिस नहीं भेजा जाएगा आपको। 143(3) में असेसमेंट कर लेंगे, लेकिन 148 का असेसमेंट नहीं होने वाला। 148 का इसमें कोई भी असेसमेंट का रोल नहीं, कोई ऑर्डर 148 में नहीं आने वाला, नोटिस भी नहीं आने वाला। सर कहता है एक बार आपने रिटर्न फर्निश कर दिया ना, आप उस रिटर्न को रिवाइज भी नहीं कर सकते।
उस रिटर्न को आप रिवाइज भी नहीं कर सकते। उस रिटर्न को आप रिवाइज भी नहीं कर सकते। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर को ना, अब एक बार आपने रिटर्न फाइल कर दिया, एक बार आपने रिटर्न फाइल कर दिया, आगे क्या करना है अपने को? आगे असेसिंग ऑफिसर इंफॉर्मेशन निकालेगा। आपने रिटर्न फाइल किया, उस बेसिस पे भी एओ के पास इंफॉर्मेशन है। आपकी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से लेगा, उसके बाद आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लेगा, 133(6) में और लोगों से इंफॉर्मेशन मांगेगा। सर सब इंफॉर्मेशन मांग के ना आपकी इनकम डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा असेसिंग ऑफिसर, इनकम डिटरमाइन करेगा। अच्छा, सर इनकम डिटरमाइन करेगा उस बेसिस पे, सर उस बीच में कहीं पे भी सर डीआरपी के प्रोविजन नहीं लगने वाले, आपकी इनकम इनकम डिटरमाइन कर लेगा। इतना सा पॉइंट कहता है। सर कहता है आपको कोई इंटीमेशन नहीं आने वाला। सर कभी भी अगर इस सेक्शन में नोट, अगर इस सेक्शन से प्रोसीडिंग चालू करनी है तो एडिशनल कमिश्नर का अप्रूवल लगेगा। एडिशनल कमिश्नर हो गया, जॉइंट कमिश्नर हो गया, एडिशनल डायरेक्टर हो गया, जॉइंट डायरेक्टर हो गया, इन सबका अप्रूवल लगने वाला है। और सर ध्यान देना, इस सेक्शन में कभी भी अगर असेसमेंट करना है ना, तो कभी भी सर असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, उसके अलावा कौन होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, इन चारों के नीचे कोई नहीं कर सकता, यानी आईटीओ नहीं कर सकता इसमें। सर ये चार कर सकते हैं, जॉइंट कमिश्नर वगैरह लोग कर सकते हैं, लेकिन इन चारों के नीचे वाले कोई असेसमेंट आपका नहीं कर सकते। सर अब इन्फॉर्मेशन आ गई, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद आगे क्या, आगे क्या? सर आगे आपकी इनकम डिटरमाइन की जाएगी कि एग्जैक्टली कितनी इनकम आपको भरनी है। सर इनकम निकालनी पड़ेगी। सर कहता है टोटल इनकम निकालने का तरीका रहता है। कैसा तरीका रहता है समझना। आपके पास 5 कॉलम्स है, इसमें 5 कॉलम्स, 5 कॉलम्स। पहला ऐसा कॉलम, जो भी इनकम आप डिस्क्लोज कर रहे हो 158 बीसी में, सर ये वो इनकम है जो एसएससी ने पहले डिक्लेयर नहीं की थी लेकिन अब डिक्लेयर कर रहा है। फॉर एग्जांपल एसएससी के पास एक जुहू का बंगला है, जुहू का बंगला है, एसएससी ने आज तक कभी आरओआई में फर्निश नहीं किया था लेकिन अब फर्निश कर रहा है। वो यहाँ पे मान लो 2 करोड़ का जमा किया। दूसरी इनकम, सर कभी किसी साल में, पिछले 6 साल में असेसमेंट हुआ था, पिछले 6 साल में असेसमेंट हुआ, तो असेसमेंट के दौरान जो इनकम पकड़ी गई थी सर वो यहाँ पकड़ लो आप। उसके बाद सर कोई ऐसी इनकम, कोई ऐसी इनकम जो कहीं और कवर नहीं हो रही, सर वो वाली इनकम पकड़ लो। जो आपने एसएससी ने खुद डिक्लेयर कर रखी है अपने रिटर्न में, वो वाली पकड़ लो। उसके अलावा सर कुछ इस साल की इनकम पकड़ लो और कुछ ऐसी इनकम पकड़ लो जो असेसिंग ऑफिसर ने खुद से ढूंढ ली, एसएससी ने कभी डिक्लेयर ही नहीं की, सर वो इनकम पकड़ लो। कुल मिला के जो इनकम आ जाएगी ना, वो आपकी ब्लॉक पीरियड की इनकम बन जाती है। इसका एक एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो। मान लो प्रीवियस से 24-25 है, अभी 24-25 तो खत्म हुआ नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के समझ में आ रहा है कि सर 50 लाख रुपए साल भर में से कमाया है। अच्छा, प्रीवियस से 23-24 इनकम 20 लाख है, डिक्लेयर्ड है। प्रीवियस सर 22-23 इनकम 25 लाख है, असेस्ड है, असेसमेंट के बाद पता चल रहा है। प्रीवियस सर 21-22 इनकम डिक्लेयर्ड है 20 लाख, 19-20 और सॉरी और 20-21 इनकम असेस्ड है 40 लाख। उसके अलावा 19-20 20 लाख की इनकम डिक्लेयर्ड है और 18 लाख और 20 लाख की इनकम डिक्लेयर्ड है, 18-19 की भी। सर करना क्या है इस स्टेप में समझना। पहला स्टेप बोलता है, दूसरा दूसरा स्टेप बोलता है कि भैया जिस जिस साल में, पिछले 6 साल में असेसमेंट हुआ ना, उस साल की इनकम बताओ। जिस जिस साल में असेसमेंट हुआ वो वाली इनकम बताओ। सर असेसमेंट हुआ सर 22-23 में हुआ था, 25 लाख की इनकम निकाली गई। 20-21 में असेसमेंट हुआ, 40 लाख की इनकम निकाली गई, यानी 65 लाख की इनकम ऐसी है जो असेसमेंट के कारण आई है। ये इनकम ले लो आप। फिर उसके अलावा थर्ड पॉइंट बोलता कि असेसमेंट जिन सालों में नहीं हुआ, उन सालों में जो जो एसएससी ने इनकम डिक्लेयर की वो वाली बताओ। सर जैसे असेसमेंट इन 4 सालों में नहीं हुआ, जिनको हाईलाइट करो ना, 23-24 में, 21-22 में, 19-20 और 18-19 में, सर इन 4 सालों में असेसमेंट नहीं हुआ। इन 4 सालों की इनकम कितनी होगी सर? 20-20 से 80 लाख रुपए की इनकम उन सालों की जिस साल में असेसमेंट नहीं हुआ और एसएससी ने जो डिक्लेयर कर रखा है। सर ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या बोलता है? सर जो करंट फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें जो इनकम टेंटेटिव निकल रही है ना सर, उसको पकड़ लो। सर ये 3 इनकम्स हो गई। सर ये 3 2 3 4 समझ पा रहे हो? 2 3 4 स्टेप में क्या किया हमने? या तो जो असेस्ड है वो वाली इनकम पकड़ ली, या तो डिक्लेयर्ड है वो वाली इनकम पकड़ ली, या जो बुक्स में दिख रही है वो इनकम पकड़ ली। हमने सारी इनकम बुक्स वाली पकड़ ली, या तो बुक्स वाली इनकम पकड़ ली, या तो रिटर्न इनकम पकड़ लिया, तो असेस्ड इनकम पकड़ ली। सर यही चीज हमने की अब तक। ठीक है सर। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है? इनके अलावा एसएससी ने जो और डिक्लेयर की अपनी इनकम, फॉर एग्जांपल जुहू का बंगला डिक्लेयर किया 2 करोड़ रुपए का, ये भी पकड़ लो आप, ये भी पकड़ लो आप।
सर इनके अलावा फिफ्थ पॉइंट बोलता कि ये तो एसएससी ने डिक्लेयर की, या तो एसएससी का असेस हुआ, या तो एसएससी की बुक्स में मिल गई, या एसएससी ने खुद से डिक्लेयर कर ली। ऐसी और भी तो इनकम पॉसिबल है ना जो असेसिंग ऑफिसर ने खुद से ढूंढी और एसएससी ने कहीं डिक्लेयर नहीं की हो। सर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का सर अंडमान में बंगला मिल गया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सर बंगला मिल गया, सर ये इनकम भी तो टैक्सेबल होनी चाहिए। प्रोविजन कहता है ये 5 स्टेप्स में इनकम टैक्सेबल पकड़नी पड़ेगी, 5 स्टेप्स में टैक्स पकड़ना पड़ेगा। पहला, जो एसएससी का असेसमेंट के दौरान इनकम मिली। दूसरा, एसएससी ने खुद से डिक्लेयर की पिछले 6 साल में। तीसरा, एसएससी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में समझ में आई। चौथा, जो एसएससी खुद से डिक्लेयर कर रहा है। पांचवा, जो किसी ने डिक्लेयर ही नहीं की लेकिन डिपार्टमेंट ढूंढ ली वो इनकम। सर ये 5 इनकम बनेगी ब्लॉक पीरियड की इनकम। 2 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ के बाद 50 लाख की हो गया, 80 लाख की हो गया, 65 लाख की हो गया। सर 4.95 करोड़ रुपीस की इनकम मानी जाएगी। ये ब्लॉक पीरियड की इनकम है। इस ब्लॉक पीरियड की इनकम में से सर पॉइंट नंबर 2, 3, 4 माइनस कर देंगे। सर क्यों माइनस करवा रहे हैं हमसे? क्योंकि सर इस इनकम पे तो टैक्स भर चुका होगा ना। जो डिक्लेयर हो चुकी है उस पे टैक्स भर चुका है, जो असेस हो चुकी है उस पे टैक्स भर चुका है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इनकम इस साल की है उस पे तो इस साल में टैक्स लगेगा ना जब रिटर्न फाइल करेंगे। तो इन 3 इनकम पे टैक्स नहीं लगता। टैक्स सिर्फ उस इनकम पे लगेगा जो एसएससी ने अभी डिस्क्लोज की, या जो एसएससी ने जो डिपार्टमेंट ने खुद से ढूंढ ली। यानी 3 करोड़ की इनकम पे सिर्फ टैक्स लगेगा। और टैक्स रेट क्या है? सर 50% टैक्स रेट है। 50% टैक्स रेट है यहाँ पे। सर अब सवाल आता है, क्या इस 50% टैक्स रेट पे कोई सरचार्ज लगता है क्या? सर सरचार्ज का मुद्दा बड़ा ही टेक्निकल है। आप किसी भी अगर पोर्टल पे देख लोगे, नहीं लेता वो। आप पोर्टल के अलावा अगर आप किसी वेबसाइट को पढ़ लेते हो, नहीं लेता वो। कोई बेयर एक्ट पढ़ते हो सर, वो नहीं लेता कभी भी। लेकिन जो अपना आईसीआई है ना, वो लिखता है कि सरचार्ज व्हेनेवर एप्लीकेबल, सरचार्ज लगाना पड़ेगा। इस 50% की इनकम पे सरचार्ज लगेगा ही लगेगा। इस कूतड़े को हमेशा फेंक के मारने का। प्लस सर एचईसी भी लगता है, हेल्थ एजुकेशन सेस भी लगता है। यानी इस 3 करोड़ की इनकम पे जो आपके ऊपर इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल सरचार्ज होता है 37% वो लग जाएगा। प्लस 4% कुतरिया फेंक के मारने का, 4% एजुकेशन सेस जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा सर एक पेनल्टी लगती है। कितने की? सर मैंने कुछ गड़बड़ किया, शायद 60% टैक्स है। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। सर 60% टैक्स रेट है, 60% टैक्स रेट है। पेनल्टी अमाउंट 50% है। 60% टैक्स रेट है, 50% पेनल्टी अमाउंट, इतना लगेगा पेनल्टी अमाउंट। सर कहता है, लेकिन नीचे नीचे एक पॉइंट कहता कि अगर सर एसएससी ने रिटर्न फर्निश कर दिया टाइम पे, टैक्सेस भर दिया टाइम पे, एसेट्स एक्सेप्ट कर लिए गए, उसने उसने पेमेंट करने के बाद एविडेंस दे दिया कि भैया देखो हम टैक्स भर रहे हैं, उसके अलावा वो अपील में नहीं जा रहा, तो भैया जो 50% की पेनल्टी है ना वो नहीं लगने वाली है। 50% की पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगने वाली। 60% टैक्स लगेगा, सरचार्ज एजुकेशन सेस लगेगा, लेकिन पेनल्टी नहीं लगेगी। और आ गया, और आ गया। सर कहता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना जो असेसमेंट के दौरान जो भी रिक्वेजिशन के दौरान, सर्च के दौरान मिले थे ना, ये सारे के सारे उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ये निकलनी चाहिए इनकम, ऐसे ही एडहॉक बेसिस पे नहीं निकलनी चाहिए। उसके अलावा सर कहता है अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मिलता है, देखना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मिलता है किससे रिलेटेड? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सर ईयर ऑफ सर्च से रिलेटेड, यानी प्रीवियस से 24-25 का कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मिलता है ना, इसको आप इग्नोर करने वाले हो। क्यों सर इग्नोर करने वाले हो? क्योंकि सर ये तो अगले साल असेसमेंट होगा ना, तो अगले साल इसको देख लेंगे ना। अभी तो साल खत्म हुआ ही नहीं है, अभी तो इसको रिपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, तो इसको इग्नोर करेंगे। लेकिन जो पुराने 6 साल के है ना सर, उनके लिए अगर जरूरत पड़ती है तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर करवा सकते हो आप केस। सर उसके अलावा कहता है अगर कभी भी आपकी कोई इनकम है, अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप का असेसमेंट हो रहा है, फर्म का असेसमेंट हो रहा है, तो फर्म के असेसमेंट के लिए स्पेशली वो पॉइंट कहता कि जो भी सर नॉन वर्किंग पार्टनर है, नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसको आपने जो भी सर सैलरी दे रखी है, कोई इंटरेस्ट दे रखा है, कोई रेम्यूनरेशन दे रखा है सर, इसको इग्नोर करके सर प्रॉफिट निकाला जाएगा, इग्नोर किया जाएगा इसके प्रॉफिट को। उसके अलावा सर ध्यान देना पड़ेगा कि जिस साल में सर्च हुई है ना उस साल में ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे, उसके पहले के 6 साल में लगने वाले हैं। उसके अलावा लास्ट में कहता कि सर 6 साल का जो ब्लॉक पीरियड था उसके पहले के अगर अपने पास कोई लॉसेस पड़े हुए, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, तो उस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को इस पीरियड ऑफ सर्च से एडजस्ट भी नहीं कर सकता मैं। जो पुराने लॉसेस है ना उनको इस ब्रॉड फॉरवर्ड इस ईयर ऑफ सर्च से एडजस्ट भी नहीं कर सकता। मेरे को सर इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने दे दिया जाएगा, लेकिन सर्च की जो इनकम है ना उसके खिलाफ मैं इन लॉसेस को सेट ऑफ भी नहीं कर सकता। सर उसके अलावा कहता है कि आपके ऊपर 234 ए बी सी का इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा।
लेकिन अगर सर आप 60 डेज के बाद डिले कर देते हो ना पेमेंट करने में, 60 डेज के बाद डिले कर देते हो ना, 60 डेज में रिटर्न नहीं फाइल करते, तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है ना, उसके ऊपर सर 1.5% का पर मंथ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। पर मंथ एंड पार्ट ऑफ मंथ का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। ठीक है सर, ये बात अपने को समझ में आ गई। 2 बातें और बस मेरे को छोटी-छोटी सी करनी है, इसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक ये वाला। सर कहता है आपको ब्लॉक असेसमेंट ना 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द कंक्लूजन ऑफ सर्च खत्म करना पड़ेगा। जिस मंथ में सर्च कंक्लूड हो रही है ना, उसके एंड ऑफ मंथ से 12 मंथ्स के अंदर आपको ना ब्लॉक असेसमेंट खत्म करना पड़ेगा। एओ को इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता। प्लस इसमें जो एक्सटेंशन है ना, वही एक्सटेंशन मिलेंगे जो 153 में। अगर सर स्पेसिफाइड वायलेशन हुई तो फिर ये पूछना पड़ता है, देखना पड़ता है। कोई वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करना पड़ गया, कोई अगर डीटीडब्ल्यू में रेफर करना पड़ गया, कहीं और कुछ रेफरेंस करना पड़ता है, कोर्ट स्टे आ जाता है, तो जितना टाइम स्टे मिलता है उतना टाइम एक्सटेंशन मिल जाता है। प्लस एक प्रोविजन और आता है सर, फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट ऑर्डर आ गया, असेसमेंट ऑर्डर फाइनल आ गया कि 4 करोड़ पे करोगे, तो 4 करोड़ पेबल है। अच्छा, मैं बोलता हूं मैं गया अपील में, अपील में कहां चला गया सर? सीता के पास चला गया, सीता के पास अपील में चला गया। सीता ने बोला है क्या ऑर्डर पास किया है? नो डिमांड। सीता ने डिमांड जीरो कर दी, सीता ने डिमांड जीरो कर दी। बोला कि भैया कोई ऑर्डर है, इसका कोई डिमांड बननी चाहिए, इतना शरीफ इंसान है, इसके यहाँ क्या सर्च करी तुमने? फटकार लगाई डिपार्टमेंट को। सीता ने डिमांड को जीरो कर दिया। अब सर सवाल आता है, सवाल नहीं पॉइंट आता है, पॉइंट कहता है सर जैसे ही जो ये सर्च का ऑर्डर है ना, ये एनल हो गया, एनल्ड, एनल्ड यानी किनारे कर दिया डिपार्टमेंट ने, या आईटी अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी ने किनारे कर दिया। जो जो पुराने प्रोसीडिंग्स थी ना, पुरानी, जो याद है स्टार्टिंग में बोला था अबेट कर जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, जैसे ही सर्च चालू होगा पुराने असेसमेंट, पेंडिंग असेसमेंट ढीले पड़ जाएंगे, वो रिवाइव हो जाएंगे, वो वापस जिंदा हो जाएंगे। यानी सर अगर कभी भी आपका जो सर्च असेसमेंट ऑर्डर है ना, ये किनारे कर दिया जाता है आईटी अथॉरिटी द्वारा, तो जो पुराने पुराने अबेटेड असेसमेंट्स थे ना, वो रिवाइव कर जाते हैं। ठीक है सर, आगे चल के लेकिन अनल्ड हुआ, इसके बाद सर क्या हुआ? डिपार्टमेंट चला गया आईटीएटी में, डिपार्टमेंट आईटीटी में चला गया, और आईटीटी ने बोला क्या यार ये 4 करोड़ पेबल है? यस इट इज पेबल। डिपार्टमेंट आईटीटी के पास चला गया और 4 करोड़ रुपए पेबल निकल है। उस केस में प्रोविजन कहता जो वापस आपके रिवाइव्ड असेसमेंट था ना, ये वापस अपडेट कर जाएंगे, और ये जो आपका ओरिजिनल असेसमेंट था ना, ये वापस एग्जिस्ट करने लग जाएगा। बताओ क्या समझ में आया क्या ये पॉइंट? हाँ सर समझ में आ रहा है, अपने को मस्त समझ में आ गया। उसके अलावा कहता सर यही सेम प्रोविजंस सर रिक्विजिशन में भी लगने वाले हैं। और सर किसी अदर पार्टी का सर्च हो रहा है, अदर पार्टी का सर्च हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त के यहाँ सर्च हुआ, मेरे डॉक्यूमेंट्स उसके यहाँ मिले, तो मेरे यहाँ पे प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती है ना सर, मेरे यहाँ प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती है। प्रोविजन कहता है मेरे यहाँ भी प्रोसीडिंग्स ब्लॉक असेसमेंट में होंगी, ऐसा ये पॉइंट कह के चलता है। दिस वाज ऑल अबाउट योर ब्लॉक असेसमेंट। बताओ क्या समझ में आया क्या बाबा? क्या समझ में आया क्या ब्लॉक असेसमेंट? क्या ब्लॉक असेसमेंट समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में तो आता है अपने को, इतना तो कॉन्फिडेंस अब सुनने के बाद तो अब समझ में आ रहा है, मस्त समझ में आ रहा है। बताइए। बताइए जी बताइए, क्या समझ में आया? हाँ सर समझ में तो आ रहा है यार, आप कितनी बार पूछोगे? आगे बढ़े, आगे बढ़े जी, आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे अपील्स एंड रिविजन्स में। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सर? अपील्स एंड रिविजन्स में अगर आप ढंग से देखो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज अपील टू आईटीएटी। सीता वगैरह के पास अपील्स तो आपको बनती हैं, मेन आईटीएटी के पास अपील्स इंपॉर्टेंट होती हैं। एक बार इसको भी रिविजिट कर लेते हैं। यस सर समझा, मस्त समझा, ओके सर परफेक्ट बात है। सर आईटीएटी के पास अपील्स में गए, सर कभी भी अगर आप आईटीएटी के पास अपील्स में जाते हो, तो पहले तो सिंगल जज बेंच देखती है अगर टोटल इनकम 50 लाख तक की है तो। टोटल इनकम अगर 50 लाख तक की है ना, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल जज की बेंच देखती है। अगर टोटल इनकम, अगर सर बहुत बड़ा केस है तो सर स्पेशल बेंच देखती है जहां पे 2 से ज्यादा जजेस होते हैं। बट अदरवाइज सर डिविजनल बेंच देखती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 जजेस रहते हैं। सर आईटीटी में कभी भी 2 जजेस कौन से होते हैं सर? एक जुडिशियल मेंबर होता है जो कि सर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, एक अकाउंटेंट मेंबर होता है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होता है, एटलीस्ट फॉर 25 ईयर्स। ठीक है सर, कभी भी अगर जो डिवीजन बेंच आपस में लड़ जाती है, बोलती है, एक बोलता है एसएससी से, एक बोलता है डिपार्टमेंट से, उस केस में कहा जाता है सर, ये दोनों लेके जाते हैं केस किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। बोलते हैं प्रेसिडेंट भैया सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, ये प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं, और फिर प्रेसिडेंट इंटर्न डिसाइड करता है कि भैया कौन सही है और कौन गलत। प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट कई बार रेफर कर देता है किसी थर्ड पर्सन को, वो थर्ड पर्सन हेल्प करता है डिसाइड करवाने में।
सर कौन-कौन से ऑर्डर आप आईटीआईटी के पास लेके जा सकते हो? सर आईटीआईटी के पास ऑर्डर लेके जाने के लिए ना 4 टाइप के ऑर्डर आईटीआईटी में के पास अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले सर कोई भी ऐसा ऑर्डर जो जॉइंट कमिश्नर ने पास कर रखा है, जॉइंट कमिश्नर अपील्स ने या सीता ने पास कर रखा है। यानी एपेलेट अथॉरिटी का कोई भी ऑर्डर हो, सर जॉइंट कमिश्नर अपील्स का या सीता का कोई भी ऑर्डर होगा, आप आईटीआईटी के पास लेके जा सकते हो। सर अगर आप डीआरपी से सैटिस्फाइड नहीं हो, 144 सी के डीआरपी के ऑर्डर सैटिस्फाइड नहीं हो, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आईटीआईटी के पास जा सकते हैं। सर 263 में रिवीजन सीक करना चाहते हो, सर 263 में रिवीजन अगर आप सीक करना चाहते हो, सॉरी सीक नहीं करना चाहते, 263 में रिवीजन हो गया है आपका, तो उसके खिलाफ आप कहाँ जा सकते हो? आप आईटीआईटी में जा सकते हो। ओके सर, ठीक है। या कोई भी और ऑर्डर है जो सीआईटी ने, पीसीआईटी ने, सीसीआईटी ने इन सब ने पास कर रखा है, तो इनके खिलाफ भी आप आईटीआईटी में जा सकते हो। सर फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल बताओ ना। सर जैसे ट्रस्ट है, तुम्हारी ट्रस्ट है, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, रजिस्ट्रेशन कौन कैंसिल करता है? सर सीआईटी करता है ना। तो अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, तो उस केस में आपका ऑर्डर कहाँ पे अपीलेबल है? सर आईटीआईटी में अपीलेबल होता है। सर आईटीआईटी में अगर कभी अपील लेके जा रहे हो ना आप, अगर आप आईटीआईटी में अपील लेके जा रहे हो, उस केस में ना ध्यान देना पड़ता है। सर कितने दिन में चले जाएंगे? सर 60 डेज में जाना पड़ता है अपने को। सर लेकिन इस टाइम लिमिट पे चेंज आया, 1 अक्टूबर 2024 से इसको चेंज करके बोला गया, भैया 60 डेज नहीं, 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 2 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ मंथ ऑफ ऑर्डर। सर जिस मंथ में ऑर्डर आ रहा है उसके एंड ऑफ मंथ से 2 मंथ्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा आईटीएटी के पास। दिस इज टेस्टेबल इन एग्जाम, दिस इज टेस्टेबल, माइंड माय वर्ड्स, दिस इज टेस्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट डियर, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? सर कभी भी अगर आप अपील लेके जा रहे हो तो फॉर्म 36 में अपील फाइल करोगे। सर मेमोरेंडम, वाहेगुरु जी वाहेगुरु, परफेक्ट प्रियंका, ओके। सर कभी भी अगर आप अपील फाइल करते हो फॉर्म 36 में, तो कहता है क्या? सर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देने वाले हो आप कि एग्जैक्टली हुआ क्या। फिर आप दोगे ग्राउंड्स ऑफ अपील कि एग्जैक्टली सर क्यों अपील कर रहे हो, ऐसा कौन सा केस लॉ है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हो कि आप सही हो, ये ग्राउंड ऑफ अपील में जाएगा। फिर जो एओ ने ऑर्डर पास कर रखा, सीआईटी अपील्स का, जॉइंट कमिश्नर अपील्स का ऑर्डर है, वो लगाओगे साथ में। इन सबको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अपील, इसको आप ट्रिप्लीकेट में देते हो। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर अगर कभी भी अगर आईटीआईटी चाहे तो आपकी डिमांड पे स्टे लगा सकता है। सर डिमांड पे स्टे लगाने के लिए ना सर कितना टाइम लिमिट होता है? कहता है मैक्सिमम 180 डेज के लिए डिमांड पे स्टे लगा सकता है वो। सर अगर चाहे तो स्टे को और एक्सटेंड कर सकता है, बट दिस स्टे कैन नेवर एक्सीड 365 डेज। ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन कैन नेवर एक्सीड 365 डेज। एंड सर ध्यान देना, अगर 365 डेज तक भी आईटीटी अपना ऑर्डर नहीं पास कर पाता, तो इस केस में सर स्टे कंटिन्यूड रहता है, ओनली अगर एसएससी गलती नहीं है तो। यानी 65 डेज हो गए, अभी भी आईटीटी ऑर्डर नहीं दिया। अगर गलती एसएससी की है तो स्टे वेकेट हो जाएगा, लेकिन अगर एसएससी गलती नहीं है ना, तो इस केस में स्टे कंटिन्यू रहने वाला है। सर आईटीटी और एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है। सर आईटीटी चाहे तो सर कंफर्म कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है असेसमेंट को। चाहे सर 4 साल के अंदर ऑर्डर पास करना पड़ता है। एक कॉन्सेप्ट आता है सर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, इसको प्यार से बोलते हैं मोको, मोको चॉकलेट, मोको, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। सर मैं डिपार्टमेंट से लड़ रहा था सीआईटी अपील्स में, मैं जीत गया। अब सर डिपार्टमेंट जा रहा है आईटीआईटी, तो मैं क्या करूंगा? आईटीआईटी को चुगली करूंगा कि अरे वो आईटीआईटी भैया, अरे वो आईटीआईटी भैया, इसका केस मत लो ना, इसका केस क्यों ले रहे हो? ये तो वैसे थका हारा हारा हुआ इंसान है, इसका केस क्यों ले रहे हो? देखो इस कारण से हार गया ये। इसको बोला जाता है क्रॉस ऑब्जेक्शन। सर ये कैसे जाता है? फॉर्म 36A में जमा कराना पड़ता है अपने को। सर कोई फीस नहीं लगती, 30 डेज के अंदर अपने को अपील करनी पड़ती है। फिर कहता है रेक्टिफिकेशन। सर आईटीटी को लगता है ऑर्डर पास करते टाइम कोई गलती हो गई, वो क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करेंगे। अगर आईटीटी को नहीं लगता, एसएससी ने बोला कि भैया आईटीटी आपने गलत ऑर्डर पास कर दिया है, तो 6 मंथ्स के अंदर एसएससी भी रिक्वेस्ट कर सकता है, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ है, और आईटीटी को भी 6 मंथ्स के अंदर उसको करेक्ट करना पड़ जाता है। फीस कितनी लगती है? सर अगर सीआईटी अपील्स के पास या जॉइंट कमिश्नर के पास जा रहे हो, सर अगर एसएस इनकम 1 लाख तक है तो 250, आईटीटी के पास वही 500 हो जाती है। सर अगर एसएस इनकम 1 लाख से 2 लाख है तो 500 रुपए, अगर ये आईटीटी के पास जाते तो 1500 हो जाती है। अगर यही एसएस इनकम 2 लाख ज्यादा है तो 1000 रुपए की फीस है, और आईटीटी के पास 1% ऑफ दी टैक्स की इनकम, 1% ऑफ दी एसएस इनकम आपके लिए टैक्स बन जाता है। अदर केसेस में 250 रुपए हो जाती है, और सर आईटीटी के पास 500 रुपए बन जाती है। सर अगर डिपार्टमेंट अपील के लिए जा रहा है तो भैया कुछ भी नहीं, नो फीस, नो फीस, नो फीस एट ऑल। सर उसके अलावा कहता है कंपैरिजन। सर इन दोनों में कंपैरिजन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? जहां पे डिफरेंसेस है, सर क्या एनहांस कर सकता है कोई आपका असेसमेंट? सर फॉर एग्जांपल अगर हमारे बीच में चर्चा चल रही थी, अगर मैं डिपार्टमेंट के पास गया कि भैया इसने मेरे को 10AA नहीं दिया, इसने मेरे को 10AA डिडक्शन नहीं दिया, तो क्या सीआईटी ऐसा बोल सकता है कि यार 10AA तो दूर की बात, तुमको 35AD भी नहीं मिलना चाहिए था? क्या ऐसा बोल सकता है वो?
क्या सीआईटी ऐसा बोल सकता है अपील्स कि तुमको 10AA के साथ साथ 80IA भी नहीं मिलना चाहिए था? क्या ऐसा कर सकता है क्या? राइट आंसर इज सीआईटी अपील्स कर सकता है ऐसा। सीता ऐसा कर सकता है, मेरे असेसमेंट को एनहांस कर सकता है, लेकिन क्या आईटीआईटी मेरे असेसमेंट को एनहांस कर सकता है? राइट आंसर इज नो, आईटीआईटी कैन नॉट एनहांस माय असेसमेंट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सर कैन एनीबॉडी रेफर बैक फॉर फ्रेश असेसमेंट, रेफर बैक टू एओ फॉर फ्रेश असेसमेंट? सर मेरा असेसमेंट अगर किसी सीता को पसंद नहीं आया या किसी आईटीआईटी को पसंद नहीं आया, तो क्या मेरा असेसमेंट को वापस से रेफर बैक किया जा सकता है? राइट आंसर इज सर आईटीआईटी कैन रेफर बैक, बट सीता और जेसीए कैन नॉट रेफर बैक। But here is a star, here is a star, here is an amendment, important amendment from your examination point of view कि अगर कभी भी केस सर 144 के करस्पॉन्डिंग है, इनकम एस्केपिंग सॉरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर कोई ऐसा केस है जो कि सर कहा गया सीआईटी अपील्स के पास चला गया, तो भैया इस केस में ना सीआईटी अपील्स रेफर बैक कर सकता है एओ को कि इसका ढंग से असेसमेंट तो करके आओ, ढंग से असेसमेंट तो करके आओ। असेसमेंट करके आओगे तो ही तो हम ढंग से इसमें अपील दे पाएंगे। तो एओ सॉरी सीआईटी अपील्स कैन रेफर बैक टू एओ फॉर फ्रेश असेसमेंट ओनली इन केसेस व्हिच वेयर इट रिलेट्स टू बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के करस्पॉन्डिंग में कभी भी रेफर बैक किया जा सकता है। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया सर। दोनों ही अपने ऑर्डर को रिकॉल नहीं कर सकते, दोनों ही ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकते हैं सर। ये जो रेफर बैक करने वाला मुद्दा है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 अक्टूबर 2024 के बाद से आया है। Appeal to High Court is not that important. Section point number 71 is appeal by department. This is very important. Appeal by department is very, very important. What this point says, CBDT can fix a monetary limit by which department can avoid small litigations. सर मेरा सिर्फ 2 लाख रुपए की डिमांड है, डिपार्टमेंट चला गया आप आईटीआईटी में, क्या ऐसा सही होगा? सर 2 लाख रुपए का टैक्स पेबल है, अब सर डिपार्टमेंट आईटीआईटी में जा रहा है, मैं जीत चुका हूँ सीआईटी पे। यार डिपार्टमेंट की भी तो कोई हद होनी चाहिए ना, ऐसे तो भग जाएगा कहीं पे भी। नुकसान तो एसएससी का हो रहा है ना, नुकसान तो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का भी तो हो रहा है। तो इसलिए ना सर सीबीडीटी ने एक मॉनेटरी लिमिट दे रखी है कि भैया डिपार्टमेंट तुम ऐसे ही कहीं पे भी अपील में लड़ने नहीं चले जाओगे, देयर हैज टू बी सर्टेन टैक्स इफेक्ट फॉर व्हिच यू कैन गो फॉर अपील। कहता है कि अगर कभी भी आईटीटी में अपील करना चाहते हो ना, तो पहले ये 50 लाख लिमिट हुआ करती थी, अब सर 60 लाख है। अब अगर डिपार्टमेंट को जाना है ना, 60 लाख की लिमिट तक ही अपील कर सकता है, उससे ज्यादा उससे कम में नहीं कर सकता। पहले हाईकोर्ट के पास जाने के लिए सर 2 करोड़ की लिमिट लगती थी, अब सर 2 करोड़ की 1 करोड़ की लिमिट थी, अब इसको बढ़ा के सर 2 करोड़ कर दिया गया। सर पहले सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए 2 करोड़ की लिमिट लगती थी, अब सर 5 करोड़ की लिमिट कर दिया डिपार्टमेंट के लिए, ताकि सर छोटे-छोटे केसेस को रिलैक्स किया जा सके। सर इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सर टैक्स इफेक्ट ना डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरेस्ट और पेनल्टी। सर फॉर एग्जांपल मेरे बीच में प्रियंका है, मैंने प्रियंका को बोला भैया तुम्हारा टैक्स पेबल है 60 लाख रुपए, 58 लाख रुपीज का टैक्स पेबल है, प्रियंका का टैक्स पेबल 58 लाख रुपीज है। प्लस इसमें इंटरेस्ट कितना है सर? इंटरेस्ट हो गया 4 लाख रुपए का। इसके अलावा सर 4 लाख के इंटरेस्ट के अलावा 4 लाख के इंटरेस्ट के अलावा सर इसमें पेनल्टी भी लगा दी, सर पेनल्टी 50% के बराबर लगा दी। तो क्या सर इस केस में डिपार्टमेंट जा सकता है? राइट आंसर इज नहीं, 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 ना बाबा ना, ना बाबा ना, ना बाबा ना, नहीं जा सकता। सर क्यों? क्योंकि सर जो लिमिट है ना वो टैक्स की देखी जाती है। इंटरेस्ट पेनल्टी इज एन एडिशन टू टैक्सेस। अल्टीमेटली मुद्दा टैक्सेस का होता है। टैक्स अगर आपका 50 लाख 60 लाख से कम है, उस केस में आप डिपार्टमेंट नहीं जा सकता आपके अगेंस्ट में। अच्छा एक और केस सुनना। सर कहता है कि अगर कभी भी फॉर एग्जांपल मेरे केस 50 लाख की डिमांड है, डिपार्टमेंट नहीं गया आईटीआईटी में, डिपार्टमेंट नहीं गया क्योंकि मॉनेटरी लिमिट सेटिस्फाई नहीं होती। मेरा भाई है मेहुल, ठीक है, मेरा भाई है मेहुल, उसका टैक्स इफेक्ट मान लो 80 लाख रुपीज है। अब उसके खिलाफ डिपार्टमेंट आईटीआईटी में जाना चाह रहा है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंट आईटीआईटी में जाना चाह रहा है, तो क्या रुकेगा? क्या रुकेगा? क्या ये बोल के रुकेगा कि तुम राहुल के में नहीं गए इसलिए मेरे में मत जाओ? नहीं सर। अगर एक एसएससी के कारण आप मॉनेटरी लिमिट के कारण नहीं गए हो ना, तो बाकी किसी एसएससी के आप जा सकते हो, डिपार्टमेंट जा सकता है बाकी किसी एसएससी के खिलाफ। दिस वाज ऑल अबाउट अपील बाय डिपार्टमेंट। सेक्शन 72 क्या बात करता है सर? रिवीजन ऑर्डर व्हिच इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। सर कभी भी अगर सीता को सॉरी सीआईटी को पीसीआईटी को सीसीआईटी को पीसीसीआईटी को आपके ऑर्डर देख के लगता है कि भैया यार ऑर्डर गलत पास हो गया यार, आपका ऑर्डर देख के लगता है गलत ऑर्डर पास हो गया, कहीं ना कहीं आपका टैक्स और बढ़ना चाहिए। जो असेसिंग ऑफिसर है ना, उन्होंने कुछ हरी पत्ती का लेन देन किया हुआ है, जो असेसिंग ऑफिसर लोग है ना या टीपीओ लोग है ना, इन्होंने कुछ हरी पत्ती का लेन देन किया हुआ है। सर ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जो कि इरोनियस है, गलत ऑर्डर है। उस केस में ना वो सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेते हैं और आपका ऑर्डर रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या सर? इरोनियस ऑर्डर क्या होता है? इरोनियस ऑर्डर मतलब सर ऐसा ऑर्डर जिसमें आपसे इंक्वायरीज ही नहीं की गई, ऐसा ऑर्डर जहां पे आपको रिलीफ दे दी गई बिना कुछ पूछे,
ऐसा ऑर्डर जो सीबीडीटी के गाइडलाइंस के बियॉन्ड है, या ऐसा ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रेगुलेशंस या रूल्स के बियॉन्ड चला जाता है, इसको इरोनियस बोलते हैं। सर ऐसे केस में कमिश्नर आपसे इंफॉर्मेशन मंगाएगा और एग्जामिन करेगा, आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, आपका ऑर्डर सर इनहेंस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, असेसमेंट कैंसिल करके वापस फ्रेश असेसमेंट करवा सकता है। ध्यान देना सर, जिस फाइनेंशियल ईयर में ऑर्डर पास किया ना एओ ने या टीपीओ ने, इसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद सर 2 इयर्स के अंदर सर एओ फ्रेश असेसमेंट सॉरी एओ रिवीजन कर सकता है। सर लास्ट में कहता है, सर फॉर एग्जांपल एक मुद्दा हुआ, मेरा असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, मेरा असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर पास हुआ, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, 10 डबल का डिडक्शन मिलना चाहिए था, मान लो 50 लाख रुपए, मेरे को एओ ने दिया सिर्फ 40 लाख रुपए, 10 लाख का नहीं दिया। इस 10 लाख के लिए मैं चला गया कहाँ पे, अपील में चला गया, अपील में चला गया, ये मुद्दा अपील में डिसाइड हो रहा है। अब सर यहाँ पे जो बैठा हुआ है ना सीआईटी, इसको दिखा कि यार राहुल के केस में सिर्फ 10 लाख रुपए का इसको 10 डबल नहीं मिला, नहीं नहीं नहीं, इसको तो 35 एडी भी नहीं मिलना चाहिए था, इसको तो 80 आई भी नहीं मिलना चाहिए था, इसमें तो और भी खर्चे डिसअलाउ होने चाहिए। तो एक बात बताओ, मेरा केस अपील्स में चल रहा है, तो क्या मेरे केस में ये लोग रिवीजन कर सकते हैं? राइट आंसर इज राइट आंसर इज सर मेरे केस में ये लोग रिवीजन मेरे केस में ये लोग रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर का, जो बोलता है कि जो जो मैटर अपील में डिसाइड हो रहा है, जो जो मैटर अपील में डिसाइड हो रहा है, उस मैटर को छोड़ के बाकी सारे मैटर्स इंडिपेंडेंट होते हैं और उन मैटर्स पे रिवीजन पॉसिबल है। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। ठीक हो गई ये बात। सिमिलरली एक होता है सेक्शन 264 का रिवीजन। सर कभी भी आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ कुछ गलत हो गया है, एओ ने गलत ऑर्डर पास कर दिया, तो आप या तो अपील में चले जाओ, या तो आपके पास एक और ऑप्शन है, सेक्शन 264 का एक रिविजनली ऑर्डर ले लो, रिवीजन ऑर्डर, रिवीजन करवा लो ऑर्डर का। या रिवीजन कौन करेगा सर? सीआईटी, पीसीआईटी, पीसीसीआईटी, सीसीआईटी लोग आपका रिवाइज करेंगे ऑर्डर। ठीक है सर, कितने टाइम में कर सकते हो सर? 1 ईयर के अंदर कर सकते हो, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। सर या तो 30 डेज में अपील फाइल कर लो, या तो 1 ईयर में आप रिवीजन करवा लो। ध्यान देना सर, दोनों चीजें साथ में पॉसिबल नहीं है, कोई भी एक चीज आप ऑप्ट कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते आप। ध्यान देने वाली बात है सर। सर कभी भी अगर आप मान लो चले गए रिवीजन करवाने के लिए, तो आपको अपने अपील के जो राइट्स है ना वो वेव ऑफ करने पड़ेंगे, इन राइटिंग वेव ऑफ करने पड़ेंगे कि भैया मैं आगे चल के अपील नहीं करने वाला, इस बात का बस आपको राइटिंग वेव ऑफ देना पड़ेगा। सर कितने टाइम में ऑर्डर पास करना पड़ेगा? 1 साल के अंदर खुद से कर सकते हैं, नहीं अगर एसएससी ने एप्लीकेशन किया तो जिस मंथ में एसएससी ने एप्लीकेशन किया उसके एंड ऑफ मंथ से, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से सर 1 साल के अंदर आपका ऑर्डर फाइल हो सकता है। आप 264 के ऑर्डर के खिलाफ आप अपील भी नहीं कर सकते। और सर यहाँ पे ना डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर लग जाता है। मतलब सर क्या हुआ? सर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपील में चला गया, वही केस, वही सिंपल सा केस हो गया। मैंने क्या किया कि मेरे को 10 डबल का डिडक्शन मिलना चाहिए था, 50 लाख रुपए, मेरे को एओ ने दिया 40 लाख रुपए, मैं चला गया अपील में। अब सर अपील में जाने के बाद ना मुझे लग रहा है कि भैया डिडक्शन मेरे को 50 लाख 40 लाख का 10 लाख का और मिलना चाहिए, मैं अपील में चला गया। उसके बाद सर लग रहा है यार मेरे को 35 एडी भी मिलना चाहिए था ना यार, 35 एडी मिलना चाहिए था। तो मैं अपील में तो नहीं जा रहा, क्या मैं इस एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए क्या डिपार्टमेंट के पास जा सकता हूँ? बोल सकता हूँ 264 में मेरा रिवीजन करके मेरे को और दो 35 एडी भी दो। प्रोविजन कहता है कि नहीं, डिपार्टमेंट जब इस पे रिवाइज करने आएगा ना तो इट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर, सब केसेस इंडिपेंडेंट है, वो चेंज कर सकता है तुम्हारा। लेकिन अगर मेरे को चाहिए ना कि भैया मेरे को और रिडक्शंस दो, जो मुद्दा अपील में डिसाइड हुआ उसके अलावा बाकी मुद्दों पे रिवीजन करवा के दो, यू कैन नॉट गो फॉर दैट बिकॉज इट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर। 264 में डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर लगता है, सारे मुद्दे एक साथ चले जाएंगे, अगर अपील में गया तो तुम किसी और मुद्दे पर रिवीजन नहीं सीख कर सकते। लेकिन 263 में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर लगता है, एक मुद्दा अपील में चला गया ना तो बाकी मुद्दों को डिपार्टमेंट रिवाइज कर सकता है। दिस इज द थिंग दैट दे हैव डन इन सेक्शन 263 और 264। सेक्शन नेक्स्ट चैप्टर का टैक्स प्लानिंग एंड गार्ड, उसमें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीजें नहीं, बाकी चीजें आसान है। टैक्स प्लानिंग अवॉइडेंस एंड गार्ड, इसमें क्या होता है सर? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि मीनिंग। सर टैक्स प्लानिंग मतलब क्या? लॉ की चार दीवारी के अंदर रह के अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम से कम करना, लॉ की चार दीवारी के अंदर रह के अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम से कम करना, दिस इज नथिंग बट टैक्स प्लानिंग। इसके लिए क्या करोगे सर? आप एग्जेम्पशन क्लेम करोगे सेक्शन 54 सीरीज वाली, आप डिडक्शन क्लेम करोगे 80C से लेके 80IU तक के। उसके अलावा सर आप रेजीम ऑप्ट करोगे 115 BAC या रेगुलर रेजीम, सर आपके पास चॉइस है, कोई भी रेजीम ऑप्ट कर सकते हो। सर दिस इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग, जहां पे ना सर आप चार दीवारी के अंदर रह के ढंग से सोच के अपना टैक्स कम कर रहे हो।
एक होता है सर टैक्स मैनेजमेंट। सर टैक्स मैनेजमेंट मतलब होता है सर टाइमली कंप्लायंस ऑफ लॉ। सर आप टाइमली कंप्लायंस कर रहे हो लॉ का, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, टाइमली कंप्लायंस ऑफ लॉ। सर इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है सर, आपको ना टाइम पे चीजें करना है। टीडीएस टाइम पे भर रहे हैं, एडवांस टैक्स टाइम पे भर रहे हैं, 15 ईयर्स लेके रख रहे हैं ताकि टीडीएस नहीं काटना पड़े। सर मल्टीपल चीजें कर रहे हो ताकि आप टाइम पे कंप्लायंस कर सको। टाइम कंप्लायंस जहां मैनेजमेंट की बात आती है वहां टैक्स मैनेजमेंट आ जाएगा। एक होता है टैक्स इवेजन। भैया चार लॉ को मानेंगे ही नहीं हम। लॉ ने बोल रखा है कि कैश में नहीं लेना, हमने कैश में लिया भी है और उसके बाद हमने बुक्स में एंट्री भी नहीं की। हमने जबरदस्ती कैश परचेजेस डाल दी। हमने जबरदस्ती क्या किया सर, डायरेक्टर के नाम पे, डायरेक्टर के घर में एसी लगा हुआ है, उसको ऑफिस में ले लिया और डिप्रिसिएशन उसको ऑफिस के हिसाब से ले रहे हैं। ऐसे मल्टीपल चोर पंथियां हमने की ना, इट इज इवेजन। बट देयर इज अ थिन लाइन। फोर्थ टर्म होती है टैक्स अवॉइडेंस, देयर इज अ थिन लाइन। सर आप लॉ की चार दीवारी के अंदर हो तो सही, लॉ की चार दीवारी के अंदर हो तो सही, लेकिन लॉ को स्पिरिट में फॉलो नहीं कर रहे, उससे कहीं ना कहीं वो इवेजन रहा है। इट इज कॉल्ड अवॉइडेंस। जहां पे सर आप लॉ के ड्राफ्टिंग एरर्स को मिस यूज करके, लॉ के ड्राफ्टिंग एरर्स का लैक्यूने ढूंढ के आप उसको टैक्स प्लानिंग में यूज करते हो, इट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। अब टैक्स अवॉइडेंस सरकार रोकना चाहती है तो क्या करेगी सर, रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, रूल्स बनाएगी। टैक्स इवेजन के लिए तो पेनल्टीज है, टैक्स प्लानिंग प्रमोट करती है, टैक्स मैनेजमेंट प्रमोट करती है सर, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस के लिए क्या करेगी, तो या तो सर रूल्स बनाएगी। रूल्स कौन से बना सकती है, या तो सर स्पेसिफिक रूल्स बनाए या तो जनरल रूल्स बनाए। सर स्पेसिफिक रूल्स कितने ही बना लेगी, स्पेसिफिक रूल्स बनाएगी सर, ट्रांसफर प्राइसिंग बना दिया उसने, उसने डीम डिविडेंड वाले प्रोविजन बना दिए, उसने क्लबिंग वाले प्रोविजन बना दिए, सर मल्टीपल रूल्स बना दिए। लेकिन सर कुछ जनरल रूल्स भी तो चाहिए ना, लोग तो हैं चोर, लोग तो चोरी करेंगे, लोग तो टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे। इस केस में क्या करें, प्रोविजन कहता है कि सरकार जनरल रूल्स लेके आएगी। जनरल रूल्स में होगा क्या, अगर सरकार चाहे और वो ट्रांजैक्शन को ट्रैक करे सरकार, और उस ट्रांजैक्शन में 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 में से कोई भी एक एलिमेंट फॉलो होता है, प्लस टैक्स बेनिफिट इन्वॉल्वड है, तो सरकार उस ट्रांजैक्शन को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट मान लेगी और ऐसा मान लेगी वो ट्रांजैक्शन एंट्री नहीं किया। स्पेसिफिक रूल्स तो ठीक है अपनी जगह, जनरल रूल्स में क्या करेगी सरकार, सरकार ट्रांजैक्शन देखेगी, देखेगी कि क्या कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें से 5 में से कोई भी एक एलिमेंट है, प्लस उसे टैक्स बेनिफिट हो रहा है, सरकार उस ट्रांजैक्शन को क्या मान लेगी सर, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट मान लेगी और उसके ऊपर गार लगा देगी। गार यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ऐसा मान लेगी कि सरकार, ऐसा मान लेगी कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, जो सब्सटेंस पे ट्रांजैक्शन दिख रहा है उस बेसिस पे हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। सर इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट कैसे मानेगी सरकार, कहता है सर पहला तो, या तो कोई ट्रांजैक्शन आपने आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं किया हुआ, आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं किया हुआ। सर फॉर एग्जांपल है राहुल है रेचल है, राहुल है रेचल है, सर 100 करोड़ की सेल कर रहा है राहुल, इसकी मार्केट वैल्यू है 100 करोड़, 130 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू, 130 करोड़ है। सर आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं हुआ ना, बट यहाँ पे तो ट्रांसफर प्राइसिंग भी लग सकता है, यहाँ पे तो ट्रांसफर प्राइसिंग भी लग सकता है। लेकिन सर ट्रांसफर प्राइसिंग तब लगेगा ना जब राहुल और एचएल एसोसिएटेड इंटरप्राइज हो। सर अगर राहुल और एचएल एसोसिएटेड नहीं हो तो क्या करोगे सर, सर 20% होल्ड करते हैं राहुल रेचल एक दूसरे का, सर ये तो एसोसिएट भी नहीं बनेंगे, इस केस में क्या करोगे सर, इस केस में कहता है सर यहाँ पे सर आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं हो रहा, प्लस टैक्स बेनिफिट हो रहा है, तो गार लगा देंगे। अच्छा, दूसरा, सर ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि मिस यूज करता है प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सर जैसे वोडाफोन का केस तो हमने पढ़ा हुआ था, जहां पे हमने पढ़ा हुआ था ना कि सर जो प्रोविजन है, प्रोविजन में सर डायरेक्ट ट्रांसफर का जिक्र था इंडिया में, सर इनडायरेक्ट ट्रांसफर का कोई जिक्र ही नहीं था, तो इन्होंने इस वर्ड को एक्सप्लॉइट किया और फिर इंडिया में टैक्स बचाया। तो सर अगर आप कभी मिस यूज करने की कोशिश करते हो ना प्रोविजन को, प्लस टैक्स बेनिफिट इन्वॉल्व है, तो उस पर भी हम गार लगा देंगे। सर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन एंटर करते हो सर जो आम तौर पे एंटर नहीं किया जाता, सर इट इज नॉट बोनाफाइड। सर फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडिया से पेमेंट करना है यूएसए में, इंडिया से यूएसए में पेमेंट करते टाइम सर यहाँ पे हाँ यहाँ पे टैक्सेस लग जाते हैं इंडिया में। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कीमन आइलैंड्स पे पेमेंट कर रहे हो, फिर कीमन आइलैंड्स के थ्रू कर रहे हो, सर इट इज नॉट बोनाफाइड, ऐसा मान लिया जाएगा, आपके हाथ में इसको टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। फिर कहता है लास्ट में, अगर कोई ट्रांजैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस नहीं रख रहा, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस नहीं रख रहा, या ट्रांजैक्शन डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस है ना, इस केस में भी अगर टैक्स बेनिफिट इन्वॉल्व है तो क्या करेंगे, हम इस पे गार लगा देंगे। इसकी और डिटेलिंग में नहीं घुस रहा क्योंकि सर इसमें अपने आप में 20-25 मिनट लग जाएंगे कि एग्जैक्टली कमर्शियल सब्सटेंस होता क्या है। इसके बारे में पूरा पूरा गार का एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, वीडियो ले रखा है। उसके अलावा मैराथन में भी मैंने आराम से टाइम लेके इस टॉपिक को समझाया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आपको देख के ही समझ में आएगा कि कमर्शियल सब्सटेंस लैक कर रहा है, वो देख के ही समझ में आ जाएगा, उस बेसिस पे आप डिटरमाइन कर लोगे। सर उसके अलावा
अगर कभी गार होता है तो ट्रांजैक्शन को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, अकोमोडेटिंग पार्टी को एक मान लेंगे, कनेक्टेड पर्सन को एक मान लेंगे और ऐसा मान लेंगे कि आपने कभी ट्रांजैक्शन किया ही नहीं। दिस वाज ऑल अबाउट योर गार। पेनल्टीज पे आ जाए, पेनल्टीज पे आ जाए। सर पेनल्टीज में अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग क्या बोलता है? सर अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है पेनल्टीज में। सर ये क्या बोलता है? सर ये बोलता है कि कभी भी अगर आप रिटर्न फाइल करते हो, 10 कोई भी इनकम डिक्लेयर करके 10 लाख की, सर इस रिटर्न को प्रोसेस होता है 143(1) में, इनकम होगी 15 लाख रुपए की। सर इनकम में इंक्रीमेंट हुआ, इनकम में इंक्रीमेंट हुआ। सर क्या इसको अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग मानेंगे? सर नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। सर कभी भी इंटीमेशन में कोई इंक्रीमेंट होता है तो इट इज नॉट अंडर रिपोर्टिंग, इट इज नॉट मिस रिपोर्टिंग। सर इसके बाद वापस असेसमेंट हुआ 143(3) का, इनकम 20 लाख से बढ़ा के कर दी गई, मान लो 25 लाख कर दी गई। सर इंक्रीमेंट हुआ 10 लाख का। सर कैन इट बी अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग? सर कोई भी हो सकती है, हो सकती है। वापस रीअसेसमेंट हुआ 147 का, सर इनकम बढ़ा के 37 लाख कर दिया गया। सर 12 लाख का इंक्रीमेंट हुआ। इट कैन बी अंडर रिपोर्टिंग, इट कैन बी मिस रिपोर्टिंग। सर कैसे डिटरमाइन करेंगे कि अंडर रिपोर्टिंग है कि मिस रिपोर्टिंग है? सी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में मेंशन्ड है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, क्वेश्चन में हमेशा मेंशन्ड मिलेगा आपको कि अंडर रिपोर्टिंग है कि मिस रिपोर्टिंग है। अगर नहीं मेंशन्ड है ना तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है। सर कुछ केसेस में आपको अंडर रिपोर्टिंग को मिस रिपोर्टिंग मानना है। मतलब सर आपने सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया है, कुछ छुपाने की कोशिश की, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। आपने सर इन्वेस्टमेंट्स को बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपने खर्चे किए लेकिन खर्चे का कोई प्रूफ ही नहीं, आपने सर फॉल्स एंट्री कर रखी है बुक्स में, आपने सर कोई रिसीट को रिकॉर्ड ही नहीं किया, टोटल इनकम में इंपैक्ट आ रहा है उस पे, सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया। सर अगर ऐसा 6 चीजें दे रखी है ना आपके सामने, आप इसको मिस रिपोर्टिंग मानोगे, बाकी सारे केसेस में इसको अंडर रिपोर्टिंग मानोगे। जब कभी भी सर मिस रिपोर्टिंग मानोगे ना, सर मिस रिपोर्टिंग में सर 200% ऑफ द टैक्सेस की पेनल्टी लगती है, और अंडर रिपोर्टिंग केस में सर 50% ऑफ द टैक्सेस की पेनल्टी लगती है। सर निकालते कैसे पेनल्टी, ये देखो। सर अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी हो गई? सर जितना इंक्रीमेंट होता है ना सर, दिस इज अंडर रिपोर्टेड इनकम। जो इंक्रीमेंट होता है ना सर, इट इज अंडर रिपोर्टेड इनकम। सर इस पे टैक्स कैसे निकालते हैं? सर आप निकालोगे टैक्स ऑन 25 लाख माइनस टैक्स ऑन 15 लाख। सर अगर कोई एसएससी 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है, मेरे जैसा एसएससी 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है, कैसे निकालोगे? सर 25 लाख की इनकम में पहले तो फ्लैट 15 लाख माइनस कर दो, उस पर कितना जाएगा? 30% प्लस 1,40,000 इंटू 1.04, टैक्स कितना आ रहा है? 457,600। 15 लाख पे टैक्स कितना जा रहा है सर? 1,40,000 इंटू 1.04, 1,145600, 312,123। इतना डिफरेंस आ रहा है सर, इस डिफरेंस पे टैक्स लग जाएगा 50% और 200% एज द केस में भी। सर दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम और टैक्स ऑन मिस रिपोर्टेड इनकम। ऐसे निकालना है अपने को। जितना टोटल इनकम में टैक्स बन रहा है उतना पकड़ लो, जितना टोटल इनकम में टैक्स बन रहा है आफ्टर असेसमेंट, और माइनस कर देंगे पुरानी कितनी इनकम थी उस पर टैक्स जो निकल रहा है, दोनों का डिफरेंस जो टैक्स बन रहा है उसको अपने को लेके चलना पड़ेगा। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंपनी होती है, मैं गलती बता रहा हूँ, गलती जो बच्चे कर रहे होते हैं वो गलती बता रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंपनी होती है तो इंडिविजुअल एसएससी का केस हो गया। अगर ये कंपनी होती, ठीक है, कोई कंपनी होती, तो आप ना ये भी कर सकते थे, बड़े आराम से, बड़े आराम से कर सकते थे कि 10 लाख की मिस्र अंडर रिपोर्टेड इनकम है, 10 लाख की इनकम पे सर 25% टैक्स लगा दो, इस पे 4% का एजुकेशन सेस लगा दो, आ जाएगा आंसर। ऐसा भी कर सकते थे, कंपनी के केस में तो पॉसिबल है ना ऐसा कर पाना, गलत भी नहीं होगा आंसर।
बट सर आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? सर अगर कभी भी अंडर रिपोर्टिंग इनकम आप ऐसे निकालोगे ना, तो गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों चांसेस ज़्यादा हैं? सर क्योंकि हो सकता है सरचार्ज अलग लग रहा हो। एक एग्ज़ाम्पल समझो इधर। सर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, 143 वन में कितनी इनकम आई सर? मान लो 143 वन में सर 90 लाख की इनकम आई। 143 थ्री में इसको असेस करके सर कितना कर लिया गया? 143 थ्री में सर 1 लाख 120 लाख कर दिया गया। अब सर निकाल के बता दो, निकाल के बता दो। 30 लाख पे लगा के दिखा दो सर, टैक्स लगा लोगे 30 पर 25% आप। सरचार्ज कितना लगाओगे? लगाओगे कि नहीं लगाओगे? सरचार्ज कैसे लगाओगे? 30 लाख में पूरे पे सरचार्ज लगेगा क्या? सर ऐसे नहीं निकालना है, इसमें गलती होगी आपसे। इसलिए ना सर कभी भी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, इफ इट इज पॉसिबल टू डू, if it is possible to do by calculating tax on new income minus tax on old income, then do that. If it is possible to do tax on new income minus tax on old income, do that. Sir, for example, यहाँ पे आप tax on 120 लाख निकालो, 25% टैक्स, 7% सरचार्ज, 4% एजुकेशन सेस, माइनस टैक्स ऑन 90 लाख, 25% और 4% ऐसे निकालो ना। अगर आप कर सकते हो ना, ऐसे करोगे आप, कर सकते हो तो करोगे, ठीक है। लेकिन सर अगर नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करेंगे? सर फिर उस केस में आप डिफरेंस उठा लो। सर कब नहीं कर पाएंगे? हमेशा तो कर सकते हैं। सर कब नहीं कर पाएंगे? इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सर फॉर एग्जाम्पल आपकी सर इनकम कितनी थी? पहले सर 4 लाख का लॉस था, 4 लाख का लॉस आपने डिक्लेयर किया, असेसमेंट हुआ 143 का, 143 वन का, सर 1 लाख लॉस आ गया। सर अब आपका 143 में असेसमेंट हो रहा है, सर 2 लाख की इनकम बन रही है। सर इस केस में कैसे करोगे? सर इस केस में 3 लाख का तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो इस केस में डिफरेंस से करना पड़ जाएगा। हियर वी आर नॉट लेफ्ट एनी चॉइस। Here in this case, we are not left with any choice. Therefore, we have to take the difference and tax that difference. But otherwise, if it is possible, then try to find out tax on new income minus tax on old income. That is the best viable method. With that method, you will be able to tax surcharge properly. Otherwise, surcharge में गलती कर दोगे आप। समझो सरचार्ज में गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। पूरी मेहनत, पूरा कॉन्सेप्ट वेस्ट हो जाएगा अगर सरचार्ज में गड़बड़ करके आ जा रहे हो आप तो। क्या बात समझ में आती है? सर ये बात भी अच्छे समझ में आ जाती है। आए नेक्स्ट टॉपिक पे, मिसलेनियस प्रोविजंस पे। आए क्या मिसलेनियस प्रोविजंस पे? सर आ जाते हैं। सबसे पहला सर कैश लोन एंड एडवांस, सबसे पहला मिसलेनियस टॉपिक आ जाता है हमारा। क्या बोलता है सर? मोड ऑफ अंडरटेकिंग एनी ट्रांजैक्शन, कहता है कभी भी अगर आप लोन लोगे, अगर आप कभी भी लोन लोगे ना, तो जो भी लोन लेने का तरीका है, लोन ले लो, एडवांस ले लो। अगर 20,000 के ऊपर कभी लोन लेने जा रहे हो ना, तो इट हैज टू बी वाया अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ध्यान देना, दिस इज नॉट एज पर फाइनेंशियल ईयर, दिस इज पर एसएससी। अगर आज से 4 साल पहले आपने कुछ पैसा ले रखा है ना, और आज आप और पैसा लेना चाह रहे हो, तो इट हैज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंसिडरिंग द लिमिट ऑफ 20,000 रुपीज। इट इज नॉट, इट इज नॉट ईयर वाइज, इट इज एसएससी वाइज। यू हैव टू टेक मनी वाया बैंकिंग चैनल पर एसएससी, ठीक है। सर अगर कभी भी आपने मान लो बैंक चैनल से नहीं लिया, नहीं लिया तो क्या होगा? नहीं लिया तो क्या होगा? सर क्या ही कर लेगी सरकार 271D में? 100% पेनल्टी लगा देगी, 100% पेनल्टी लगा देगी। सर यही नहीं, 100% पेनल्टी तो चलो ठीक है, वो तो हम भर देंगे, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर लगाएगा कौन सा? जॉइंट कमिश्नर लगाएगा। एमसीक्यू में पूछता है, जॉइंट कमिश्नर लगाएगा। सर कहता है क्या कहता है? सर किसी किसी के ऊपर ना ये लिमिट नहीं एप्लीकेबल है। किसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल है? कहता है कि गवर्नमेंट से लोन ले रहे हो, कोई बैंक से लोन ले रहे हो, कोई गवर्नमेंट बैंक से, गवर्नमेंट कंपनी से लोन ले रहे हो, किसी ऐसे कॉर्पोरेशन से ले रहे हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन लोन ले रहा है जिसकी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है ना, इनके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता। इनके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता, इनको अलाउड है, ये ले सकते हैं पैसा, ठीक है। और उसके अलावा कहता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक। सर ये दो लोग अगर कभी आपको लोन दे रहे हैं ना, तो 20,000 की लिमिट ना लगा के आपके ऊपर, सर इनके केस में सर आप 2 लाख तक का लोन ले सकते हो कैश में। 2 लाख तक का लोन ले सकते हो कैश में। दिस इज ऑल अबाउट 269 एसएस। इतना सही है 269 एसएस। एग्जाम्पल देख लो, देखो तुमको समझने के लिए, तुमको समझाने के लिए एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। सर इतने सारे लोग बैठे हुए, लाइक लाइक नहीं कर रहे, तुम लाइक नहीं कर रहे, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं रुका हुआ हूँ। पहले वीडियो को लाइक करो, पहले तो वीडियो को लाइक करो, मैं रुका हुआ हूँ। मैं 5 घंटे से बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, और तुम लाइक नहीं कर पा रहे वीडियो को। 269, इसके एग्जाम्पल देख लो। सर
अगर आपने 13,000 रुपए का लोन लिया, किससे? बियरर चेक से, और 12,000 का डिपॉजिट ले लिया, किससे? बियरर चेक से। कहता है यहाँ पे ना, क्योंकि आपने 20,000 के बेंचमार्क को क्रॉस कर लिया, पूरे पे पेनल्टी लग जाएगी, पूरे पे लगेगी। अच्छा, अगर आपने लोन ले रखा है सर, कब का? सर 15,000 रुपए का कैश में। अच्छा, उसके बाद सर बियरर चेक से 13,000 और ले रहे हो सर, पूरे पेनल्टी लगा देंगे भैया, पूरा जहां 20,000 की लिमिट क्रॉस होगी ना, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। सर 15,000 रुपए का अकाउंट पे चेक से लिया हमने, और 13,000 रुपए कैश में लिया। सर जिस दिन आपका 20,000 की लिमिट कैश एक्सीड हो रही थी, जिस दिन 20,000 की लिमिट एक्सीड हो रही थी, क्या उस दिन क्या आपने कैश में ले रखा है? सर जितना कैश में लोगे ना, सब पे पेनल्टी लग जाएगी। तो यहाँ पे सर हमने 8,000 13,000 रुपए कैश में लिया, तो 13,000 रुपए पूरे पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर, पहला, अगर मैंने 15,000 रुपए कैश में लिया है और बाद में सर अकाउंट पे चेक से लिया, तो जिस दिन मैं 20,000 की लिमिट को क्रॉस कर रहा हूँ, उस दिन तो पैसा अकाउंट पे चेक से ले रहा हूँ ना, तो उस दिन पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, कोई वायलेशन इस केस में नहीं होने वाला है। 269 टी पे आ जाओ। टी क्या बोलता है? टी बोलता है सर, अगर कभी भी लोन का रीपेमेंट कर रहे हो ना, अगर कभी भी लोन का रीपेमेंट कर रहे हो ना, तो रीपेमेंट के टाइम पे ध्यान देना कि 20,000 के ऊपर अगर कभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ना, तो जो रीपेमेंट करोगे वो अकाउंट पे चेक से कर देना। जो भी लोग रीपेमेंट करोगे ना लोन का, जो भी लोग रीपेमेंट करोगे ना लोन का, सर ध्यान देना पड़ेगा आपको, आपको अकाउंट पे चेक से ही रीपेमेंट करना है, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से रीपेमेंट करना है। आप जहां रीपेमेंट करोगे ना, दैट रीपेमेंट विल बी पेनलाइज्ड। आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर 20,000 ज्यादा का है, तो एनी रीपेमेंट विल बी पेनलाइज्ड। रीपेमेंट अमाउंट 20,000 नहीं देखना अपने को, डियर, समझो। रीपेमेंट अमाउंट 20,000 नहीं देखना अपने को, सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना है। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका 20,000 से ज्यादा का है, सर प्लीज टाइम स्टैम्प दे दीजिए। आकांक्षा, आकांक्षा सेशन खत्म हो जाएगा, मैं टाइम स्टैम्प डलवा दूंगा, ठीक है? ओके, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20,000 ज्यादा का है, तो उस पे जो रीपेमेंट होगा ना, दैट विल बी टैक्सेबल। आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर 20,000 ज्यादा का, तो उस पे रीपेमेंट जो होगा, एनी एनी रीपेमेंट विल बी टैक्सेबल। सर कहता है कि लेकिन अगर आप लोन ले रखा है, किससे? गवर्नमेंट से लोन ले रखा है, किसी गवर्नमेंट कंपनी से, किसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस से लोन ले रखा है। सर इस केस में अगर अगर किसी भी कोऑपरेशन से ले रखा है लोन, जो कि किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है, उस केस में क्या होगा सर? पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। सर पेनल्टी लगेगी भी तो कितनी लगेगी? 271 ई कहता है 100% पेनल्टी लगाएंगे। कौन लगाएगा? जॉइंट कमिश्नर लगाएगा। 216 एसटी तो कहता है कोई भी कभी भी आप पैसा लोगे, पैसा ले रहे हो, पैसा ले रहे हो किसी सिंगल पर्सन से, सिंगल इवेंट के रिस्पेक्ट में, सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में, सिंगल पर्सन हो सिंगल डे में, सिंगल इवेंट हो, सिंगल ट्रांजैक्शन हो, सर इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में कभी भी 2 लाख रुपए से ज्यादा आप अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा नहीं लेने वाले, यानी कैश में नहीं लेने वाले। अकाउंट पे चेक से लोगे, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ले सकते हो, लेकिन कैश में 2 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते इनसे। या तो सिंगल इवेंट में नहीं लोगे, या तो सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं लोगे, या तो सिंगल पर्सन से सिंगल डे में नहीं लेने वाले। यू कैन नॉट टेक मनी। ये तो क्या होगा सर? 269 271 डीए में पेनल्टी लगा देगी 100%। 100% पेनल्टी लगा देंगे। ओह, ठीक है सर, लेकिन अगर गवर्नमेंट पैसा ले रही 2 लाख से ज्यादा अलाउड है, बैंकिंग कंपनी ले रही अलाउड है, पोस्ट ऑफिस ले रहा है अलाउड है, कोऑपरेटिव बैंक ले रहा है अलाउड है। तो अगर बैंक कैश विड्रॉवल कर रहा है 2 लाख से ज्यादा, इट इज अलाउड। कोई अगर 216 एसएस वाला ट्रांजैक्शन है, सर मैं लोन ले रहा हूं और वहां पे टैक्स भर दे रहा हूं, पेनल्टी भर दे रहा हूं, तो 216 एसटी में कवर नहीं होगा। कोई अगर बैंक करेस्पॉन्डेंट 2 लाख से ज्यादा ले रहा है, इट इज अलाउड। कोई एटीएम ऑपरेटर 2 लाख से ज्यादा रिसीव कर रहा है, अलाउड। कोई अगर प्रीपेमेंट इशू कर रहा है, प्रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रहा है, उसके लिए पैसे ले रहा है, तो इट इज अलाउड टू देम। कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी अगर पैसे ले रही है 2 लाख रुपए कैश, अरे यार उसका तो धंधा है ना कैश का, तो लेगा ना। उसके अलावा कहता है कोई भी अगर गवर्नमेंट अवार्ड आपको मिलता है ना कैश में, तो इट इज अलाउड। सर एग्जाम्पल देखो, सर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक परचेज कर रखी। मैंने क्या किया, मैंने 6 ट्रांजेक्शन करवा लिए। मैंने बोला कि भैया देखो 3 लाख का सामान है, 50,000 के 6 बिल कर दो, 50K के 6 बिल कर दो, 6 बिल कर दो। क्या पेनल्टी लगेगी? भाई साहब सिंगल डे में आप 6 अलग अलग बिल का पेमेंट करोगे ना, यस पेनल्टी लग जाएगी। दूसरा, मैंने बोला एक काम करते हैं, 5 लाख का सामान खरीदा हूँ, आज सर 1.75 का बिल कर लो, अगले दिन में 1.75 का बिल कर देना, अगले दिन 1.5 का। सर एक ही ट्रांजेक्शन है, लेकिन मैंने बस बिलिंग अलग अलग करवाई। प्रोविजन कहता है यस पेनल्टी लग जाएगी, इस केस में भी पेनल्टी लगेगी। उसके अलावा कहता है सिंगल पार्टी के रिस्पेक्ट में, सर फॉर सिंगल इवेंट के रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल मेरी शादी है, मेरी शादी होने वाली है,
मैंने कहा कि भैया केटरिंग करवाऊंगा, केटरिंग करने के लिए जितने भी लाइव स्टूडेंट में बच्चे बैठे हुए हैं, इन सबको पार्टी दूंगा। सिर्फ लाइव वालों को ही पार्टी दूंगा, रिकॉर्डेड वाले तो चलो 2x पे देख रहे होंगे, उनको क्या पार्टी चाहिए। जो लाइव वाले मेरे को 1x पे सुन रहे हैं, उनके लिए पार्टी होगी। उनके लिए मैंने क्या बोला, भैया देखो मैंने हॉल बुक किया 1.5 लाख रुपीज का, 1.7 लाख रुपीज का केटरिंग बुक की मैंने। किससे सर? एक ही जने से बुक की सर, दोनों सेम काम है दोनों का। सर महामाया नाम है इनका, महामाया रेस्टोरेंट। सर हॉल भी हॉल बुक किया इतने का, और यहाँ की केटरिंग बुक की। सर आज के दिन में मैंने कैश पेमेंट कर दिया, कल के दिन में मैंने केटरिंग का पैसा दे दिया। मुझे एक बात बताओ, क्या महामाया के हाथ में पेनल्टी लगेगी? राइट आंसर इज यस। यस लग जाएगी सर। क्यों लग जाएगी? क्योंकि सर अल्टीमेटली सिंगल इवेंट के रिस्पेक्ट में पैसे मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, भले अलग अलग दिन मिल रहे हैं, भले अलग अलग ट्रांजेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में मिल रहे हैं, लेकिन सिंगल इवेंट है ना, तो यस पेनल्टी लग जाएगी। अनदर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी सर रिसीव कर रही है सर 25,000 रुपए पर मंथ। पर मंथ रिसीव कर रही है। किस चीज के लिए रिसीव कर रही है सर? हाउसिंग लोन दे रखा है इसने, हाउसिंग लोन दे रखा है। इसके बदले हर मंथ 25,000 रुपए रिसीव कर रही है। अब सर ईयर एंड पे अगर आप चेक करोगे ना, तो इस लोन के भी पैसे कितने मिल गए एनबीएफसी को? सर लोन के पैसे मिलकर 3 लाख रुपए मिल गए। अब सर अगर आप लोन के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना, तो एनबीएफसी ने वायलेशन कर दिया। क्यों? क्योंकि 25,000 रुपए कैश में रिसीव पर मंथ कर रही है, 12 मंथ के हिसाब से 3 लाख रुपए होता है। 3 लाख रुपए एनबीएफसी ने कैश में ले लिया, तो 269 का कंप्लायंस नहीं हो गया, नॉन कंप्लायंस हो गया। तो सर सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे तो नुकसान हो गया ना एनबीएफसी का। तो यहाँ पे सीबीडी ने क्लैरिफिकेशन दिया, ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया कि जो एनबीएफसी है ना, वो चाहे तो मंथली इंस्टॉलमेंट रिसीव कर सकती है, और जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगा ना, हम उसको एक सिंगल इवेंट मान लेंगे। टोटल रीपेमेंट को ना इवेंट नहीं मानना अपने को, सिंगल इंस्टॉलमेंट को रीपेमेंट मानना है। यानी जो अगर मंथली इंस्टॉलमेंट है ना, वो 2 लाख से कम है ना, तो फिर आपको अलाउड है। इट इज अलाउड फॉर एनबीएफसी। आप भले 10 महीने में, 12 महीने में कुल मिला के 2 लाख के ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर इंस्टॉलमेंट आपकी 2 लाख ज्यादा नहीं होनी चाहिए कैश में। एसयू इज नॉट इंपॉर्टेंट। एसएफटीज थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, एक बार रिविजिट करना चाहिए, नहीं तो भूल जाता है। सर एसएफटीज कौन होते हैं? चुगलीखोर, चुगली आंटी। जो टीवी में ऐड नहीं आता था पहले की, चुगली आंटी आपको बता रही कि आज मलाइका अरोड़ा ने ये किया। जो आज की डेट में विरल भयानी करते हैं अपने, विरल भयानी जी की बताते हैं कि आज मलाइका मैडम जिम गई, आज यहाँ पे जानवी कपूर की फोटो आई, यहाँ पे आज आलिया भट्ट का वो हुआ, ऐसा। तो ऐसा जो खबरें बताते हैं, नई खबरें बताने वाले थे एसएफटी। एसएफटी क्या बोलते हैं सर? अगर कभी भी आपने कभी बॉन्ड खरीदे, आपने कभी बॉन्ड खरीदे, शेयर्स, डिबेंचर्स खरीदे किसी कंपनी से, तो जो आपको बॉन्ड और डिबेंचर दे रहा है, इनकम टैक्स को बताएगा कि भैया राहुल ने बॉन्ड्स खरीदे। अगर मैंने कभी भी ना शेयर्स खरीदे, तो जो कंपनी मेरे को शेयर्स दे रही है ना, वो इनकम टैक्स वालों को बताया कि भैया राहुल शेयर्स खरीद के गया मुझसे 10 लाख के। अगर सर 10 लाख से ज्यादा के मैं म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूँ, तो म्यूचुअल फंड हाउस मेरे बारे में इनकम टैक्स को बताएगा। अगर मैं 10 लाख से ज्यादा फॉरेन करेंसी खरीद रहा हूँ, तो जो ऑथराइज डीलर है वो मेरे बारे में इनकम टैक्स को बताएगा। अगर सर बायबैक हो रहा है ना मेरी सिक्योरिटीज का 10 लाख से ज्यादा का, तो जो कंपनी है ना, वो मेरे बारे में बताएगी कि भैया 10 लाख का बायबैक किया मैंने इसका। अगर मैं 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो जो रजिस्ट्रार है ना, वो मेरे बारे में बताएगा। सर अगर मैंने कभी 2 लाख से ज्यादा सेल्स कर रखी है ना, तो भैया ये तो मेरे सर पे आता है, बोलता है मेरे को ही बताना पड़ेगा कि मैंने चोरी कर रखी है। सर कहता है अगर मैंने साल भर में कैश विथड्रॉ कर रखा है, विथड्रॉ कितना, 50 लाख से ज्यादा करंट अकाउंट में, या फिर सर 50 लाख या तो विथड्रॉ किया है, या तो 50 लाख डिपॉजिट किया है, या तो विथड्रॉ या तो डिपॉजिट, या तो विथड्रॉ या तो डिपॉजिट, या तो विथड्रॉ या तो डिपॉजिट। सर कुछ भी कर रखा है ना मैंने 50 लाख ज्यादा, प्रोविजन कहता है इट इज इस केस में बैंक चुगली कर देगा, बैंकों कोऑपरेटिव बैंकों से चुगली कर देंगे। सर सेविंग्स अकाउंट के लिए बोलता है, सेविंग्स अकाउंट में आपने सिर्फ डिपॉजिट कर रखा है, सर डिपॉजिट कर रखा है, तो डिपॉजिट केस में कितना, 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर रखा है ना, तो बैंक चुगली कर देगा आपकी। सर आपने साल भर में 10 लाख से ज्यादा की एफडी करवा रखी होगी ना, तो एफडी वाले आपकी चुगली कर देंगे, बैंक वाले चुगली कर देगा आपकी। ध्यान देना सर, एफडी मतलब न्यू एफडी होता है, कभी भी ना पुरानी एफडी का रिन्यूअल इज नॉट एफडी। अगर मेरे पास 10 लाख की एफडी पिछले साल में बनी हुई थी, इस साल वो मेच्योर हो रही है, उस मेच्योर एफडी से मैं नई एफडी करवा रहा हूँ, तो इट इज नॉट न्यू एफडी, ये रिन्यूअल ऑफ एफडी है, तो इसकी चुगली नहीं होती। अगर आप कोई प्रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हो 10 लाख से ज्यादा के, मैंने अगर डिमांड ड्राफ्ट खरीदा साल भर में 10 लाख कैश देके उससे ज्यादा खरीदा, उस केस में कहता है कि ये चुगली भी बैंक वाला कर देगा। मैं अगर 1 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करता हूँ कैश में, या साल भर में 10 लाख से ज्यादा बैंकिंग चैनल से पेमेंट करता हूँ ना, तो बैंक लोग मेरी चुगली कर देंगे। सर कभी भी अगर शेयर्स बेच रहा हूं मैं, तो कौन कौन चुगली करता है? देखो, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सर रजिस्ट्रार, ये सब लोग मेरी चुगली करते हैं। सर डिविडेंड मिलता है, कंपनी चुगली करेगी। सर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कोई भी बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर एनबीएफसी, ये सब मेरी चुगली करते हैं। सर कितने टाइम में इनको चुगली करनी पड़ती है? कहता है फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना उसके, सर 31 मई तक इनको चुगली करनी पड़ जाती है, इनको इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी।
किसमें एसएफटी बतानी पड़ती है। नहीं बताया तो 500 रुपए पर डे का नोटिस, 500 रुपए पर डे की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है 271 FA में। और अगर सर नोटिस में जो डेट दे रखी है ना, उस डेट के बाद भी आपने नहीं बताया तो उसके बाद फिर 1000 रुपीज पर डे के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। सर आपने बताया लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन बताई ना, तो 50,000 रुपए पर डे की पेनल्टी लगाई जाती है आपके ऊपर। फिर कहता कैश क्रेडिट। सर कैश क्रेडिट क्या बोलता है? सर अगर आपके अकाउंट में पैसा है, आपके अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल हमारे बीच में आकांक्षा है, आकांक्षा, यस आकांक्षा है। आकांक्षा के अकाउंट में मतलब अकाउंट से उसकी बुक चेक कर रहा था एओ। एओ ने देखा, एओ ने देखा कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल, कितना? 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए आकांक्षा के पास आ रहे हैं राहुल से। पूछा कहां से आया? पूछा आकांक्षा से कहां से आया आकांक्षा? आकांक्षा बोलती है ऐसे ही राहुल है मेरा दोस्त, से दिया पैसा उसने, ऐसे ही पता नहीं कहां से आ गया। तो भैया सरकार बोलती है जो ऐसा क्रेडिट हो रहा है ना कैश, सरकार बोलती है इनकम बना देंगे तुम्हारी, 69 की इनकम बना देंगे। आकांक्षा बोलती है नहीं नहीं राहुल ने तुम्हें को लोन दे रखा है। तो सरकार मेरे पास आएगी, क्या राहुल तुमने आकांक्षा को लोन दिया है? मैंने बोला नहीं दिया। तो फिर उसके हाथ में इनकम फिर से बन जाएगी। सर ये प्रोविजन सर सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटलिस्ट के ऊपर नहीं लगता। उसके अलावा कहते हैं सर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल आकांक्षा क्या करती है, बोलती है आकांक्षा क्या, अगर रेड हो जाती है, मान लो रेड हो जाती है, रेड होने के बाद ना उसकी दीवार ने से टोकी, दीवार तोड़ी, दीवार तोड़ के ना इसे सिर्फ पेपर ही पेपर मिले, पेपर ही पेपर मिले, पेपर ही पेपर मिले। एक पूरा शहर आकांक्षा के नाम पे है, शहर की सारी प्रॉपर्टी आकांक्षा के नाम की, इतनी सारी प्रॉपर्टीज मिली वहां पे। प्रोविजन कहता है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, वो अगर आपके सामने मिलती है तो वो आपकी इनकम बना दी जाती है, अगर आकांक्षा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती तो। एक दीवार तोड़ी तो प्रॉपर्टी मिली, दूसरी दीवार तोड़ते हैं तो आकांक्षा के बारे में क्या मिलता पता? सोने की जेवरात मिल जाते हैं, भयंकर सोने के जेवरात मिल जाते हैं, कैश मिल जाता है। तो प्रोविजन कहता है, प्रोविजन नहीं सरकार बोलती है बताओ आकांक्षा कहां से लाई पैसे? आकांक्षा बोलती सर नहीं पता, डिपार्टमेंट बोलती नहीं पता, पता नहीं कहां से, माता रानी की देन है बस आ गया। इस केस में क्या होगा? इस केस में सर उसको टैक्सेबल करवा दिया जाता है आकांक्षा के हाथ में। सर ऐसे ही कोई अगर इन्वेस्टमेंट, आकांक्षा ने बहुत दिमाग लगाया, उसने बोला कि भैया घर खरीद रही हूँ, 100 करोड़ का घर खरीद रही हूँ, बुक्स में रिकॉर्ड करती हूँ 1 करोड़ से। प्रोविजन कहता है अगर एओ को कोई ऐसी इनकम मिलती है, कोई ऐसा एसेट मिलता है जो बुक्स में दिख रहा है 1 करोड़ का, लेकिन रियल लाइफ में आपने 100 करोड़ का खरीद रखा है, अगर उसको बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो कहता है जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस को आपकी इनकम बना देंगे लास्ट में। सर नेक्स्ट पॉइंट कहता, सर आकांक्षा शादी करती है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आकांक्षा हर साल अपना रिटर्न फाइल करती है, हर साल रिटर्न फाइल करती है, पिछले 15 साल से रिटर्न फाइल कर रही है। हर साल सर इनकम कितनी होती है? 4,99,999, इतनी इनकम दिखाती है। 15 साल में उसकी इनकम एक्यूमुलेट हुई है सर 75 लाख रुपीज। इसमें से कुछ पर्सनल खर्चे भी हुए होंगे उसके, कुछ और उसने घूमने फिरने में भी खर्चा किया होगा, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज हुई होंगी। कुल मिला के सर इतना खर्चा काटने के बाद इसके पास कायदे से अभी सारे एसेट्स, सारी नेटवर्थ मिला के आकांक्षा की 50 लाख के आसपास होनी चाहिए। अब आकांक्षा की शादी हुई ना, शादी में उसने सर 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। डिपार्टमेंट पूछता है कि कहां से खर्चा किया, तो शी इज लाइक कि माता रानी की देन है, जो आता है ऊपर वाले का दिया हुआ है, माता रानी की देन है। तो डिपार्टमेंट बोलता है इतनी माता रानी की देन है तो इस पे भी टैक्स भरो। कहता है कोई एक भी एक्सपेंडिचर आप करते हो जो कि अनएक्सप्लेन्ड होता है, तो प्रोविजन कहता है उसको आपके हाथ में टैक्सेबल करवा दिया जाता है। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। फिर कहता अगर आप कभी भी अमाउंट लोन, अगर आप हुंडी पे बोरो करते हो और हुंडी पे रिपेमेंट कर देते हो, हुंडी पे बोरो करते हो, हुंडी पे रिपेमेंट कर देते हो, कहता है कि अगर कभी भी आप हुंडी पे लेते हो, हुंडी यानी प्रॉमिसरी नोट रहता है पुराने जमाने का, अगर आप उसपे बोरो करते हो, अकाउंट पे चेक से नहीं बोरो कर रहे, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से नहीं बोरो करे, तो जो भी बोरो करोगे वो पेनल्टी, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, प्लस जो रीपे करे वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। सर दोनों टैक्सेबल होता है यहाँ पे। अच्छा सर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, सर अगर कभी मैं बोरो करते टाइम रिपेमेंट, बोरो करते टाइम टैक्स भर दे रहा हूँ ना, तो उसी पर्सन को अगर रिपेमेंट कर रहा हूँ ना, तो फिर उसको इनकम नहीं बनाते। ठीक है सर। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल ने, कौन है हमारे बीच में, कौन है, मान लो प्राची है, प्राची से बोरो किया और प्राची को रिपेमेंट कर दिया, तो बोरो करते टाइम अगर मेरे ऊपर इनकम बना दिया गया ना, तो रिपेमेंट के टाइम पे इनकम नहीं बनाया जाता। दिस इज व्हाट सेक्शन 69D सेज। सर अगर इनकम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सर 115 BBE बोलता है कि भैया जो इनकम बनाई गई है ना, उसमें 60% से टैक्स भरो, उसमें 25% सरचार्ज भरो, 4% एजुकेशन सेस भरो, कुल मिला के 78% टैक्स लगता है। प्लस यही नहीं, सरकार बोलती है रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, सबर करो। सरकार बोलती है 271 AA में इस पे 10% ऑफ टैक्सेस की पेनल्टी भी भरोगे, और अगर आपने नहीं भरा ना, तो इसके ऊपर चाहे तो मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग भी चालू कर सकते हैं। ये मिसलेनियस प्रोविजन थे। आते हैं टैक्स ऑडिट में। टैक्स ऑडिट में क्लॉजेस वगैरह आपको रेफर करने हो तो कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे मेरा दिमाग आपको लगेगा, दैट इज एथिकल कंप्लायंसेस। टैक्स ऑडिट की एथिकल कंप्लायंसेस क्या होती है?
सर इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू डिस्क्लोज एवरीथिंग इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। कोई भी स्टैट ऑडिट रिपोर्ट हो, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हो, इट इज द ड्यूटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को लग रहा है कि टीडीएस नहीं कटना चाहिए, 194 जे में कटना चाहिए, एसएससी को लगता है 194 सी में कटना चाहिए, देयर माइट बी डिस्प्यूट, ना होता ही है। आप भी ऑफिस में गए हो, आपने देखा डिस्प्यूट होता है, आपको लगता है जे में कटना चाहिए, एसएससी बोलता है सी में कटना चाहिए, आपको लगता है कटना चाहिए, एसएससी बोलता है नहीं कटना चाहिए। देयर माइट बी अ सिचुएशन ना जहां डिस्प्यूट हो रहा हो। प्रोविजन कहता ना कि आप 3CD में दोनों ओपिनियन देखे आओगे। एथिकल कंप्लायंस कहता है ना कि भैया आप दोनों ओपिनियन देके आओगे 3CD में, और सर 3CB में या 3CA में आप बताओगे कि आपने क्या ओपिनियन दिया हुआ है। आप प्रॉपरली बताओगे कि देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एसएससी एंड ऑडिटर इन दैट क्लॉज, और आप रीजन भी बताओगे 3CA 3CB में कि भैया क्यों डिफरेंस है। मैं कह रहा हूं इस केस लॉ के बेस में, दूसरा कह रहा है इस केस लॉ के बेस में, इस बेसिस पे, ताकि डिपार्टमेंट ढंग से जजमेंट ले सके। This is your duty to properly disclose in 3CD, properly disclose and explain in 3CA and 3CB। उसके अलावा कभी भी अगर ऑडिटर के ऊपर लिमिटेशन ऑफ स्कोप आता है तो उसको अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करनी चाहिए, क्वालिफाई करनी चाहिए। अगर लिमिटेशन ऑफ स्कोप है और आप फिर भी क्वालिफाई नहीं करते तो भी आप गलत कर रहे हो। तो कहता है अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 3CD में ढंग से डिस्क्लोज नहीं किया, या 3CA 3CB में ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों डिस्क्लोज नहीं किया है, या फिर सर उसने अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं की जब उसको करनी चाहिए थी, तो उसको सर गिल्टी ठहराया जाता है। उसको गिल्टी ठहराया जाता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स में। सर अब हमारे सीए फाइनल में डीटी में सिर्फ दो ही क्लॉजेस दे रखे हैं। सीए एक्ट में, सीए एक्ट में दो जगह पे दो क्लॉजेस दो रहते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 हमारे काम का नहीं, शेड्यूल 2 के दो पार्ट्स रहते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में कहता है, पार्ट 1 के जितने भी क्लॉजेस उनमें से कहता है 7th और 8th क्लॉज में आपको गिल्टी ठहराया जा सकता है। 7th क्लॉज क्या बोलता है, अगर आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया हुआ है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आपको गिल्टी रह जाएगा अगर आपने सर ड्यू डिलिजेंस नहीं अपनाया। सर आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट थे, देख के ही समझ में आ रहा है गलत थे यार आप, देख के ही समझ में आ रहा है। सर आप ज्वेलरी बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन देखी के नहीं आए, देख के ही नहीं आए, आपने टीडीएस तक नहीं चेक किया, आपने सेल्स तक से चेक नहीं किया, आपने कुछ चेक नहीं किया। सर यू वर ग्रॉसली नेग्लिजेंट, यू डिड नॉट अप्लाई ड्यू डिलिजेंस, इन दैट केस यू विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज 7। सर लेकिन क्लॉज 8 क्या बोलता, क्लॉज 8 बोलता अगर कोई ऐसे आपने सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं किए, आपने साई नहीं ऑब्टेन किया, या फिर सर आपके अकॉर्डिंग आपने साई ऑब्टेन किया लेकिन डिपार्टमेंट को ऐसे प्रूफ्स मिल गए जो कि आपके ओपिनियन को नेगेट कर देते हैं। आपने बोला कि नहीं भैया मेरे पास प्रूफ है कि इसने कोई भी खर्चा 10,000 के ऊपर कैश में नहीं कर रखा, डिपार्टमेंट ने आपको लिस्ट दिखा दी कि देखो भैया इसने खर्चा कर रखा है, तो भैया आपके जो एविडेंसेस है ना वो निगेट हो जा रहे हैं। इस केस में आपको क्लॉज 8 में गिल्टी ठहराया जाता है। आपको सिर्फ दो क्लॉजेस याद रखने हैं। Chartered accountant shall be guilty under clause 7 when he does not apply due diligence or he is grossly negligent. Clause 7, Part 1, Schedule 2 of CA Act. And he shall be guilty under clause 8, Schedule 1, Part 1, Schedule 2, when he does not obtain sufficient and appropriate audit evidences, or in case he obtains sufficient appropriate audit evidences but department found certain evidences which negate the opinion obtained by auditor, in that case he shall be guilty under CA Act। This is what you have to write in exam, and this is what which will fetch you marks। आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे, ब्लैक मनी लॉ। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स क्या कहता है ब्लैक मनी लॉ में। सर बीएमएल सबसे पहले तो बात करता है सर्टेन टर्म्स के बारे में। हमको ये पता होना चाहिए कभी भी अगर अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट मिलता है, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन मनी मिलती है, तो उस पर सर 30% टैक्स लगाते हैं। 30% टैक्स लगाते हैं प्लस 300% ऑफ टैक्सेस की आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है, सब अपने को पता है। लेकिन सर अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट कौन सा होता है, फॉरेन मनी कौन सी होती है, फॉरेन इनकम कौन सी होती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूरी है, जरूरी है। सर क्या चर्चा जरूरी है समझो। सर कहता है, सर पहली बात तो ब्लैक मनी लॉ में ना दो चीजें आती हैं, एक होता है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट और एक होता है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम। दो चीजें आती हैं। जो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट होता है ना सर, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ डिस्कवरी।
जिस साल में डिस्कवर हो रहा है ना उस साल में टैक्स लगाया जाएगा। सर हो सकता है 1970s में खरीदा हुआ लेकिन आज एओ नोटिस कर रहा है तो आज टैक्स लगेगा उस पे। अगर 1860s का एसेट है, अब एओ नोटिस कर रहा है सर इस साल में टैक्स लगेगा। यानी सर एसेट के केस में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है सर, कितना ही पुराना एसेट है एओ आज नोटिस कर सकता है। हो सकता है कल को बीजेपी को दिखे कि कांग्रेस के पास 1970s का कोई एसेट पड़ा हुआ है, उस पे ब्लैक मनी लॉ में प्रोविजन लगा दे। सोनिया गांधी को इटली की प्रॉपर्टीज पे प्रोविजन लगा दे, हो सकता है। एओ आज नोटिस कर रहा है, सोनिया गांधी ने मान लो इटली की प्रॉपर्टीज नहीं डिस्क्लोज की हो तो आज उस पे टैक्स लगा सकती है। इट इज पॉसिबल, अलाउड। सर अनडिस्क्लोज इनकम के लिए बोला जाता है नहीं, ये ईयर ऑफ अर्निंग में टैक्स होगी। सर अगर ऐसी कोई इनकम मिल रही, फॉर एग्जांपल कोई ब्याज मिल रहा है, कोई ब्याज दिख रहा है, तो कहता है जिस साल में ब्याज कमाया है ना उस साल में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जिस साल में ब्याज कमाया है ना उस साल में टैक्स भरना पड़ेगा, ये ईयर ऑफ अर्निंग में टैक्स होता है। सर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, अनडिस्क्लोज इनकम हमारे काम का नहीं होता क्योंकि अल्टीमेटली सर एक्यूमुलेट तो एसेट के फॉर्म में ही होता है। अनडिस्क्लोज इनकम तो एक्यूमुलेट फॉरेन एसेट के फॉर्म में होता है ना। अगर कभी ब्याज मिला तो कहीं ना कहीं ब्याज आपके बैंक अकाउंट में ही होगा ना, और बैंक अकाउंट के बैलेंस में वो आ जाएगा। या अगर रेंट मिल रहा है, रेंट भी बैंक अकाउंट में के बैलेंस में आ गया होगा ना, तो कहीं ना कहीं जो भी इनकम होती है वो एसेट के फॉर्म में आ जाती है। सर ये हमारे काम का नहीं। बट वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर कि अगर कोई पुरानी इनकम है, सर प्रीवियस ईयर 16-17 के पहले की इनकम है ना, सर प्रीवियस ईयर 15-16 के पहले की इनकम, प्रीवियस ईयर 15-16 के पहले की इनकम है, सर ये ब्लैक मनी लॉ में कवर नहीं होती। लेकिन एसेट अगर पहले का है तो इट इज कवर्ड अंडर ब्लैक मनी लॉ। ये कैसे समझ में आ गया? दिस इज अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट। सर ऐसा एसेट जो आपने इनकम टैक्स को दिखाया ही नहीं। अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम ऐसी इनकम जो आपने कहीं डिस्क्लोज नहीं कर रखी इनकम टैक्स एक्ट में, दैट इज अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम। सर अब एसएससी कौन होता है? सर एसएससी क्या होता है? सर एसएससी वो देखना पड़ेगा आपको। सर जिस ईयर में एओ नोटिस कर रहा है, ईयर ऑफ नोटिस बाय एओ, उसको पकड़ो आप। सर मान लो एओ नोटिस कर रहा है सर 1/4/2024 को, चेक करो क्या जो पर्सन है जिसकी इंफॉर्मेशन मिली है, क्या वो रेसिडेंट है, रेसिडेंट ऑर्डिनेट रेसिडेंट है। अगर हाँ तो भैया ये एसएससी है हमारे लिए, इसका असैसिनेशन करेंगे। लेकिन सर नहीं, अगर वो आर ओ आर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप ईयर ऑफ एक्विजिशन पे जाओगे। जिस साल में वो एसेट अक्वायर किया गया ना उस साल में क्या वो रेसिडेंट है, ही मे बी रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ही मे बी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ही मे बी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हो दोनों सकता है। इस साल में आप जाओगे और देखो क्या वो रेसिडेंट, अगर इस साल में रेसिडेंट ओ आर या आर एन ओ आर बन रहा है ना, फिर इसको एसएससी बनाओगे और इसका असैसिनेशन करोगे। ठीक है सर, एक बार एसएससी पहचान में आ गया तो इसकी कौन सी इनकम पे कितना कितना टैक्स लगाओगे? सर कहता है जो इनकम मिली वो तो मिल जाएगी, लेकिन सर एसेट जो मिलता है ना उसकी अपने को वैल्यू निकालनी पड़ जाती है। सर कैसे निकालोगे? सर कहता है कोई ज्वेलरी, स्टोन्स, आर्टिस्टिक वर्क मिलता है, ड्राइंग, पेंटिंग मिलती है, सर इसकी एनआरवी पकड़ लो, कॉस्ट पकड़ लो, व्हिचएवर इज हायर पकड़ लो आप। सर व्हिचएवर इज हायर पकड़ लेना। सर एनआरवी कैसे निकालोगे? सर उस देश के किसी वैल्यूएशन ऑफिसर की एनआरवी से निकालोगे, वैल्यूएशन ऑफिसर की जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है ना उस बेसिस पे निकाल लोगे। सर कोई कोटेड शेयर्स और सिक्योरिटीज है, इसका क्या करोगे? सर अगर कोई कोटेड शेयर्स हैं तो कॉस्ट तो पकड़ोगे पकड़ोगे सर, कंपेयर करोगे सर एवरेज ट्रेडेड प्राइस ऑन एस्टैब्लिश्ड सिक्योरिटी मार्केट्स। ऐसा होना चाहिए सर, जैसे मान लो यूएसए के कोई शेयर्स अगर मेरे पास हैं, मान लो अगर फेसबुक के शेयर्स हैं, तो मेरे को कैसे निकालना पड़ेगा फेसबुक की वैल्यू? कहता है जो वैल्यूएशन डेट है ना, वैल्यूएशन डेट कौन सी होती है सर? 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर। सर कहता है वैल्यूएशन डेट के दिन आप देखोगे कि जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो उसका लिस्टेड जो प्राइस है ना उसका एवरेज ट्रेडिंग प्राइस पकड़ना है आपने। और सर कौन सा स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए उस देश का? सर एस्टैब्लिश्ड स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस देश में किसी एक आड़े देश से किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके आप चले जाओ, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे, उस देश के एस्टैब्लिश्ड स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे। अनकोटेड शेयर्स के लिए क्या करने वाले हो सर? A+B माइनस एल बाय पी इंटू पीवी। सर जो जो हमने एग्जिट टैक्स में पढ़ रखा है ना सेम टू सेम वही चीजें हैं। सर क्या पढ़ा एग्जिट टैक्स में, एक बार देख लो इधर। सर कोई ज्वेलरी है, बुलियन है, प्रेशियस स्टोन है, आर्टिस्टिक वर्क है, शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, इमोल प्रॉपर्टी, इनकी एफएमवी पकड़ लेंगे। बाकी सारे एसेट्स की बुक वैल्यू पकड़ लेंगे। ध्यान देना टीडीएस, एडवांस टैक्स, सर ये सब आपको नहीं लेना, नेट ऑफ करके जो बचता है वो लेना है। सर लाइबिलिटीज को माइनस करना है अपने को, पेड अप शेयर कैपिटल, डिविडेंड, ये सब लाइबिलिटीज को माइनस करना है, लेकिन ये सब लाइबिलिटी होते नहीं है। पेड अप शेयर कैपिटल, डिविडेंड, कंटिजेंट लाइबिलिटी, ये सब लाइबिलिटी होते नहीं है। जिससे आपके पास आ जाएगी सर वैल्यू ऑफ कंपनी, इस कंपनी में डिवाइड करना है टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, मल्टीप्लाई करना है आपके पास जितनी शेयर्स है, इससे आ जाएगा आपके पास नेटवर्थ। नेटवर्थ के बेस, नेटवर्थ को आपको कॉस्ट से कंपेयर करना है, विचएवर इज हायर आपके लिए बन जाएगा, विचएवर इज हायर आपके लिए बन जाएगा अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की वैल्यू। कोई मोर प्रॉपर्टी, अनकोटेड शेयर, सिक्योरिटीज जो भी है सर उसकी कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज हायर पकड़ लो। सर बैंक अकाउंट का कैसे निकालोगे बैलेंस? सुनो गौर से दुनिया वालों, बैंक अकाउंट का बैलेंस कैसे निकाला जाता है? सर कहता है जितना जितना डिपॉजिट डिपॉजिट है ना वो पकड़ लो आप। बैंक अकाउंट की क्रेडिट क्रेडिट एंट्रीज पकड़ लो,
और वो आप मान लो बैंक का बैलेंस है। इसमें 2-3 बातों का ध्यान देना। सबसे पहला तो अगर बैंक से ही निकाल के वापस बैंक में आ गया, बैंक से ही निकाल के बैंक में वापस आ गया, तो वो अपने को नहीं लेना। सर जिस दिन हमने पहले किसी साल में अगर बैंक अकाउंट को डिक्लेयर कर चुके हैं, तो उसके बाद वाले सारे डिपॉजिट सिर्फ उठाने हैं अपने को। तीसरा, सर इस बैंक से अगर पैसे निकाल के मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ और वो प्रॉपर्टी दिख जा रही है कहीं ना कहीं ब्लैक मनी लॉ में पकड़ी जा रही है, तो प्रोविजन कहता है कि वो प्रॉपर्टी पे आप टैक्स लगा लो, उस प्रॉपर्टी को आप कंसिडर कर लो, उतने अमाउंट को बैंक से माइनस कर देना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या बोलता सर, फॉर एग्जाम्पल बैंक में था 35 लाख रुपीज, डिपॉजिट डिपॉजिट 35 लाख हुआ, लेकिन सर 22 लाख का विड्रॉवल भी हुआ है और 22 लाख का मैंने घर बना रखा है। सर 22 लाख का घर बना रखा है और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है सर, 50 लाख है। तो कहता है अगर जब आपको घर पकड़ा गया और घर के ऊपर ब्लैक मनी लॉ में टैक्स लगा ही रहे हो, तो घर में कहीं ना कहीं 22 लाख रुपए तो वो कंपोनेंट है ना जो बैंक में भी टैक्सेबल है। तो भैया कहता है बैंक में से 22 लाख माइनस कर दो, कुल मिला के आप घर के 50 लाख लगा लो और बैंक के साथ 13 लाख पे टैक्स लगाओ। दिस इज व्हाट दिस पॉइंट सेज। सर कहता है अगर आपके पास कोई पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मैं किसी यूएसए में बैठी हुई पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर भी हूँ, तो कैसे करेंगे? सर कहता है पार्टनरशिप फर्म के नेट एसेट्स निकालो। नेट एसेट्स बोले तो सर सारे के सारे एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू माइनस लायबिलिटी, सर नेट एसेट्स निकाल लो क्या? उस नेट एसेट्स को मैं क्या करूंगा सर, नेट एसेट्स को बांटूंगा। पहले तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में बांटूंगा, जो बच जाता है ना बैलेंस अमाउंट, सर उसको डिसोल्यूशन रेशियो में बांटूंगा या फिर पीएसआर में बांटूंगा। सर जो बच जाता है ना, ये नेट जो मेरा बच जाता है ना बैलेंस, उससे मेरा आ जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप फर्म आ जाएगी। एग्जांपल समझो इसका। सर फॉर एग्जांपल मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख है एक फर्म में, सर एक फर्म में, एक यूएसए की फर्म है, उससे 50 लाख रुपए कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। ए का सर 20 लाख, 25 लाख रुपए बी का, और सर सी का 5 लाख रुपए। मान लो सर नेट एसेट्स कितने, 80 लाख रुपए। सर पूरी फर्म की अगर वैल्यू निकालते हैं, 80 लाख की वैल्यू निकलती है फर्म की, 80 लाख की वैल्यू निकलती है। 50 लाख के तो नेट एसेट से माइनस कर दो, 30 लाख रुपए की वर्थ बनती है। सर इस 30 लाख को ना सर पीएसआर में बांटना है, यानी सर 10-10 लाख रुपए सबको मिलेगा। तो कुल मिला के सर 25 + 10 30 हो जाता है, 25 + 10 35 हो जाता है, और 5 + 10 15 हो जाता है, यानी कुल मिला के ऐसे ऐसे आपको आपके पार्टनरशिप फर्म की वैल्यू मिल जाएगी। सर कहते हैं अगर कोई भी एसेट आपने पहले ट्रांसफर कर रखा है, अगर आपने कोई भी एसेट पहले ट्रांसफर कर रखा है, तो उसका क्या करने वाले? उफ, इसके लिए एक एग्जांपल समझो। मैंने 1995 में एक घर खरीदा था 15 लाख रुपए का। सर इसको मैंने 2002 में बेच दिया, कितना, 22 लाख में बेच दिया, सेल किया। सर 22 लाख रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में गए होंगे, यस गए होंगे। इसके बाद सर मैंने क्या किया, 2020 में एक नया घर खरीदा, न्यू घर खरीदा, ठीक है। कितने में खरीदा सर, 35 लाख में खरीदा। और आज इसकी 2024 में इसकी वैल्यू कितनी है, मान लो 48 लाख है। और सर ये जो बैंक अकाउंट है ना, इसके सारे डिपॉजिट डिपॉजिट का टोटल कितना है, 60 लाख रुपीज है। सर ब्लैक मनी लॉ लग गया मेरे ऊपर। ब्लैक मनी वाला बोलता है कि भैया टैक्स लगाओ इसके ऊपर, राहुल के ऊपर टैक्स लगाओ। ब्लैक मनी लॉ पता है क्या बोलता है, सुनना। ये एसेट तुमने बेच दिया था, 15 लाख में खरीद के 22 लाख में बेच दिया, तो कहता है या तो कॉस्ट, या तो सर एनआरवी, या तो सेल्स प्राइस, विच एवर इज हायर सर आप पकड़ोगे और उस पर टैक्स लगाओगे। सर कोई कितना हुआ कुल मिला के, सर 22 लाख रुपए पे टैक्स लगाया। ये पहला इक्वेशन है, पहले पे टैक्स लगाया हमारा। प्लस कहता है बैंक में जितने डिपॉजिट डिपॉजिट है इस पे भी टैक्स लगाओ। सर 60 लाख रुपए का टोटल बैंक में डिपॉजिट डिपॉजिट है, इस पे भी टैक्स लगाएंगे। ओ माय गॉड, ये क्या बात कर रहा है। तीसरा कहता है सर जो नया घर है ना, 48 लाख रुपीज की एनआरवी है ना, इस पे भी टैक्स लगाओ। सर 3 चीजों पे टैक्स लगाया। सर इन्होंने क्या ब्लंडर कर दिया, क्या ब्लंडर कर दिया, कैसे कैसे इन्होंने यूपीएससी निकाला और एओ बने हैं सर, इन्होंने ऐसा ब्लंडर किया था। उसको करेक्ट कैसे करेंगे ये समझना। प्रोविजन क्या बोलता कि भैया जब तुमने 15 लाख का घर 22 लाख में बेचा, 15 लाख का घर 22 लाख में बेचा, तो 22 लाख रुपए की पूरी वैल्यू कहीं ना कहीं किस बैंक अकाउंट में आ गई ना। तो जो 60 लाख का बैलेंस है, 60 लाख का बैलेंस है, एक बात बताओ, 60 लाख का बैलेंस है, कहीं ना कहीं 60 लाख के बैलेंस में 22 लाख रुपए आ गया ना। तो इस 15 लाख पे टैक्स, इस 22 लाख पे टैक्स नहीं लगने वाला, क्योंकि 60 लाख की वैल्यू में 22 लाख आ गया ना। समझो, 7 लाख की वैल्यू में 60 लाख में 22 लाख आ गया ना, तो फिर इसमें टैक्स नहीं लगने वाला। परफेक्ट बात है। अब सर फिर देखो इन इंटेलिजेंट लोगों का ब्लंडर, सर बैलेंस टोटल 60 लाख रुपए है, इस 60 लाख में से कहीं ना कहीं 35 लाख रुपए मैंने निकाले थे ना,
और निकाल के सर घर खरीदा है ना, कहीं न कहीं घर खरीदा है ना, और जो 45 लाख रुपए का घर है, कहीं न कहीं इसमें से 35 लाख रुपए तो वो बैलेंस है जो बैंक में कवर हो गया है। तो भैया 35 लाख रुपए पे टैक्स मत लगाओ ना, तो माइनस करो 35 लाख, कुल मिला के बैंक में सिर्फ 25 लाख ही टैक्सेबल होगा और घर पे 48 लाख होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करके आना है। इस सिमिलर एग्जांपल वर्ड टू वर्ड आपको यहाँ पे दे रखा है, आप बुक में रीड करोगे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है कंप्यूटेशन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम। सर फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, मैंने कोई घर खरीदा हुआ है, यूएसए मेरे पास घर है, बहुत बढ़िया सुंदर सा घर नहीं, मेरे पास यूएसए में किसी कंपनी के शेयर्स हैं, बढ़िया मेहनत करके मैंने चुरा चुरा के पैसा चुरा चुरा के खरीदे थे, 50 लाख के शेयर्स हैं। मैंने पूरा ब्लैक मनी से खरीदा हुआ है, ब्लैक मनी से नहीं, ब्लैक मनी से नहीं, थोड़ा ब्लैक मनी नहीं, इतना नहीं, 40 लाख की ब्लैक मनी से खरीदा हुआ है, 10 लाख रुपए की मैंने व्हाइट मनी से खरीदा हुआ है, इंडिया में डिस्क्लोज थी मनी, उससे खरीदा था मैंने। अच्छा, जब इस पे टैक्स लगाएंगे तो 50 लाख में कायदे से सर 10 लाख रुपए का तो नहीं, 50 लाख की कीमत, 50 लाख के मैंने शेयर्स खरीदे थे, आज इनकी कीमत कितनी होगी सर? 1 करोड़ रुपए तो की कीमत होगी ना इनकी, 1 करोड़ की कीमत तो होगी होगी। सर इसमें एक बात बताओ मेरे को, जब मैंने 40 लाख रुपए ब्लैक मनी लगाए थे और 10 लाख रुपए व्हाइट मनी लगाया था, तो कायदे से मेरे को इसमें कोई डिडक्शन भी तो देना चाहिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ हिस्सा तो व्हाइट मनी का भी तो लगा हुआ है ना, कुछ डिडक्शन मिलना चाहिए। प्रोविजन कहता है माइनस कर लो, जितना व्हाइट मनी माइनस कर लो, लो इतने पे टैक्स भरो। मैंने कहा लेकिन सर ये तो गड़बड़ हो गया, जब 20% पैसा मैंने व्हाइट मनी का लगाया था तो इसका भी 20% मेरे को देना चाहिए ना। सरकार बोलती चुप, महालाइफ महारूल्स, महालाइफ महारूल्स। मैं कहा ठीक है। सर यही जब केस आता है इमोल प्रॉपर्टी का, अगर इमोल प्रॉपर्टी खरीदता ना मैं 50 लाख की, जिसमें से 40 लाख व्हाइट मनी होता, 10 लाख ब्लैक मनी होता, और इसकी वैल्यू अगर 1 करोड़ हो गई होती ना, तो इसमें जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करता ना मैं व्हाइट मनी वाला, तो इसमें मेरे को 10 लाख का 20 लाख करने मिल जाता और मेरे को 80 लाख ही टैक्स लगता। यानी सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी एसेट है ना, तो ब्लैक मनी का जो कंपोनेंट है ना, ब्लैक मनी का कंपोनेंट बढ़ता चला जाता है, व्हाइट मनी कंपोनेंट फिक्स रहता है। जितनी व्हाइट मनी लगाई ना, आपको उतने का ही कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है, उतने का ही डिडक्शन मिलने वाला है, भले कितना ही ज्यादा एसेट की वैल्यू क्यों ना हो जाए। 1 लाख लगाया था तो 1 लाख ही माइनस करने दिया जाएगा। एसेट के करस्पॉन्डिंग व्हाइट मनी की वैल्यू नहीं बढ़ रही होती है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी खरीदते हो तो एसेट के करस्पॉन्डिंग व्हाइट मनी का भी डिडक्शन मिल जाता है। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, पेनल्टी में एक अमेंडमेंट है, एक और अमेंडमेंट है, छोटा सा ध्यान से सुन लो। सर क्या बोलता है ये? सर बोलता है कि अगर कभी भी आप आपके पास अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स हैं और आपने इंडिया में उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो कायदे से आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। हाँ सर पेनल्टी लगती है ना, लेकिन सर अगर कहता है अगर आपके एसेट्स 20 लाख तक के हैं, 20 लाख के एसेट्स हैं, तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएंगे, टैक्स लगा लो, पेनल्टी नहीं लगाएंगे। बहुत बड़ी पहल। लेकिन सर इसमें कैच है, छोटा सा कैच है कि सर कभी भी ना इमूवेबल प्रॉपर्टी 20 लाख की लिमिट में इंक्लूड नहीं होने वाली। कहता है कि आपके पास 20 लाख एसेट हो, कोई शेयर्स वगैरह रखे हो, कोई पार्टनरशिप में इंटरेस्ट हो, कोई ज्वेलरी वगैरह हो, सब चलेगा, लेकिन सर आपके पास ना इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए 20 लाख की लिमिट में। 20 लाख में इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इमोल प्रॉपर्टी 1 रुपए की भी है तो उस पर हम टैक्स भी लगाएंगे, पेनल्टी भी लगाएंगे। बाकी सारे एसेट 20 लाख में ले आओ आप। और सर ये प्रोविजन कब से एप्लीकेबल है? सर 1/10/2024 से एप्लीकेबल है। आगे सर एनआर टैक्सेशन में जाना है, कायदे से तो सुपर 100 है, एनआर टैक्सेशन पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन के भी पॉइंट्स हैं, बट व्हाट आई हैव फाउंड इज कि अपने आप में ही बहुत बड़ा वीडियो है। इसमें एनआर टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग डालूंगा, वो अपने आप में पूरे पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं, तो उनको फिर से करने बैठने का फिर से कोई सेंस नहीं बनाता। वी हैव ऑलरेडी इंटरनेशनल टैक्सेशन मैराथन विच इज ऑफ 6 आवर्स, जिसमें हमने बेप्स एमटीसी टैक्सिटी सब कवर किया हुआ है, लेटेस्ट डेवलपमेंट भी कवर किया हुआ है, एंड उसके बाद हमने ट्रांसफर प्राइसिंग भी किया हुआ है। ट्रांसफर प्राइसिंग में तो पूरा चैप्टर ही कैटेगरी है, प्लस क्वेश्चन आंसर भी हमने उस पर करवा रखे हैं। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन इन दिस वीडियो। इंटरनेशनल टैक्सेशन का पूरा मैराथन हिंदी में, हिंदी प्लस इंग्लिश में विद क्वेश्चन आंसर्स रिकॉर्डेड है, यू कैन रेफर दैट। हमारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक ही थे। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है ना कि सर और कवर करना चाहिए, मैं मैसेज सीन कर रहा हूँ, वील कवर दैट ऑल्सो, आप मुझे बता दो, वील कवर दैट ऑल्सो। बट तब तक के लिए 2-4 बातें मेरी ध्यान से सुन लो। यू हैव टू बी फास्ट नाउ। अब आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। अगर मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट 5.5 घंटे में करवा पा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 10 घंटे में आप कर सकते हो क्या? यू मस्ट बी एबल टू डू दिस कॉन्सेप्ट इन 10 आवर्स। 10 नहीं 15 ले लो, लेकिन 15 आवर्स में आपका हो जाना चाहिए, ये बात मानो। यू हैव टू बी फास्ट, यू कैन नॉट बी लिथार्जिक नाउ। अगर नहीं कर पा रहे ना, ये बात मान लो, पेपर छूट जाएगा, पेपर छूट जाएगा। पेपर नहीं छूटे, चलो तो ये तैयारी छूट जाएगी, तैयारी छूट जाएगी बिल्कुल।
इन कॉन्सेप्ट्स को करवाने का इंटेंशन ये नहीं था कि बाकी टॉपिक्स आप छोड़ दो। इन कॉन्सेप्ट्स को करवाने का इंटेंशन सिर्फ इतना था कि जो टॉपिक मुश्किल है ना कहीं मुश्किल है, ज़्यादा टेस्टेबल है, उन टॉपिक्स को जल्दी से रिविज़िट करवा सकूँ मैं आपको। दैट डज़ नॉट मीन कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन ये टॉपिक तो ज़रूर देखने और इन पे टाइम लग रहा है, तो इनको जल्दी से रेफर करके आगे बढ़ जाना है। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? सर समझ में आ रही है आपको बात? लास्ट बात सिर्फ आपसे बोलना चाहता हूँ कि भैया आपका अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट है। भाई अमेंडमेंट है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं, क्वेश्चन आंसर्स में बहुत सारा इम्पैक्ट आ रहा है। आईसीआई इज नॉट रेडी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। जनवरी एंड में आपका मॉड्यूल आया है असेसमेंट चैप्टर का। आईसीआई को 4 महीने आपको दिए सिर्फ मॉड्यूल पढ़ने के लिए, तो आपसे क्या उम्मीद कर रहा है कि 4 महीने में इतना टफ पेपर बना के पूछ लेगा कि आपसे भी नहीं बने? भाई नहीं पता लोगों को। आईसीआई को बहुत अभी तक इंडस्ट्री में तक डाउट है कि भाई सर्च के केसेस में एग्जैक्टली क्या टैक्स रेट लगेगा, कैसे निकालेंगे इनकम। तो आईसीआई आपसे पूछे ना मुश्किल चीजें, इट इज लेस लाइकली टू हैपन। पेपर बहुत ही रिपीटेटिव पैटर्न में मिलने वाला है, सो यू हैव टू बी अपॉर्चुनिस्ट इन दैट टर्म्स। यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर गुड। बैठ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, हमने तैयारी बैठ के हिसाब से की है, लेकिन आप ना मेंटली रेडी रहो कि पेपर इजी आने वाला है। उस हिसाब से तैयारी करोगे ना, तो अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा। तैयारी बैठ के लिए करनी है, लेकिन मेंटली मान के चलना है कि पेपर इजी आएगा, इसलिए ना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्ट होगा। आपको डाउन नहीं फील होगा उससे कभी भी। बट कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी पॉइंट पे, आई एम देयर फॉर यू। अभी से लेके एग्जाम डे तक, एग्जाम के बाद रिजल्ट तक, रिजल्ट के बाद भी आई एम देयर फॉर यू। इवन आई एम टॉकिंग टू दोस्त जो सीए बन चुके हैं, वो भी डाउट पूछते हैं अपने ऑफिस से रिलेटेड, मैं बता रहा होता हूँ। तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप डीटी में यहाँ तक आए ना लाइव बैठ के, बता रहा हूँ, यू हैव डन अ मार्वेलस जॉब। क्योंकि लोगों से नहीं सुना जाता मेरी बातें 1x की स्पीड पे, लोगों को चाहिए 2x पे सुनना है। जो 5.5 घंटे का लोग 3 घंटे में करना चाहते हैं, तो लोग सुनना नहीं चाहते तो धीरे धीरे मेरे को। बट अगर आप बैठे हो, अगर आप यहाँ तक आए हो ना, तो इट इज अ कमेंडेबल टास्क यू हैव डन। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी बात आती है, कोई भी दिक्कत आती है, रिमेंबर, तुम्हारा छोटा भाई समझो, बड़ा भाई समझो, जो समझना समझो, आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है? इस अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट बनाना है। एंड ये बात मानो कि बाकी सब जगह मुझे नहीं पता, डीटी में अपने को एग्जामिशन लानी ही लानी है। नेक्स्ट टाइम ना डीटी नहीं पढ़ना पड़े, दैट शुड बी आवर अल्टीमेट एम। क्या बात समझ में आती है? अगर समझ में आती है, जरूर मुझे बताना। वीडियो को लाइक करना। वीडियो की स्ट्रीम एंड होने के बाद जरूर कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। जरूर शेयर करो, क्योंकि ना मुझे डीमोटिवेटिंग कई बार लग जाता है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आप ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तो मुझे थोड़ा डीमोटिवेशन लगता है। तो आपका जो शेयर है, आपका जो जोन है, जो आप लोगों के सामने क्रिएट करते हो मेरे बारे में, दैट डेफिनेटली हेल्प्स अ लॉट। इट डेफिनेटली बूस्ट माय कॉन्फिडेंस। तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प मेरे लिए भी, आपके लिए भी। चलो ठीक है। मैं वेट कर रहा था कि कमेंट सेक्शन में कोई कुछ लिख के बता दे कि इस टॉपिक को पढ़ा दो सर, इस टॉपिक को पढ़ा दो। बट इट फील्स लाइक इतना लंबा वीडियो हो गया, तो एवरीबॉडी इज लाइक कि सर अब बस छोड़ दो। तो चलो ठीक है। लीविंग यू ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो। कभी भी दिक्कत आती है ना, रिमेंबर समबडी इज बिहाइंड योर बैक। कोई आपके पीछे है, आपको पूरा टाइम सपोर्ट कर रहा है। फिजिकली मैं भी हूँ, वर्चुअली वो है। ठीक है? सो जस्ट अपनी मेहनत करते चलो, एंड रिजल्ट्स विल बी इन योर फेवर। बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय स्टडी। कुछ भी बात आती है ना, आई विल बी देयर फॉर यू।